हेलो हेलो, क्या हाल चाल है सबके। एक बार फटाफट चैट में बता दो, ठीक है। आज का जो वन शॉट हम करने जा रहे हैं दैट इज परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का वन शॉट। तो यार डेफिनेटली मतलब आई होप कि सारे के सारे जो एनवीएंस है सब लोग अच्छे होंगे। एंड डेफिनेटली स्टार्ट करते हैं। एक बार चैट में बता दो सबको आवाज आ रही है कि नहीं। यस, क्या हाल चाल है सबके। एंड एवरीबडी इज फाइन। स्टार्ट करें आज का वन शॉट। काफी इंटरेस्टिंग होगा क्योंकि दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट चैप्टर्स। एंड अगर आपने ये चैप्टर पढ़ भी रखा है ना तो भी आई कैन गारंटी यू कि भाई आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ नया डेफिनेटली जानने को मिलेगा। ठीक है, तो आज का जो वन शॉट है उसमें बहुत सारे शॉर्टकट्स भी है, बहुत सारे टेक्निक्स है, बहुत सारे एनवी स्टाइल भी हम देखने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि हर एक वन शॉट जो है वो एनवी स्टाइल के बिना थोड़ा सा अधूरा हो जाता है। तो डेफिनेटली आज की क्लास में आपको बहुत मजा आएगा। परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस आई थिंक मैं पहले भी बहुत बार पढ़ा चुका हूँ, बट यूट्यूब पे मेरे ख्याल से ये जो पहली बार वन शॉट आ रहा है आपके लिए परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का, तो काफी स्पेशल है मेरे ख्याल से, मेरे लिए भी एंड आपके लिए भी। ठीक है, तो डेफिनेटली स्टार्ट करेंगे परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस का जो वन शॉट है। एंड ये काफी सिंपल सा चैप्टर होता है। अगर आप इसको एनालाइज करो तो इसका जो वेटेज है वो भी काफी ज्यादा है। पीएनसी और प्रोबेबिलिटी का जो वेटेज है ना उसको आप देख लेना, एक बार सर्वे कर लेना, सबसे ज्यादा वेटेज होता है। इनफैक्ट अगर आप कंपेयर करोगे यहाँ पे कैलकुलस के साथ तो उसके कंपैरिजन में ज्यादा वेटेज है पर क्वेश्चन में यहाँ पे बोलूंगा। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली कैलकुलस में आपके सात या आठ चैप्टर आपके होते हैं, तब जाके आपका आई थिंक वेटेज इतना बनता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पीएनसी और प्रोबेबिलिटी में केवल दो ही चैप्टर है और दो चैप्टर का इतना ज्यादा वेटेज है ना, तो डेफिनेटली इस चैप्टर को आप मिस मत करना, इसको एंड तक देखना। इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें आपको जानने को मिलेगी, बहुत सारे शॉर्टकट्स भी है ऑब्वियसली, बट यहाँ पे ज्यादा फोकस आप शॉर्टकट्स पे तो करना ही है ना। एंड उसके साथ साथ यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट का अंडरस्टैंडिंग है वो भी आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली एडवांस लेवल के क्वेश्चंस अगर आप देखोगे तो वहां पे अगर आपको अच्छा अंडरस्टैंडिंग है तो आपको शॉर्टकट अप्लाई करते भी आएगा, है ना। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है कि भाई किसी ने डायरेक्टली आंसर निकाल दिया और वो फिर गलत निकल के आ गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपने को लेनी पड़ेगी एंड तभी यहाँ पे आपको डिटेल में समझना काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का जो वन शॉट है उसको भी हम एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करेंगे, है ना। बेसिक से एडवांस होगा, सब कुछ हम इसमें कवर करेंगे, एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बेसिक टू एडवांस लेवल। बहुत सारे पीवाईक्यूज भी है। ठीक है, जेई मेन और एडवांस के आपको पता ही है, जेई मेन के हम रीसेंट ईयर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हैं, मतलब रीसेंट ईयर के क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, और जेई एडवांस के हम यहाँ पे जो अच्छे अच्छे पीवाईक्यूज होते हैं उसको हम सिलेक्टेड क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट से स्टार्ट करते हैं। जो भी बच्चे यहाँ पे फर्स्ट टाइम आए हैं सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, अनअकैडमी एटम्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो डेफिनेटली यहाँ पे जो बाउंस बैक सीरीज चल रही है उसको आप एक्सप्लोर करो, उसका टाइम टेबल वगैरह सब कुछ आपको इस चैनल पे मिल जाएगा। कम्युनिटी पोस्टिंग पे आपको यहाँ पे वीकली बेसिस पे अपडेट हो जाता है। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लेना, livedaily.me/atoms को आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पे आपको सारे के सारे प्रीवियस लेक्चर्स भी मिल जाएंगे, है ना, जैसे बाइनोमियल हो गया, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो गया। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कितने लोगों ने खत्म कर दिया एक बार चैट में बताना। अभी भी ऐसे कुछ बच्चे होंगे जो रिकॉर्डिंग्स देख रहे होंगे, बट कितने लोगों ने यहाँ पे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को लाइव क्लास में अटेंड किया था एंड अभी कितने लोगों को कॉन्फिडेंस आ रहा है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमने पूरा खत्म कर दिया है। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, पूरा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, इस लिंक पे मिल जाएगा। ठीक है, सारे के सारे पांचों के पांचों चैप्टर्स। एंड लेट मी टेल यू कि अपना जो अनअकैडमी एटम्स का जो टेस्ट सीरीज है जो कि कंप्लीटली फ्री है ना, तो अगर आप अनअकैडमी एटम्स का टेस्ट सीरीज भी अटेम्प्ट करो तो उसमें हम अगला जो टेस्ट करने वाले हैं उसमें हम सिलेबस यही लेने वाले हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फुल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये पांचों चैप्टर को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लो। इसके वन शॉट्स नहीं देखे तो देखना स्टार्ट कर दो, बट अपना जो अगला टेस्ट होगा अनअकैडमी एटम्स की टेस्ट सीरीज में उसमें ये सिलेबस है। अभी से ही मैंने आपको बता दिया ताकि आप एंड मोमेंट पे घबराना नहीं है। ठीक है, तो आप प्रिपेयर अभी से करना स्टार्ट कर दो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फुल आने वाला है एंड आपकी जो बाउंस बैक सीरीज चल रही है उसी के पैरेलल अपना अनअकैडमी एटम्स का टेस्ट सीरीज भी चलेगा, तो बाउंस बैक का ही सिलेबस उसमें आएगा, मतलब जेई लेवल का टेस्ट होगा वो। ठीक है, यस। एंड बाकी अगर आप अनअकैडमी प्लस पे आते हो तो ऑब्वियसली वहां पे आपको मल्टीपल एजुकेटर्स का एक्सेस मिल जाता है ना। वाइब्रेंट क्लासेस, बंसल क्लासेस, न्यूक्लियस, इवन चाइना बैच, है ना, जिसमें चैतन्य और नारायणा के एजुकेटर्स है, तो मल्टीपल एजुकेटर्स का आपको एक्सेस मिल जाता है ना। यहाँ पे डेफिनेटली अपना जो रैपिड रिवीजन बैच स्टार्ट हुआ है इसको भी आप फर्दर ज्वाइन कर सकते हो। इसमें भी हम फुल सिलेबस बहुत ही ज्यादा रैपिड तरीके से यहाँ पे फास्ट पेस पे कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो 17 नवंबर से ये स्टार्ट हुआ था, आप यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो, अलग अलग सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है। एनबी लाइव इज द कोड, अगर कोई भी ज्वाइन करना चाहता है तो इस कोड को यूज कर लेना।
एनवी लाइव यूज करोगे तो डेफिनेटली हमें भी काफी अच्छा लगता है, ठीक है। जितने भी एनवीएंस है वो इसको यूज कर सकते हैं। बाकी स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। सबसे पहले थोड़ा जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है उसको ले लेते हैं, ठीक है। यस, हाँ, फुल सिलेबस का टेस्ट नहीं होता है क्या? नहीं, फुल सिलेबस अभी नहीं करेंगे, धीरे धीरे करेंगे ना। अभी तो आप 4-5 चैप्टर का करो, फिर उसके बाद और 4-5 चैप्टर का करो। जैसे जैसे आपके एग्जाम्स आते जाएंगे वैसे वैसे आपका सिलेबस भी अपडेट होता जाएगा। तो अभी के लिए मैं चाहता हूं कि आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो अभी से ही। अभी से ही आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। आपका जो अगला टेस्ट होगा वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे होगा। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सारे वन शॉट्स खत्म हो चुके हैं, तो उसको एक एक पोर्शन आप कर लो ना। आप सब कुछ करने जाओगे तो अल्टीमेटली कुछ नहीं कर पाओगे। इसीलिए फोकस काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको बोल दूंगा सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करके आ जाओ, तो क्या हालत होगी? हालत खराब हो जाएगी ना। ठीक है, तो इसीलिए मतलब जैसा मैं कह रहा हूं वैसा आप करो। अभी आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री प्रिपेयर करो, उसको अच्छे से करो, उसमें आप टॉप मारने की कोशिश करो। अगले टेस्ट में आपको टॉप मारना है, ठीक है। जितने भी एनवीएंस है सबको यहाँ पे कोशिश करनी है कि भाई वो अपना दी बेस्ट यहाँ पे टेस्ट में देके आए, एंड डेफिनेटली मतलब काफी अच्छे मार्क्स आने चाहिए, ठीक है। यस, चलो वो उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं, है ना। बाकी सारी चीजें बाद में। सबसे पहले आज का जो चैप्टर है उसको तो डिस्कस करें, बट अब हाँ, प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो धीरे धीरे। आई विल अपडेट एवरीथिंग, ठीक है। ओके, चलो तो सबसे पहले परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। देखो ये जो चैप्टर है इट इज ऑल अबाउट काउंटिंग, मतलब काउंटिंग ही तो करनी है, जैसे हम बचपन से करता है। आपको बचपन याद है क्या? आपको थोड़ा बचपन जो है वो थोड़ा याद दिलाते हैं। बचपन में हम ऐसे करते थे ना काउंटिंग। अरे बचपन में हम कैसे काउंटिंग करते थे कि यहाँ पे 7 एप्पल है और उसमें 3 एप्पल और आ गए तो टोटल कितने, ये 4 एप्पल और आ गए तो टोटल कितने हो गए, है ना, 7 और 4। तो हम बचपन में ऐसे करते थे 11, है ना। तो सबसे पहले जब जब हम बहुत ही छोटे थे, हमारे घर पे कोई रिश्तेदार आते थे तो बोलते थे ना, एक काम करो तुम 1 2 3 4 सुनाओ। तो हम एकदम बचपन में अगर आप देखोगे तो हम ऐसे ही मतलब नंबर्स से इंट्रोड्यूस होते। सबसे पहले हमने नंबर्स पढ़े 1 2 3 4 5, फिर हमने सीखा कि यार इनको तो ऐड भी कर सकते हैं, है ना। जैसे यहाँ पे कुछ एप्पल्स है, यहाँ पे कुछ एप्पल्स है, तो ऐड करके कुछ, है ना, यहाँ पे कुछ 11 नंबर ऑफ एप्पल्स आ गए। सिमिलरली फिर हम जैसे थोड़े बड़े हो गए, है ना, मान लो आप 3rd क्लास में आ गए, 4th क्लास में आ गए, तो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा मल्टीप्लीकेशन का कि अरे हाँ, इसको ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे आइसक्रीम्स है तो ऐसे आप काउंट नहीं करोगे कि 1 2 3 4 5, ऐसे काउंट करने की जरूरत नहीं होती। आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो धीरे धीरे अपना जो लॉजिकल डेवलपमेंट है वो इसी तरह से हुआ है। बचपन में हम नंबर्स पढ़ते थे, फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि यार नंबर्स को तो ऐड भी कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ना स्टार्ट किया कि यार नंबर्स को तो मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, कि भाई इतने इतने नंबर ऑफ रोज है और इतने नंबर ऑफ कॉलम्स है ना। तो कितने यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं, 4, नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 3, फिर मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया 12। तो ये मतलब जैसे ही हमने मल्टीप्लीकेशन सीखा तो हम अपने को लगा कि यार ये तो बहुत ही फास्ट है। अब सिमिलरली आप यहाँ पे पीएनसी में पढ़ने वाले हो फैक्टोरियल, तो फैक्टोरियल को भी हम यूज कर सकते हैं गिनती के लिए, मतलब काउंटिंग के लिए, है ना। तो फैक्टोरियल को हम कैसे यूज कर सकते हैं और फैक्टोरियल का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है। तो जैसे अगर आपको किसी भी नंबर का फैक्टोरियल निकालना है, लाइक फॉर एग्जांपल देखो आप, जैसे फॉर एग्जांपल आपको 3 का फैक्टोरियल निकालना है, आप उस नंबर को मल्टीप्लाई करते चले जाओ टिल यू गेट 1, जब तक 1 नहीं आ जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा 4 का फैक्टोरियल, तो 4 का फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जब तक 1 नहीं आएगा तब तक हम उसको मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, ठीक है। तो 4 का फैक्टोरियल। सिमिलरली 5 का फैक्टोरियल, तो 5 का फैक्टोरियल हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब इसको हम काउंटिंग के लिए कैसे यूज कर सकते हैं? इसको काउंटिंग के लिए हम इस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे सपोज करो कि मान लो आपके पास 3 चेयर है ना, इसको ध्यान से सुनना। सपोज करो कि आपके पास 3 चेयर है और 3 स्टूडेंट्स है ना, ये ए बी और सी, ये 3 स्टूडेंट्स को 3 चेयर्स के ऊपर बिठाना है ना। 3 स्टूडेंट्स आर देयर, 3 चेयर्स आर देयर, तो स्टूडेंट्स को उठा के चेयर के ऊपर बिठाओ। अब अलग अलग तरीके हो सकता है ना, सो यू वांट टू काउंट द टोटल नंबर ऑफ वेज। अपने को अल्टीमेटली काउंटिंग ही करनी है। पीएनसी बहुत आसान है अगर आपको काउंटिंग आती है तो, है ना। तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन अरेंज 3 स्टूडेंट्स ऑन 3 चेयर्स, 3 स्टूडेंट्स को 3 चेयर के ऊपर कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं। तो इसका क्या आंसर आएगा? आई थिंक जिन्होंने बेसिक पढ़ रखा है उनको तो पता ही है कि भाई इसका आंसर आएगा 3 फैक्टोरियल, है ना। इसका सिंपल सा आंसर। और कौन कौन से तरीके आएंगे, लिटरली यू कैन काउंट। इसका लॉजिक क्या है? इसका लॉजिक ये है, देखो, मतलब एक तरीका तो ये है ना, एक तरीका ये है कि आप ये जो पहली वाली चेयर है उस पे ए को फिक्स कर दो। अगर पहली वाली चेयर पे ए को फिक्स कर दिया तो ए के बाद आप अरेंज कर सकते हो बी और सी।
अगर यहाँ पे ए को फिक्स कर दे तो सी और बी ये भी एक अरेंजमेंट है, ठीक है, तो दो अरेंजमेंट। फिर आप यहाँ पे बी को फिक्स कर दो तो ए और सी या फिर सी और ए, है ना, तो दो अरेंजमेंट ये भी है। फिर आप यहाँ पे सी को फिक्स कर दो, अगर सी को फिक्स कर दिया तो ए बी या फिर बी ए। तो ये टोटल कितने अरेंजमेंट्स हो गए? टोटल हम कितने तरीके से 3 स्टूडेंट्स को 3 चेयर्स पे अरेंज कर सकते हैं? 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल मतलब कितना? 3 फैक्टोरियल मतलब 6, है ना, तो टोटल 6 तरीके हैं। तो फैक्टोरियल को आप किस तरह से यूज कर सकते हो काउंटिंग के लिए, ये क्लियर है क्या? है ना, फैक्टोरियल को हम किस तरह से यूज कर सकते हैं अपना बेसिक काउंटिंग के लिए, ये सबको क्लियर है, ठीक है। तो ये मतलब एकदम बेसिक हो गया कि आप फैक्टोरियल को यूज करके यहाँ पे काउंटिंग कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, 0 फैक्टोरियल कितना होता है? 0 फैक्टोरियल होता है 1। ये सब तो हम बाइनोमियल में वैसे पढ़ भी चुके हैं, डिराइव भी कर चुके हैं, ठीक है। तो 0 फैक्टोरियल ये 1 होता है, 1 फैक्टोरियल ये भी 1 होता है, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 2 फैक्टोरियल मतलब 2 into 1 ना, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2, ठीक है। 3 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 6। 4 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 24। 5 फैक्टोरियल का वैल्यू कितना होता है? 120। ये कुछ कुछ वैल्यूज है जिसको आप याद भी कर सकते हो, है ना। कुछ कुछ वैल्यूज को अगर आप याद रखोगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा फास्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, विच इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखो, अगर आपको अल्टीमेटली ये समझ में आ गया ना, ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है ये समझ में आ गया, तो आपको 99% चैप्टर तो यहीं पे समझ में आ गया, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल है, ये जो एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको आप यहाँ पे समझ लो। और बेसिक कॉन्सेप्ट यही पे है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है कि अगर आपको एंड वाली फील आती है, मतलब मान लो किसी भी काम को करना है, किसी भी काम को करने के लिए अगर आपको बीच में एंड वाली फील आती है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और वाली फील आती है तो आप यहां पे प्लस करोगे, ठीक है। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग यही कहता है कि किसी भी काम को करने के लिए अगर बीच में आपको एंड वर्ड यूज कर रहा है या एंड वाली फीलिंग आ रही है तो आप मल्टीप्लाई करोगे, है ना। तो कब मल्टीप्लाई करेंगे, कब प्लस करेंगे, अगर आपको ये फील आ गई ना तो मतलब आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया। और यही फील हम आज करने वाले हैं, ठीक है, कि कब मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें आई थिंक काफी सारे बच्चे कंफ्यूज भी रहते हैं कि सर पता नहीं चलता है कि कब ऐड करते हैं, कब मल्टीप्लाई करते हैं, कुछ भी हो जाता है पीएनसी में, है ना। तो ये जो कंफ्यूजन है उसको क्लियर करना पड़ेगा। तो कंफ्यूजन ऐसे ही क्लियर हो सकता है कि अगर बीच में आपको एंड वाली फील आ रही है, इसको फील करना पड़ेगा। जितना अच्छे से आप पीएनसी को फील करोगे ना उतना मजा आएगा, ठीक है। चैप्टर को पढ़ने में थोड़ा इंटरेस्टिंग इसको बनाएंगे ना, आप रिस्पॉन्स यहाँ पे देते रहना ताकि मुझे पता चले, है ना। लेकिन ऑब्वियसली मतलब हर एक काम को करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, है ना। तो मल्टीपल मेथड्स भी हो सकते हैं। सारे मेथड्स ऑब्वियसली हम डिस्कस नहीं करने बैठेंगे, नहीं तो चैप्टर कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसीलिए थोड़ा अपने को जल्दी भी करना पड़ेगा, एंड एट द सेम टाइम आप यहाँ पे कॉन्सेप्चुअली अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप पूछते जाना, बट बहुत ज्यादा पीएचडी मत करने लग जाना, क्योंकि उतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। क्योंकि ये 1 शॉट है, तो 1 शॉट को 1 शॉट की तरह ही करेंगे, एंड बहुत ज्यादा डिटेल में भी हम जा नहीं सकते, क्योंकि एक ही क्वेश्चन को करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं पीएनसी में वैसे तो, है ना। तो आप बाद में कमेंट करके बता सकते हो कि सर हाँ ये मेथड भी हो सकता था, या इस तरह से भी हम सोच सकते थे, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप ले लो। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपने ले लिया ना तो डेफिनेटली आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो एनवी स्टाइल मेथड्स हैं उन्हीं को आप यूज करो ताकि आपके आंसर्स थोड़ी जल्दी आए, ठीक है। तो इस तरह की आप लॉजिकल जो थिंकिंग है उसको डेवलप करने की कोशिश करो। तो यहाँ पे आपको डेवलप करने की कोशिश करनी पड़ेगी, ठीक है। यस, बाकी 1 शॉट में काफी आपको मजा आएगा, दैट इज अ गारंटी, ठीक है। अच्छा, तो ये आपको समझ में आ गया कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या कहता है ना। तो ये प्रिंसिपल तो काफी सिंपल है, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये काफी फेमस एग्जांपल है, ठीक है। मान लो कि टोटल 3 सिटीज है, सिटी ए बी और सी, ठीक है। सिटी ए और बी के बीच में 3 रास्ते हैं, है ना। अगर आपको ये वाली सिटी ए से बी जाना है, आप ये रोड नंबर, ये रूट नंबर 1 आप ले सकते हो, ये सेकेंड रूट है और ये थर्ड रूट है। 3 तरीके से आप जा सकते हो, मतलब बेसिकली समझ गए ना, रूट 1, रूट 2 और रूट 3, है ना। टोटल 3 रास्ते हैं। एंड सिमिलरली आपको सिटी बी से सिटी सी जाना है तो वहां पे आपके पास 2 रास्ते हैं, है ना। आप रूट नंबर 4 से जा सकते हो या रूट नंबर 5 से जा सकते हो। तो ये डिफरेंट डिफरेंट रूट्स आर देयर। अब मान लो कोई एक इंसान है जिसको ए से सी जाना है, तो कितने तरीके से वो जा सकता है? अ पर्सन वांट्स टू गो फ्रॉम सिटी ए टू सिटी सी, इन हाउ मेनी वेज ही कैन गो फ्रॉम ए टू सी वाया बी, है ना। बी से होते हुए जाना है उसको, तो कितने तरीके से वो जा सकता है। अब इस क्वेश्चन में बताओ आपको बीच में एंड वाली फील आ रही है कि और वाली फील आ रही है? देखो, अगर आप इस क्वेश्चन को ब्रेक डाउन करोगे तो क्वेश्चन यही है ना कि उसको ए से बी जाना है, ए से बी जाना है, एंड उसके बाद उसको बी से सी जाना है। तो बीच में आपको किसकी फील आ रही है? बीच में आपको एंड की फील आ रही है कि और की फील आ रही है?
क्या क्वेश्चन ये है, या क्वेश्चन ये है कि एक इंसान है उसको ए से बी जाना है और बी टू सी जाना है? भाई ये तो नहीं है ना क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। उसको ए से बी जाना है एंड उसको बी से सी भी जाना है। अल्टीमेटली वो ए से सी तभी तो पहुंचेगा। वो ए से सी कब पहुंचेगा? वो ए से सी तभी तो पहुंचेगा जब वो ए टू बी जाएगा एंड फिर वो बी टू सी भी जाएगा। तो बीच में आपको एंड वाली फील आ रही है? अगर आपको बीच में एंड वाली फील आ रही है तो आप क्या करोगे? यहां पे कितने ऑप्शंस है? यहां पे 3 ऑप्शन है, मल्टीप्लाई करोगे ना, और यहां पे 2 ऑप्शन है, तो फाइनली आपका आंसर क्या आना चाहिए? आपका आंसर आना चाहिए 6। तो यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे, फील आ गई? कितने लोगों को फील आ गई? बीच में एंड वाली फील आ रही है तो आप यहां पे मल्टीप्लाई करोगे। अच्छा, अगर यही क्वेश्चन मैं इस तरह से फ्रेम करता हूं, है ना, इस क्वेश्चन को आप पढ़ लो, इन हाउ मेनी वेज अ पर्सन इन सिटी बी। तो यहां पे एक इंसान खड़ा है, ये मान लो ये तुम हो, ठीक है ये बी पे एक इंसान खड़ा है, ये सिटी बी में एक इंसान खड़ा है। अब ही वॉन्ट्स टू एग्जिट द सिटी बी, उसको एग्जिट करना है, मतलब यहां से उसको कहीं पे भी जाना है, बट यहां नहीं रहना है उसको। ये सिटी से परेशान हो गया, मान लो यहाँ पे कुछ ना कुछ पॉल्यूशन हो गया बहुत ज्यादा, और यहां से वो परेशान हो गया, उसको बाहर जाना है ना। तो या तो वो सी जाएगा, उसके बाद 2 ही तो ऑप्शन है, यहां से वो किधर जाएगा? यहां से अगर उसको जाना होगा तो या तो वो इधर जाएगा या वो इधर जाएगा, है ना। तो यहां पे आपको बीच में किसकी फील आ रही है भाई? आइदर अ पर्सन विल गो फ्रॉम बी टू ए और ही विल गो फ्रॉम बी टू सी। बीच में आपको किसकी फील आ रही है? आपको बीच में फील आ रही है और की। तो यहां पे कितने तरीके हैं? यहां पे अगर उसको एग्जिट करना है सिटी बी को, तो अगर वो बी टू ए जाएगा तो उसके पास 3 ऑप्शन है ना। इस वाले रास्ते से जा सकता है, इस वाले रास्ते से जा सकते हैं, या इस वाले रास्ते से जा सकते हैं। सिमिलरली यहां पे 2 ऑप्शन है, लेकिन हम बीच में प्लस करेंगे, समझ गए ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर 5 है। और वैसे भी आप लॉजिकली सोच सकते हो ना कि भाई अगर एक इंसान है जो यहां पे खड़ा है तो उसके पास कितने ऑप्शंस है? जो यहां पे खड़ा है तो उसके पास टोटल 5 ऑप्शन है ना। या तो वो ये वाला रूट लेगा, या तो ये वाला रूट लेगा, या तो ये वाला रूट लेगा, या R4 लेगा, या R5 लेगा। तो 5 ऑप्शन है ना। वो R1 से जाएगा, या R2 से जाएगा, R3 से जाएगा, R4 से जाएगा, या R5 से। तो 5 ऑप्शन है उसके पास, ठीक है। और यहां पे भी आप फील कर सकते हो, यहां पे आंसर 6 क्यों है? यहां पे आंसर 6 इसलिए है क्योंकि जब वो A से B जाएगा तो उसने मान लो R1 लिया है ना, रूट 1 से गया वो, और B से C जब गया तो R4 से गया। अब एक तरीका ये भी हो सकता है कि A to B तो वो R1 से गया, लेकिन B to C वो R5 से चला गया। तो ये भी एक तरीका है ना। 1 2, फिर तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका है R2 R4, फिर R2 R5, और फिर R3 R4 और R3 R5। चमक गया ना। तो टोटल कितने तरीके हैं? टोटल 6 वेज आर देयर। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा? अगर बीच में एंड वाली फील आ रही है तो लिटरली यू कैन काउंट एंड चेक कि आपका आंसर सही है कि नहीं, है ना। तो काउंटिंग से भी आप चेक कर सकते हो, क्योंकि ये छोटा एग्जांपल है ना, छोटा एग्जांपल है, तो लिटरली यू कैन काउंट। लेकिन जो क्वेश्चन जेई में आएंगे वो इतने छोटे नहीं होंगे कि वहां पे आप काउंट कर लो कि भाई हाँ R1 R4 ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो वहां पे आपको फील करना पड़ेगा कि हाँ भाई बीच में मतलब अपने को एंड है कि और है। अगर एंड वाली फील आ रही है तो आप क्या करोगे? मल्टीप्लाई। और वाली फील आ रही है तो आप क्या करोगे? ऐड, ठीक है। और जनरली मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जो मैक्सिमम क्वेश्चंस होते हैं उसमें जनरली जो 2 केसेस होते हैं ना, ये भी आप समझ लो, आपकी जो एकदम लर्निंग है वो एकदम सिंप्लीफाइड हो जाएगी, ठीक है। अगर 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 2 केसेस है, ठीक है, अगर आप ऐसे लिख लो, अगर 2 या 3 कितने भी है ना, अगर मल्टीपल केसेस है तो उनको क्या करते हैं? उनको हमेशा ऐड करते हैं, ठीक है। और केस के अंदर हमेशा क्या करते हैं? हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये भी आप डायरेक्टली याद रख सकते हो, सो दैट आपके मैक्सिमम क्वेश्चन तो वैसे ही हो जाएंगे, है ना। तो अगर अलग अलग केसेस है तो उनको हमेशा क्या करते हैं? ऐड। जैसे केस 1, केस 2, केस 3, उसमें आपने आंसर्स निकाले। तो अगर मल्टीपल केसेस है तो उनको हमेशा ऐड करते हैं, और एक केस के अंदर जब आप कैलकुलेशंस करो तो वहां पे हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये आप लॉजिक अपना क्लियर रखो, सो दैट आपसे मैक्सिमम क्वेश्चंस हो जाएंगे। चलो अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फिलिंग द वेकेंट स्पेसेस, है ना। बीच बीच में बहुत सारी खाली जगह होगी तो उनको भरना है। अब उनको भरने के कितने तरीके? जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह के बेसिक क्वेश्चन आता है ना, हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 5। तो ये 5 डिजिट को यूज करके 3 डिजिट के नंबर्स अपने को बनाने हैं। तो इसका तो आंसर आप वैसे ही बता दोगे। फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। फर्स्ट पार्ट में पूछा विदाउट रिपीटेशन, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अच्छा, अगर आपको कॉन्सेप्ट आता भी है ना
तो भी आप थोड़ी देर के लिए सुन लो ताकि आपका जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बन जाए। मैं आपको क्या कह रहा हूं, मैं आपको कह रहा हूं कि जब भी क्वेश्चन आएगा ना जिसमें लिखा है विदाउट रिपीटेशन, देखो विथ रिपीटेशन वाले क्वेश्चन आसान होते हैं ना, तो इस तरह के क्वेश्चन तो ईजी होते हैं। ये सेकंड पार्ट जो है वो बहुत ही आसान है। चलो एक काम करते हैं, पहले सेकंड पार्ट को ही कर लेता है। सेकंड पार्ट को अगर करना है तो सेकंड पार्ट को करना है तो वो तो काफी आसान है ना। ये पहली चेयर के ऊपर आप किसको बिठा सकते हो, कितने ऑप्शंस है आपके पास। सेकंड पार्ट को पहले आप ट्राई करो विथ रिपीटेशन। तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, यहां पे आपके पास 5 ऑप्शन है, आप यहां पे 1 को बिठा सकते हो या 2 को बिठा सकते हो या 3 को या 4 को या 5 को। तो इस चेयर के पास 5 ऑप्शन है। पहली वाली चेयर के पास 5 ऑप्शन है, दूसरी वाली चेयर के पास भी 5 ऑप्शन है। आप किसी को भी बिठाओ, 1 को बिठाओ, 2 को बिठाओ, 3 को बिठाओ, 4 को बिठाओ, 5 को बिठाओ। रिपीटेशन अलाउड है ना। अगर जो यहां पे आपने मान लो 3 को बिठाया तो इधर भी 3 को बिठाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके पास भी 5 ऑप्शन है और इसके पास भी 5 ऑप्शन है। तो हर एक चेयर के पास 5-5 ऑप्शन है। तो आंसर कितना आ जाएगा 125 ना, 5 इंटू 5 इंटू 5। अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करेंगे, क्यों, क्योंकि इस वाली चेयर के पास 5 ऑप्शन है एंड दूसरी वाली चेयर के पास भी 5 ऑप्शन है एंड तीसरी वाली चेयर के पास भी 5 ऑप्शन है। सबके पास 5-5 ऑप्शन है। बीच में और तो नहीं आएगा ना, ऐसा थोड़ी कि इसके पास 5 ऑप्शन है या फिर इसके पास 5 ऑप्शन है या फिर, ये जो या फिर होता है ना वो और होता है बेसिकली। ये हिंदी में हम बोलते हैं या फिर और इंग्लिश में हम बोलते हैं और, समझ गए ना मतलब। तो बीच में आपको और वाली फीलिंग तो नहीं आ रही ना, तो आप अल्टीमेटली मल्टीप्लाई करोगे। तो ये तो सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। और फर्स्ट पार्ट में बताओ, देखो फर्स्ट पार्ट में जो मेरा मेथड है ना उसको आप ध्यान से समझना ताकि आपको समझ में आ जाए। अपना मेथड ये कहता है कि आप साथ साथ बिठा दो, साथ ही साथ आप पैरेलली किसी ना किसी को बिठाते चलो। तो इस मेथड का नाम बना देते हैं बिठाते चलो, है ना। जैसे मान लो आप बस का ड्राइवर हो, जो भी रास्ते में आएगा बिठाते चलो सबको, ठीक है। तो जो भी रास्ते में आएगा सबको बिठाते चलो। तो पहली वाली चेयर के पास कितने ऑप्शन, पहली वाली चेयर के पास तो 5 ऑप्शन है, 1 2 3 4 5। इनमें से कोई भी एक आके बैठ जाए यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो पहली वाली चेयर के पास कितने ऑप्शन है, 5 ऑप्शन है। अब आप साथ साथ बिठा दो हमेशा। अपने को क्या करना है, बस का ड्राइवर है हम, ठीक है। तो हम बिठा के चलेंगे। तो यहां पे किसी एक को बिठा दो। मान लो कि आपने 3 को बिठा दिया। अगर मैंने यहां पे 3 को बिठा दिया तो अब 3 यहां पे नहीं आ सकता। 3 को तो ऑलरेडी बिठा दिया और क्वेश्चन है विदाउट रिपीटेशन, आपको रिपीट नहीं करना है। अगर रिपीट नहीं करना तो अब यहां पे 3 नहीं आ सकता। अगर 3 नहीं आ सकता तो इस चेयर के पास कितने ऑप्शन है, इस चेयर के पास ऑप्शन है या तो 1 या 2 या 4 या 5। इन्हीं में से आप किसी ना किसी एक को बिठाओगे। तो अगली वाली चेयर के पास अब 4 ही ऑप्शन है। हाउ मेनी ऑप्शंस आर देयर, अगली वाली चेयर के पास केवल 4 ऑप्शन है। अगेन किसी ना किसी को बिठा दो, है ना। मान लो मैंने 2 को बिठा दिया, है ना। किसी एक को बिठा दो आप, तो 2 को बिठा दिया। अगर मैंने 2 को बिठा दिया तो अब यहां पे 2 नहीं आ सकता, 3 भी नहीं आ सकता। 2 नहीं आ सकता, 3 नहीं आ सकता, तो कौन कौन आ सकता है, या तो 1 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो इस चेयर के पास कितने ऑप्शन है, इस चेयर के पास 3 ऑप्शन है। अगेन आप किसी एक को बिठा सकते हो, मतलब है ना। तो यहाँ पे 4 या लास्ट वाली चेयर पे तो आप किसी को भी बिठा सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने, 5 इंटू 4 इंटू 3, है ना। तो इसका आंसर आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3। तो ये चमक गया, है ना। तो 60 इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये कितने लोगों को समझ में आ गया, यस। विथ रिपीटेशन, विदाउट रिपीटेशन, ये सब सिंपल है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो हर एक चेयर के पास 5-5 ऑप्शन है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो रिपीटेशन अगर अलाउड है तो वो सिंपल होते हैं क्वेश्चंस। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होते ना तो वो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तब चलो थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं। तो यहां पे पहले क्वेश्चन को समझ लो, हाउ मेनी 6 डिजिट नंबर्स, 6 डिजिट ऑड नंबर्स, ओके। तो आपको बनाने हैं 6 डिजिट के ऑड नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 6 lakhs एंड कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 5 6 7 8 9 और 0। अब सिंस यहाँ पे 0 आ गया तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो गया। आपको यूज करना है 5 6 7 8 9 और 0। और रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स अलाउड है ना। इसमें रिपीट कर सकते हो, रिपीटेशन इज अलाउड, फाइन। तो इसका आंसर कैसे करेंगे, रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड है और आपको जो नंबर बनाने हैं वो 6 लाख से बड़े होने चाहिए, है ना। तो ऑब्वियसली वो जो नंबर्स होंगे वो 6 डिजिट नंबर्स होंगे ना, 6 डिजिट नंबर्स होंगे। तो 6 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं विच आर ग्रेटर देन 6 lakhs, 6 लाख से बड़ा होना चाहिए नंबर, है ना। तो इस नंबर को आप इस तरह से बनाओ कि ये नंबर 6 लाख से बड़ा होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। अच्छा, तो इस चेयर पे कितने ऑप्शंस हैं, आप तो हर एक चेयर पे ऑप्शंस को देख लो ना। तो पहली वाली चेयर पे हम किस किस को बिठा सकते हैं, देखो पहली वाली चेयर पे 0 को नहीं बिठा सकते और 5 को नहीं बिठा सकते, क्योंकि अपने को जो नंबर चाहिए वो 6 लाख से बड़ा चाहिए।
तो अगर आपको नंबर चाहिए 6 लाख से बड़ा, तो या तो 6 को बिठा सकते हैं क्या आप यहाँ पे? 6 को बिठा सकते हो क्या? हाँ 6 को बिठा सकते हैं, क्योंकि 6 लाख समथिंग समथिंग आएगा ना। अगर 6 लाख समथिंग समथिंग आएगा सो दैट इज ग्रेटर देन 6 lakhs, तो 6 को बिठा सकते हैं ना। यहाँ पे आप 6 को बिठा सकते हो पहली चेयर पे, या फिर 7 को बिठा सकते हो, या फिर 8 को बिठा सकते हो, या 9 को बिठा सकते हो। तो पहली चेयर के पास 4 ऑप्शन, ये समझ में आ गया? पहली जो चेयर है उसके पास 4 ऑप्शन है। आप 6, 7, 8, 9 इन 4 में से किसी एक को बिठा सकते हो। 6 को भी बिठा सकते हो, क्योंकि अगर आपने 6 को बिठा दिया तो 6 lakhs समथिंग बनेगा ना, 6 लाख समथिंग, तो दैट विल बी डेफिनेटली ग्रेटर देन 6 lakhs। ठीक है, तो यस, तो ये सारे तरीके आ गए। अब इस वाली चेयर पे बताओ, इस वाली चेयर के पास कितने ऑप्शन है? तो इस वाली चेयर पे तो आप किसी को भी बिठाओ, है ना, या तो 5 को बिठाओ, या 6 को बिठाओ, या 7 को बिठाओ, या 8 को बिठाओ, 9 को, 0 को, तो सब सारे अलाउड है। तो इस वाली चेयर के पास 6 ऑप्शन है, यहां पे भी 6 ऑप्शन है, यहां पे भी 6 ऑप्शन है, यहां पे भी 6 ऑप्शन है ना, क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो बाकी जो बीच वाली जितनी भी चेयर्स है उनके पास 6 ऑप्शन है। लेकिन लास्ट वाली चेयर के पास क्या क्या ऑप्शन? अपने को बनाना है ऑड नंबर, तो ये नंबर ऑड होना चाहिए। तो अगर कोई भी नंबर है जो ऑड है तो उसका जो यूनिट प्लेस है वो भी ऑड होना चाहिए ना। तो यहां पे क्या क्या आ सकता है? यहां पे या तो 5 आ सकता है, 6 नहीं आ सकता ना। अगर आपने यहाँ पे 6 को बिठा दिया तो इवन नंबर बन जाएगा। हम तो चाहते ही नहीं कि इवन नंबर बने, हम तो चाहते हैं कि ऑड नंबर बने। तो 5 को बिठा सकते हैं, या 7 को बिठा सकते हैं, या 9 को बिठा सकते हैं। तो 5 को बिठाओ, या 7 को बिठाओ, या 9 को बिठाओ। तो अल्टीमेटली यहाँ पे 3 ऑप्शन है। तो इसका फाइनल आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, इसका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? 4 into 6 into 6 into 6 into 6 into 3, है ना। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ये जो भी निकल के आएगा दैट इज द आंसर। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक डाउट ये आएगा कि सर ये तो क्वेश्चन आसान हो गया, क्योंकि यहां पे तो रिपीटेशन अलाउड है। अब यही वाला क्वेश्चन सर आप करके दिखाओ अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ठीक है, सो इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो इसी सेम क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? तो यहां पे लिख लो इसी का सेकंड पार्ट, वेयर रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, अब आप रिपीट नहीं कर सकते। तो यही वाला क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया। लग रहा होगा ना कि थोड़ा डिफिकल्ट तो है सर है ना, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे रिपीटेशन जब अलाउड था तो आपने 6 लिख दिया, तो ये तो काफी चिंदी क्वेश्चन हो गया ना। बट अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, देखो इस तरह के क्वेश्चन जब भी आएंगे ना कि आपको ऑड नंबर्स बनाने हैं या इवन नंबर्स बनाने हैं एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, तो मैंने आपको क्या सिखाया था? बिठाते चलो। अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो बिठाते चलो, और ऑड और इवन वाले बनाने तो केसेस भी बना लो साथ साथ, है ना। तो अपने को बनाना है 6 डिजिट के नंबर जो कि ऑड होने चाहिए और 6 लाख से बड़े भी होने चाहिए। इट शुड बी ऑड, इट शुड बी ग्रेटर देन 6 lakhs एंड रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। ये 3 चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो 6 डिजिट का नंबर होना चाहिए और ऑड नंबर होना चाहिए। तो एक काम करो ना, आप यूनिट प्लेस को फिक्स कर दो। तो पहला केस क्या बनेगा? यूनिट प्लेस पे क्या क्या आ सकता है? यूनिट प्लेस पे या तो 5 आएगा, या 7 आएगा, 9 आएगा। तो मैं फिक्स कर देता हूं, है ना। केस वन में हम केवल वही वाले नंबर्स गिनेंगे जिसमें यूनिट प्लेस पे 5 आएगा। तो 5 को फिक्स कर दिया मैंने। ठीक है, सेकंड केस में हमने 7 को फिक्स कर दिया। सेकंड केस आप ले लो जिसमें यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे 7 आएगा। ठीक है, और एक और केस आप ले लो जहां पे यूनिट प्लेस पे क्या आएगा? यूनिट प्लेस पे 9 आएगा। तो अलग अलग केसेस में आप गिन लो। हमने फिक्स कर दिया, यूनिट प्लेस को फिक्स कर देते हैं। एक बार 5, एक बार 7, एक बार 9। इसके अलावा तो कुछ आ नहीं सकता, क्योंकि अल्टीमेटली तो अपने को ऑड वाले नंबर्स गिनने हैं ना। तो ऑड वाले नंबर्स है तो आइदर इट विल बी एंडिंग विद 5 और 7 और 9। ठीक है, अब देखो पहली वाली चेयर के पास कितने ऑप्शन है और बिठाते चलो। तो पहली वाली अपने पास नंबर्स कौन कौन से है? अपने पास नंबर्स है, कहां गए? सॉरी, ये 5, 6, 7, 8, 9 और 0। हमारे पास जो नंबर्स अपने को यूज करने हैं वो कौन कौन से है? 5, 6, 7, 8, 9 और 0। इन नंबर्स को ही यूज करना है, इसके अलावा किसी भी नंबर को यूज नहीं करना है। ये क्वेश्चन में मेंशन्ड है। ठीक है, अच्छा, तो पहली चेयर पे कौन कौन आ सकता है? पहली चेयर पे या तो 6 आ सकता है, या 7 आ सकता है, या 8 आ सकता है, या 9 आ सकता है। 0 तो आ नहीं सकता, क्योंकि अगर आपने पहली चेयर पे 0 को बिठा दिया तो 6 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं, और 6 डिजिट नंबर रहेगा ही नहीं तो वो तो 6 लाख से छोटा हो गया ना। समझ रहे हो? तो पहली चेयर के पास 4 ऑप्शन है। यस, अब किसी ना किसी एक को बिठा दो। अरे बिठाते चलो, बिठाते चलोगे तो मस्त मजा आएगा। मान लो 6 को बिठा दिया। अगर 6 को बिठा दिया तो अगली वाली चेयर के पास कितने ऑप्शन है? अब अगली वाली चेयर पे 6 नहीं आ सकता और 5 भी नहीं आ सकता, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो 5 नहीं आ सकता, 6 नहीं आ सकता, क्योंकि 5 और 6 रख दिया तो रिपीट हो जाएंगे ना। तो 5 और 6 नहीं आ सकता। तो अगली वाली चेयर के पास कौन कौन सा ऑप्शन?
अगली वाली चेयर पे 7 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है या 0 आ सकता है। 0 भी तो आ सकता है ना, 0 भी आ सकता है क्योंकि दूसरी चेयर है। ठीक है, तो अगली वाली चेयर के पास 4 ऑप्शन है। अब किसी एक को बिठा दो, मान लो कि मैंने यहाँ पे 7 को बिठा दिया। अब अगली वाली चेयर पे 7 भी नहीं आ सकता। अगर 7 नहीं आ सकता तो या तो 8 आएगा या 9 आएगा, 0 आएगा। तो इसके पास 3 ऑप्शन है ना। अगेन किसी एक को बिठा दो, तो मान लो कि मैंने 8 को बिठा दिया, तो अगली वाली चेयर के पास कितने ऑप्शन है? 2 ही ऑप्शन है ना, या तो 0 आएगा या 9 आएगा, है ना। तो अगली वाली चेयर के पास 2 ऑप्शन है, तो यहाँ पे 2 आ गया, फिर यहाँ पे 1 आ जाएगा बस। ठीक है, यहाँ पे मान लो 0 को बिठा दिया, तो बस इसके पास एक ही ऑप्शन है, 9 को बिठाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे बेसिकली आपका आंसर आ गया 4 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, सो दिस इज हाउ मच, ये कितना आ जाएगा? 4 इंटू 4 फैक्टोरियल आ गया ना। तो 24 इंटू 4 96 आ गया ये। तो फर्स्ट केस में आपका आंसर आ रहा है 96। ये क्लियर है क्या? यस, फर्स्ट केस का आंसर क्लियर है। सेकंड केस में यहां पे बताओ, चलो अगेन पहली वाली चेयर पे आप चेक करो। अब यहां पे देखो 7 ऑलरेडी ऑक्यूपाइड है, 7 आप यहां पे नहीं ले सकते हो। तो यहां पे क्या क्या ऑप्शन है? यहां पे या तो हम 6 को ले सकते हैं, है ना, 6 को बिठा सकते हैं, या 8 को बिठा सकते हैं, या 9 को बिठा सकते हैं। क्या हम यहाँ पे 5 को बिठा सकते हैं? 5 को यहां पे नहीं बिठा सकते। क्यों? क्योंकि अपने को जो नंबर चाहिए 6 लाख से बड़ा चाहिए ना, वो तो 5 लाख समथिंग हो जाएगा। अगर आपने 5 को बिठा दिया तो 5 लाख बनेगा ना, 5 लाख तो चाहिए नहीं अपने को, तो 6 लाख चाहिए। तो यहां पे केवल 3 ऑप्शन है, इस चेयर के पास केवल कितने ऑप्शन है? 3 ऑप्शन है, 6, 8 और 9। किसी एक को बिठा दो, है ना, हम तो बस वाले किसी एक को बिठा दो। तो यहाँ पे मान लो मैंने 6 को बिठा दिया। अगर आपने 6 को बिठा दिया तो अब यहाँ पे 6 और 7 नहीं आ सकता। अगर 6 और 7 नहीं आ सकता तो क्या क्या आ सकता है? 5 आ सकता है, 8 आ सकता है, 9 आ सकता है, 0 आ सकता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है, फिर अगले वाले के पास 3 ऑप्शन है, फिर 2 ऑप्शन है, फिर 1 ऑप्शन। तो क्लियर हो गया ना। यहाँ पे आ जाएगा 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो ये आ जाएगा 72। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पे भी वैसा ही कुछ होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी कौन कौन सा ऑप्शन है? या तो 6 आ सकता है, या 7 आ सकता है, या 8 आ सकता है। 5 नहीं आ सकता, 5 नहीं आ सकता। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। ठीक है, मान लो किसी एक को बिठा दिया, मान लो कि आपने 7 को बिठा दिया। यहाँ पे अगर 7 को बिठा दिया तो अगली वाली चेयर के पास कितने ऑप्शन है? अगली वाली चेयर के पास कितने ऑप्शन है? 7 को बिठा दिया आपने, अब 7 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता। ओके, तो 7 नहीं आ सकता, 9 नहीं आ सकता, तो कौन कौन आ सकता है? 5, 6, 8 और 0। यहाँ पे 5, 6, 8 और 0। ठीक है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन, फिर 3 ऑप्शन आएंगे, फिर 2 ऑप्शन आएंगे, और फिर 1 ऑप्शन आएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे भी कितना आ रहा है? यहाँ पे भी आ जाएगा 3 इंटू 4 फैक्टोरियल, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 72। अब सबको क्या करेंगे? सबको ऐड करेंगे। मैंने आपको हमेशा बताया था ना कि अगर अलग अलग केसेस है तो ऐड करते हैं। तो फाइनल आंसर क्या है? फाइनल आंसर आपका आ जाएगा 240। अंडरस्टूड? 240 इज द फाइनल आंसर। ये चमक गया ना। तो ये मेथड काफी अच्छा है, इसमें आपका कंफ्यूजन खत्म हो जाएगा। तो आप मेथड को सीखो, आप क्वेश्चंस को मत सीखो। ये क्वेश्चन कल को चेंज हो जाएगा। तो मेथड यही होता है कि इफ रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, और अगर ऑड और इवन वाले पूछे तो केसेस बना लो। बेस्ट तरीका होता है, इसमें आराम आराम से आप आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, आपका आंसर गलत नहीं आना चाहिए पीएनसी में, चाहे आप थोड़ा टाइम ज्यादा लगा लो। क्योंकि अगर 240 का 241 भी हो गया ना तो गलत है। ठीक है, पीएनसी में यही तो मजा है। अगर 240 का 120 हो गया तो भी गलत है। थोड़ा सा भी अगर इधर उधर हो गया कुछ भी तो गया पूरा, है ना, पूरा टाइम वेस्ट। और नेगेटिव होगा तो नेगेटिव आएगा और सब कुछ जाएगा। समझ रहे हो? अगला जो कॉन्सेप्ट अपना है दैट इज रैंक ऑफ द वर्ड। तो किसी भी वर्ड का रैंक, उसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो मतलब ये होता है कि आप डिक्शनरी की तरह उसको अरेंज कर लो, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप एक छोटा सा वर्ड ले लो ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। ये वाला वर्ड ले लो, टैक्स। ठीक है, टैक्स एक वर्ड है बेसिकली। अब इस वर्ड से हम और कितने वर्ड्स बना सकते हैं? इनको जंबल करके, है ना, इनको जंबल करेंगे तो कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, और उनको अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करो। ठीक है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंज करेंगे तो सबसे पहले ए आएगा, फिर टी आएगा, फिर एक्स आएगा ना। पहले ए, फिर टी, फिर एक्स। अब टोटल हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? इन 3 वर्ड्स, इन 3 लेटर्स को यूज करके, टी, ए और एक्स को यूज करके टोटल हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? 3 फैक्टोरियल ना। इनको अगर हम अरेंज करेंगे तो 3 अल्फाबेट्स आर देयर एंड 3 चेयर्स आर देयर। टोटल हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं? टोटल हम 6 वर्ड्स बना सकते हैं ना। कौन कौन से वर्ड्स बताओ? सबसे पहला वर्ड कौन सा आएगा? अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी आपको अरेंज करना है, अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी। तो सबसे पहला वर्ड आएगा ATX, फिर दूसरा वर्ड आएगा AXT, है ना। A को फिक्स कर दो सबसे पहले तो यहाँ पे, फिर आप T को फिक्स कर दो। तो T फिक्स करोगे तो TAX, फिर उसके बाद आएगा TXA, और फिर उसके बाद आएगा XAT और XTA। ये 6 के 6 वर्ड्स आपने लिख दिए, है ना। तो टोटल हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन मेक? 6 वर्ड्स वी कैन मेक। उसमें ये जो टैक्स है उसका पोजीशन क्या है? दैट इज द रैंक।
रैंक का मतलब आपको समझ में आ गया? रैंक का सिंपल मतलब ये होता है कि वो जो वर्ड है उसमें जितने भी अल्फाबेट है, इसमें 3 अल्फाबेट है, तो वो 3 अल्फाबेट को यूज करके आप सारे वर्ड्स बना दो और सारे वर्ड्स को अल्फाबेटिकली आप अरेंज करो जैसे डिक्शनरी में करते हैं। सबसे पहले ए वाले आते हैं डिक्शनरी में, फिर टी वाले आएंगे, फिर एक्स वाले आएंगे, सबको अरेंज कर दो। अरेंज करने के बाद उस वर्ड का जो पोजीशन है उसी को बोलते हैं रैंक। तो ये कौन सा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है ना, तो इसका रैंक आ जाएगा थर्ड, है ना। तो टैक्स का रैंक कितना है? टैक्स का जो रैंक है वो थर्ड है। अब इसको निकालने का एक शॉर्टकट भी होता है, तो मैं डायरेक्टली आपको शॉर्टकट ही बता देता हूं, है ना। तो अगर किसी भी वर्ड का रैंक निकालना है तो उसके लिए सीधा एक शॉर्टकट होता है, यू कैन यूज दैट शॉर्टकट और आपका आंसर जल्दी भी आ जाएगा, ठीक है। तो शॉर्टकट आपको मैं बता देता हूं। चलो, ये जैसे एक वर्ड है मैथ्स, इसका रैंक निकालना, तो आप इसको समझ लो। इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने बना रखा है, तो वो भी आप देख सकते हो। कुछ आई थिंक 1.5-2 साल पहले बनाया था ठीक है, जब अनअकैडमी में आई थिंक मेरा फर्स्ट लेक्चर था। तो उस टाइम पे फर्स्ट लेक्चर मेरा यही था अनअकैडमी में ठीक है। तो ये आप देख सकते हो बाय द वे, बट हाँ मैं आपको समझा देता हूँ यहाँ पे। तो अगर कोई भी एक वर्ड है उसका रैंक निकालना है तो उसका शॉर्टकट क्या होता है, देखो ध्यान से। सबसे पहले ये जो अल्फाबेट्स है उनकी नंबरिंग कर लो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। तो सबसे पहले कौन आएगा? ए। तो ए का नंबर 1। ए के बाद क्या आएगा? आपको ABCD बोलना है, ठीक है। वो गाना था ना ABCDEFGHI, आई लव यू, वही वाला गाना आपको गाना है, ठीक है। तो ABCDEFGHIJKLMN, M आ जाएगा, ठीक है। MOPQRST, ओके, ST, S के बाद T। तो ये आगे बस नंबरिंग कर लो आप ठीक है, नंबरिंग कर लो। आई थिंक ये समझ में आ गया, नंबरिंग कर लो। अब देखो, नंबरिंग करने के बाद आपको ये देखना है, इस नंबर को देखो और उसके लेफ्ट साइड में आप देखो, तो ये नंबर है 3। तो 3 से छोटे आपको कितने दिख रहे हैं? 3 के लेफ्ट साइड में। आप इस नंबर को देखो और इसके लेफ्ट साइड में देखो, तो 3 से छोटे नंबर्स कितने हैं? 3 के राइट साइड में, है ना। 3 से छोटे नंबर्स कितने हैं? 3 के राइट साइड में। ये आप यहां पे लिखते जाओ। तो 3 से छोटे कितने हैं? 3 के राइट साइड में आप देखो, तो 1 है, 5 है, 3, 2 है, 4 है। तो 3 से छोटे कितने हैं? 3 से छोटा 1 है और 3 से छोटा 2 है, तो 2 ही नंबर है। टोटल 2 नंबर है 3 के राइट साइड में जो 3 से छोटे है। सिमिलरली 1 के राइट साइड में देखो, 1 के राइट साइड में 1 से छोटा कोई है क्या? 1 से छोटा तो नहीं है, 1 से छोटा नहीं है, 1 से छोटा नहीं है, तो यहां पे 0 आएगा, ठीक है। 5 से छोटे, 5 से छोटा है 2 और 4, तो 2 नंबर ऐसे है। इससे 2 से छोटा, 2 से छोटा कुछ भी नहीं है, है ना, तो 0। 4 के राइट साइड में तो कुछ है ही नहीं, तो यहां पे भी 0 आएगा। तो ये समझ में आया? आपको उस नंबर को देखना है और उसके राइट साइड में ढूंढना है कि भाई छोटे कितने, ठीक है। तो 3 से छोटे को कितने हैं? 2 है, एक 1 है, एक 2 है, समझ गए। अब यहां पे आप सिंपल लिखोगे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, और बस मल्टीप्लाई कर दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 0, यहां पे आ जाएगा 4, यहां पे आ जाएगा 0, ये 24 इंटू 2 तो 48। और ये सब कुछ करने के बाद लास्ट में आप कर दो +1, ठीक है। तो ये आपका आंसर होगा। लास्ट में हमेशा आपको +1 करना है, इसको भूल मत जाना, ठीक है। लास्ट में हमेशा आपको +1 करना है। तो टोटल कितना आ गया? ये 52 और 53 आ गया, तो इसका आंसर है ऑप्शन बी। अंडरस्टूड? इसका आंसर आ जाएगा 53। सिंपल, ये शॉर्टकट आपको समझ में आ गया। अगर शॉर्टकट समझ में आ गया तो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, चलो, है ना। ये आया था जेई मेन 2020 में। ये जेई मेन 2020 का ही क्वेश्चन है। मदर का रैंक इन्होंने पूछा था। वैसे तो रैंक 1 होता है, अगर आप इमोशनली सोचोगे तो ऑब्वियसली रैंक 1 है, बट मैथमेटिकली आपको अकॉर्डिंग टू डिक्शनरी इसका रैंक निकालना है, ठीक है। तो बोलो, सब फिर से आप गाना स्टार्ट करो, है ना। ABCDEFGHI, कहां से स्टार्ट करेंगे? ABCDEFE आएगा, GHIJKLMNOP, ये आएगा ना, M आएगा, 3OLMNOPQR और S और T, ठीक है। तो ये आ गया, ये सही है नंबरिंग। 1 2 3 4 5 और 6, समझ गए ना, ABCDEFGHI फाइन, ओके। इसके बाद आप 3 को देखो, 3 के राइट साइड में देखो, ये 3 के राइट साइड में 3 से छोटे, तो 3 के राइट साइड में 3 से छोटे ये 2 है, 2 और 1, तो 2 नंबर्स आएंगे। 4 के राइट साइड में 4 से छोटे, तो 4 से छोटा कौन कौन है? 4 से छोटा है 2 और 1, तो 2 ही नंबर है, ठीक है। 6 से छोटा कौन कौन है? 3 नंबर्स है, इससे छोटा 1 है ना। 2 के राइट साइड में आप देखो, 2 से छोटा तो 1 ही है ना, 1, और इससे छोटा कोई भी नहीं है, तो 0, और इसके राइट साइड में कुछ है ही नहीं, तो 0। यहां पे आ जाएगा 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल,
2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई कर दो तो 0 0 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा 6 इंटू 3 18, ये 24 इंटू 2 तो 48, और यहाँ पे अल्टीमेटली आ जाएगा 120 इंटू 2 तो 240। इन सबको ऐड करो और लास्ट में क्या करेंगे, लास्ट में करेंगे +1, तो कितना आंसर आ रहा है, ये सब ऐड करने के बाद हाउ मच यू आर गेटिंग 309। तो बस अब जल्दी आंसर आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे। 309 इज द रैंक ऑफ दिस पर्टिकुलर वर्ड। ठीक है, यस। अब अगले शॉर्टकट पे आ जाते हैं। इसमें कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना, अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन करे वहां पे सारे अल्फाबेट अलग है। देखो MOTHER, तो सारे के सारे अल्फाबेट अलग अलग है। कोई भी दो अल्फाबेट सेम है क्या? कोई भी दो अल्फाबेट सेम नहीं है। तो अगर कोई दो अल्फाबेट सेम हो गए तो उसके लिए ये शॉर्टकट है ना, शॉर्टकट नंबर 2, मतलब अपना अगला वाला शॉर्टकट, दैट इज विथ रिपीटेशन। अगर रिपीटेशन है तो कैसे करेंगे सर, उसमें शॉर्टकट लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑब्वियसली लगेगा, एनवी स्टाइल है, हर जगह लगता है। ठीक है, तो इसमें भी आपको नंबरिंग करनी है। जैसे ये वर्ड हो गया, इसमें आई है 2 बार, INDIA, अगेन रैंक नंबर 1 है, बट मैथमेटिकली अपने को निकालना है। ठीक है, तो INDIA, उसमें आप नंबरिंग करो। आई यहां पे 2 बार आ रहा है तो दोनों को सेम नंबर देंगे। ये भी आई है, ये भी आई है, तो दोनों में जब आप नंबरिंग करोगे तो दोनों को सेम नंबर देने हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कौन आएगा? सबसे पहले आएगा ए, तो ये नंबर 1, ओके, ABCDEFGHI, तो आई, और ये भी आई, तो ये भी 3, और उसके बाद ये, तो ये 4। समझ गए ना? अगर दो अल्फाबेट ऐसे हैं जो सेम है तो दोनों के नंबर भी सेम होंगे। अब सेम मेथड आपको रिपीट करना है। सेम मेथड रिपीट करोगे तो 3 से राइट साइड में देखो, 3 के राइट साइड में 3 से छोटा है 2 और 1, दो ही नंबर है ना। 4 के राइट साइड में ये सारे ही छोटे छोटे है ना, तो 1 2 3, तीनों के तीनों छोटे छोटे हैं। इसके राइट साइड में, इसके राइट साइड में एक ही छोटा है, इसके राइट साइड में एक छोटा है, इसके राइट साइड में कोई छोटा नहीं। तो यहां तक तो सब कुछ सेम है। ठीक है, यहां तक सब कुछ सेम है। अब इसमें लेकिन अगर रिपीटेशन है तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। अब किससे डिवाइड करेंगे, इसको आप ध्यान से समझना। ठीक है, तो आपको इस नंबर को देखना है, आपको आई को देखना है और आई के राइट साइड देखना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आई को देखो और आई के राइट साइड देखो, मतलब ये पूरा देखो। आप इसको हाइलाइटर से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, तो ये पूरा आप देखो, आप आई को देखो और आई के राइट साइड देखो, तो कौन कौन से अल्फाबेट है? आई को देखो और आई के राइट साइड में देखो, तो INDIA, तो कितने अल्फाबेट है जो रिपीट कर रहे हैं? आई रिपीट कर रहा है कितनी बार? 2 बार। तो जितनी भी बार रिपीट कर रहा है उतने के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो। तो यहां पे 2 फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दोगे। ठीक है ना, यहां पे आप 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे। ये वाला पॉइंट आपको समझ में आ गया? इसमें डिवाइड करना पड़ेगा। अगर रिपीटेशन होगा तो आपको डिवाइड करना पड़ेगा। किससे डिवाइड करना पड़ेगा? तो आप आई को देखो और आई के राइट साइड में देखो, तो ये डब्बा है। ठीक है, मतलब इसको इंक्लूड करना है, इस अल्फाबेट को इंक्लूड करना है ना, इसको इंक्लूड करके देखो। तो आई को देखो और आई के राइट साइड में देखो, ये पूरा डब्बा। इस पूरे डब्बे में रिपीटेशन है क्या? हाँ, रिपीटेशन है। अगर है तो डिवाइड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे है ना, अगले वाले पे आप चले जाओ। अब अगले वाले में चले जाओगे तो अगेन आप इस अल्फाबेट को देखो और इसके राइट साइड में देखो, इसको देखो, इसके राइट साइड में देखो। इसमें कोई रिपीटेशन है क्या? NDIA में कोई रिपीटेशन नहीं है। अगर कोई रिपीटेशन नहीं है तो कुछ डिवाइड आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको यहां पे कुछ डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली अगले वाले में देखो, इसमें कोई रिपीटेशन है क्या? इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। सिमिलरली अगले वाले में देखोगे तो इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है, इसमें कोई रिपीटेशन नहीं है। तो यहां पे आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। सिंपल, तो ये खत्म हो गया। बस एक ही बार आपको डिवाइड करना था। और यहां पे वही है, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर लो। 0 1 2, ये 18 और ये 24। ठीक है, तो ये आ जाएगा। और लास्ट में क्या करेंगे? लास्ट में आप कर दो +1। तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ रहा है? ये कितना आ जाएगा अल्टीमेटली? 46 मतलब ऑप्शन ए इज द आंसर। यही आ रहा है ना, आप एक बार चेक कर लेना है। 34, ये 20, तो 44, 45, 46, हाँ सही है ना। तो ऑप्शन ए इज द आंसर। ये चमक गया। एक और एग्जांपल कर लेते हैं अगर आपको नहीं चमका, है ना। तो लेट्स फाइंड आउट द रैंक ऑफ IIT JEE। ये बाय द वे IIT JEE का रैंक पूछा था IIT JEE वालों ने, मतलब ये JEE एडवांस का ही पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, IIT JEE का रैंक पूछा था IIT JEE वालों ने ही। ठीक है, तो JEE मेन वाले हो सकता है अगली बार JEE मेन का पूछ ले, तो उसका पहले से ही निकाल के रखना। ठीक है, अच्छा कैसे करेंगे ये? तो सबसे पहले तो आप इसकी नंबरिंग कर दो।
नंबरिंग करेंगे तो ए बी सी डी ई, सबसे पहले ये आएगा ई और ई, ये 2 बार आ रहा है, एफ जी एच आई, ओके, तो आई, ये 2, ये भी 2, और उसके बाद जे, और उसके बाद ये, ठीक है। तो ये नंबरिंग हो गई। नंबरिंग करने के बाद इसके राइट साइड में आप देखो, इसके राइट साइड में कितने छोटे, इसके राइट साइड में ये 2 छोटे हैं, इसके राइट साइड में देखो, इसके राइट साइड में भी 2 छोटे हैं, इसके राइट साइड में देखोगे तो तीनों छोटे हैं, इसके राइट साइड में 2 छोटे, इसके राइट साइड में कुछ नहीं कुछ नहीं, ठीक है। अब डिवाइड करोगे आप तो इसको देखो और इसके राइट साइड में देखो, ये पूरा डब्बा बना लो आप। इस डब्बे में रिपीटेशन कितना है, इसको देखो, है ना, आई को देखो और आई के राइट साइड देखो, तो ये पूरा डब्बा बनेगा, मतलब यहां से लेके यहां तक, यहां फर्स्ट से लेके एंड तक। तो इसमें कितना रिपीटेशन है, इसमें आई रिपीट हो रहा है 2 बार और ये भी रिपीट हो रहा है 2 बार। तो आप यहां पे डिवाइड करोगे 2 फैक्टोरियल से। यहां पे ध्यान रखना 4 फैक्टोरियल से डिवाइड मत कर देना, क्योंकि कोई एक ऐसा अल्फाबेट नहीं है जो 4 बार आ रहा है। अगर एक अल्फाबेट 4 बार आता है तो 4 फैक्टोरियल करते हैं। यहां पे 2 अल्फाबेट 2 बार आ रहे हैं, तो 2 फैक्टोरियल करेंगे, 4 फैक्टोरियल नहीं करेंगे। अरे चमकाना, 2 अल्फाबेट है जो 2 बार आ रहे हैं, क्या कोई एक अल्फाबेट है जो 4 बार आ रहा है, नहीं आ रहा ना, ठीक है। अब सिमिलरली अगले वाले को भी डिवाइड करेंगे। अगले वाले को कितने से, यहां पे कितने से डिवाइड करेंगे, तो आप इसको देखो, इसके राइट साइड में देखो, इसको देखो, इसके राइट साइड में देखो, रिपीटेशन है क्या, रिपीटेशन है। कौन रिपीट हो रहा है, ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर लो। सिमिलरली अगले वाले में भी आप सिमिलरली देख लो, है ना, इसको देखेंगे, इसके राइट साइड में देखेंगे तो रिपीटेशन है, ठीक है। सिमिलरली अगले वाले में देखो, आप अगले वाले में देखेंगे तो इसको देखो, इसके राइट साइड में देखो, तो अगेन 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे। यहां पे भी ये दोनों आएंगे तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे, और यहां पे कुछ नहीं आएगा तो 1 फैक्टोरियल। उसके बाद 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और वैसे आप वो जो डिटेल वाली वीडियो है उसको देख लेना, उसमें और भी बहुत सारे एग्जांपल्स मैंने करा रखे हैं। अभी के लिए हमारे पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है। तो 6 × 3 18, 18/2 9 आ जाएगा, यहाँ पे 24 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करते चलो, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 60 आ जाएगा ना, तो अल्टीमेटली ये आ गया देखो, और लास्ट में आप कर दो +1, तो कितना आंसर आ रहा है, इसका फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 96 आ जाएगा, बिल्कुल सही है, ठीक है। इसका फाइनल आंसर आ गया 96, ठीक है। तो इसका IIT JEE का रैंक आ जाएगा 96। और आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला जो एग्जांपल है वो भी JEE एडवांस वालों ने ही पूछा था, इसमें आपको निकालना है कोचिन का, ओके। तो COCHIN, चलो ये वाला आप खुद से करो एक बार, है ना, ये आप एक बार खुद से ट्राई करो। यस, ये बताओ कैसे करेंगे, इसका कितना आंसर आएगा। तो इसमें आप सबसे पहले नंबरिंग कर लो ना, नंबरिंग करेंगे तो ABC, ओके। तो सबसे पहले ये C, ABC, D, E, F, G, H, ओके। तो H, I, J, K, L, M, N, O, P, अरे OP आ गया ठीक है, LMNOP ठीक है। अब इसके राइट साइड में आपको देखना है, तो 1 से छोटा तो कुछ भी नहीं होता है 0, 5 से छोटे तो सारे ही है ना, तो 5 से छोटे 4 है, इससे छोटा कुछ, इससे छोटा कुछ भी नहीं है, 2 से छोटा कुछ भी नहीं है, 3 से छोटा कुछ भी नहीं है, 4 से छोटा कुछ भी नहीं है ना। तो यहां पे कुछ डिवाइड, इसमें तो देखो डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है, 0 ही है, तो 0 को डिवाइड करके कोई फायदा नहीं है। बस आप इसके राइट साइड में देख लो, तो इसको देखो और इसके राइट साइड में देखो, कुछ रिपीटेशन है क्या, आप इसको देखो और इसके राइट साइड में देखो, रिपीटेशन नहीं है। अगर रिपीटेशन नहीं है तो कुछ आपको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, 1 फैक्टोरियल लिख दो बस, और बाकी यहाँ पे 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, ठीक है। और अल्टीमेटली यहाँ पे 0 0 0, ये भी 0, ये कितना आ जाएगा 24 × 4, तो 24 × 4 96, और ये भी 0, तो अल्टीमेटली ये आ रहा है। इसमें +1 करेंगे क्या, इसमें आप +1 नहीं करोगे, क्योंकि क्वेश्चन को पढ़ लो। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हाउ मेनी वर्ड्स, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट अपीयर बिफोर द वर्ड कोचिन। तो कोचिन का रैंक नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा है कि कोचिन जो वर्ड है उससे पहले कितने आएंगे, तो +1 नहीं करेंगे। तो इसका आंसर क्या है, इसका 96 ही आंसर है, ठीक है। इसका फाइनल आंसर क्या है, इसका फाइनल आंसर है 96, क्योंकि आपसे पूछा है कि कोचिन से पहले कितने वर्ड आएंगे, उसके ऊपर कितने वर्ड आएंगे, उसका रैंक नहीं पूछा है। भाई कोचिन का रैंक क्या है वो नहीं पूछा है, आपसे पूछा है कि उससे ऊपर कितने आएंगे, तो उससे ऊपर 96 आएंगे, सिंपल। तो इसमें +1 नहीं करेंगे, अगर क्वेश्चन घुमा पूछेंगे तो +1 मत करना, ठीक है। चलो अब और आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं PNC में, उसको भी ट्राई करते हैं, उससे थोड़ा अपना अंडरस्टैंडिंग और बिल्डअप होगा।
तो ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो, ये जेई मेन 2021 वालों ने ही पूछा था और ये क्वेश्चन आपसे आराम से हो जाएगा, मतलब ठीक है। अगर आपको बेसिक्स समझ में आ गया अभी तक का तो आप आराम से कर सकते हो। इफ द डिजिट्स आर नॉट रिपीटेड, तो बेसिकली रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीटेशन अलाउड नहीं है। इन एनी नंबर फॉर्म्ड बाय यूजिंग 0, 2, 4, 6, 8, 0, 2, 4, 6 और 8 को ही यूज करना है, इसके अलावा अपनी जेब से कुछ खर्चा नहीं करना है। 0, 2, 4, 6, 8 को ही यूज करना है, ठीक है, अपनी जेब से कोई खर्चा नहीं करना है। देन द नंबर ऑफ नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 10,000, तो 10,000 से बड़े मतलब 5 डिजिट नंबर्स आपको काउंट करना है। 5 डिजिट नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 10,000 विच आर फॉर्म्ड बाय 0, 2, 4, 6, 8, तो कितने ऐसे नंबर्स आएंगे बताओ, है ना। पहली वाली चेयर के पास कितने ऑप्शंस है, आपको चाहिए नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 10,000, तो पहली चेयर में आप 2 को बिठा सकते हो, 4 को बिठा सकते हो, 6 को बिठा सकते हो, 8 को बिठा सकते हो। तो पहली चेयर के पास 4 ऑप्शन है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो पैरेलली बिठाते चलो। मान लो कि आपने 2 को बिठा दिया, अगर मैंने 2 को बिठा दिया तो अगली वाली चेयर के पास कितने ऑप्शन है, अब अगली वाली चेयर पे 2 नहीं आ सकता लेकिन 0 आ सकता है, ठीक है। तो अगली वाली चेयर के पास कौन कौन से ऑप्शन, अगली वाली चेयर पे 0 आ सकता है, 2 नहीं आ सकता, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8। तो अगली वाली चेयर के पास फिर से 4 ऑप्शन है। मान लो आपने 0 को बिठा दिया, किसी भी एक को बिठा सकते हो, या तो 0, 4, 6, 8 किसी एक को बिठाते चलो, है ना, बिठाते चलो। तो अब यहां पे कितने ऑप्शन है, 0 को बिठा दिया, अगर 0 को बिठा दिया तो अगली वाली चेयर के पास 3 ऑप्शन है ना, फिर 2 ऑप्शन है, फिर एक कम होता जाएगा बस। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर, 4 into 4 फैक्टोरियल विच इज 96 इज द आंसर। बस ये क्वेश्चन आया था, है ना, ये क्वेश्चन आया था जेई मेन 2021 में। ये क्लियर है क्या, यस, ये सबको क्लियर है, फाइन, ओके। चलो अगला क्वेश्चन ट्राई करो, टोटल नंबर ऑफ नंबर्स। ये वाला क्वेश्चन कैसे, ये भी जेई मेन 2021 का है और बहुत चिंदी चिंदी क्वेश्चंस आते हैं। पीएनसी में एक्चुअली चिंदी क्वेश्चंस ही आते हैं, ठीक है, चिंदी ही आता है। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन 100 and 1000, मतलब बेसिकली आपको 3 डिजिट नंबर्स काउंट करने ना, 100 और 1000 के बीच में बोल रहा है। टोटल नंबर ऑफ नंबर्स विच आर लाइंग बिटवीन, तो 3 डिजिट नंबर्स आपको काउंट करने बेसिकली, जो कि ग्रेटर देन 100 होने चाहिए। तो 3 डिजिट नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 100 एंड ऑब्वियसली लेस देन 1000 तो होगा ही ना, क्योंकि 3 डिजिट नंबर है। ओके, तो 3 डिजिट नंबर्स आपको काउंट करना है विच आर फॉर्म्ड बाय 1, 2, 3, 4, 5, बस इन्हीं को यूज करना है, अपनी जेब से खर्चा नहीं करना है। केवल 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करो, अपने मन से 6 और 7 और 8 और 9 को भी यूज मत कर लेना, ठीक है। केवल 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करना है। यहां पे लिख लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5 को यूज करना है। रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, अगेन रिपीटेशन यहाँ पे अलाउड नहीं है। और आपको काउंट करने नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय आइदर 3 और 5, आपको वो वाले नंबर्स काउंट करने हैं विच आर डिविजिबल बाय आइदर 3 और 5। तो आप जो भी यहां पे नंबर्स फॉर्म करोगे, या तो वो 3 से डिविजिबल होना चाहिए या वो 5 से तो एक काम करते हैं, पहले 5 से डिविजिबल वाले काउंट कर लेते हैं, है ना। तो आपका जो नंबर है 5 से डिविजिबल तभी बनेगा जब लास्ट चेयर पे 5 होना चाहिए। भाई इन्हीं नंबर्स को यूज करना है ना। तो 1, 2, 3, 4, 5 में से मैं लास्ट में किसको फिक्स कर दूं, 5 को फिक्स कर दूं। 0 तो अवेलेबल नहीं है, 0 को हम यूज नहीं कर सकते। तो पहले आप वो वाले नंबर्स काउंट कर लो विच आर डिविजिबल बाय 5। तो डिविजिबल बाय 5 वाले कितने नंबर्स आएंगे बताओ, है ना। डिविजिबल बाय 5 वाले नंबर्स आपको काउंट करने हैं, 3 डिजिट नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 5। तो कितने ऐसे नंबर आएंगे, तो 5 को फिक्स कर दिया। अगर आपने यहाँ पे 5 को फिक्स कर दिया तो अब यहाँ पे 5 नहीं आ सकता, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो इस वाली चेयर के पास 4 ऑप्शन है और अगली वाली चेयर के पास 3 ऑप्शन है। तो टोटल ऐसे कितने 12 नंबर आएंगे, है ना। टोटल 12 नंबर आएंगे विच आर डिविजिबल बाय 5। अब आप वो वाले काउंट करो विच आर डिविजिबल बाय 3। ओके, डिविजिबल बाय 3 वाले कितने आएंगे, नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 3। अब डिविजिबल बाय 3 वाले अगर आपको काउंट करना है तो अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपको 3 में डिविजिबिलिटी पता है क्या। 3 में डिविजिबिलिटी ये होती है कि सम ऑफ डिजिट्स मस्ट बी डिविजिबल बाय 3, है ना। तो कौन कौन से केसेस बनेंगे आप यहाँ पे बताओ। यहाँ पे देखो हम किस किस नंबर्स को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो आप 1, 2, 3 को सिलेक्ट करो, है ना। 1, 2, 3 को सिलेक्ट करके उनको यूज करके नंबर्स बना लो, 1, 2, 3, 2, 3, 1, 3, 1, 2, है ना। तो इनको अरेंज करके आप नंबर्स बना लो। तो पहला केस तो ये हो सकता है। दूसरा केस क्या हो सकता है, दूसरा केस ये आप ले सकते हो 3, 4, 5, है ना। 3 + 4 + 5 करोगे तो भी डिविजिबल बाय 3 आ रहा है। देखो ये भी डिविजिबल बाय 3 आएगा ना। सम ऑफ डिजिट्स करो आप, सम ऑफ डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3, इधर भी सम ऑफ डिजिट्स डिविजिबल बाय 3।
और कौन कौन से केसेस है, 5 में से कोई भी 3 सिलेक्ट करना है और उनका जो सम होगा वो डिविजिबल बाई 3 होना चाहिए। एक तो हम ले सकते हैं 1 2 3, एक हम ले सकते हैं 3 4 5, एक आप ले सकते हो 1 3 और 5, 1 3 और 5 को ले लो, है ना, तो 1 3 और 5 को भी ले सकते हैं, और एक आप ले सकते हो 2 3 और 5 को, बीच वाले 3 ले लो, है ना, तो आप ये भी ले सकते हो 2 3 और 5। अब इनको अरेंज कर दो, तो इनको अरेंज करना है 3 चेयर पे। इनको अगर अरेंज करोगे आप 3 चेयर पे तो कितने तरीके आएंगे, 3 फैक्टोरियल ना, यहां पे भी 3 फैक्टोरियल, यहां पे भी 3 फैक्टोरियल, यहां पे भी 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल कितनी बार आएगा, 4 बार आएगा, तो 3 फैक्टोरियल 4 बार, यहां पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल 4 बार। तो ऐसे कितने नंबर्स आएंगे, दिस इज नथिंग बट 24। तो टोटल ऐसे 24 नंबर्स आएंगे ना विच आर डिविजिबल बाई 3, और 12 नंबर ऐसे आएंगे विच आर डिविजिबल बाई 5। अब देखो, लेकिन यहां पे आपने कुछ नंबर्स ये भी तो काउंट कर लिए ना जिसमें 5 आएगा यूनिट प्लेस पे, ये जो 5 है ये यूनिट प्लेस पे भी तो आ सकता है, तो आपने यहां पे रिपीटेड काउंटिंग कर ली, है ना। 5 से डिविजिबल वाले तो हमने पहले ही गिन लिए थे 12, लेकिन इसमें भी आप दोबारा गिन रहे हो। अगर आप दोबारा गिन रहे हो तो आपको माइनस करना पड़ेगा। तो आंसर इन दोनों का टोटल कितना है, इन दोनों का टोटल है 12 प्लस 24 मतलब 36, लेकिन इसका आंसर 36 आएगा क्या, इसका आंसर 36 नहीं आएगा। ये जो रिपीटेड काउंटिंग वाले हैं वो आपको माइनस करने पड़ेंगे ना, है ना। यहां पे आपने गिने 5 से डिविजिबल वाले, यहां पे आप केवल गिनो 3 से डिविजिबल वाले, 5 से डिविजिबल वाले दोबारा मत गिनो, बट यहां पे तो आपने ऑलरेडी गिन लिया ना भाई। अगर आप इनको 3 फैक्टोरियल तरीके से अरेंज करोगे तो लास्ट में कभी ना कभी तो 5 आएगा। कितनी बार 5 आएगा, कितने नंबर्स ऐसे बनेंगे, तो एक बनेगा 3 4 5 और एक बनेगा 4 3 5, है ना, 3 4 5 4 3, तो 2 नंबर ऐसे बनेंगे, तो -2 करो। और यहां पे भी तो 5 आएगा, इधर भी 5 आएगा, इधर भी कितने नंबर बनेंगे 1 3 5 या फिर 3 1 5, तो 2 नंबर और, ठीक है। तो अल्टीमेटली आपका आंसर आएगा 36 - 4 32 आएगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या है, इसका फाइनल आंसर 32 आएगा। अंडरस्टूड, है ना, क्योंकि आपने रिपीटेड काउंटिंग कर ली थी, तो उनको बेसिकली काउंटिंग है। अगर आपको काउंटिंग समझ में आ गया तो आपको ये पूरा चैप्टर ही समझ में आ गया। और आगे बढ़ते हैं, है ना। अगला जो क्वेश्चन है उसको ट्राई करो, नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स। तो 3 डिजिट नंबर्स अपने को फॉर्म करने हैं बाय यूजिंग 0 1 3 4 6 और 7, है ना। इफ द रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड, तो रिपीटेशन ऑफ द डिजिट जो है वो अलाउड नहीं है। और 3 डिजिट इवन नंबर्स आपको काउंट करना है। तो 3 डिजिट के इवन नंबर्स, तो लास्ट वाली चेयर पे या तो मैं 0 को फिक्स कर सकता हूं, या फिर लास्ट वाली चेयर पे 4 को फिक्स कर सकते हैं, या फिर लास्ट वाली चेयर पे 6 को फिक्स कर सकते हैं, क्योंकि अपने को बनाना है 3 डिजिट के इवन नंबर्स। अगर आपको इवन नंबर्स बनाने हैं तो फिक्स करते चलो, है ना। तो ये केस 1, फिर ये केस 2 और ये केस 3, अलग अलग केसेस में आप गिन लो, है ना। यहाँ पे 0 को फिक्स कर दिया, अगर 0 को फिक्स कर दिया तो पहली चेयर के पास क्या क्या ऑप्शन है, तो पहली चेयर के पास 5 ऑप्शन है, पहली चेयर के पास 5 ऑप्शन है, तो अगली चेयर के पास कितने ऑप्शन हो जाएंगे 4, तो 5 × 4 20 आ जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे इस वाली चेयर के पास कितने ऑप्शन है, यहाँ पे आपने 4 को फिक्स कर दिया, अगर 4 को फिक्स कर दिया तो 4 नहीं आ सकता, अगर 4 नहीं आ सकता तो कौन कौन आ सकता है, 0 आ सकता है, 1 आ सकता है, 3 आ सकता है, 6 आ सकता है, 7 आ सकता है, ठीक है। तो 5 ऑप्शन। अच्छा 0 नहीं आ सकता, है ना, 0 नहीं आ सकता ना, क्योंकि पहली चेयर है, तो सिंस पहली चेयर है तो 0 नहीं आ पाएगा, केवल 4 ऑप्शन आएंगे। अरे हाँ, केवल 4 ऑप्शन आएंगे, ठीक है। यहाँ पे पहली वाली चेयर पे केवल 4 ऑप्शन ही तो आएंगे, 0 नहीं आ सकता। तो मान लो किसी एक को बिठा दिया आपने, मान लेते कि 1 को बिठा दिया, अगर आपने 1 को बिठा दिया तो अब इस वाली चेयर पे 1 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, है ना। तो 1 और 4 को हटाओ, 1 नहीं आ सकता, 4 नहीं आ सकता, तो कौन कौन आ सकता है, 0 3 6 और 7। तो इस वाली चेयर पे भी 4 ऑप्शन है ना, 0 3 6 और 7। ओके, तो 4 × 4 यहाँ पे 16 आ जाएगा, एंड सिमिलरली इसमें भी 16 आएगा, इधर भी 4 ऑप्शन और इधर भी 4 ऑप्शन, तो इसमें भी कितना आ जाएगा, इसमें भी 16। तो अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर, ये 32 और 52 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर ये दिख गया, 52 विल बी द आंसर। यस, चमक गया। और आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन ये जेईई एडवांस 2018 का है, इसको ट्राई करो। इसमें बोल रहा है कि नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, 5 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं। तो ऐसे पहले कर लो डैश 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 5 बार, 1 2 3 4 5। बहुत बढ़िया, 5 डिजिट के नंबर्स काउंट करने हैं विच आर डिविजिबल बाई 4। अच्छा, अब डिविजिबल बाई 4 का क्राइटेरिया आपको पता है ना, डिविजिबल बाई 4 तभी होता है जब लास्ट टू डिजिट्स आर डिविजिबल बाई 4। तो लास्ट 2 डिजिट्स अपने 4 से अगर डिवाइड हो गए,
मतलब पूरा जो नंबर है वो भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। इफ लास्ट 2 डिजिट्स आर डिविजिबल बाय 4 देन द एंटायर नंबर विल बी डिविजिबल बाय 4। और आपको यही वाले डिजिट्स यूज करने हैं, तो लास्ट 2 डिजिट्स को फिक्स कर दो ना। आप क्या क्या आ सकता है बताओ। एक तो हम यहाँ पे किस किस को फिक्स कर सकते हैं, 1 1 नहीं आ सकता, 1 2 आ सकता है ना, 1 और 2 को हम फिक्स कर सकते हैं। और कौन कौन से तरीके हैं, 1 2 ले लो, 1 3 नहीं ले सकते। आप एक ऑर्डर में चलो ताकि आपका कुछ मिस नहीं होगा, ठीक है। तो 1 2 नहीं, 1 2 ले लिया, 1 3 नहीं हो सकता, 1 4 नहीं हो सकता, 1 5 नहीं हो सकता, फिर 2 1 नहीं हो सकता, 2 2 नहीं हो सकता, 2 3 2 4 हो सकता है। अगला 2 4 आएगा ना, 2 4 इज डिविजिबल बाय 4, तो एक ये भी एक तरीका आ जाएगा। और 2 4 के बाद 2 5 नहीं हो सकता, 3 1 3 2, अगला 3 2 आएगा, ठीक है। तो 3 2 ले सकते हैं हम। और 3 2 के बाद 3 3 3 4 3 5 पॉसिबल नहीं है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 4 ले सकते हैं हम। रिपीटेशन इज अलाउड, क्वेश्चन देख लेना ना, क्वेश्चन यही कह रहा है कि रिपीटेशन अलाउड है। तो 4 4 फिर 4 5 तो आ नहीं सकता, 5 1 5 2, 5 2 भी आ सकता है, ठीक है। तो इतने तरीके हैं, 1 2 या लास्ट में 2 4 को रख दो, या लास्ट में 3 2 को रख दो, या 4 4 को, या 5 2 को। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है ना। आप चाहते हो कि जो नंबर आए वो 4 से डिविजिबल आए और रिपीटेशन अलाउड है। तो अब इन तीनों चेयर्स के पास कितने कितने रिपीटेशन अलाउड है, तो 5 5 ऑप्शन है ना। इनमें से किसी एक को बिठा दो, 1 को या 2 को या 3 को या 4 को या 5 को, तो हर एक चेयर के पास 5 5 ऑप्शन है। इधर भी हर एक चेयर के पास 5 5 ऑप्शन है, क्योंकि रिपीटेशन आपका अलाउड है। तो सिंस रिपीटेशन इज अलाउड, तो कितना आंसर आ जाएगा? सबका आंसर आ रहा है 5 इंटू 5 इंटू 5 125, इधर भी 125, इधर भी 125, इधर भी 125 और इधर भी 125। तो ये 125 कितनी बार आएगा? सब कुछ ऐड कर दो, तो अल्टीमेटली ऐड करोगे तो व्हाट इज द आंसर? 125 आएगा 5 बार ना, 125 5 बार, मतलब ये 5 की पावर 4 हो गया, तो 625 इज द आंसर। सिंपल, ये चमका, यस। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 625, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो, ये भी एक काफी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, नंबर ऑफ जीरोज इन n फैक्टोरियल। इसको आप समझो पहले, तो इसका मतलब क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ जीरोज मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो, एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा सा नंबर है विच इज 100 फैक्टोरियल। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 100 फैक्टोरियल निकालो, तो हालत खराब हो जाएगी ठीक है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 100 फैक्टोरियल निकालो, तो 100 फैक्टोरियल तो बहुत बड़ा नंबर होता है। 100 फैक्टोरियल मतलब 100 इंटू 99 इंटू 98 इंटू 97 इंटू 96 इंटू 95 इंटू 94, और ऐसा आप करते चले जाओगे जब तक 1 नहीं आ जाता है। तो सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा फ्रॉम 100 टू 1। तो 100 फैक्टोरियल क्या एक बहुत बड़ा नंबर होता है? यस सर, है ना। 100 फैक्टोरियल तो बहुत ही बड़ा नंबर होता है, डेफिनेटली ये बहुत बड़ा नंबर है। डॉट 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 1 तक अपने को जाना है। लेकिन ये जो 100 फैक्टोरियल नंबर है ना, उसमें आप एक काम करो, जितने भी नंबर है सबको प्राइम फैक्टराइज कर लो। तो जैसे 100 को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर। 99 को मैं क्या लिख सकता हूं? 99 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर इंटू 11। इसको ये होता है 49 इंटू 2 ना, तो 2 इंटू 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो सब कुछ आप प्राइम फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टराइज कर लो, प्राइम फैक्टराइज ऐसे करते जाओ, सारे नंबर्स को प्राइम फैक्टराइज कर लो। जितने भी नंबर्स है सबको आप प्राइम फैक्टराइज कर लो, और फिर 2 की कुछ ना कुछ पावर आएगी ना। यहां पे 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 1 है, सिमिलरली आगे भी कुछ ना कुछ 2 की पावर आएगी। तो 2 की टोटल पावर कितनी आएगी वो अपने को फाइंड आउट करना है। सिमिलरली 3 की पावर 2 है यहाँ पे, फिर आगे भी तो बहुत सारी 3 की पावर आएगी ना, फिर आप सबको क्लब कर लोगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 2 है, फिर 2 की पावर 1 है, तो 2 + 1 3 हो गया। आगे भी तो बहुत सारी पावर्स आएगी, तो सब कुछ आप ऐड करो, और फाइनली यहाँ पे 2 की पावर कुछ ना कुछ आ जाएगी। सिमिलरली 3 की पावर कुछ ना कुछ आएगी, सिमिलरली 5 की पावर कुछ ना कुछ आएगी। अब ये जो पावर है ना, उसको निकालने का एक शॉर्टकट होता है, तो डायरेक्टली मैं आपको वो शॉर्टकट ही बता देता हूं। वो शॉर्टकट ये होता है, अगर मान लो कि 100 फैक्टोरियल है, तो 100 फैक्टोरियल में 2 की पावर कितनी आएगी वो अपने को फाइंड आउट करना है। उसका एक शॉर्टकट है। शॉर्टकट क्या है कि आप 100 को इस नंबर से डिवाइड करते हैं। जैसे आपको पावर किसकी निकालनी है? आपको 2 की पावर निकालनी है ना, तो जिसकी भी पावर निकालनी है उस नंबर से इसको डिवाइड करते चलो, है ना, डिवाइड करते चलो। जैसे फॉर एग्जांपल आप 100 को डिवाइड करो 2 से, तो कितना आएगा? 50। फिर आप 50 को डिवाइड करो 2 से, तो आएगा 25। फिर 25 को डिवाइड करो 2 से,
तो ये आएगा 12.25। फिर 12.25 को डिवाइड करो 2 से, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 6.125। इसको फिर से आप डिवाइड करो, 6.125 को डिवाइड करो 2 से, तो ये कितना आएगा, ये आएगा 3 है ना, 3 कितना आएगा, 3 समथिंग आ जाएगा ना। चलो 3 समथिंग लिख दो आप, तो 3 समथिंग को डिवाइड करो 2 से, तो ये आ जाएगा 1 समथिंग। ये आपको समथिंग निकालने की जरूरत नहीं है ना, इससे अल्टीमेटली कोई मतलब नहीं है। 1 समथिंग, और फिर 1 समथिंग को डिवाइड करो 2 से, तो यहां पे आ जाएगा 0 समथिंग। अब ये प्रोसेस आप तब तक रिपीट करोगे जब तक 0 समथिंग नहीं आ जाता है। ये आपको समझ में आया? ये कब तक करेंगे सर? ये तब तक करोगे जब तक 0 समथिंग नहीं आ जाता है। अगर 0 समथिंग आ गया तो वहां पे थांबा, मतलब वहां पे रुक जाओ, ठीक है। अब इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके ऐड कर दो, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो और ऐड कर दो, आपकी 2 की पावर आ गई। इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके ऐड करना, तो कितना आएगा। अच्छा, हमने यहां पे स्टॉप क्यों कर दिया? हमने यहां पे स्टॉप इसीलिए तो किया क्योंकि अब 0 समथिंग आ गया ना। 0 समथिंग को फर्दर डिवाइड करोगे 2 से, तो वो भी 0 समथिंग आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो फिर से 0 समथिंग आएगा। फिर से 2 से डिवाइड करोगे तो फिर से 0 समथिंग आएगा। तो इसके बाद सारे 0 ही आएंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात कर रहे हैं हम। तो सिंस हम यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर की बात करें तो इसके बाद वाले सब फालतू है, निकालने की जरूरत ही नहीं है ना, हम क्यों टाइम वेस्ट करें। तो बस ये निकाल लो आप, कितना है 50 + 25 + 12 + 6 + 3 + 1, तो दैट इज द आंसर। तो ये कितना आएगा, टोटल करना है एक बार, टोटल 50 + 25 + 12 + 6 + कितना है 3 + 1, तो ये जो भी आएगा दिस विल बी द पावर ऑफ 2। ये कितना आ रहा है, ये टोटल कितना 97 आ रहा है क्या? ओके, तो 97 आ जाएगा 2 की पावर। ये जो क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू आ गया 97। सिमिलरली आप 5 की पावर निकालो, 3 की पावर भी आप निकाल सकते हो, बट 3 की पावर कुछ काम की नहीं है ना, तो वो हम नहीं निकाल रहे। अब यू कैन यूज द सेम मेथड, आप यहाँ पे 3 से डिवाइड करते चलो, 100/3, फिर से बाई 3, फिर से बाई 3, और सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लो, तो ये वाला भी आ जाएगा। बट वो हम निकालना नहीं चाहते, हम निकालना चाहते हैं 5 की पावर। तो 5 की पावर निकालना एक बार, 100 फैक्टोरियल में 5 की पावर, तो 5 से डिवाइड करोगे तो ये आ गया 20 को फिर से 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 4 को फिर से 5 से डिवाइड कर दो तो ये आ गया 0 समथिंग। अगर 0 समथिंग आ गया तो स्टॉप। बस यही आपका आंसर आ गया इन सबका टोटल। तो टोटल कितना आ गया 24 आ गया है ना, तो दिस इज 24। तो 5 की पावर कितनी आएगी, 5 की पावर आ जाएगी 24। ठीक है, अब एक बात बताओ, 5 की जो भी पावर आएगी क्या वो 2 की पावर से हमेशा छोटी आएगी? देखो यहाँ पे बड़ा नंबर आ रहा है 97 और यहाँ पे छोटा नंबर आ रहा है 24, तो 5 की पावर हमेशा छोटी आएगी ना, क्योंकि ये जो 2 है वो हर दूसरे नंबर में पाया जाता है। जैसे 100 में भी 2 होता है, 98 में भी 2 होता है ना, 96 में भी 2 होता है, तो हर दूसरे नंबर में 2 की पावर होती है, बट हर 5वें नंबर में 5 की पावर होती है। तो 5 की जो भी पावर आएगी वो हमेशा छोटी आएगी। और हम यहां पे निकालना चाहते हैं टोटल नंबर ऑफ जीरोस, है ना। अपना ऑब्जेक्टिव क्या है, वी वांट टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोस इन 100 फैक्टोरियल। अब आप यहां पे कॉन्सेप्ट को समझो, कॉन्सेप्ट यही है कि जब एक 2 एक 5 के साथ मिलेगा तो 10 बन जाएगा ना। यहां से एक 2 उठा लो आप, यहां से एक 5 उठा लो, तो 2 और 5 जब मिलेगा, जब मल्टीप्लाई होगा तो 10 बन जाएगा। और 10 अगर बन गया तो 10 इंटू समथिंग, तो लास्ट में 0 आएगा ना, समझ रहे हो। तो टोटल कितने जीरोस आएंगे, जितने 5 और 2 से आप 10 बना सकते हो उतने जीरोस आएंगे लास्ट में, है ना। तो यहां पे 5 की पावर 24 है और 2 की पावर 97 है, तो कम कौन सा है। बेसिकली आप यहां पे ये समझो, केमिस्ट्री में एक आपको कॉन्सेप्ट होता है ना लिमिटिंग रिएजेंट का, तो ये 5 हमारे पास लिमिटेड है और ये 2 बहुत सारे, तो 5 की पावर 24 और 2 की पावर 24 ले लो, तो कितने 10 बनेंगे। 10 हम कितने बना सकते हैं, 2 की पावर 24 ले लो, 5 की पावर 24 ले लो। ये तो एक्सेस में है लेकिन ये लिमिटेड है, लिमिटिंग रिएजेंट है बेसिकली। तो 5 की पावर 24, तो जो भी आपकी 5 की पावर होगी उतने जीरोस आएंगे ना। 2 की पावर 24 और 5 की पावर 24 को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 10 की पावर 24। और अगर किसी भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कर रहे हो 10 की पावर 24 से, तो उसमें लास्ट में कितने जीरोस होंगे, 24 जीरोस होंगे। तो आप इमेजिन करो कि ये जो 100 फैक्टोरियल जो नंबर है, अगर आप ये सारे मल्टीप्लाई करोगे ना, ये सारे मल्टीप्लाई करोगे तो एक बहुत बड़ा नंबर आएगा, एक बहुत ही बड़ा सा नंबर आएगा। उसमें लास्ट के जो 24 डिजिट्स है वो सारे जीरो होंगे, ये सारे के सारे जीरो होंगे, समझ रहे हो। 24 डिजिट्स विल बी ऑल जीरो,
अंडरस्टूड? उतना बड़ा नंबर आएगा, 100 फैक्टोरियल इतना बड़ा आएगा कि लास्ट के 24 डिजिट्स आपके सारे जीरो है, और यही अपने को फाइंड आउट करना था। तो ये आपको समझ में आ गया। बेसिकली आप 5 की पावर निकाल लिया करो, शॉर्टकट यही है। अगर आपने 5 की पावर निकाल ली ना, उतने जीरोज आएंगे हमेशा, ठीक है? तो 5 की पावर निकाल लो। जैसे 1000 फैक्टोरियल में कितने जीरोज आएंगे? फाइंड आउट द नंबर ऑफ जीरोज इन 1000 फैक्टोरियल। 1000 फैक्टोरियल में जीरोज निकालने तो 5 की पावर निकाल लो। तो इसको 5 से डिवाइड करते चलो, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 200, फिर 200 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 40 आ गया, 40 को फिर से 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ गया, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और 1 पॉइंट समथिंग को डिवाइड करने की जरूरत है क्या? 0 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, और इसके बाद अपने को करने की जरूरत ही नहीं है, सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके ऐड कर दो बस। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके सब कुछ ऐड कर दो, अल्टीमेटली व्हाट इज द आंसर? अल्टीमेटली यहां पे आ जाएगा 249, ठीक है? तो फाइनली यू विल गेट 249 जीरोज आएंगे। तो 1000 फैक्टोरियल इमेजिन करो, 1000 फैक्टोरियल एक इतना बड़ा नंबर है कि उसमें लास्ट के जो 249 डिजिट्स है वो सारे जीरो है। 1000 फैक्टोरियल में एंड में कितने जीरोज आएंगे? 249 जीरोज आएंगे, उतना बड़ा नंबर है। 500 फैक्टोरियल, तो 500 फैक्टोरियल है तो 500 को डिवाइड करोगे 5 से, है ना? तो कितना आएगा? 100। 100 को डिवाइड करोगे 5 से तो ये 20। 20 को डिवाइड कर दो 5 से तो 4, और 4 को डिवाइड करोगे 5 से तो 0 पॉइंट समथिंग। तो बस इसके बाद कुछ फायदे की बात नहीं है, ठीक है? तो बस यहां से कितना आ गया? इन सबका ग्रेटेस्ट इंटीजर लेके ऐड कर दो तो 124 आ गया। अल्टीमेटली 124 नंबर ऑफ जीरोज आ जाएंगे। अंडरस्टूड? कितने कितने जीरो आएंगे ये क्लियर है क्या? फाइन। अब अगले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, तो आपको शॉर्टकट क्लियर हो गया ना। अगला जो कॉन्सेप्ट है दैट इज परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। अब एक्चुअली आपका चैप्टर स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है? अभी तक तो हमने काफी बेसिक बेसिक बातें कर ली, अब चैप्टर को स्टार्ट करते हैं फाइनली कि ये परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन होता क्या है, ठीक है? इनके क्या फॉर्मूलाज होते हैं और ये सारी चीजें। तो परम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? परम्यूटेशन का मतलब होता है अरेंजमेंट, इसमें अरेंजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है। और कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन, ये आपका सिलेक्शन कराएगा जेईई एडवांस में। अरे वो वाला सिलेक्शन नहीं, सिलेक्शन मतलब बेसिकली अपने को सिलेक्ट करनी है चीजें, है ना? 10 में से 5 सिलेक्ट करनी है, 4 में से 2 सिलेक्ट करनी है, तो अपने को सिलेक्ट करना है, ठीक है? यहाँ पे अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट, यहाँ पे केवल आपको सिलेक्शन करना है, अरेंजमेंट इज नॉट इंपॉर्टेंट। आप केवल सिलेक्ट करके रख लोगे, उनको अरेंज नहीं करना है ना? उनको ऐसा नहीं कि ये पहले आएगा फिर ये बाद में आएगा, इस तरह का अरेंजमेंट अपने को नहीं करना है, केवल सिलेक्ट करना है ना? तो दिस इज ओनली सिलेक्शन और इसमें है अरेंजमेंट। अब ये परम्यूटेशन का फॉर्मूला का क्या होता है? परम्यूटेशन का फॉर्मूला NPR, कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला इज NCR। अच्छा, परम्यूटेशन का फॉर्मूला जो होता है उसमें आप केवल ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल करोगे और नीचे आता है दोनों का डिफरेंस, इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप। तो ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है? तो इन दोनों का डिफरेंस, so दिस इज द फॉर्मूला फॉर NPR। और NCR का फॉर्मूला तो वैसे हमने बाइनोमियल में भी पढ़ा था, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल, और दोनों का डिफरेंस, है ना? ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर, नीचे वाले का नीचे, और दोनों का डिफरेंस। सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर NCR। अब ये फॉर्मूला का मतलब क्या है? फॉर्मूला का सिंपल मतलब ये है कि जैसे मान लो आपके पास 5 स्टूडेंट है, A B C D और E, ठीक है? तो 5 स्टूडेंट है और 3 चेयर है केवल। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर? 5। और चेयर लेकिन कम है। अगर 5 स्टूडेंट और 5 चेयर है तो हम बोल देते 5 फैक्टोरियल, लेकिन अभी ये 5 फैक्टोरियल नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 5 स्टूडेंट है और चेयर तो 3 ही है। तो अगर आपको 5 स्टूडेंट को अरेंज करना है 3 चेयर के ऊपर, तो आप यहां पे बेसिकली दिस इज द क्वेश्चन ऑफ अरेंजमेंट ना, आपको अरेंज करना है। अगर आपको अरेंज करना है तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? NPR। और अगर आपको सिलेक्ट करना है तो, अगर मान लो मैं क्वेश्चन आपको पूछता हूं कि नहीं चेयर पे नहीं बिठाना है, मान लो कि 5 स्टूडेंट है और 5 स्टूडेंट में से कोई भी 3 स्टूडेंट आपको सिलेक्ट करना है। ये 5 स्टूडेंट में से कोई भी तीन आपको सिलेक्ट करना है बस। तो यहां पे आप फॉर्मूला यूज करोगे 5C3 और यहां पे आप फॉर्मूला यूज करोगे 5P3। और बाय द वे एक और चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर आप फॉर्मूलाज को ध्यान से देखोगे ना, तो क्या हम ऐसा भी लिख सकते हैं? अगर आप फॉर्मूलाज को ध्यान से देखोगे तो NPR को हम लिख सकते हैं NCR मल्टीप्लाइड बाई R फैक्टोरियल, ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे R फैक्टोरियल के साथ तो R फैक्टोरियल और R फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा ना। अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे R फैक्टोरियल के साथ तो R फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, यही वाला फॉर्मूला तो बन जाएगा।
तो एक्चुअली आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। इसी क्वेश्चन को करने का एक और तरीका ये होता है कि पहले सिलेक्ट कर लो। देखो टोटल 5 स्टूडेंट है, 5 में से 3 को बिठाना है। अब किन 3 को बिठाओगे, तो पहले आप सिलेक्ट कर लो। तो पहले आप क्या करो, ये 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लो। मान लो आपने सिलेक्ट कर लिया, इन 5 में से आपको जो अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स लगे आप उनको सिलेक्ट कर लो। आपको अच्छा लगा ए, आपको अच्छा लगा बी और आपको अच्छा लगा डी। ठीक है, तो आपने ए बी डी को सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, आपको ए बी और डी अच्छा लगा, जो भी आपको अच्छा लगा उनको आपने सिलेक्ट कर लिया। अब ये 3 स्टूडेंट है, 3 को 3 चेयर पे अरेंज करना है। तो अगर 3 को 3 पे अरेंज करना तो मल्टीप्लाइड बाय 3 फैक्टोरियल आएगा। तो ये वाला जो मेथड होता है ना, ये बेस्ट होता है। मतलब पर्सनली मुझसे पूछोगे तो मैं तो कभी ये एनपीआर वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करता हूं। पहले सिलेक्ट देन अरेंज। आप ये हमेशा ये वाला मेथड यूज किया करो। आपको ये एनपीआर वाला फॉर्मूला यूज ही नहीं करना है, फालतू एकदम। ठीक है, तो अगर अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करोगे, पहले सिलेक्ट कर लो और फिर उनको अरेंज कर दो। ये मेथड एक्चुअली बेस्ट होता है। तो ऑलवेज यूज एनसीआर फॉर्मूला। एनपीआर की जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको ज्यादा, बस ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हो वैसे ही, बाकी इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं। हम डायरेक्टली यही वाला यूज कर लेंगे ना, एनसीआर। पहले सिलेक्ट कर लो और जो भी सिलेक्टेड लोग हैं उनको अरेंज कर दो। तो पहले आप 5 में से 3 सिलेक्ट कर लो और 3 को अरेंज कर दो। यहां पे अरेंज करना ही नहीं है। यहां पे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 5 में से 3 को सिलेक्ट करके रख लो। तो 5 में से 3 को सिलेक्ट किया और बस उनको रख लिया, उनको बिठाना नहीं है। अंडरस्टूड ना। तो एक क्वेश्चन है सिलेक्शन का और है ना एबीडी। यस, चलो हाँ, अगला वाला। अच्छा, यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिखे हैं। आप मुझे ये बताओ कि पहला और दूसरा 2 क्वेश्चन है, इनमें से परम्यूटेशन वाला कौन सा क्वेश्चन है और कॉम्बिनेशन वाला कौन सा क्वेश्चन है ना। कौन से क्वेश्चन में एनपीआर लगेगा और कौन से क्वेश्चन में एनसीआर लगेगा। ठीक है, विच इज द क्वेश्चन ऑफ परम्यूटेशन, विच इज द क्वेश्चन ऑफ कॉम्बिनेशन। तो ए बी सी डी है, उनमें से आपको 3 लेटर सिलेक्ट करना है और नंबर प्लेट ऑफ अ कार बनानी है। तो अगर आप नंबर प्लेट ऑफ कार की बात कर रहे हो तो उसमें अगर एक नंबर प्लेट है जिसमें लिखा है एबीसी, ठीक है, 3 लेटर की बनानी है बेसिकली आपको। अगर एबीसी लिखा है या सी ए बी लिखा है तो क्या ये दोनों नंबर प्लेट अलग अलग है? ये दोनों नंबर प्लेट अलग अलग है ना। तो यहां पे अरेंजमेंट इंपॉर्टेंट है। पहले वाले पार्ट में आपको नंबर प्लेट ऑफ कार बनानी है। अगर आप नंबर प्लेट ऑफ कार बनाने जाओगे तो एबीसी वाली एक नंबर प्लेट वाली कार है और एक सी ए बी, तो वो तो कैब हो गई ना। तो जमीन आसमान का फर्क है, एक टैक्सी है एक टैक्सी ने मतलब बेसिकली दोनों नंबर प्लेट अलग अलग है। ठीक है, लेकिन अगर आपको यही जो 4 अल्फाबेट है उसमें से 3 सिलेक्ट करके एक ट्राइंगल बनाना है तो ट्राइंगल तो सेम ही होता है ना। आप ट्राइंगल एबीसी बोलो या ट्राइंगल बीसीए बोलो या ट्राइंगल सीएबी बोलो, ये सब तो एक ही बात है। ठीक है, तो आपको केवल 4 में से 3 आपको सिलेक्ट करना है। तो मतलब दूसरा जो क्वेश्चन है वो सिलेक्शन का है और पहला जो क्वेश्चन है वो अरेंजमेंट का है। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? पहले क्वेश्चन में आपको 4 में से कोई 3 को अरेंज करना है, तो 4p3 और इसका आंसर आएगा 4c3। समझ गया ना, 4 अल्फाबेट है, 4 अल्फाबेट में से आपको 3 अल्फाबेट सिलेक्ट करके इसमें अरेंज भी करना पड़ेगा। उसमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप एबीसी बोलो या बीसीए बोलो सीएबी बोलो, सारे एक ही तो ट्राइंगल है। ओके, तो ट्राइंगल्स बनाने थे। तो ट्राइंगल में ऑर्डर इज नॉट इंपॉर्टेंट, आप केवल सिलेक्ट करो। जितने तरीके से आप सिलेक्ट कर सकते हो उतने ट्राइंगल बनेंगे, लेकिन यहां पे आपको अरेंज भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये परम्यूटेशन का क्वेश्चन है, ये कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। जहां पे अरेंजमेंट आएगा वो परम्यूटेशन है, जहां पे अरेंजमेंट नहीं करना है वो कॉम्बिनेशन है। आप केवल सिलेक्ट करो ना, सिलेक्ट कर लोगे तो आपके ट्राइंगल्स बन जाएंगे। अंडरस्टूड। और आगे बढ़ते हैं। अब देखो बहुत सारे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, है ना। तो दीज आर क्वेश्चंस व्हिच आर बेस्ड ऑन फॉर्मूला। इवन आप मानोगे नहीं, जेई मेन में एनपीआर और एनसीआर का फॉर्मूला आपको आता है ना, तो भी आप सिलेक्ट हो सकते हो। ठीक है, मतलब ये आप मानोगे नहीं बट हाँ ये है। आप यहाँ पे पीएचडी करते रहते हो, जेई वाले देखो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे। ठीक है, तो इतना वन शॉट करने को मतलब ही नहीं है फिर तो। ठीक है, बट हाँ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये 2021 का ही क्वेश्चन है, कोई पुरानी बात तो है नहीं। तो यहाँ पे एक सीरीज टाइप का कुछ लिखा हुआ है और फिर अपने को वो कंपेयर करके आंसर निकालना है। तो ये सीरीज आप देख लो, ये जो अपना रिक्वायर्ड सीरीज है उसको एस बोल देते हैं। यहाँ पे लिखा है 1p1, यहाँ पे लिखा हुआ है 2p2, 3p3 और 15p15। अच्छा, तो मुझे बताओ कि npn का वैल्यू कितना आएगा? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ npn? npn तो ये तो यही होता है ना कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे दोनों का डिफरेंस। तो डिफरेंस है 0, 0 का फैक्टोरियल, ये तो n फैक्टोरियल होता है। यस, ये कितने लोगों को चमक गया? तो अगर मैं बोलूं कि 1p1 तो 1p1 मतलब दिस इज नथिंग बट 1 फैक्टोरियल।
है ना, यहाँ पे है 2 इंटू 2 फैक्टोरियल, दिस इज नथिंग बट 2 फैक्टोरियल, ये है 3 इंटू 3 फैक्टोरियल, और लास्ट में क्या है, लास्ट में हमारे पास है 15 इंटू 15 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला हमने लगा दिया, फॉर्मूला लगा के सबकी वैल्यू निकाल ली, 2p2 विल बी 2 फैक्टोरियल, 3p3 तो 3 फैक्टोरियल, 15p15 तो 15 फैक्टोरियल। अब इसका आप जनरल टर्म लिखो, इसको सिग्मा फॉर्म में लिख लो, तो इसका जनरल टर्म क्या आएगा, r इंटू आर फैक्टोरियल, एंड r इज गोइंग फ्रॉम 1 to 15, यही आ गया। तो ये सीरीज है, ये सीरीज को निकालना है, सीरीज वाले क्वेश्चन बेसिकली। ठीक है, अब इसको हम कैसे कर सकते हैं, इसको करने के लिए ये जो r है ना, उसमें थोड़ी सी आप चालाकी कर दो, +1 कर दो और -1 कर दो। ऐसा करने से फायदा क्या होगा सर, ऐसा करने से फायदा ये होगा कि अगले में ये स्प्लिट हो जाएगा, r+1 इंटू आर फैक्टोरियल माइनस आर फैक्टोरियल। तो ये कितने लोगों को चमक गया कि ये स्प्लिट हो गया, ये स्प्लिट हो गया ना, ये बन गया r+1 का फैक्टोरियल और यहां पे आ गया r फैक्टोरियल। तो ये चालाकी वाला स्टेप आपको समझ में आया, और यहां पे r इज गोइंग फ्रॉम 1 to 15, तो r इज गोइंग फ्रॉम 1 to 15, तो ये आपका जनरल टर्म आ गया। इसमें आप r की वैल्यूज पुट करना स्टार्ट करो। तो सबसे पहले t1 पहला टर्म क्या आएगा, r का वैल्यू 1 पुट करो, r का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 फैक्टोरियल माइनस 1 फैक्टोरियल, फिर r का वैल्यू 2 पुट करो तो 3 फैक्टोरियल माइनस 2 फैक्टोरियल। लास्ट में आप r का वैल्यू कितना पुट करोगे, लास्ट में आप r का वैल्यू 15 पुट करोगे तो 16 फैक्टोरियल माइनस 15 फैक्टोरियल। अब इसके बाद आपकी हो जाएगी बारिश, बारिश वाला मेथड याद है, या फ्रूट निंजा, बारिश करवाओ तो ये दोनों कैंसिल, अगले वाले दोनों कैंसिल, ऐसे डॉट 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 सारे कैंसिल, तो लास्ट में बचेगा समेशन कितना आ जाएगा, 16 फैक्टोरियल बचेगा, और एक यहां से -1 फैक्टोरियल होता है 1। अब ये जो 16 फैक्टोरियल है वापस उसको लिख दो 16p16, है ना, ये क्या होता है, दिस इज नथिंग बट 16p16 -1। अब कंपेयर कर लो, यहां पे आपको क्या गिवन है, यहां पे आपको गिवन है QPR -S, तो कितना कितना वैल्यू आ गया, अरे सबका वैल्यू आ गया यार, सबका वैल्यू आ गया ना, Q का वैल्यू 16, तो बस यहां से Q का वैल्यू है 16, फिर R का वैल्यू है 16 और S का वैल्यू है 1। कंपेयर करो ना, कंपेयर कर लो, तो ये वैल्यूज आ गए और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो Q प्लस S 17 और R माइनस S 15, तो ये निकालना आपको, और इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका वैल्यू आ जाएगा 17 इंटू 16 डिवाइडेड बाई 2, मतलब बेसिकली ये 136 आ जाएगा। अंडरस्टूड, व्हाट इज द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर आपका ये आ जाएगा 136। ये चमका, तो ऐसे सीरीज वाले क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि केवल फॉर्मूला पे बेस्ड है, इसमें आपको कुछ नहीं करना होता है। ठीक है, 136 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। काफी अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो अगला वाला क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। अगेन इसमें है 1p0 फिर 2p1 3p2, इन सब का वैल्यू कितना कितना आएगा, तो ऊपर वाले का फैक्टोरियल और नीचे होता है दोनों का डिफरेंस, तो यहां पे ऊपर वाले का फैक्टोरियल आएगा 2 का फैक्टोरियल और दोनों का डिफरेंस तो 1 है, तो नीचे 1 फैक्टोरियल, इसके नीचे भी 1 फैक्टोरियल, इसके नीचे भी 1 फैक्टोरियल, तो बस ऊपर वाले नंबर का फैक्टोरियल आएगा। तो ये बेसिकली लिखा हुआ है 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, ये ऐसा लिखा हुआ है। फिर अगला जो टर्म है वो है -3 इंटू 2 फैक्टोरियल, फिर अगला टर्म है +4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और लास्ट वाला टर्म क्या है, अप टू 51 टर्म्स, तो जो 51st टर्म आएगा वो क्या आएगा, तो ये वाला है फर्स्ट टर्म, ये है सेकेंड टर्म है, तो फर्स्ट टर्म में 1 का फैक्टोरियल है, सेकेंड टर्म में 2 का फैक्टोरियल है, तो जो 51st टर्म आएगा उसमें 51 का फैक्टोरियल होगा ना, तो 51 का तो फैक्टोरियल होगा, और बाहर जो नंबर है वो एक्चुअली एक बड़ा है, जैसे फर्स्ट टर्म में 2 है, सेकेंड टर्म में 3 है, थर्ड टर्म में 4 है, तो यहां पे 52 आएगा ना, एक बड़ा होगा बस। ठीक है, और अच्छा एक और ऑब्जर्वेशन आप देखो कि 4 के आगे प्लस है और 3 के आगे माइनस, मतलब अगर इवन है तो प्लस, अगर ऑड है तो माइनस, तो यहां पे इवन है ना, अगर ये इवन है तो इसके आगे कौन सा साइन होगा, प्लस का साइन होगा। ठीक है, तो ये पूरा लिखा हुआ है, और इस पूरे में अपने को इसको ऐड करना है, इसके बाद है प्लस और एक दूसरी सीरीज है, तो वो जो दूसरी सीरीज है वो है 1 फैक्टोरियल -2 फैक्टोरियल +3 फैक्टोरियल एंड डॉट डॉट डॉट, इसमें जो लास्ट वाला, इसमें भी 51 टर्म्स आर देयर, तो इसका जो लास्ट टर्म आएगा वो आएगा 51 फैक्टोरियल। लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो इवन वाले माइनस है और ऑड वाले प्लस है, तो ऑड वाला है तो ये प्लस आएगा। ठीक है, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा वो पॉजिटिव होगा, लास्ट वाला टर्म होगा पॉजिटिव ना। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये क्या बन गया, दिस इज 2 इंटू 1 फैक्टोरियल, तो ये 2 फैक्टोरियल ही तो है,
अरे 2 इंटू 1 फैक्टोरियल तो 2 फैक्टोरियल है, और यहां पे भी 2 फैक्टोरियल है, तो कैंसल, आंखों में चमक आएगी नहीं। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये 3 फैक्टोरियल है, तो ये पूरा 3 फैक्टोरियल, ये भी 3 फैक्टोरियल, अगला वाला ये आ जाएगा 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये सारे टर्म्स कैंसिल होते चले जाएंगे, है ना, यहां तक सारे कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे 51 फैक्टोरियल आ रहा होगा, ये भी 51 का फैक्टोरियल है, तो बस बचेगा क्या, तो बचेगा एक ये वाला टर्म, और ये टर्म है 52 का फैक्टोरियल। अरे ध्यान से देखो ना, 52 इंटू 51 फैक्टोरियल, तो 52 का फैक्टोरियल आ गया ना वो, और एक ये बचेगा +1, तो बस दिस इज द आंसर, तो ऑप्शन सी इज द आंसर। अरे चमक गया, कितने लोगों का आंसर आ गया, यस आंसर आया, सारे कैंसिल हो जाएंगे ना, ये 2 इंटू 1 फैक्टोरियल इज एक्चुअली 2 फैक्टोरियल, तो कैंसिल करो ना यार, फाइन, कैंसिल करके ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक और थियरम होता है बेसिकली, है ना, इसको स्टडी करते हैं। ये बेसिकली है कि आप कुछ लोगों को इंक्लूड करोगे, कुछ लोगों को एक्सक्लूड करोगे। अब इसमें आपको देखो फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है, एक वैसे तो एक फॉर्मूला होता है, तो बहुत सारे टीचर्स आपको बोलते हैं कि फॉर्मूला रट्टा मार लो, बट जरूरत नहीं है, इसको आप थोड़ा एनवी स्टाइल में समझ लो, और आपके कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बस आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला को देखो ही मत, है ना, आपको देखना ही नहीं है, बस आप एक एग्जांपल से समझ लो कि टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 11 प्लेयर्स आउट ऑफ 15 प्लेयर्स। तो मान लो 15 प्लेयर्स है, और 15 प्लेयर्स में से आपको 11 प्लेयर्स सिलेक्ट करने हैं फॉर अ क्रिकेट टीम, है ना, तो क्रिकेट की एक टीम बनानी है ना, आप जाके टीम बनाओ वाले ऐड देखा ना आपने, तो बस वही वाला है कि अपने को भी एक टीम बनानी है अब तो 15 प्लेयर्स है, उसमें से कोई भी 11 प्लेयर आप सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह को सिलेक्ट करना ही करना है, दे आर ऑलवेज इंक्लूडेड, मतलब इनको कैसे मिस कर सकते हैं, इनको मिस नहीं कर सकते, आपको MSD और युवराज सिंह को इंक्लूड करना ही करना है। तो अगर कोई भी लोग ऐसे हैं जिनको इंक्लूड करना ही करना है, तो सबसे पहले आप उनको सिलेक्ट कर लो। तो टोटल आपको 15, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, क्वेश्चन ये है कि 15 में से 11 प्लेयर्स को सिलेक्ट करने, लेकिन MSD और युवराज सिंह को करना ही करना है, उनको आप मिस नहीं कर सकते, है ना, उनको आप मिस नहीं कर सकते, उनको तो करना ही करना है। तो आप देखो टोटल आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करने थे, लेकिन आपने 2 प्लेयर को सिलेक्ट कर लिया, MSD को सिलेक्ट करना ही करना है और युवराज सिंह को सिलेक्ट करना ही करना है। तो मान लो कि आपने 2 प्लेयर्स को सिलेक्ट कर लिया, है ना, तो 15 में से 2 प्लेयर आपके सिलेक्ट हो गए। अब और कितने करने पड़ेंगे, 15 में से 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको इंक्लूड करना ही करना है, तो आप उनको सिलेक्ट कर लो। 11 में से अपने 2 प्लेयर सिलेक्ट हो गए, अब और कितने प्लेयर अपने को सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और अपने को 9 प्लेयर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 9 प्लेयर्स और अपने को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब 15 में से आपने 2 को तो कर लिया ना, अब इसका बेसिकली यहां से -2 कर दो, यहां से भी -2 कर दो, यही उसका एक शॉर्टकट है। समझ में आ गया शॉर्टकट क्या है, मतलब बेसिकली आपको 15 में से 11 करने थे, बट अब आपको 13 में से 9 करने पड़ेंगे, बस 13 प्लेयर्स आर देयर, आप ऐसा मान लो, और उसमें से 9 प्लेयर्स बस आपको सिलेक्ट करने हैं, क्योंकि 2 प्लेयर तो आपने सिलेक्ट कर लिए ना, टोटल 15 थे, 15 में से 2 आपने ऑलरेडी सिलेक्ट कर लिए, तो और कितने करने पड़ेंगे, 9 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। कितने में से, तो 13 में से ना, क्योंकि 2 को तो सिलेक्ट कर लिया। तो ये शॉर्टकट समझ में आ गया। अगर 15 में से 11 करने होते हैं, बट 2 ऐसे हैं जिनको इंक्लूड करना ही करना है, तो अब आपको 13 में से 9 करने पड़ेंगे, तो इसका आंसर आएगा 13C9। इसका फाइनल आंसर ये आएगा 13C9। ये क्लियर हो गया, तो आपको फॉर्मूला रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, 13C9 इज द आंसर। अच्छा, अगर 2 प्लेयर ऐसे जिनको एक्सक्लूड करना है, 15 प्लेयर्स ऐसे हैं, ओके, उसमें से आपको 11 प्लेयर सिलेक्ट करने हैं, लेकिन अब यहां पे हम नाम नहीं लेंगे, 2 प्लेयर ऐसे हैं A और B जिनको एक्सक्लूड करना है, उनको नहीं लेना है, वो आउट ऑफ द फॉर्म है, उनको सिलेक्ट करेंगे तो हार जाएंगे। ठीक है, तो A और B को एक्सक्लूड करना है, उनको सिलेक्ट नहीं करना है। तो अगर एक्सक्लूड करना होता है ना, तो आप केवल यहां से माइनस करोगे, कितने प्लेयर को एक्सक्लूड करना है, 2 को, है ना, तो बस केवल यहां से माइनस कर दो, केवल आप यहां से माइनस कर दो, तो आपका आंसर आएगा, यहां पे 13 प्लेयर्स है, और 13 प्लेयर्स में से अब आपको 11 के 11 सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, तो 13 में से 11 प्लेयर्स को आप सिलेक्ट कर लो, तो इसका आंसर आएगा 13C11। मतलब बेसिकली यहां पे कॉन्सेप्ट ये है कि जिनको सिलेक्ट नहीं करना उनको घर भेजो। भाई जिनको सिलेक्ट ही नहीं करना है, आपके पास 15 प्लेयर है, 15 में से 2 ऐसे जिनको सिलेक्ट ही नहीं करना है, तो उनको बोलो भाई ओके टाटा बाय बाय, बाद में मिलेंगे। ठीक है, वो चले गए, अब बचे कितने, 13, तो 13 में से 11 को ले लो। भाई जिनको सिलेक्ट ही नहीं करना है
है ना, उनको घर भेज दो, मतलब समझ रहे हो ना आप बातों को समझो। तो 13 और उसमें से 11 को सिलेक्ट करना है, 13 में से आप 11 को सिलेक्ट कर लो, 13 से 11, अंडरस्टूड। यहां पे ऐसा था कि 2 को करना ही करना है, तो उन दोनों को सिलेक्ट कर लो पहले, फिर जो बचे हुए प्लेयर है वो बचे हुए प्लेयर में से सिलेक्ट कर लो। 2 को तो ले लिया, हाँ, तो रिमेनिंग प्लेयर्स फ्रॉम अ सेट ऑफ रिमेनिंग प्लेयर्स आपको सिलेक्ट ठीक है करने पड़ेंगे, अंडरस्टूड, समझ गए, ओके। तो ये अगर आपको समझ में आ गया तो और थोड़े बहुत क्वेश्चंस हम कर सकते हैं जो कि जेई लेवल के हैं। तो जेई मेन 2020 का ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करो। इसमें कह रहा है कि 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आर देयर, जिसमें 4 ऑल्टरनेटिव है, मतलब ABCD है ना। तो ABCD वाले 6 क्वेश्चन है टोटल, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, एंड ओनली 1 आंसर इज करेक्ट, केवल एक आंसर करेक्ट है और 3 आंसर गलत है। नंबर ऑफ वेज इन विच कैंडिडेट कैन आंसर ऑल द 6 क्वेश्चंस सच दैट एग्जैक्टली 4 ऑफ देम आर करेक्ट। तो 6 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं उसको, टोटल 6 क्वेश्चन है, आप ऐसे समझ लो, उसमें से उसको 4 क्वेश्चन करने हैं करेक्ट, एग्जैक्टली 4 करेक्ट, तो एग्जैक्टली 2 उसको करने रॉन्ग ना। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। एग्जैक्टली उसको 4 क्वेश्चन करने हैं करेक्ट, तो 2 क्वेश्चन उसको करने गलत। क्वेश्चन समझ में आ गया ना। टोटल 6 क्वेश्चन है, 6 के 6 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, उसको एग्जैक्टली 4 करेक्ट करने हैं, तो उसको 2 गलत करने पड़ेंगे, एग्जैक्टली 4 करेक्ट और 2 गलत। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, टोटल 6 क्वेश्चन है ना, 1 2 3 4 5 6, तो 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लो पहले। तो मान लो आपने ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ये वाला सिलेक्ट कर लिया और ये वाला सिलेक्ट कर लिया, तो 6 में से कोई भी 4 क्वेश्चन आप सिलेक्ट कर लो और उनको कर दो सही। उनको सही करने का एक ही तरीका है ना भाई, जो भी उसका करेक्ट आंसर होगा, जो भी उसका करेक्ट ऑप्शन होगा, वही आपको मार्क करना पड़ेगा। तो इन सबको सही करने का एक एक ऑप्शन ही है ना। आपको इस क्वेश्चन को सही करना है, इसको भी सही करना है, इसको भी सही करना है, इसको भी सही करना है, और जो बचे हुए 2 क्वेश्चन है उनको गलत करना है। तो गलत करने के 3 ऑप्शन होते हैं ना। अगर मान लो कि कोई क्वेश्चन है जिसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, तो बाकी 3 ऑप्शन है ना उसको गलत करने के, या तो आप बी मार्क करो, या सी मार्क करो, या डी मार्क करो। समझ गया ना, तो ये आंसर आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर, इसको आप कैलकुलेट कर लो, बस यही अपना आंसर है ना। 6 में से 4 सेलेक्ट करो, उनको सही कर दो और बाकियों को गलत कर दो, तो एग्जैक्टली 4 विल बी करेक्ट। तो ये कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 6C2 लिखा हुआ है ये, तो 6C2 कितना होता है 15, 15 इंटू 9, 135 आएगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आप करके देख लो, 135 इज द आंसर, अंडरस्टूड ना। यस, चमक गया। 6 में से 4 अपने को सही करने हैं, 2 गलत करने हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन काफी आते हैं। इसमें आपको बेसिकली एक वो कमिटी वाले क्वेश्चन आपने करे होंगे ना, कि एक कमिटी सिलेक्ट करनी है और कमिटी में इतने इतने मेंबर्स होने चाहिए, तो ये कमिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो काफी आते हैं। तो देखो इसको भी समझो, टोटल 15 प्लेयर्स आर देयर इन अ क्रिकेट टीम, तो फिर से क्रिकेट का एग्जांपल है, काफी इंटरेस्टिंग, जेई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक टोटल 15 प्लेयर्स की एक क्रिकेट की टीम है जिसमें 6 बॉलर्स आर देयर, तो 6 बॉलर्स आर देयर और 6 बॉलर्स है, 7 बैट्समैन है, ओके, बैट्समैन, और 2 है विकेट कीपर, शॉर्ट में लिख देते हैं। ठीक है, तो 2 है विकेट कीपर। अब इसमें से आपको एक टीम सिलेक्ट करनी है, कितने प्लेयर की, 11 प्लेयर की, तो टोटल 11 प्लेयर की टीम सिलेक्ट करनी है इन सच अ वे दैट एटलीस्ट 4 बॉलर्स को इंक्लूड करना ही करना है। ओके, तो ये जो 6 बॉलर्स है इनमें से आपको मिनिमम 4 को सिलेक्ट करना ही करना है, और बैट्समैन कितने चाहिए, मिनिमम 5 बैट्समैन होने चाहिए, तो 5 बैट्समैन होने चाहिए और 1 विकेट कीपर होना चाहिए। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, टोटल 6 बॉलर है, 7 बैट्समैन है और 2 विकेट कीपर है। अब ये 6 में से मिनिमम 4 को सिलेक्ट करना ही करना है, मिनिमम 4 है, ये ज्यादा भी ले सकते हो आप। ठीक है, ये 7 में से मिनिमम 5 को लेना ही लेना है और 2 में से मिनिमम 1 को लेना ही लेना है, नहीं तो विकेट कीपिंग करेगा कौन ठीक है, फाइन। तो बताओ कितने तरीके, तो इस तरह के क्वेश्चंस में ना आप केसेस बना दो। तो कौन कौन से केसेस बनेंगे बताओ। पहला केस क्या बनेगा, पहला तो आप इसको मिनिमम ही ले लो, है तो मान लेते हैं कि हमने 4 बॉलर सिलेक्ट कर लिए। अगर 4 बॉलर, टोटल अपने को 11 प्लेयर करने हैं सिलेक्ट, तो 4 कर लिए ऑलरेडी, 4 बॉलर्स को कर लिया, तो अब बचे कितने, तो बचे हुए 7 अपने को सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, 7। तो 7 में से मान लो कि आप ये 5 करते हो, है ना, 5, ये 4 बॉलर ले लिए, 5 बैट्समैन ले लिए, तो अब रिमेनिंग कितने हो गए, तो 2 विकेट कीपर आपको लेने पड़ेंगे।
है ना, 2 विकेट कीपर ले लो। तो पहला तरीका तो ये है कि समझ में आ गया, 4 ले लो, यहां से 5 ले लो, यहां से 2 ले लो, तो टोटल कितना हो गया, टोटल 11 हो गया, टोटल 11 हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका ये हो सकता है कि यहां से आप 4 ले लो, यहां से आप 6 ले लो, तो 6 और 4 10, 10 और 1 11, ये भी एक तरीका हो सकता है ना। तो 4 6 और 1, समझ गए ना, 4 6 और 1, ये भी एक तरीका हो सकता है सिलेक्शन करने का। या और कोई तरीका, और एक तरीका, अब इसके बाद हम नहीं कर सकते ना, 4 और 7 कर दोगे तो 11 हो गया, तो फिर वहां पे आपको 0 करना पड़ेगा, बट 0 इज नॉट अलाउड, तो इसके आगे आपको कोई केस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब आप चले जाओ, ये 4 का काम हो गया, अगर 4 का काम हो गया तो अब आप 5 पे चले जाओ। मान लेते हैं कि मैंने 5 बॉलर सिलेक्ट कर लिए, अगर मैंने 5 बॉलर सिलेक्ट कर लिए तो हम यहां पे भी कर देते हैं 5, तो 5 और 5 10 हो गया, और 1 ये ले लो। ठीक है, तो 5 5 और 1, और कोई केस आएगा क्या, इसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा। अगर आप यहां पे 5 और यहां पे 6 करोगे तो 6 5 11, तो फिर इधर 0 आ जाएगा ना। टोटल आपको 11 ही करने हैं, टोटल आपको 11 प्लेयर्स को ही सिलेक्ट करना है। तो बस ये 3 केस आएंगे, अंडरस्टूड, ये 3 केस आएंगे, और बस अब आप यहां से सिलेक्शन का आंसर लिख दो। तो 4 में से 4 सिलेक्ट करना है ना, तो 4C4, यहां पे 5, ये 7 में से, सॉरी 4 में से थोड़ी ना, 6 में से सिलेक्ट करना है ना, इसको अब आप मिटा दो, या बेसिकली समझ गए ना। अब आपको बस सिलेक्शन करना है, अब आप यहां पे सिलेक्शन कर लो, तो फाइनल आंसर लिखना है। तो बेसिकली फर्स्ट केस का आंसर क्या आएगा, फर्स्ट केस में आपको 6 में से कोई भी 4 सिलेक्ट करने हैं, तो 6C4। ठीक है, यहां पे 7 में से 5 सिलेक्ट करने, और यहां पे 2 में से 2 सिलेक्ट करना है, तो 2C2 है ना। सेकंड केस का आंसर क्या आएगा, 6C4। तो बस अब तो आपको आंसर लिखना है 7C6, और यहां पे 2C1। अरे चमक गया ना, ये कितने लोगों चमक गया। फिर सिमिलरली अगले वाले पार्ट का यहां पे आ जाएगा 6C5, है ना, 6 बॉलर्स में से 5 बॉलर को सिलेक्ट कर लो, यहाँ पे 7 में से 5 को सिलेक्ट कर लो, और यहाँ पे 2 में से 1 को, बस अब अल्टीमेटली इन सबको ऐड कर दो। इन सबको ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर कितना आ रहा है, एक बार निकालना, इन सबको ऐड करेंगे तो फाइनली कितना आ रहा है, एक बार फटाफट आंसर बता दो। समझ गए, तो आपको अलग अलग केसेस बनाने पड़ेंगे। ये कमिटी वाले क्वेश्चंस, बेसिकली आपको एक कमिटी बनानी है, तो ये कमिटी वाले जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये काफी फेमस है। फाइन, चाहो क्या, ओके, एक बार फाइनल आंसर अगर आ जाता है उसके बाद चमक गया, ओके, चमका रे चमका। अभी और भी क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, फाइन। चलो, तो इसका आंसर आप निकाल लेना जो भी आएगा। आई थिंक अभी कैलकुलेशन में टाइम लग रहा है, तो जो भी इसका आंसर आएगा, आगे बढ़े क्या, फाइन, क्वेश्चन क्लियर है ना, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करो। तो ये वही वाला आ गया ना, साइंटिफिक कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड फ्रॉम 6 इंडियंस आर देयर और 8 फॉरेनर्स है। ठीक है, तो टोटल 6 इंडियन है और 8 फॉरेनर्स आर देयर, एंड ये क्या करेगा कि विच इंक्लूड एटलीस्ट 2 इंडियंस। तो आपको इस तरह से एक साइंटिफिक कमिटी बनानी है, उसमें मिनिमम आपको 2 इंडियंस को इंक्लूड करना ही करना है। ओके, तो मिनिमम 2, ये जो इंडियंस है इनमें से आपको मिनिमम 2 को इंक्लूड करना ही करना है। और ये क्वेश्चन में ये कह रहा है कि नंबर ऑफ फॉरेनर्स जो है दैट इज डबल द नंबर ऑफ इंडियंस, है ना, डबल द नंबर ऑफ फॉरेनर्स एज इंडियंस। अच्छा, तो जितने भी इंडियंस को आप सिलेक्ट करोगे उससे डबल को सिलेक्ट करने हैं फॉरेनर्स। मतलब मान लो कि आप 2 इंडियन को सिलेक्ट कर लो तो आपको 4 फॉरेनर सिलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। तो जितने भी इंडियंस है उससे डबल फॉरेनर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। तो नंबर ऑफ वेज इन विच दिस कमिटी कैन बी फॉर्म, तो बताओ कितने तरीके से हम ये जो कमिटी है उसको बना सकते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 6 इंडियन है और 8 फॉरेनर है, मिनिमम आपको 2 इंडियंस को सिलेक्ट करना ही करना है, और जितने भी आप इंडियन सिलेक्ट करोगे उससे डबल द नंबर ऑफ फॉरेनर्स आपको सिलेक्ट करना ही करना है। तो पहला केस क्या बन सकता है, केसेस बना लो बस। तो पहला केस ये बन सकता है कि आप 2 इंडियंस, क्योंकि मिनिमम 2 तो करने ही है, मिनिमम 2 तो करने, तो मिनिमम से चालू करो। अगर आपने 2 इंडियंस को लिया तो 4 फॉरेनर्स को लेना पड़ेगा, है ना। 4 फॉरेनर पे 2 इंडियंस भारी है, मतलब 4 के बीच में अगर 2 भी रहेंगे तो भी मतलब अपना काम हो जाएगा, साइंटिफिक कमिटी मस्त चलेगी। ठीक है, तो 4 और 2। अच्छा, दूसरा केस ये बन सकता है कि 3 इंडियन को ले लो। अगर 3 इंडियन को ले लोगे तो 6 फॉरेनर्स लेने पड़ेंगे, और अगर 4 इंडियंस को आप लोगे तो 8 फॉरेनर्स लेने पड़ेंगे। बस इससे ज्यादा तो फॉरेनर्स है ही नहीं ना। अगर आप 5 इंडियन को लोगे, 5 इंडियन को लोगे तो 10 फॉरेनर को लेना पड़ेगा, उतने तो है ही नहीं। इसके बाद कोई केस आएगा क्या, इसके बाद कोई केस नहीं आएगा। तो बस आपका आंसर आ गया ना,
6 में से 2 ले लो और 8 में से 4 ले लो, और यहां पे आज 6 में से 3 ले लो और 8 में से 6 ले लो, ठीक है। और यहाँ पे 6 में से 4 को सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 8 में से 8 को सिलेक्ट करना है। इन सबको ऐड कर देना, यू विल गेट द आंसर, ठीक है। इन सबको ऐड कर दो तो फाइनली 3 केसेस में आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो एक बार इसको कैलकुलेट कर लो, कैलकुलेशन मेरे ख्याल से कर लोगे क्या? फाइन। लास्ट वाले केस में 5, 4 और 2 को इंक्लूड कर दो। 5, 4 नहीं ले सकते ना यार, ऊपर देखो ना, मिनिमम 5 को लेना ही लेना है। तो एक है जो कह रहा है कि सर आपने एक केस को इंक्लूड नहीं किया, 5, 4 और 2। अब इसका क्या करें? क्वेश्चन तो पढ़ लो थोड़ा सा, क्वेश्चन को पढ़ना होता है। देखो सबसे पहले जेई में जब क्वेश्चन आएगा ना तो उसको पढ़ना, उसमें लिखा होगा कि भाई 7 बैट्समैन में से मिनिमम 5 सिलेक्ट करने हैं, तुमने 4 कर लिए, तो अब तुम्हारा क्या करे? करने हैं ना 5 मिनिमम, तो ये केस नहीं आएगा, इसको हटा दो, ये नहीं आएगा, ठीक है। इसको मिटा दो, इसको हम अपने नोट्स में भी नहीं रखेंगे, समझ गए? यस, तो ये गलतियां मत करो। आगे बढ़ते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर कुछ आया क्या? 1625 आ रहा है, ओके 1625। आगे बढ़ते हैं, एक एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। एडवांस में भी तो सेम क्वेश्चन ही आते हैं, तो बस इन्होंने थोड़ा सा क्वेश्चन ट्विस्ट कर दिया, बोले डिबेट का क्लब अपने को बनाना है। तो टोटल 6 गर्ल्स आर देयर एंड हाउ मेनी 4 बॉयज आर देयर, ओके। तो 6 गर्ल्स 4 बॉयज, अ टीम ऑफ 4, 4 मेंबर आपको सिलेक्ट करने हैं। अ टीम ऑफ 4 मेंबर्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लब इंक्लूडिंग द सिलेक्शन ऑफ अच्छा, एक कैप्टन को भी चुनना है, ठीक है। तो आपको बेसिकली एक 4 मेंबर की टीम बनानी है, और 4 मेंबर की टीम बनाने के बाद किसी एक को कैप्टन बनाना है 4 में से, समझ गए? तो यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम है। एक्स्ट्रा काम यह है कि जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो ये कमिटी तो बनानी है, लेकिन कमिटी का कोई हेड भी तो होना चाहिए ना। तो सिमिलरली यहां पे यही है कि इसमें से आप पहले तो कमिटी बनाओ, ये डिबेट का क्लब बनाओ। डिबेट का क्लब बनाने के बाद उन 4 में से किसी एक को कैप्टन भी सिलेक्ट करना है एज अ कैप्टन, ठीक है। तो बेसिकली आपको 4 सिलेक्ट करने हैं। अ टोटल ऑफ 4 टीम मेंबर्स आर टू बी सिलेक्टेड फ्रॉम द क्लब, एंड उसके बाद क्या बोला? इफ द टीम हैज टू इंक्लूड एट मोस्ट 1 बॉय। एट मोस्ट का क्या मतलब? एट मोस्ट का मतलब मैक्सिमम एक लड़का सिलेक्ट करना है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लेना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि 4 लड़के हैं, 6 लड़कियां हैं, इनमें से टोटल आपको 4 मेंबर, ये टोटल 10 मेंबर है ना, तो 10 में से आपको 4 ही सिलेक्ट करने हैं, और मैक्सिमम एक लड़का सिलेक्ट करना है। एक से ज्यादा लड़के नहीं चाहिए डिबेट के क्लब में। उनको डिबेट करना नहीं आता है क्या? पता नहीं, बट ये क्वेश्चन यही बोल रहा है कि मैक्सिमम एक लड़का आपको सिलेक्ट करना है। तो 2 ही केस आएंगे ना इसमें, या तो आप 0 लड़के सिलेक्ट करोगे या एक लड़का सिलेक्ट करोगे। अगर 0 लड़के हैं तो चारों की चारों लड़कियां हैं, और अगर एक लड़का है तो 3 लड़कियां हैं। टोटल तो आपको 4 लेने ना, टोटल आपको टीम में 4 मेंबर्स को लेना। तो 4-0 या 3-1 2 ही केस आएंगे। मैक्सिमम से मैक्सिमम एक लड़का बोला है, तो बस यहां से आपका आंसर क्या आ गया? तो आपको 6 में से कोई 4 सिलेक्ट करना है ना। तो लड़कियों का सिलेक्शन हम कर सकते हैं, 6 लड़कियों में से 4 लड़कियों को सिलेक्ट करना है, और 4 लड़कों में से 0, तो 4C0। यहां पे क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा 6C3 और 4C1। अब आपने ये जो टीम है वो तो सिलेक्ट कर ली, लेकिन कैप्टन सिलेक्ट नहीं किया। ये जो पहला वाला केस है उसमें आपने टोटल कितने लोगों को सिलेक्ट किया? टोटल 4 लोगों को सिलेक्ट किया ना, 4 में से कोई एक बनेगा कैप्टन, तो 4C1 भी आएगा। सिमिलरली यहां पे भी आपने सिलेक्ट किया 4 लोग, 3 लड़कियां है, 1 लड़का है। अब ये जो 3 लड़कियां और 1 लड़का, टोटल 4 की जो टीम है उसमें से कोई एक बनेगा कैप्टन। तो बस यहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, आपको कैप्टन भी सिलेक्ट करना है। तो पहले टीम्स बना लो, और टीम्स में से कैप्टन को भी बनाना है ना। तो 4 की टीम बनाने के बाद वो 4 में से कोई एक जना सिलेक्ट कर लो। जैसे ही आपकी 4 की टीम बन गई ना, तो अब चारों को बोलो इधर आओ, तुम चारों में से तुम कैप्टन, समझ गए ना? 4 में से कोई एक, तो चारों को इधर बुलाना, और चारों में से कोई एक होगा कैप्टन। अंडरस्टूड? चमक गया होगा मेरे ख्याल से। आगे बढ़े। तो ये 2016 का क्वेश्चन था। अब और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब देखो इस तरह के क्वेश्चन भी काफी आते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और ट्राइंगल्स वाले क्वेश्चन भी काफी आते हैं। अच्छा, लैग आ गया क्या? ओहो, बीच में आई थिंक थोड़ा सा लैग आ गया। अभी फाइन है, अभी तो आई थिंक ठीक है ना? तो यस,
अगला जो कॉन्सेप्ट है ना, उसको आप ध्यान से समझो। बेसिकली आप अपने को ये बताना है कि टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस और टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हम कितने बना सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल है, ठीक है। मतलब ऐसे आप मान के चलो कि एक पूरा प्लेन है, ये पूरा क्या है, ये पूरा एक प्लेन है। तो एक प्लेन के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स है। अब हमने यहाँ पे कुछ 4-5 पॉइंट्स हमने दिखा रखे। अब मान के चलो अपने दिमाग में कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स बहुत सारे पॉइंट्स है। अब पॉइंट्स को सिलेक्ट करके आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है। तो पहले तो आप ये बताओ कि हम कितनी स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं। ये सारे जो डॉट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स को ज्वाइन करना है और पॉइंट्स को ज्वाइन करके स्ट्रेट लाइंस बनानी है। और ये जितने भी पॉइंट्स है सब नॉन कोलिनियर है, मतलब ऐसा कोई भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं है जो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाए। तो मान के चलो कि यहां पे जितने भी पॉइंट्स है वो सब नॉन कोलिनियर है, ठीक है। एक प्लेन है और उसमें n नंबर ऑफ नॉन कोलिनियर पॉइंट्स आर देयर, मतलब कोई भी 3 एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है, ठीक है। कोई भी 3 पॉइंट ऐसे नहीं है। देखो ना आप यहाँ पे, जैसे ये 3 पॉइंट है, ये 3 पॉइंट है, तो कोई भी एक स्ट्रेट लाइन में नहीं है ना। नो 2 पॉइंट्स आर लाइंग ऑन अ स्ट्रेट लाइन, सब नॉन कोलिनियर है। तो बेसिकली इस कॉन्सेप्ट को आप समझो कि अगर टोटल, जैसे यहाँ पे टोटल आपको कितने पॉइंट्स दिख रहे हैं, तो टोटल अपने को ये 6 पॉइंट दिख रहे हैं, है ना। इसका नामकरण भी कर देते हैं। मान लो ये पॉइंट नंबर 1, ये 2, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है, ठीक है। तो टोटल 6 पॉइंट है। अब इन 6 पॉइंट को ज्वाइन करके एक स्ट्रेट लाइन बनानी है। तो क्या आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि हम जब भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, है ना। सिलेक्ट एनी 2 पॉइंट्स। बेसिकली इसका आंसर क्या आएगा, अगर मैं आपसे पूछता हूं नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ जाएगा 6C2, और अगर इसी को आप जनरलाइज कर दोगे तो NC2, ये फॉर्मूला बन गया, मतलब, है ना। तो अगर आपके पास n नंबर ऑफ पॉइंट्स है और आपको स्ट्रेट लाइंस बनानी है तो किसी भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लो कि मैंने 1 और 4 को सिलेक्ट कर लिया तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई। आप जब 2 और 3 को सिलेक्ट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जब 2 और 4 को सिलेक्ट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इन दोनों को सिलेक्ट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, जितने तरीके से आप 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर सकते हो उतनी स्ट्रेट लाइन बनेगी। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 पॉइंट्स, क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन बनानी है ना, और स्ट्रेट लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट काफी होते हैं। तो कोई भी 2 पॉइंट को आप सिलेक्ट कर लो। तो 6 में से जब आप 2 पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। तो टोटल कितनी स्ट्रेट लाइन बनेगी, 6C2। और अगर मुझे ट्राइंगल्स बनाने हैं तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बताओ, हाउ मेनी ट्राइंगल्स कैन बी फॉर्म। तो आप 6C3 कर लो, है ना। कोई भी, या बेसिक अगर इसको जनरलाइज कर देंगे तो NC3। तो अगर आपको ट्राइंगल्स बनाने हैं तो आपको 3 पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे ना, क्योंकि अगर 3 पॉइंट होंगे तभी तो ट्राइंगल बनेगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो इन 6 पॉइंट्स में से आपने एक पॉइंट ले लिया 1, एक ले लिया 2 और एक ले लिया 6, तो एक ट्राइंगल बन गया। तो कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो। तो 6 में से कोई भी 3 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लोगे। जैसे मान लो आपने एक ये 1 ले लिया, एक 4 ले लिया और एक ये 5 ले लिया, वहां पे भी एक ट्राइंगल बन जाएगा, है ना। मान लो आपने ये वाला पॉइंट ले लिया, ये वाला पॉइंट ले लिया, तो कोई भी 3 ले लो ना आप। तो समझ गए ना, आप कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लो। 6 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो ट्राइंगल मिलेगा। तो वहां पे NC3 होता है, वहां पे NC2 होता है। ये चमक गया। अब देखो इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। ये मास्टर क्वेश्चन है। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया ना तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। और इसमें भी हम मल्टीपल मेथड्स को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये मास्टर क्वेश्चन को आप समझ लो, उससे आपका कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हो जाएगा। उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस को कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन है कि टोटल 10 पॉइंट है, टोटल 10 पॉइंट्स आर देयर, लेकिन उसमें से 4 ऐसे हैं जो कोलिनियर है। तो कोलिनियर पॉइंट्स को हमेशा आप रिप्रेजेंट करते हो एक स्ट्रेट लाइन से, और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स को हमेशा आप बना लिया करो एक सेमी सर्कल पे। एक इस तरह का सेमी सर्कल ले लो। अब सेमी सर्कल के ऊपर पॉइंट्स लोगे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं कि वो कोलिनियर हो जाए। तो हमेशा आप इसको इस तरह से किया करो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन में बोले कि भाई टोटल 10 पॉइंट्स आर देयर, आउट ऑफ विच 4 आर कोलिनियर एंड 6 आर नॉन कोलिनियर, जो रिमेनिंग 6 पॉइंट है वो नॉन कोलिनियर है। तो नॉन कोलिनियर वाले पॉइंट्स को कहां पे बनाएंगे, सेमी सर्कल पे, और जो कोलिनियर वाले पॉइंट्स हैं उनको कहां पे बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन पे। तो ये 4 कोलिनियर है और 6 पॉइंट है जो नॉन कोलिनियर है। टोटल 10 पॉइंट है। इनका भी नामकरण कर देते हैं सबसे पहले तो इनका नामकरण आप कर दो। पॉइंट्स का नामकरण ऐसे कर लो, मान लो ये पॉइंट नंबर 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, टोटल 10 पॉइंट है।
अब देखो इसमें आपको काउंट करना है, फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, तो कितनी हम स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं। तो उसका पहला मेथड देखो, पहला मेथड है केसेस बना लो आप। पहला मेथड इज एकदम इजी टू अंडरस्टैंड। अपने को स्ट्रेट लाइंस बनानी है, तो स्ट्रेट लाइंस बनाने के लिए आपको कॉन्सेप्ट पता है कि कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो कोई भी 2 पॉइंट अपने को सिलेक्ट करने हैं, तो कितने केसेस बनेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं कि भाई दोनों के दोनों जो पॉइंट है ऊपर ऊपर से ही सिलेक्ट करें। जैसे आप ले लो 8 और 6, 5 और 7, है ना। तो नॉन कोलिनियर वाले पॉइंट्स में से कोई भी 2 सिलेक्ट कर लो। मतलब बेसिकली आपके अलग अलग केसेस बनेंगे ना। जैसे पहला केस ये बनेगा कि दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर वाले पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर लो। दोनों जो पॉइंट्स आप सिलेक्ट करोगे ना वो दोनों नॉन कोलिनियर है। दूसरा केस ये बन सकता है कि आप एक पॉइंट यहां से सिलेक्ट कर लो और एक पॉइंट यहां से सिलेक्ट कर लो। मतलब इन 4 में से कोई भी एक ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल 2, और इन 6 में से कोई भी एक ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल 7, तो भी तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा ना। इन दोनों को ज्वाइन कर लेना, ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। समझ गए ना। मतलब एक कोलिनियर वाला सिलेक्ट कर लो और एक नॉन कोलिनियर वाला सिलेक्ट कर लो। तो एक नॉन कोलिनियर एंड 1 कोलिनियर, ठीक है। तो यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। और कोई केस आ सकता है क्या, नॉन कोलिनियर विथ नॉन कोलिनियर, तो वहां पे बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस बन जाएगी। नॉन कोलिनियर विथ कोलिनियर, तो वहां पे भी बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस बन जाएगी। और कोलिनियर विथ कोलिनियर, है ना। कोई भी 2 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो और दोनों ही कोलिनियर, मतलब कोलिनियर कोलिनियर ऐसे लिख लो आप, सी और सी, ठीक है। कोलिनियर और दूसरा भी कोलिनियर, ये 3 केस बनेंगे। अब पहले केस में आप मुझे बताओ कि कितनी स्ट्रेट लाइंस बननी चाहिए। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस पे है, हम अभी ट्राइंगल्स की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट में भी फर्स्ट मेथड को डिस्कस कर रहे हैं। तो ये मेथड आपको समझ में आ रहा है। टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस मतलब आपको कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करना है। अब आप 2 पॉइंट या तो ऊपर ऊपर से करो, या एक ऊपर से एक नीचे से करो, या दोनों ही नीचे नीचे से करो। ये 3 केस पॉसिबल है, या दोनों ऊपर या दोनों नीचे या एक ऊपर एक नीचे। समझ गए ना, ये 3 केस है। अब पहले वाले केस का आंसर बताओ। पहले वाले केस में अपने को दोनों के दोनों नॉन कोलिनियर सिलेक्ट करने हैं। तो नॉन कोलिनियर वाले टोटल कितने हैं, 6 है ना, है ना। ये 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 पॉइंट्स आते हैं। तो 6 में से कोई भी 2 ले लो, है ना। ये जो ऊपर ऊपर आपको 6 पॉइंट दिख रहे हैं सेमी सर्कल पे, सेमी सर्कल पे जो पॉइंट्स है उनमें से कोई भी 2 ले लो, तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप 5 को ले लो, 7 को ले लो, इन दोनों को ज्वाइन कर दोगे तो एक स्ट्रेट लाइन बन गई, है ना। 6 को ले लो, 7 को ले लो, ये भी एक स्ट्रेट लाइन बन गई। 6 और 8 को कोई किसी भी 2 पॉइंट को आप ले लो, ये 6 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। समझ गए। तो पहला केस तो ये है। दूसरा केस ये है कि एक पॉइंट आप ऊपर से लो और एक पॉइंट आप नीचे से लो। तो ये जो 6 पॉइंट है ना, ऊपर वाले जो 6 पॉइंट है उसमें से कोई एक ले लो और नीचे जो 4 है उसमें से भी कोई एक ले लो। तो 6C1 बीच में एंड है तो मल्टीप्लाई कर दोगे और 4C1, ठीक है। तो एक पॉइंट ऊपर से सिलेक्ट कर लो, एक नीचे से, यहां पे भी बहुत सारी स्ट्रेट लाइंस बन जाएगी, ठीक है। एक ऊपर से एक नीचे से, तो ये सारे केसेस उसमें आ जाएंगे। एक पॉइंट आपने ऊपर ले लिया, कोई भी एक आप ले सकते हो, यू कैन टेक एनी वन ऊपर और एनी वन नीचे। तो ये सारी स्ट्रेट लाइंस भी हमने काउंट कर ली। और कौन सी स्ट्रेट लाइन आएगी। और अगर आप कोलिनियर में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे, ये नीचे थर्ड वाला केस, थर्ड वाले केस में केवल 1 आंसर आएगा, एक ही तो स्ट्रेट लाइन आएगी। आप किसी भी 2, जैसे मान लो आपने इसको सिलेक्ट कर लिया और इसको सिलेक्ट कर लिया, तो स्ट्रेट लाइन तो यही आएगी ना, एक ही तो स्ट्रेट लाइन है। आप 1 और 2 को सिलेक्ट करो या 2 और 3 को सिलेक्ट करो या 3 और 4 को सिलेक्ट करो, किसी को भी सिलेक्ट करो, देयर इज ओनली 1 स्ट्रेट लाइन। तो लास्ट वाले का आंसर आएगा केवल 1। बस अब इन सबको ऐड कर दो। तो इन सबको ऐड करेंगे तो ये कितना है, ये 15 है, ये 24 है, तो अल्टीमेटली कितना आंसर आ जाएगा, अल्टीमेटली आपका 40 आंसर आ रहा है क्या। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी 40, ठीक है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी 40 ना, 15 24 और हाँ तो 26 और नहीं 41 आ जाएगी, 41 आ जाएगी ना। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस कितनी आएगी, एक सेकेंड, 16 और नहीं 40 सही है ना, 40 तो है। नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी 40, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस विल बी 40, सही आंसर एकदम। तो ये मेथड 1 आपको समझ में आ गया। अगर आपको मेथड 1 नहीं करना तो इससे भी अच्छा एक मेथड है जिसमें थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, मतलब दिस इज कम दिमाग एंड ज्यादा मेहनत। और दूसरा मेथड है ज्यादा दिमाग और कम मेहनत वाला, ठीक है। तो दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूं। दूसरा मेथड, अभी भी हम टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस की बात कर रहे हैं, ट्राइंगल्स की बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस का सेकंड मेथड, वो आप ये कर सकते हो कि टोटल 10 पॉइंट है ना,
तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आप काउंट कर लो और उसमें से वो वाले केसेस माइनस कर दो जो रिपीटेड केसेस है, जो रिपीटेड वाले केसेस है ना उसको माइनस कर दो। तो टोटल कितने पॉइंट्स है? टोटल हमारे पास 10 पॉइंट है ना, तो मैं तो आपको बोल रहा हूं कि 10 में से कोई भी 2 पॉइंट ले लो। टोटल 10 पॉइंट आपको यहां पे दिख रहे हैं, 10 में से कोई भी 2 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो। लेकिन अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम यह है कि 10 में से कोई भी 2 लोगे तो वो तो ठीक है, बट ये जो 4 पॉइंट है इनमें से अगर आप कोई भी 2 लोगे तो आपको एक ही स्ट्रेट लाइन मिल रही है बार बार, है ना। मान लो आपने इसको और इसको सिलेक्ट किया तो भी यही वाली स्ट्रेट लाइन है, आपने इसको और इसको सिलेक्ट किया तो भी यही वाली स्ट्रेट लाइन है, आपने इसको और इसको सिलेक्ट किया है ना, ये सेकंड और फोर्थ को या फर्स्ट और थर्ड को, तो भी तो आपको सेम स्ट्रेट लाइन मिल रही है। तो यही वाली स्ट्रेट लाइन आपने बार बार काउंट कर ली, रिपीटेड काउंटिंग आ गया, ये वाली स्ट्रेट लाइन आपने बहुत बार काउंट कर ली, तो वो वाले केसेस आप माइनस कर दो। तो वो वाले केसेस कितने आएंगे? 4C2 ना। आप जब भी ये 4 में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो सेम स्ट्रेट लाइन आ रही है, 4 में से कोई भी 2 पॉइंट जब भी आप सिलेक्ट करोगे तो यही वाली स्ट्रेट लाइन आ रही है ना बार बार, ये रिपीटेड काउंटिंग हो गई तो वो आपने माइनस कर दी। लेकिन इस वाली स्ट्रेट लाइन को कम से कम एक बार तो गिनना पड़ेगा ना, ये तो आपने सारे केसेस माइनस कर दिए जब जब ये स्ट्रेट लाइन आ रही थी, बट ये वाली स्ट्रेट लाइन को एक बार तो गिनना पड़ेगा, तो इसीलिए आप कर दो लास्ट में +1। और इससे भी आपका आंसर वही आ रहा होगा, आप चेक करो, है ना। इससे भी अगर आप कैलकुलेट करोगे तो आंसर विल बी सेम। अंडरस्टूड? तो ये वाला मेथड भी क्लियर है क्या? टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस 10C2, उसमें से ये वाले केसेस माइनस कर दो जब आपकी सेम स्ट्रेट लाइन आ रही है। तो बार बार आपने उसी स्ट्रेट लाइन को बार बार काउंट कर लिया। कितनी बार? 4C2 का वैल्यू होता है 6, है ना, 6 होता है, मतलब बेसिकली आपने 6 बार काउंट कर लिया। और अगर आपने सारे के सारे केसेस माइनस कर दिए तो कम से कम एक बार तो गिनो, तो इसीलिए +1। अंडरस्टूड? तो ये भी आपका सेम आंसर आएगा 40। अब हम आते हैं नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पे। तो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स के लिए भी अगेन 2 मेथड है। तो पहला मेथड वही वाला जिसमें कम दिमाग है, आप केसेस बना लो। तो पहला केस हम क्या बना सकते हैं? टोटल आपको 3 पॉइंट सिलेक्ट करना पड़ेगा ना, क्योंकि ट्राइंगल बनाना है। तो सिंस ट्राइंगल बनाना है तो टोटल 3 पॉइंट सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? तो पहला केस तो ये बन सकता है कि तीनों के तीनों नॉन कोलिनियर वाले पॉइंट्स आप सिलेक्ट कर लो, मतलब ऊपर ही ऊपर ट्राइंगल बनाओ। अब नीचे आओ ही मत, जहां पे गड़बड़ चल रही है ना, ये कोलिनियर है तो कोलिनियर में कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है ना, तो उधर आप जाओ ही मत, आप ऊपर ही ऊपर तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लो। तो एक तो ऊपर ही ऊपर तीनों पॉइंट्स को सिलेक्ट कर लो, दैट इज फर्स्ट केस। सेकंड केस क्या बन सकता है? सेकंड केस ये बन सकता है कि 2 पॉइंट ऊपर वाले ले लो एंड 1 पॉइंट नीचे वाला ले लो। या तीसरा केस ये भी हो सकता है कि भाई 2 पॉइंट आप नीचे वाले ले लो और 1 पॉइंट ऊपर वाला ले लो, है ना। 2 नॉन कोलिनियर, मतलब बेसिकली ये सेकंड केस ये है, देखो कोई भी 2 ले लो नॉन कोलिनियर और 1 ले लो कोलिनियर वाला, 1 नीचे 2 ऊपर। या फिर दूसरा एक और ये हो सकता है कि 2 नीचे और 1 ऊपर, तो वहां पे भी ट्राइंगल्स बनेंगे। समझ गए ना? 2 नीचे 1 ऊपर या 2 ऊपर 1 नीचे, तो ये 3 केस बनेंगे। इसके अलावा और कोई केस, इसके अलावा सोचो, इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल है क्या? इसके अलावा और कोई केस पॉसिबल नहीं है ना। आप ऐसा तो नहीं बोलोगे कि तीनों के तीनों कोलिनियर ले लो। अगर आप तीनों के तीनों कोलिनियर को सिलेक्ट कर लोगे तो आपको ट्राइंगल नहीं मिलेगा ना, फिर तो आपको स्ट्रेट लाइन मिल जाएगी। तो अपने को स्ट्रेट लाइन नहीं चाहिए ठीक है, तो ये कोई केस नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा मत बोलना कि सर तीनों के तीनों कोलिनियर क्यों नहीं लिया। अरे तीनों कोलिनियर ले लेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा ना, ट्राइंगल थोड़ी ना आएगा। तो बस अब आप सिलेक्ट कर लो, है ना। तो टोटल अपने पास नॉन कोलिनियर वाले कितने हैं? टोटल नॉन कोलिनियर वाले 6 है, उसमें से कितने सिलेक्ट करने हैं? 3, तो 6C3। यहां पे टोटल नॉन कोलिनियर वाले 6 है, उसमें से 2 ले लो, और कोलिनियर वाले 4 है, उसमें से 1 ले लो। यहां पे कितना आ जाएगा? ये कोलिनियर वाले 4 है, उसमें से 2 ले लो, और नॉन कोलिनियर वाले 6 है, उसमें से 1 ले लो। तो बस यहां पे टोटल मार दो, टोटल मार दोगे तो यू विल गेट द आंसर। अरे चमका, कितने लोगों को चमक गया? तो ये फर्स्ट मेथड क्लियर है क्या? आप टोटल कर दो, यू विल गेट द आंसर, सिंपल। और सेकंड मेथड में कैसे करेंगे? इसी का सेकंड मेथड, इसका 116 आ रहा है क्या? कितना आ रहा है? 11 जो भी आ रहा है, मतलब वो आप यहाँ पे लिख सकते हो। कैलकुलेशन पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं आज के दिन, ठीक है। सेकंड मेथड देखो, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। तो अगेन इसमें आप वही कर सकते हो कि टोटल में से वो वाले केसेस माइनस कर दो जो रिपीटेड है, जो भी आपके रिपीटेड या जो भी बेसिकली आप बोल सकते हो फालतू केसेस है। ओके, जो फालतू केसेस है उनको माइनस कर दो। तो फालतू केसेस को माइनस करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ केसेस बताओ पहले। तो टोटल कितने पॉइंट्स है? 10 है, तो 10 में से कोई भी 3 ले लो आप,
है ना, 10 पॉइंट है, 10 में से कोई भी 3 ले लो। लेकिन आपने एक गड़बड़ कहां पे कर दी, गड़बड़ वहां पे कर दी कि जब हमने इन 4 में से कोई भी 3 लिया था ना, जब मैंने बोला कि आप 10 में से कोई भी 3 ले लो, तो एक बच्चा आएगा वो बोलेगा कि सर मैंने तो क्या किया ना, ये वाला पॉइंट ले लिया, ये ले लिया और ये ले लिया, तो ट्राइंगल मिलेगा ही नहीं ना। जब हमने बोला कि 10 में से कोई भी 3 ले लो, अब एक बच्चा आया उसने बोला कि सर हमने तो ये ले लिया, ये ले लिया, ये, तो इसमें ट्राइंगल नहीं मिलेगा ना। तो जब जब आप इन 4 में से कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करोगे तो आपको ट्राइंगल नहीं मिलेगा। तो बस दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड। 10C3 इसमें थोड़ा दिमाग आपको ज्यादा लगाना पड़ता है बट मेहनत कम है, उसमें मेहनत ज्यादा है बट दिमाग कम है। तो कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो, ठीक है, यू कैन यूज एनी वन मेथड आउट ऑफ विच एवर यू लाइक, ठीक है। तो दोनों में ही दो मेथड है। चलो अब एक जेई वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जो कि बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है। तो ये जेई वाला क्वेश्चन एक बार ट्राई करना, इसमें कितना आंसर आएगा। ABBCCA बेसिकली एक ट्राइंगल है, ये मान लो ABC, ठीक है। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि ABBCCA ऑफ द ट्राइंगल हैव 3, 5, 6 इंटीरियर पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। अच्छा, तो AB के ऊपर 3 पॉइंट है, BC के ऊपर 5 पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 और 5, और इसके ऊपर 6 पॉइंट है, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इस तरह का एक ट्राइंगल है। डायग्राम आपको समझ में आ गया। ABBC और CA के ऊपर कुछ कुछ पॉइंट्स है, आपको बनाने हैं टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। अच्छा, तो ये जो लाल वाले पॉइंट्स है ना, रेड वाले जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं उनको ज्वाइन करके ट्राइंगल्स बनाने हैं। तो कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, दैट इज द क्वेश्चन। रेड वाले जो पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं, रेड वाले पॉइंट्स को ही ज्वाइन करना है, वर्टेक्स को नहीं, ABC को यूज नहीं करना है। केवल ये जो रेड वाले पॉइंट्स है उनको यूज करके ट्राइंगल्स। तो ये टोटल कितने पॉइंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14। तो 14 में से कोई भी 3 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो। लेकिन 14 में से कोई भी 3 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो, लेकिन इसमें से वो वाले केसेस, हम सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं, इसमें से वो वाले केसेस माइनस करने पड़ेंगे ना। जब एक बच्चे ने आके बोला कि सर मैंने तो ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ले लिया, तो ट्राइंगल नहीं मिलेगा ना, उसको तो स्ट्रेट लाइन मिल जाएगा। तो जब आप इन 3 पॉइंट में से कोई भी 3 को सिलेक्ट करोगे तो आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, ना कि ट्राइंगल। इन 5 में से कोई भी 3 पॉइंट को सिलेक्ट करोगे तो भी आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगा, और ये 6 पॉइंट में से कोई भी 3 सिलेक्ट करोगे तो भी आपको ट्राइंगल नहीं मिलेगा। समझ गए। तो दिस इज द आंसर। बस इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मेरे ख्याल से इसमें 333 आएगा, है ना। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे ना तो 333 आ रहा होगा, एक बार चेक करना, यही आ रहा है क्या, 333, है ना। ये तो फेमस क्वेश्चन है। तो 333 इज द आंसर, यस और नो। सिंपल है ये। ट्राइंगल्स आपको तो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, उसमें से वो वाले केसेस माइनस कर दो जब ट्राइंगल मिला ही नहीं, जब स्ट्रेट लाइन मिल गया। समझ गया ना। कोलिनियर की कहानी क्लियर है क्या, कोलिनियर की कहानी क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं नंबर ऑफ डायगोनल्स के बारे में। तो अगर कोई एक पॉलीगन है ना, ये भी एक काफी फेमस फॉर्मूला है, तो इसको भी आप ध्यान में रखो। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला होता है NC2 - n। तो डायरेक्टली आप इसको याद रखो। ओके, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर नंबर ऑफ डायगोनल्स। नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला है NC2 - n। अब ये कैसे आया, मतलब मान लो कि एक ऐसा कोई पॉलीगन है। सबसे पहले तो डायगोनल का मतलब क्या है, डायगोनल का मतलब है कि इस पॉइंट को आप ज्वाइन करो विद सम अदर पॉइंट। जैसे अब ये वाला एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल है, ये भी एक डायगोनल, मतलब एडजेसेंट पॉइंट्स के साथ ज्वाइन नहीं करना है। इस पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे इसके साथ तो साइड आएगी ना। अगर इन दोनों को ज्वाइन करोगे देन यू विल गेट साइड ऑफ द पॉलीगन। अगर इस पॉइंट को आप इसके साथ ज्वाइन करोगे तो भी साइड आएगी। तो ये साइड है और ये भी साइड है, लेकिन ये जितने भी ब्लू वाले हैं वो डायगोनल्स है। अंडरस्टूड। ये ब्लू वाले जितने भी है वो डायगोनल। तो बहुत सारे डायगोनल्स बनेंगे ना। ये भी एक डायगोनल है, 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 ये भी एक डायगोनल है। तो टोटल कितने डायगोनल्स बनेंगे। तो टोटल आप ऐसे समझ लो कि यहाँ पे टोटल वर्टिसेस कितने हैं। ये पहला वर्टेक्स है, ये दूसरा वर्टेक्स, ये दूसरा वर्टेक्स है, ये तीसरा वर्टेक्स है, ठीक है, ये चौथा वर्टेक्स है। ऐसे करते करते मान लो कि n नंबर ऑफ वर्टिसेस आर देयर, है ना। यहाँ पे तो कुछ लिमिटेड है बट फिर भी हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं। तो सिंस हम इसको जनरलाइज करना चाहते हैं तो आप मान लो कि एक पॉलीगन है जिसमें n नंबर ऑफ वर्टिसेस आर देयर। तो टोटल पॉइंट्स कितने हैं, टोटल पॉइंट्स है n। n में से कोई भी 2 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो, n में से
कोई भी 2 पॉइंट आप सिलेक्ट कर लो, जैसे फॉर एग्जांपल आप 1 और 3 को कर सकते हो, 1 और 4 को कर सकते हो, 1 और 5 को कर सकते हो, 1 और 6 को कर सकते हो, तो ये सारे डायगोनल्स आएंगे। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम है कि कोई एक बच्चा बोलेगा कि सर मैंने तो 1 और 2 को सिलेक्ट कर लिया, क्योंकि आपने तो बोला था कि n में से किसी भी 2 पॉइंट को सिलेक्ट कर लो, तो n में से कोई भी 2 पॉइंट सिलेक्ट कर सकते हैं ना, तो एडजेसेंट वाले भी कर सकते हैं। तो मैंने तो सर एडजेसेंट वाले सिलेक्ट कर लिए, तो क्या मुझे डायगोनल मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, वो तो साइड मिलेगा। तो टोटल कितनी साइड्स है, टोटल कितनी साइड्स है, n नंबर ऑफ साइड्स आते हैं, तो वो वाले केसेस आपको सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे, क्योंकि वहां पे आपको साइड मिलेगी, डायगोनल नहीं मिलेगा। अंडरस्टूड? तो टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स विल बी nc2 माइनस n, वो साइड्स को माइनस करना पड़ेगा। अंडरस्टूड? तो ये भी एकदम क्रिस्टल क्लियर है क्या, nc2 माइनस n। अब देखो इसी के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस बन गए, जैसे जेई मेन 2020 में एक चिंदी से क्वेश्चन आया था, इन्होंने क्या बोला कि एक सपोज दैट देयर आर n नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशंस है, n नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशंस इन अ सिटी अलोंग अ सर्कुलर पाथ। अच्छा, तो ऐसा एक सर्कुलर पाथ है, उसके ऊपर n नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशंस आर देयर, ये 1 2 3 4 ऐसे करते करते डॉट 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 यहाँ पे n तक है, समझ गए ना, ये सब डॉट 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 डॉट, ये सारे मेट्रो स्टेशंस हैं, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ में n नंबर ऑफ मेट्रो स्टेशंस आर देयर। अब ये कह रहा है कि ईच पेयर ऑफ स्टेशंस इज कनेक्टेड बाय अ स्ट्रेट, मतलब कोई भी 2 मेट्रो स्टेशन के बीच में एक ट्रैक है और वो स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। सो दैट इज गिवन। फर्दर ईच पेयर ऑफ नियरेस्ट स्टेशन इज कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन। तो जो भी नियरेस्ट वाले स्टेशन ना, जैसे ये दोनों नियरेस्ट है, तो इनको ब्लू लाइन से कनेक्ट किया गया है, इन सबको, ये जो नियरेस्ट वाले हैं उनको ब्लू लाइन से कनेक्ट किया गया है, मतलब बेसिकली ब्लू लाइंस आर द साइड्स। अरे चमक गया होगा, ब्लू लाइंस आर द साइड्स। और दूसरा क्या बोला है, तो ये आपको समझ में आ गया कि भाई नियरेस्ट स्टेशंस आर कनेक्टेड बाय ब्लू लाइन, वेरेज द रिमेनिंग पेयर्स, तो जो रिमेनिंग पेयर्स है, जैसे 1 को जब आप कनेक्ट करोगे 3 के साथ, 4 के साथ, 5 के साथ, 6 के साथ, तो वो जो रिमेनिंग है वो रेड लाइंस है, ओके। जो रिमेनिंग है दोज आर कनेक्टेड बाय रेड लाइंस। तो टोटल यहाँ पे ब्लू लाइंस क्या है, ब्लू लाइंस उतनी होगी जितनी नंबर ऑफ साइड्स है। तो हाउ मेनी ब्लू लाइंस विल बी देयर, आप तो सिंपल ये बताओ, हाउ मेनी ब्लू लाइंस विल बी देयर, ब्लू लाइंस विल बी n ना, एंड हाउ मेनी रेड लाइंस विल बी देयर, रेड लाइंस इज नथिंग बट नंबर ऑफ डायगोनल्स ना, जितने डायगोनल्स होंगे उतनी नंबर ऑफ रेड लाइंस। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स इज nc2 माइनस n, ये फॉर्मूला होता है। अब क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ रेड लाइंस इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइंस। तो नंबर ऑफ रेड लाइंस, ये नंबर ऑफ रेड लाइंस है, दिस इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइंस। तो बस ये इक्वेशन बन गई, इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ n। समझ गया? यहां पर रेड लाइन बेसिकली डायगोनल है और जो ब्लू लाइन है वो बेसिकली साइड है। क्वेश्चन में आपको बोल रहा है कि नंबर ऑफ रेड लाइंस इज 99 टाइम्स द नंबर ऑफ ब्लू लाइंस। तो बेसिकली इसको फर्दर सॉल्व करोगे, nc2 इक्वल टू 100n आ गया ना, इसको इधर भेज देना। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये होता है n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 और ये 100n, ठीक है। nc2 का डायरेक्ट फॉर्मूला हमने किया था ना बाइनोमियल में, ये आप याद भी रखना, ये फास्ट कैलकुलेशन के लिए काम आता है। nc2 इज n इंटू n माइनस 1 बाई 2, है ना। तो डायरेक्टली यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस, इसको याद करो, ठीक है। nc2 क्या होता है, n इंटू n माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। तो यहां से n का वैल्यू आ जाएगा 201 इज द आंसर, ठीक है। तो फाइनली ऑप्शन ए इज द आंसर। ये चमक गया, काफी चिंदी क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन एडवांस वालों ने पूछा है, और एडवांस वालों ने जो यहाँ पे पूछा ना, इसी से इंस्पिरेशन लेके मेन वालों ने 2020 में बनाया था 6 साल बाद। देख रहे हो जो क्वेश्चन, ये एडवांस में जो क्वेश्चन आया ना, वो एग्जैक्टली वैसा ही क्वेश्चन इन्होंने 2020 मेन में बनाया। तो ये बाद में आया, ये पहले आया था, 2014 का है, ये भी कुछ वैसा ही है, ओके। तो ये कह रहा है कि देयर आर टोटल n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। तो एक सर्कल है और सर्कल के ऊपर n डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, तो ये पॉइंट नंबर 1, फिर पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, और ऐसे करते 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 हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर, n नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर। ये सारे पॉइंट्स हैं, ठीक है। टोटल n नंबर ऑफ पॉइंट्स आर देयर। अब ये कह रहा है कलर द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एवरी पेयर ऑफ एडजेसेंट पॉइंट्स बाय ब्लू। अच्छा, तो जो एडजेसेंट पॉइंट्स है उनको ब्लू से कनेक्ट करना है।
ये जो एडजेसेंट वाले हैं उनको आप स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट करो और ब्लू कलर की स्ट्रेट लाइन आपको ड्रॉ करनी है। तो ये सारे क्या, ब्लू वाले क्या है, साइड्स है, और बाकी कह रहा है कि एंड द रेस्ट बाय रेड, और जो एडजेसेंट नहीं है उनको रेड से ज्वाइन करो, जैसे 1 और 3 हो गया, 1 और 4 हो गया, 1 और है ना, बाकी सारे मतलब 1 और 5 आएगा यहाँ पे आगे, ये 5 वाला है। तो बेसिकली रेड वाले क्या है, रेड वाले डायगोनल्स है, और ब्लू वाले क्या है, ब्लू वाली साइड्स है। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है कि नंबर ऑफ रेड लाइंस, मतलब नंबर ऑफ डायगोनल्स एंड ब्लू लाइंस आर इक्वल। अच्छा इक्वल है, मतलब बेसिकली आपका ये हो गया ना, नंबर ऑफ रेड लाइंस इज इक्वल टू नंबर ऑफ ब्लू लाइंस। तो रेड लाइंस कितनी होती है, NC2 माइनस एन, और ब्लू मतलब साइड्स, तो ये आ गया। तो यहां से NC2 इक्वल टू 2n आ गया। तो n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू 2n, n से n कैंसिल कर दो, n इक्वल टू 5 आ गया। तो व्हाट इज द फाइनल आंसर, 5 इज द आंसर। ये क्वेश्चन है जेईई एडवांस का, चिंदी है ना, बहुत ही चिंदी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं लीनियर परमुटेशन के बारे में। लीनियर परमुटेशन है ना, ये भी एक सिंपल सा टॉपिक है, अगेन मतलब काफी आसान है, लेकिन यहां से भी आपके मतलब अच्छे खासे क्वेश्चंस बन जाते हैं। लीनियर परमुटेशन का मतलब इन अ रो यू नीड टू अरेंज सम बॉयज एंड गर्ल्स या स्टूडेंट्स या कुछ भी ऑब्जेक्ट्स इन अ रो, ठीक है। अच्छा ब्रेक, ओके तो चलो कोई नहीं, मतलब ब्रेक ले लेते हैं, है ना, लेट्स टेक अ ब्रेक। एक छोटा सा ही ब्रेक लेते हैं आज, क्योंकि अपने को काफी कुछ करना है, ठीक है। तो 20 मिनट का ले ले, 20 मिनट्स का कर देते हैं आज, है ना, क्योंकि काफी लंबा वन शॉट होने वाला है, तो जल्दी जल्दी अपने को करना पड़ेगा थोड़ा सा। फाइन, तो 20 मिनट्स का ब्रेक एक ले लो फटाफट, उसके बाद मिलते हैं। बट डेफिनेटली आप ब्रेक के बाद आ जाना, टाइम से आ जाना, ताकि आपका कुछ मिस नहीं होगा, नहीं तो आगे फिर दिक्कत होगी, है ना। तो इसीलिए ब्रेक में टाइम टू टाइम वापस आ जाना। फाइन, 20 मिनट का ब्रेक लेते हैं एक, और उसके बाद मिलते हैं, ठीक है। यस, 20 मिनट्स का कर लेते हैं, क्योंकि काफी लंबा चैप्टर है, नहीं तो खत्म ही नहीं होगा। लेट्स डू इट फास्ट, ओके। यस चलो, मिलते हैं फिर।
हेलो हेलो हेलो, यस आ गए क्या सब लोग, है ना? एक बार फटाफट बता दो चैट में कौन कौन आ चुका है, सो दैट वी कैन रिज्यूम। ठीक है, तो फाइनली आगे बढ़ते हैं, पीएनसी का जो वन शॉट है उसको आगे बढ़ाते हैं, है ना? और फाइनली इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। तो एक बार बताओ यार कौन कौन आ चुका है। लेट्स रिज्यूम। यस, यस और नो, स्टार्ट करें? कितने लोग रेडी है एक बार लिख दो चैट में, रेडी, है ना, सो दैट वी कैन स्टार्ट। कौन कौन रेडी है बताओ। एनर्जी वापस आ गई है ना? आई थिंक 2-2.5 घंटे हो गए, 2 से 2.5 घंटे अप्रोक्सीमेटली पढ़ाई कंप्लीट कर ली है हमने। अब फाइनली और आगे बढ़ते हैं एंड जो रिमेनिंग टॉपिक्स है उसको भी खत्म करते हैं। यस, रेडी रेडी रेडी, चलो। तो सबसे पहला जो टॉपिक अपने को डिस्कस करना है ब्रेक के बाद वो है लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर मतलब एक लाइन से सबको बिठाना है, सबको अरेंज करना है। ठीक है, मतलब एक ऐसा रो आप मान सकते हो, एक सिंगल रो में बहुत सारे जो ऑब्जेक्ट्स है या बहुत सारे जो इंसान है उनको बिठाना है एक सिंगल रो में। ठीक है, उसी को हम बोलते हैं लीनियर परम्यूटेशन। लीनियर का मतलब ये लीनियर एक लाइन में, और परम्यूटेशन का मतलब अरेंजमेंट। तो अरेंज करना है, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है। अभी तक हमने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करी है, सारे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट के लिए कहानी चल रही है ना? तो सारे मतलब बेसिकली हम तो मान रहे हैं ना कि हम यहाँ पे स्टूडेंट्स को अरेंज कर रहे हैं, इंसानों को अरेंज कर रहे हैं। अगर इंसानों को अरेंज करें तो इंसान तो सारे अलग अलग होते हैं ना, तो हम यहाँ पे डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं अभी तक। और लीनियर परम्यूटेशन, लीनियर मतलब इन अ लाइन, परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट। ठीक है, तो अरेंज करना लाइन से। अब देखो, एक मैं आपको मास्टर एग्जांपल कराऊंगा, उसके थ्रू आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मतलब कॉन्सेप्ट आप यहां से पकड़ लेना, और वही सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे जेई वाले जो क्वेश्चंस करेंगे एंड में, उसमें भी आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो एक मास्टर एग्जांपल यहां से आप देख लो। तो टोटल मान के चलो कि 4 लड़के हैं और 4 लड़कियां हैं। ठीक है, तो ये एक बेसिकली कॉम्बिनेशन मान लो, लाइक 4 बॉयज आर देयर, 4 गर्ल्स आर देयर। ठीक है, तो आप ऐसे मान लो B1 B2 B3 B4, 4 लड़के हैं, और G1 G2 G3 G4, 4 लड़कियां हैं। अब इनको लाइन से बिठाना है। अच्छा, तो टोटल कितने अरेंजमेंट हो सकते हैं आप बता सकते हो क्या? इफ टोटल 4 बॉयज आर देयर, 4 गर्ल्स आर देयर, इन सबको, ये टोटल जो 8 इंसान है, 8 इंसानों को अरेंज करना है 8 चेयर के ऊपर। तो टोटल तो यहां पे हो सकते हैं 8 फैक्टोरियल। इतने अरेंज, इसमें कोई भेदभाव नहीं होगा ना भाई, अल्टीमेटली लड़का है लड़की है तो इंसान ना। अगर इंसान है तो टोटल आप ऐसे ही समझो ना, क्योंकि 8 स्टूडेंट्स आर देयर, 8 स्टूडेंट्स को अरेंज करना 8 चेयर के ऊपर। तो टोटल नंबर ऑफ तरीके कितने आ जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ तरीके तो आ जाएंगे 8 फैक्टोरियल। लेकिन अब एक काम करते हैं, ये जो पहला पार्ट है, पहले पार्ट में क्या लिखा है कि B1 एंड G1 आर ऑलवेज टुगेदर। तो मान लेते हैं कि ये जो B1 है, पहला लड़का, और एक G1 है, इन दोनों को साथ में ही बैठना है। समझ रहे हो ना? इन दोनों को साथ में ही बैठना है, B1 G1 को साथ में ही बैठना है ना? इनका मतलब कुछ चक्कर चल रहा है और इनको साथ में ही बैठना है, B1 G1 को साथ। तो देखो, एक कॉन्सेप्ट होता है पीएनसी में कि जिनको साथ में बैठना है ना, उनको आप बांध दो या उनको डब्बे के अंदर पैक कर दो, है ना? तो एक डब्बा बना लो और डब्बे के अंदर उनको पैक कर दो। ये मतलब कॉन्सेप्ट को समझना है, इसमें ज्यादा इधर उधर की बातें मत सोचना। ठीक है, तो B1 G1 को साथ में बैठना है। अब कॉन्सेप्ट यही होता है कि भाई जिनको साथ में रखना है उनको डब्बे के अंदर पैक कर दो और उनको हम एक यूनिट कंसिडर करेंगे। तो ये दो अलग अलग नहीं है, ये दोनों मिला के एक यूनिट है। समझिए, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है? जिनको साथ में बैठना है उनको बांध दो या फिर उनको डब्बे के अंदर पैक कर दो और उनको एक यूनिट गिनेंगे। अब इनको 2 नहीं गिनेंगे, अब ये एक ही यूनिट है। ठीक है, ये दोनों एक है, मतलब समझिए ना। और फिर B2 B3 B4 और G2 G3 G4। ठीक है, तो अब इन सबको अरेंज करना है। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आएगा? देखो, जो फर्स्ट पार्ट है उसको सॉल्व करने के लिए कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है ना, कि जिनको साथ में बैठना है उनको डब्बे के अंदर पैक कर दो। अब आप इनको एक गिनोगे, अब ये एक है तो 1 2 3 4 5 6 और 7। अब टोटल कितने यूनिट है? 7 यूनिट है। तो इन सातों को अरेंज करो, 7 है टोटल। काउंटिंग आपको समझ में आ गई ना, ये पूरा एक है, एक यूनिट आप इसको कंसिडर करोगे। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 फैक्टोरियल आ जाएगा। बेसिकली आपको 7 यूनिट्स है, 7 यूनिट्स को अरेंज करना है 7 चेयर्स के ऊपर, तो आपका आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। लेकिन डब्बे के अंदर भी तो इनका एक अरेंजमेंट होगा ना। डब्बे के अंदर अगर आप इसको खोल के देखोगे, है ना, डब्बे के अंदर 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। या तो B1 G1
या G1B1, ऐसा भी तो हो सकता है लड़की यहां पे बैठे है, लड़का यहां पे बैठा है, तो इंटरनल अरेंजमेंट भी अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो इंटरनल अरेंजमेंट कितने पॉसिबल है? 2 फैक्टोरियल ना, या तो B1G1 या G1B1। तो यहां पे दो तरह से डब्बे के अंदर जो उनका जो इंटरनल अरेंजमेंट है वो भी अपने को कंसिडर करना पड़ेगा। तो या तो B1G1 तरीके से बैठेंगे, एक तरीका तो ये है B1G1, दूसरा तरीका है G1B1। अंडरस्टूड? तो जिनको साथ में बैठना है उनको डब्बे के अंदर पैक कर दो। और दूसरे पार्ट का आंसर क्या है? अब मान लेते हैं कि ये जो B1G1 है दे आर नेवर टुगेदर, है ना, मतलब इनका 5 मिनट का प्यार .com था तो 5 मिनट का प्यार था, खत्म हो गया। अब B1G1 को साथ में नहीं बैठना है, अब मतलब उनको अलग अलग एक दूसरे की शक्ल भी देखनी नहीं है, ठीक है। तो B1G1 आर नेवर टुगेदर। तो अब अपने को इस तरह से अरेंज करना है इन सबको सो दैट B1G1 इज नेवर टुगेदर। अगेन आप कॉन्सेप्ट को समझना, अगर दो इंसान ऐसा है जिनको एक साथ नहीं बैठना है, जिनको एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है, जो एकदम दूर दूर तक एक दूसरे के साथ नहीं बैठना चाहते, तो बेसिकली उसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है? उसमें कॉन्सेप्ट ये होता है कि जिनको साथ में नहीं बैठना है उनको सबसे पहले आप बोलो कि तुम अभी रुको जरा, है ना। इसमें कॉन्सेप्ट है रुको जरा, है ना। तो B1G1 को हम क्या बोलेंगे? B1 और G1 को एक साथ नहीं बैठना है, तो आप इनको बोलो कि अभी तुम साइड में रुको, ये साइड है ना, इनको बोलेंगे तुम साइड में अभी रुको जरा, है ना भाई। और जो बाकी लोग हैं उनको अरेंज कर दो। तो बाकी बचे हुए कौन कौन है? तो B2 है, B3 है, B4 है, और G2 है, G3 है, G4 है। मतलब बेसिकली जिनको साथ में नहीं बैठना है ना उनको हम गैप में फिल करेंगे। तो इसको हम बोलते हैं गैप मेथड, और इसको हम बोलते हैं बंडल मेथड। ये बेसिकली आपने बंडल बना लिया ना, तो बंडल और गैप मेथड इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है कि जिनको साथ में नहीं बैठना है उनको तुम क्या बोलोगे? उनको बोलोगे रुको जरा, साइड में बैठो, अभी तुमको बुलाएंगे, जब तुम्हारी बारी आएगी तब आना और फिर तुमको बिठाया जाएगा, अभी तुम साइड में रुको। फाइन। जिनको साथ साथ नहीं बैठना हो उनको साइड में रखो, जो रिमेनिंग है उनको अरेंज कर दो। तो रिमेनिंग कितने हैं? 6 लोग हैं, तो इन 6 लोगों को अरेंज करना है। तो अगर 6 लोगों को अरेंज करना है तो क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल आएगा। ये जो 6 इंसान है, बॉय है या गर्ल है उससे कोई मतलब नहीं है, टोटल 6 इंसान, इनको अरेंज करो 6 फैक्टोरियल, ठीक है। टोटल 6 लोग हैं, तो 6 लोगों को अरेंज करने के लिए 6 फैक्टोरियल। अब जब इनको बिठा दिया तो बीच में कुछ कुछ गैप्स आएंगे ना, ये बीच में गैप्स हैं। तो कितने गैप्स है? 1 2 3 4 5 6 और 7। तो टोटल हाउ मेनी गैप्स आर देयर? बीच बीच में गैप्स क्रिएट हो जाएंगे, तो वो गैप के अंदर आप B1G1 को फिल करोगे। ये जो B1 और G1 है ना, इनके बीच में कहीं ना कहीं आप इनको फिल करोगे। B1G1 को साथ में नहीं बैठना है, तो जिनको साथ में नहीं बैठना उनको आप गैप में फिल कर दो, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल तो आपने इन सबको अरेंज कर दिया। अब कितने गैप है टोटल? काउंट करो। तो टोटल गैप हमारे पास है 1 2 3 4 5 6 7। मतलब जितने भी इंसान होंगे ना उससे एक ज्यादा होता है हमेशा। अगर 6 इंसानों को आपने बिठाया है तो कितने गैप बनेंगे? 7। ये पहला वाला और आखिरी वाला उसको भी गैप ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो टोटल 7 गैप्स आर देयर। तो यहां पे आप लिखो 7 गैप्स आर देयर। और 7 गैप में से अपने को कितने गैप सेलेक्ट करने पड़ेंगे? 2, है ना। कोई भी 2 गैप आप सेलेक्ट कर लो। तो 7 गैप में से कोई भी 2 गैप आप सेलेक्ट करो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि तुमने कोई भी 2 आप ले सकते हो, ठीक है, वो तुम्हारी मर्जी है। मान लो तुमने ये वाला गैप सिलेक्ट कर लिया और ये वाला गैप आपने सिलेक्ट कर लिया। कोई भी 2 गैप आप सिलेक्ट कर सकते हो। 7C2, कोई भी 2 गैप आउट ऑफ 7 सिलेक्ट कर लो। अब उसके अंदर B1G1 को फिल कर दो। तो इसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं ना, या तो यहां पे B1 जाएगा, इधर G1, तो B1G1 या G1B1। तो 2 तरीके हो सकते हैं ना, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। या बेसिकली ऐसा सोचो कि टोटल 2 गैप है और 2 इंसान है B1G1, 2 इंसान है ना B1G1, और 2 गैप है। तो 2 गैप 2 स्टूडेंट उनको फिल करना है। 2 गैप में 2 स्टूडेंट, मतलब बेसिकली 2 गैप 2 स्टूडेंट, 2 फैक्टोरियल आएगा, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जिनको साथ में बैठना है उनको बांध दो, डब्बे के अंदर पैक कर दो, और जिनको साथ में नहीं बैठना है, जिनको अलग अलग बैठना है, जिनको एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है, उनको आप साइड में रखो। रिमेनिंग लोगों को अरेंज कर दो और उनको गैप में फिल करो। जिनको एक साथ नहीं बैठना होता है उनको आप गैप में फिल कर दो। अंडरस्टूड? तो ये आपको समझ में आ गया? ओके, अब थर्ड पार्ट पे आता है। थर्ड पार्ट कह रहे हैं नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर, है ना। देखो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होते हैं। तो थर्ड पार्ट में ये कह रहा है कि कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए। मान लो कि उनके टीचर ने बोला कि लड़कियां बहुत बातें करती है, एक साथ बिठा दोगे तो कोई भी 2 लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए। नो 2 गर्ल्स आर टुगेदर। ये जो G1 G2 G3 G4 है,
इनमें से कोई भी दो लड़कियां, है ना, G1 G2 G3, G1 G2 G3 और G4, ये चार लड़कियां, चार लड़कियों में से कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए, मतलब इनको गैप में फिल करेंगे ना, इनको साथ साथ नहीं बिठाना है। तो इन चारों को क्या बोलेंगे? इन चारों को बोलेंगे कि अभी रुको, अभी साइड में, तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें बुलाया जाएगा। सबसे पहले बॉयज को अरेंज कर लो। तो बॉयज कितने हैं? B1 B2 B3 B4। इन चारों को आप अरेंज कर लो। इन चारों को अरेंज करने के कितने तरीके? नो टू गर्ल्स आर टुगेदर बोला है ना, तो कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं बैठनी चाहिए, समझ गए? कोई भी दो लड़कियां, ऐसा नहीं मतलब G1 G2 भी साथ में नहीं, दो लड़कियां भी साथ में नहीं, तीन भी नहीं, चार भी नहीं, कुछ भी नहीं। समझ रहे हो ना? इस क्वेश्चन का यही मतलब है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं दिखनी चाहिए। अंडरस्टूड? तो आप सबसे पहले उनको क्या बोलोगे? रुको साइड में, अभी गैप में फिल करेंगे बाद में, ठीक है? पहले आप B1 B2 B3 B4 को अरेंज कर लो। तो 4 फैक्टोरियल, ठीक है? इनको चार लोग है, चार लोगों को अरेंज करने के कितने तरीके? 4 फैक्टोरियल। गैप कितने आएंगे? 1 2 3 4 5। तो कितने गैप है? 5 गैप है। 5 गैप में से कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कर लो। जैसे मान लो आपने ये वाला गैप ले लिया, आपने ये वाला गैप ले लिया, ये वाला ले लिया और ये वाला ले लिया। तो 5 में से कोई भी 4 गैप आप सिलेक्ट कर लो। 5 में से कोई भी 4 गैप सिलेक्ट कर लो और वहां पे 4 लड़कियों को अरेंज कर दो। तो 4 फैक्टोरियल। तो बस दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? तो ये आंसर आ जाएगा। ये चमक गया होगा ना मेरे ख्याल से? यस, ये चमक गया। ओके, अगला पार्ट देखो, फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में क्या करना है? फोर्थ पार्ट और थर्ड पार्ट में डिफरेंस क्या है? यहां पे बोला है कि नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। तो ये ध्यान से, थोड़ा अंग्रेजी का खेल है इसमें, है ना? पहले पार्ट में बोल रहा है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए। दिस इज थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट में वो बोल रहा है कि नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब सारी लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस है। वहां पे है कि कोई भी दो लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, और फोर्थ पार्ट में है कि नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब सारी लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए। लेकिन 3 लड़कियां एक साथ हो सकती है, 2 लड़कियां एक साथ हो सकती है, बट चारों की चारों लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए। क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? तो ये जो फोर्थ वाला पार्ट है उसमें यही बोल रहा है कि नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, मतलब सारी लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, बट 3 लड़कियां एक साथ हो सकती है। G1 G2 G3, हो सकता है G4 कहीं सेपरेट है, या ऐसा भी हो सकता है कि 2 लड़कियां एक साथ है, G1 G2 G3 G4 सेपरेट है ना? तो यहां पे बेसिकली ये सब अलाउड है। लेकिन थर्ड वाले पार्ट में कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, कोई भी दो लड़कियां साथ में नहीं होनी चाहिए। एक लड़की यहां पे, दूसरी लड़की यहां पे, तीसरी यहां पे, चौथी यहां पे, तो सब अलग अलग है ना? सब अलग अलग है। लेकिन यहां पे 3 लड़कियां एक साथ हो सकती है। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा? टोटल में से वो वाले केसेस माइनस करने पड़ेंगे जहां पे चारों लड़कियां साथ में हैं। तो आप टोटल नंबर ऑफ केसेस ले लो, उसमें से वो वाले केसेस माइनस कर दो व्हेन ऑल गर्ल्स आर टुगेदर। बेसिकली क्वेश्चन में यही तो कह रहा है ना कि सारी लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो टोटल में से आप वो वाले केसेस माइनस कर दो जब सारी लड़कियां एक साथ है। अंडरस्टूड ना? फोर्थ पार्ट में यही कह रहा है कि सारी लड़कियां एक साथ G1 G2 G3 G4 चारों की चारों एक साथ नहीं होनी चाहिए। तो टोटल में से माइनस कर दो जब चारों एक साथ है ना? तो टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने थे? 8 फैक्टोरियल। और जब चारों लड़कियां एक साथ है तो आई थिंक वो भी हम निकाल चुके हैं ना, या नहीं? अच्छा, वो निकालना पड़ेगा। तो G1 G2 G3 G4 चारों की चारों जो लड़कियां हैं उनको एक साथ बैठना है। अगर सबको एक साथ बैठना है तो कॉन्सेप्ट क्या होता है भाई? जिन जिन को एक साथ बैठना है उनको एक डब्बे के अंदर पैक कर दोगे, सिंपल। तो डब्बे के अंदर पैक कर दिया। और कौन कौन है? और अपने पास है B1 B2 B3 B4। अब ये काउंटिंग करो आप, इसको एक गिनना है। तो ये 1 2 3 4 5, तो टोटल कितने इंसान है? 5 यूनिट्स। और डब्बे के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट, तो इनसाइड द डब्बा 4 लड़कियां है तो 4 फैक्टोरियल ना, है ना? इनसाइड द डब्बा 4 फैक्टोरियल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल। सो दिस इज द आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट। टोटल में से माइनस कर दोगे ना? अंडरस्टूड? टोटल में से वो वाले केसेस माइनस कर दो जब सारी की सारी लड़कियां एक साथ है। तो ये इन दोनों में ध्यान रखना कि पूछा कौन सा है। अगर क्वेश्चन में पूछा है कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो ही हम गैप मेथड यूज करेंगे। यहां पे गैप मेथड है, लेकिन यहां पे टोटल में से माइनस किया गया है। तो अंग्रेजी का गेम होता है थोड़ा सा, ठीक है? तो ध्यान रखना। ओके, अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बॉयज एंड गर्ल्स आर ऑल्टरनेट। तो बॉयज और गर्ल्स को ऑल्टरनेट बिठाना है, तो ये आसान है ना? ऑल्टरनेट अगर आपको बिठाना है तो टोटल आपके पास है 8 चेयर, टोटल 8 चेयर्स आर देयर।
एक तरीका ये हो सकता है कि आप बॉय से चालू करो, अब स्टार्ट करो, पहला बॉय बैठेगा है ना, फिर गर्ल, तो बॉय गर्ल बॉय गर्ल बॉय गर्ल और बॉय गर्ल, इस तरह से बिठा लो। या दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप गर्ल से चालू करो। अगर आप गर्ल से चालू करोगे तो फिर ऐसे भी कर सकते हैं ना कि गर्ल बॉय फिर गर्ल बॉय फिर गर्ल बॉय और गर्ल बॉय। तो बेसिकली इसमें दो केसेस बनेंगे ना, या तो आप पहला जो चेयर है वो किसी एक बॉय को असाइन करोगे, या जो आप पहला चेयर है वो किसी गर्ल को असाइन करोगे। तो बॉय से स्टार्ट कर सकते हो या गर्ल से स्टार्ट कर सकते हो। अब यहां पे बेसिकली आप ऐसा देख लो कि ये वाली जो चेयर है ना, इन चारों चेयर्स पे बॉयज को ही बिठाना है। ये जो रेड वाली चेयर्स आपको दिख रही है, तो रेड वाली चेयर्स के ऊपर आप केवल और केवल किसी ना किसी बॉय को ही बिठा सकते हो, गर्ल को नहीं बिठा सकते हो, अदरवाइज ऑल्टरनेट अरेंजमेंट अपना डिस्टर्ब हो जाएगा है। तो रेड वाली चेयर्स पे आप बॉयज को बिठा दो। कितनी चेयर है रेड वाली? तो रेड वाली चेयर है 1 2 3 4 और बॉयज कितने हैं 4, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 4 फैक्टोरियल। रेड वाली चेयर और बॉयज को बिठा दो, और रिमेनिंग जो चेयर्स है, ये ब्लू वाली जो चेयर्स है, वहां पे आप गर्ल्स को बिठा दो। तो कितनी चेयर है? चेयर है 4 और गर्ल्स भी कितनी है 4, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा यहाँ पे। समझ गए ना? सिमिलरली इधर भी होगा 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, फिर टोटल कर दो, तो टोटल कर दोगे तो 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2 आ जाएगा। सो दिस इज द आंसर। समझ गए? 4 फैक्टोरियल इंटू 2, तो ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा और अच्छे से लिख देते हैं, 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल इंटू 2। यहां पे भी तो वैसे ही होगा ना, जो बॉय की चेयर है वहां पे बॉय बैठेगा। अब नामकरण हो गया ना कि भाई ये लड़कों की चेयर है, और नामकरण हो गया कि ये जो रिमेनिंग जो ब्लू वाली चेयर है वो लड़कियों की है। अंडरस्टूड? तो ये नामकरण आपने कर दिया। तो बॉयज वाली चेयर पे बॉयज को बिठा दो, गर्ल्स वाली चेयर पे गर्ल्स को बिठा दो। ठीक है, तो ऑल्टरनेट वाला अरेंजमेंट आपको समझ में आ गया। और लास्ट वाला जो पार्ट कह रहा है, लास्ट वाला पार्ट कह रहा है कि 4 मैरिड कपल्स हैं। अब मान लेते हैं, मतलब बेसिकली मान लेते हैं कि B1 G1 की शादी हो गई, ओके, इनको साथ साथ बैठना है। B2 G2 की भी शादी हो गई, इनको भी साथ में बैठना है। B3 G3 की भी शादी हो गई, इनको भी साथ में ही बैठना है। और B4 G4 की भी शादी हो गई, इनको भी साथ में बैठना है। तो इन दोनों को साथ में बिठाना है, इन दोनों को भी साथ में बिठाना है, इन दोनों को भी साथ में बिठाना है, और इन दोनों को भी साथ में बिठाना है। इन मतलब चारों कपल्स को साथ में बिठाना है, बट किसी भी कपल के बगल में किसी और कपल को आप बिठा सकते हो, बट जो कपल है वो साथ में बैठेंगे। मतलब ये साथ में बैठेंगे तो डब्बा, ये साथ में बैठेंगे तो इनको डब्बे के अंदर पैक कर दो। ये भी साथ में बैठेंगे, ये भी साथ में बैठेंगे, तो टोटल कितने डब्बे हैं? 4 डब्बे है ना, तो 4 फैक्टोरियल आएगा, है ना। 4 तो डब्बे है, और डब्बे के अंदर 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ना, तो ये 2 फैक्टोरियल आएगा 4 बार। तो बस दिस इज द आंसर। ये चमक गया, 2 फैक्टोरियल की पावर 4। सिंपल ना? तो इस तरह के क्वेश्चन कर लोगे क्या? लीनियर परमुटेशन। ठीक है, तो आपको सिंपल इतना, ये वाला मेथड आप समझ लो कि अगर कोई ऐसा है जिनको साथ में बैठना है तो डब्बे के अंदर पैक कर दो, और अगर कोई ऐसा है जिनको साथ में नहीं बैठना है तो आप यहाँ पे गैप में फिल करोगे। उनको पहले साइड में रखो, फिर बाद में गैप में फिल कर दो। ठीक है, चलो अब क्वेश्चंस देखते जेई वाले। तो जेई वालों ने कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे, जैसे ये वाला क्वेश्चन तो बहुत ही चिंदी था, मतलब चिंदी से भी लो लेवल। ओके, तो बहुत लो लेवल क्वेश्चन आ रहे हैं पीएनसी में। बस समझना, अगर आप समझ गए ना तो आपसे क्वेश्चन हो गए, अगर नहीं समझे तो फिर गलत ही होगा वो। ठीक है, नेगेटिव ही होगा। तो 2 फैमिलीज आर देयर विद 3 मेंबर्स। अच्छा, तो 2 फैमिलीज आर देयर और उनमें 3-3 मेंबर्स है। एक काम करते हैं, इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि भाई जो पहली फैमिली है उसमें कितने मेंबर है? 2 फैमिलीज विद 3 मेंबर्स ईच। अच्छा, तो इसमें 3 मेंबर है, और इस ये A1 A2 A3 ले लेते हैं, चलो, है ना। लेट्स टेक A1 A2 A3। तो ये पहली फैमिली है, उसमें 3 मेंबर है। दूसरी फैमिली में भी 3 मेंबर है, B1 B2 B3। और तीसरी 1 फैमिली हैज 4 मेंबर्स। अच्छा, तो इसमें 4 मेंबर है, C1 C2 C3 C4 ऐसे ले लेते हैं समझाने के लिए। बाकी तो आपका आंसर आ गया होगा। ठीक है, तो और उनको एक रो में बिठाना है। ओके, आर टू बी सीटेड इन अ रो, एंड हाउ मेनी वेज दे कैन बी सीटेड सो दैट सेम फैमिली मेंबर्स आर नॉट सेपरेटेड। तो जो सेम फैमिली मेंबर्स है उनको अलग अलग नहीं कर सकते हो आप। सेम फैमिली वालों को साथ में बैठना है, तो ये पूरी फैमिली को एक साथ बैठना है। इसमें 3 मेंबर है, ये पूरी फैमिली को एक साथ बैठना है, और ये पूरी फैमिली को एक साथ बैठना है। तो तीनों की तीनों फैमिलीज में जो फैमिली मेंबर्स है उनको एक साथ बैठना, उनको आप सेपरेट नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो दैट इज द कंडीशन गिवन। तो क्या आ जाएगा? बस ये 3 डब्बे 3 फैक्टोरियल, और डब्बे के अंदर 3 फैक्टोरियल, यहां पे 3 फैक्टोरियल और यहां पे 4 फैक्टोरियल।
तो बस दिस इज द आंसर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी इज द आंसर। बताओ, ये क्वेश्चन आया था, इस तरह के क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अब क्या करें, है ना। तो अगर आपको पीएनसी में एक बार कॉन्सेप्ट चमक गया ना, उसके बाद तो ये सब कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं आपको, नंबर ऑफ 6 लेटर वर्ड्स दैट कैन बी फाउंड फ्रॉम ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड वोवेल। तो ये वोवेल एक वर्ड आपको गिवन है, इसके जो लेटर्स है उन्हीं को यूज करना है, आपको अपनी जेब से खर्चा नहीं करना है। ऐसा नहीं कि ए बी सी को भी आप इसमें इंक्लूड कर दो, नहीं, वोवेल्स के जो अल्फाबेट्स है उन्हीं को यूज करना है ना। आप अपना खर्चा क्यों बढ़ा रहे हो फालतू में? इन्हीं अल्फाबेट्स को यूज करना है, इसके अलावा और कोई अल्फाबेट को हम यूज नहीं कर सकते। और इसमें बोला है कि ऑल द कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टुगेदर। इसका क्या मतलब है पहले तो ये बताओ, एक क्वेश्चन का मतलब क्या है? ऑल द कॉन्सोनेंट्स नेवर कम टुगेदर, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आना चाहिए, लेकिन कोई 2 आ सकते, कोई 3 आ सकते, समझ रहे हो? सारे कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं आने चाहिए। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? इसमें आपको टोटल में से माइनस करना पड़ेगा ना, इसमें गैप मेथड नहीं लगेगा, क्योंकि क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ लो। क्वेश्चन में यही कह रहा है कि ऑल द कॉन्सोनेंट्स, सारे के सारे कॉन्सोनेंट्स एक साथ नहीं आने चाहिए। अब टोटल में से वो वाले केसेस माइनस कर दो, टोटल में से ये वाले केसेस माइनस कर दो जब सारे कॉन्सोनेंट्स, व्हेन ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, है ना, व्हेन ऑल कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर, ये वाले केसेस माइनस कर दो बस। तो ये आपको करना है। ये वही वाला केस हो गया ना कि नॉट ऑल गर्ल्स आर टुगेदर, सारी लड़कियां एक साथ नहीं होनी चाहिए, सारे कॉन्सोनेंट एक साथ नहीं होने चाहिए। तो टोटल में से माइनस कर दो, टोटल कितने आएंगे? टोटल 6 फैक्टोरियल आ जाएगा, और उसमें से माइनस करोगे जब सारे कॉन्सोनेंट एक साथ है। तो कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स है? यहाँ पे कॉन्सोनेंट है V, फिर W और L और S, ये तो कॉन्सोनेंट्स है, इनको एक साथ बैठना है। और जो वोवेल्स है वो है O और E, ठीक है, ये वोवेल्स हो गए। तो टोटल कितने यूनिट्स है? ये इसको तो आप एक गिनोगे, ये सारे कॉन्सोनेंट को एक साथ बैठना है, ऑल द कॉन्सोनेंट्स आर टुगेदर। तो ये डब्बे के अंदर पैक कर देंगे, तो पैक कर दोगे तो 1 2 3, तो यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आएगा, और डब्बे के अंदर इंटरनल अरेंजमेंट आएगा 4 फैक्टोरियल। तो बस दिस इज द आंसर। इसको आप कैलकुलेट कर लो, इसको कैलकुलेट करेंगे तो 576 आ जाएगा, बिल्कुल सही। तो 576 इज द आंसर, ठीक है, 576 इज द फाइनल आंसर। आगे बढ़ते हैं, जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं। चलो, जेई एडवांस 2015 में आया था। n इज द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स, तो टोटल 5 लड़के हैं, 5 लड़कियां हैं, उनको एक लाइन में अरेंज करना इन अ क्यू। क्यू मतलब है ना, एक स्ट्रेट लाइन में, इन सच अ वे दैट ऑल द गर्ल्स स्टैंड कॉन्जिक्यूटिवली। अच्छा, तो n इज द नंबर ऑफ वेज, ये n क्या है? n इज द नंबर ऑफ वेज जहां पे सारी की सारी लड़कियां कॉन्जिक्यूटिव होनी चाहिए। यहां पे देखो आप लिखा है कि ऑल द गर्ल्स स्टैंड कॉन्जिक्यूटिवली। इसका क्या मतलब है? सारी लड़कियां कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक, तो सारी एक साथ। क्वेश्चन समझ में आ गया ना? ऑल द गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिव मतलब सारी एक साथ है, एक के बाद एक के बाद एक, ठीक है। तो कॉन्जिक्यूटिव है वो, कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स होता है ना, जैसे 1 2 3 4, एक के बाद एक के बाद एक, वैसे ही कॉन्जिक्यूटिव मतलब बेसिकली n इज द नंबर ऑफ वेज जहां पे सारी लड़कियां एक साथ बैठेगी। तो G1 G2 G3 G4 G5 इन सबको डब्बे के अंदर पैक कर दो, और B1 B2 B3 B4 और B5 ये सब अलग अलग है। तो टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 और ये पूरा 6, ठीक है। तो 6 फैक्टोरियल आएगा, और डब्बे के अंदर 5 फैक्टोरियल। तो ये n का वैल्यू आ गया, n का वैल्यू समझ में आ गया, 6 फैक्टोरियल इंटू 5 फैक्टोरियल। अब आगे बढ़ो, m भी अपने को क्वेश्चन में गिवन है, तो m का वैल्यू क्या गिवन है? लेट m बी द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 5 गर्ल्स कैन स्टैंड इन अ क्यू इन सच अ वे दैट एग्जैक्टली 4 गर्ल्स आर कॉन्जिक्यूटिव, है ना। तो एग्जैक्टली 4 लड़कियों को एक साथ रखना है और एक को अलग रखना है। एग्जैक्टली 4, ना ज्यादा ना कम, 4 लड़कियां एक साथ और एक अलग। और एक को अलग नहीं किया तो पांचों कॉन्जिक्यूटिव हो जाएंगे, फिर मजा नहीं आएगा। तो एग्जैक्टली 4 को कॉन्जिक्यूटिव रखना है, एग्जैक्टली 4 लड़कियों को कॉन्जिक्यूटिव रखना है। तो सबसे पहले तो टोटल लड़कियां कितनी है? 5। तो 5 में से कोई भी 4 लड़कियां सिलेक्ट करो भाई, जिनको आपको क्या पता किसको कॉन्जिक्यूटिव रखना है, G1 G2 G3 G4 को, या G2 G3 G4 G5 को। तो पहले तो सिलेक्ट करोगे ना, तो 5 लड़कियां हैं, 5 में से कोई भी 4 आप सिलेक्ट कर लो, उनको कॉन्जिक्यूटिव रखेंगे, है। तो मान लेते हैं कि भाई 5 में से मैंने G1 G2 G3 और G4 को सिलेक्ट कर लिया। अब इनको एक साथ बिठाना है,
और जो G5 है उसको अलग बिठाना है। मतलब बेसिकली ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो ये आपको समझ में आ गया ना, 5 में से 4 लड़कियों को मैंने सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये चारों लड़कियों को सिलेक्ट कर लिया। अब इनको कॉन्जिक्यूटिव बिठाएंगे और इसको अलग बिठाएंगे, तो ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए। तो अभी इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलेंगे रुको जरा, आप साइड में रुको, आपको बुलाएंगे, गैप में फिल करेंगे ना। ये दोनों एक साथ नहीं आने चाहिए, इन दोनों को एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं है। ये 4 लड़कियां और एक लड़की अलग है है ना, एक लड़की अलग है, उनको ये चारों पसंद नहीं है। तो इन दोनों को एक साथ आप नहीं बिठा सकते। ऐसा नहीं कर सकते कि इसके बगल में इसको बिठा दिया, इसके बगल में इसको बिठा दिया, तो वो अलाउड नहीं है। तो आप क्या करोगे, 4 लड़कियां आपने सिलेक्ट कर ली, उनको कॉन्जिक्यूटिव बिठाएंगे। तो सबसे पहले आप बॉयज को अरेंज करोगे, B1 B2 B3 B4 B5, इनको अरेंज कर दो तो 5 फैक्टोरियल आएगा। ठीक है, फिर गैप कितना है, टोटल हाउ मेनी गैप्स आर देयर, 6 गैप में से आप 2 गैप सिलेक्ट करोगे ना, ये दो है, तो 6 गैप में से कोई भी 2 गैप आप सिलेक्ट कर लो। मान लो कि आपने ये वाला गैप सिलेक्ट कर लिया और ये वाला गैप सिलेक्ट कर लिया। अब ये 2 गैप है और ये 2 है, तो उनको आपको भरना पड़ेगा ना, गैप में फिल करना पड़ेगा। तो इसमें भी 2 तरीके हो सकते हैं ना, ये तो डब्बा G5 या G5 डब्बा, मतलब इस गैप में डब्बा जाएगा या इस वाले गैप में डब्बा जाएगा, समझ गए ना। तो मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, और मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल करने के बाद इंटरनल अरेंजमेंट ऑफ द गर्ल्स, तो गर्ल्स का जो इंटरनल अरेंजमेंट है दैट विल बी 4 फैक्टोरियल। तो ये m आ गया, n आ गया, दोनों को डिवाइड कर लो बस। तो डिवाइड करते ही कितना आंसर आ जाएगा, जैसे ही आप डिवाइड करोगे 5 आ जाएगा, सही बात है ना। तो ये कैलकुलेशन आप करके देख लेना, यू विल गेट 5। इसका आंसर 5 बिल्कुल करेक्ट है। आ रहा है क्या सबका 5? यस, एक बार करके देखो ना आप यहाँ पे। तो 5C4 m/n निकालना है ना, तो कर लोगे मेरे ख्याल से वैसे तो कैलकुलेशन। ये 5C4 होता है 5 इंटू 5 फैक्टोरियल है, और 6C2 तो ये होता है 6 इंटू 5 30, 30/2, 30/2 हो जाएगा 15, और इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। और नीचे क्या है तुम्हारे पास, नीचे है 6 फैक्टोरियल को आप लिख लो 6 इंटू 5 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल को ऐसे लिख लो, और एक और 5 फैक्टोरियल है। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, और ये भी एक 5 फैक्टोरियल है ना, 5 और 4 फैक्टोरियल, और ये भी कैंसिल हो गया। इधर आप कर लो 3 टाइम्स, हाँ तो आ गया ना, बस 5 आएगा। ठीक है, कैलकुलेशन तो आप कर लोगे बट अल्टीमेटली 5 आएगा। ठीक है ना, तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं, 2017 में भी ऑलमोस्ट सिमिलर क्वेश्चन आया था, तो ये वाला आप ट्राई करो। इसमें क्या है कि टोटल द वर्ड्स ऑफ लेंथ 10 है ना, तो वर्ड्स बनाने हैं बाय यूजिंग ABCDEFGHIJ। ओके, तो ये जो 10 अल्फाबेट है इन्हीं को यूज करके वर्ड्स बनाना है, अपनी जेब से खर्चा नहीं करना है, इन्हीं को यूज करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। ठीक है, x क्या है, x इज द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर नो लेटर इज रिपीटेड। अच्छा, रिपीटेशन नहीं है, तो x वाला तो बहुत ही सिंपल है, 10 फैक्टोरियल आएगा, है ना। x का आंसर 10 फैक्टोरियल, क्योंकि ये कह रहा है कि रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। तो पहली चेयर के पास कितने ऑप्शन है, 10। फिर जो भी आपने पहली चेयर पे बिठा दिया, अगली चेयर पे नहीं बिठाओगे तो 9, 10, 9, 8, 7 इस तरह से चलते हो, 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड। और वैसे भी आप देख लो ABCDEFGHIJ, तो 10 अल्फाबेट है और 10 चेयर है, तो 10 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये तो सिंपल है। y में ही तो असली कहानी है, ये जो असली कहानी है वो y में है। y इज द नंबर ऑफ सच वर्ड्स वेयर एग्जैक्टली वन लेटर इज रिपीटेड, वेयर एग्जैक्टली वन लेटर इज रिपीटेड ट्वाइस। अच्छा, तो एग्जैक्टली एक अल्फाबेट ऐसा है जिसको 2 बार रिपीट करना है और 10 लेटर के वर्ड बनाने हैं, तो लेंथ उसकी फिक्स है 10। ओके, तो 10 चेयर है, आप ऐसा अज्यूम कर लो कि टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चेयर है। बट कोई एक अल्फाबेट ऐसा है जिसको रिपीट करना है, और वो भी एग्जैक्टली ट्वाइस, रिपीटेड ट्वाइस। तो सबसे पहले तो वो अल्फाबेट आप सिलेक्ट कर लो। टोटल अल्फाबेट कितना है, टोटल हमारे पास 10 अल्फाबेट है। 10 अल्फाबेट में से कोई भी एक अल्फाबेट आप सिलेक्ट कर लो जिसको हम रिपीट करवाएंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने ए को सिलेक्ट किया, मुझे ये पसंद आ गया, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ए आएगा 2 बार, ए आएगा 2 बार, ये समझ गए, ए आएगा 2 बार। यस, कोई भी एक अल्फाबेट आप सिलेक्ट कर लो जिसको आप रिपीटेड ट्वाइस, तो इसको आप 2 बार रिपीट करवाओगे। अब आपके पास कितने अल्फाबेट बच गए, है ना, अब आपके पास बच गया BCDE और ये, तो ये टोटल कितने बच गए, 9। तो हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर रिमेनिंग, अब आपके पास टोटल अल्फाबेट है 9, उसमें से कितने सिलेक्ट करने पड़ेंगे, 8, क्योंकि अभी 8 ही तो चेयर है ना, 2 तो आ गए ये, अगर ये 2 आ गए तो ये तो 2 चेयर को फिल कर लेंगे।
अभी कितने और चाहिए अपने को, और अपने को चाहिए 8। तो ये जो 9 अल्फाबेट है BCDEFGHIJ, उसमें से आप कोई भी 8 ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं BCDEFGH और I को, J को छोड़ देते हैं ना, J को नहीं लिया हमने, तो J को नहीं लिया। अब ये टोटल 10 हो गए। अब इनको अरेंज कर दो। तो इनको अरेंज करने के लिए कितने तरीके आएंगे? अच्छा, यहां पे थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट आ गया, बट ठीक है। आई थिंक कुछ लोगों को पता ही होगा कि अगर रिपीटेशन होता है तो डिवाइड करते हैं। आपको याद है क्या? मतलब ये थोड़ा सा आगे का कॉन्सेप्ट है, बट फिर भी मतलब कुछ लोगों को आइडिया होगा थोड़ा बहुत। अगर आपको आइडिया नहीं है तो अभी पढ़ेंगे, ये थोड़ा सा मिसप्लेस्ड हो गया है, समझ गया ना? तो ये बेसिकली 2 अल्फाबेट एक साथ है, मतलब 2 अल्फाबेट एक जैसे है। 2 अल्फाबेट अगर एक जैसे है तो आपको डिवाइड करना पड़ता है 2 फैक्टोरियल से, ठीक है? तो ये आपका y आ गया। तो बस आपको निकालना है y/9x। तो अब कैलकुलेशन करो, है ना? कैलकुलेशन करके बताओ कि इसमें कितना आ रहा है। तो y का वैल्यू है 10, ये है 9, और 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 है, और नीचे क्या आएगा? नीचे 10 फैक्टोरियल आ जाएगा, और एक 9 भी है ना, ये वाला 9 मल्टीप्लाइड बाई 9। तो देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 5 आ रहा है इसमें। तो इसका भी आंसर है 5, ठीक है? यस, पता है? अगर पता है तो बस ये क्वेश्चन हो गया, है ना? तो 5 इज द आंसर टोटल। तो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन समझ में आ गया ना, है ना? टोटल ये 10C1 क्या है? हमने 10 अल्फाबेट में से कोई एक अल्फाबेट सिलेक्ट किया जिसको रिपीट होने का मौका मिलेगा। उसके बाद टोटल बचे 9 अल्फाबेट, उसमें से 8 आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना? एक को ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अब ये 10 अल्फाबेट है और 10 चेयर है, तो 10 अल्फाबेट को 10 चेयर्स पे बिठा दो, तो 10 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो बस यू विल गेट द आंसर, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। और ये वाले क्वेश्चंस भी काफी इंटरेस्टिंग होते हैं, इसके ऊपर भी काफी मस्त वाले क्वेश्चन बन सकते हैं, इसीलिए इसको एक सेपरेट हेडिंग में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। इसको ध्यान रखना, बैटिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चन। ये बैटिंग ऑर्डर वाले जो क्वेश्चन होते हैं, यही कॉन्सेप्ट आपके बहुत सारे और क्वेश्चंस में भी लग जाता है। तो आप कॉन्सेप्ट पे फोकस करना, ना कि क्वेश्चन पे, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट क्या होता है और बेसिकली किस तरह का क्वेश्चन यहाँ पे फ्रेम हो सकता है, तो उसको भी आप समझो। एक क्वेश्चन हम यहाँ पे फ्रेम करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि बेसिकली आपको बैटिंग ऑर्डर तो पता है ना सबको, बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करना है, मतलब कौन पहले जाएगा, फिर दूसरा कौन जाएगा, तीसरा कौन जाएगा, है ना? क्रिकेट में बैटिंग का एक ऑर्डर होता है कि भाई फर्स्ट जो ओपनर होता है वो फर्स्ट जाता है, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, है ना? मतलब फोर्थ वाला आउट हो गया तो फिफ्थ वाला जाएगा, फिफ्थ वाला आउट हो गया तो सिक्स्थ वाला, इस तरह से, ठीक है? तो बैटिंग ऑर्डर अपने को डिसाइड करना है। लेकिन तो टोटल मतलब मान लो कि 11 प्लेयर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11। जिसको भी आप यहां पे बिठाओगे ना वो फर्स्ट जाएगा, जिसको आप यहां पे बिठाओगे वो सेकंड नंबर पे जाएगा, जिसको आप इधर बिठाओगे वो थर्ड नंबर पे जाएगा, ये फोर्थ नंबर पे जाएगा, फिफ्थ पे जाएगा। तो ये 11 प्लेयर्स आर देयर। मान लो कि टोटल 11 प्लेयर्स है। 11 प्लेयर्स में अपने को बैटिंग ऑर्डर डिसाइड करके देना है कि भाई तुम इस तरह से खेलने जाओगे मैच में, ठीक है? ओके, अब यहां पे बेसिकली क्वेश्चन में क्या करें कि युवराज सिंह जो है वॉन्ट्स टू बैट बिफोर धोनी। युवराज सिंह को बिफोर धोनी जाना है ना? धोनी को MSD कर देते हैं यहाँ पे। तो महेंद्र सिंह धोनी से पहले युवराज सिंह जाना चाहते हैं, MSD से पहले युवराज सिंह को जाना है, ओके? और जडेजा है ना, सर जडेजा जो है, तो जडेजा वांट्स टू बैट आफ्टर धोनी। तो जडेजा जो है, अब यहां पे लिख देते हैं जडेजा, जे, ओके? तो जडेजा को MS धोनी के बाद में जाना है, अंडरस्टूड? आफ्टर धोनी जडेजा को जाना। अब ये देखो, ये ऑर्डर अपने को फॉलो करना है। मतलब बेसिकली आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, युवराज सिंह को MS धोनी से पहले ही भेजना है और MS धोनी को जडेजा से पहले भेजना है। ये ऑर्डर अपना फिक्स है। अब इसमें ये आप युवराज सिंह को कहीं पे भी भेज सकते हो। ऐसा भी पॉसिबल है कि आपने युवराज सिंह को यहां पे भेज दिया, है ना? युवराज सिंह इज लेट्स से 9th, तो 10th पे किसको, मतलब लास्ट से लास्ट हम कहां भेज सकते हैं? युवराज सिंह को लास्ट से लास्ट हम यहां पर नहीं भेज सकते ना, क्योंकि अगर आपने युवराज सिंह को 9th ये 10th कर दिया तो फिर धोनी और जडेजा कहां पे आएंगे? फिर तो आ ही नहीं पाएंगे। तो लास्ट से लास्ट आप कौन सा चेयर उसको असाइन कर सकते हो? ये वाला, ठीक है? उसके बाद 2 चेयर एटलीस्ट होने चाहिए ना। यस, समझ गए ना? मतलब आप युवराज सिंह को कहीं पे भी भेज सकते हो, इधर है ना, युवराज सिंह इधर भी आ सकते हैं, इधर भी आ सकते, फर्स्ट पे, सेकंड पे, इधर भी कहीं पे भी, है ना? आप तो युवराज सिंह को कहीं पे भी बिठा सकते हो, यहां पे भी बिठा सकते हो, यहां पे भी, इवन यहां पे भी। इसके बाद आप नहीं बिठा सकते हो, बस ये 2 चेयर्स पे युवराज सिंह को नहीं बिठा सकते हो, क्योंकि फिर युवराज सिंह के बाद आना है धोनी को और धोनी के बाद आना है जडेजा को, तो वो कहां जाएंगे फिर?
अंडरस्टूड? तो बेसिकली ये ऑर्डर को फॉलो करना है। इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे करेंगे? ये ऑर्डर अपना फिक्स है, यही ऑर्डर आना चाहिए। मतलब बेसिकली ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई MS धोनी जो है वो युवराज सिंह से पहले चले गए, ये नहीं होना चाहिए बस। और जडेजा जो है वो इन दोनों से पहले चले गए, वो बाद में ही। तो MS धोनी कहीं पे भी जा सकता है, ही कैन गो हियर, ही कैन गो हियर, ही कैन गो हियर, कहीं पे भी, है ना। लास्ट में नहीं जा सकते बस वो, है ना। यहां तक MS धोनी जा सकते हैं, क्योंकि उसके बाद एक चेयर तो छोड़ना ही पड़ेगा जहां पे जडेजा को हम मैदान में उतारेंगे। अंडरस्टूड ना? मतलब बेसिकली क्वेश्चन क्या है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या होता है? देखो, इस तरह के क्वेश्चंस को करने का तरीका होता है कि टोटल 11 चेयर है। 11 चेयर में से आप कोई भी 3 चेयर पहले तो सिलेक्ट कर लो, कोई भी 3 चेयर, जो भी आपका मन है ना। तो फुल ऑप्शन है, जो भी आपका मन है। 11 में से कोई भी 3 चेयर आप सिलेक्ट कर लो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि मैंने ये वाली चेयर को सिलेक्ट कर लिया, मुझे ये वाली चेयर पसंद आ रही है, इसको भी सिलेक्ट कर लिया, और ये वाली चेयर पसंद आ रही है तो इसको सिलेक्ट कर लिया। कोई भी 3, आपकी मर्जी है वो, ठीक है, दैट इज योर चॉइस। तो 11 में से कोई भी 3 चेयर आप सिलेक्ट कर लो और वहां पे इन 3 प्लेयर्स को बिठा दो। तो बिठाने का अब एक ही तरीका है ना। जो भी आपकी फर्स्ट वाली चेयर है वहां पे युवराज सिंह को बिठा दो आप, जो भी ये सेकंड वाली चेयर है वहां पे धोनी को बिठा दो, और जो थर्ड वाली चेयर है वहां पे जडेजा को बिठा दो। तो ऑर्डर तो यही रहेगा ना। ऐसा तो हम नहीं कर सकते कि पहले आप MS धोनी को बिठा दो और फिर युवराज सिंह को बिठा दो, वो अलाउड नहीं है। ये चमक गया ना, वो अलाउड नहीं है। तो बिठाने का एक ही तरीका है, उसी ऑर्डर में, तभी तो इसका नाम है बैटिंग ऑर्डर क्वेश्चंस। तो ऑर्डर ये अपना फिक्स है। तो 11 में से कोई भी 3 चेयर सिलेक्ट करो, वहां पे इन तीनों को बिठा दो। अब रिमेनिंग चेयर कितनी है? तो रिमेनिंग चेयर है सर 8, और रिमेनिंग प्लेयर कितने हैं? 8। तो उनको आप कैसे भी बिठाओ। तो ये जो रिमेनिंग चेयर्स आपको दिख रही है ना, जो खाली है, रिमेनिंग चेयर्स है 8 और रिमेनिंग प्लेयर्स भी है 8, तो इंटू 8 फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, ये चमक गया होगा मेरे ख्याल से। बस इंटू 8 फैक्टोरियल इज द आंसर। ये बैटिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस कर लो कि उसमें आपको पहले चेयर सिलेक्ट करके पहले उनको बिठा दिया करो आप, फिर रिमेनिंग का आप बाद में देखा करो जो भी है ना। पहले जिनको जिस ऑर्डर में जाना है उस ऑर्डर में आपको फिक्स कर दो उनको, और फिर बाद में रिमेनिंग जो भी लोग हैं उनको आप 8 फैक्टोरियल से बिठा दिया करो। ठीक है। अब एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं टिक एंड क्रॉस मेथड। ये भी काफी शानदार है और इस पे जेईई एडवांस में क्वेश्चन आता है 2020 में, तो ध्यान से समझना, नहीं तो आपसे क्वेश्चन मतलब दूर दूर तक नहीं होगा वो, है ना। वो काफी कॉम्प्लिकेटेड सा मेथड है, टिक एंड क्रॉस मेथड। और ये टिक एंड क्रॉस मेथड हम वहीं पे यूज करते हैं जहां पे बेसिकली आपको 2 सिलेक्ट करने। बेसिकली दिस मेथड कम्स जहां पे आपको कुछ मान लो 10 में से 4 आइटम आपको सिलेक्ट करनी है, लेकिन कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव नहीं होनी चाहिए। नो 2 कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्शन, है। तो मान लेते हैं कि भाई बेसिकली इसमें ऐसे, आप ये एग्जांपल ही ले लो चलो। तो एग्जांपल क्या है कि यहां पे टोटल 10 ट्रीज है, ओके, टोटल 10 ट्रीज आर देयर, 10 पेड़ है। 10 पेड़ में से आपको कोई भी 4 सिलेक्ट करने हैं जिनको कट करना है ना। सो बेसिकली क्वेश्चन ऐसा ही है कि ये काफी फेमस क्वेश्चन है। देयर आर 10 ट्रीज इन अ रो और 4 ट्रीज आर टू बी कट डाउन इन सच अ वे दैट नो 2 ऑफ देम आर कॉन्जिक्यूटिव। तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, मतलब अगर आपने इसको सिलेक्ट किया है ना, तो आप इसको और इसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने इसको सिलेक्ट किया तो आप इसको और इसको कट नहीं कर सकते हो। बेसिकली कोई भी 4 सिलेक्ट करने हैं 10 में से। तो क्वेश्चन आपका यही है कि टोटल 10 पेड़ है, 10 में से आप कोई भी 4 सिलेक्ट करो, वो जो 4 आप सिलेक्ट करोगे उनको हम कट करेंगे। वैसे ये मतलब बेसिकली कट नहीं करना चाहिए, बट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, तो आप समझो, भावनाओं को समझो। ठीक है, इसमें ज्यादा मतलब वो पॉलिटिक्स मत करना आप, फाइन। तो ठीक है, इसमें ज्यादा पॉलिटिक्स मत करना, पहले ही बता रहा हूं। हाँ, तो बेसिकली ये वाला जो पेड़ है, अगर आप उसको सिलेक्ट करोगे तो आप इनके अगल बगल वालों को सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, नहीं तो कॉन्जिक्यूटिव हो जाएगा ना। हम नहीं चाहते कि हम कोई भी कॉन्जिक्यूटिव सिलेक्ट करें। तो आप 10 में से 4 सिलेक्ट करो, बट नो 2 ऑफ देम मस्ट बी कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो इसमें एक बहुत ही स्पेशल मेथड होता है, देखो मैं आपको समझाता हूं। इस तरह के क्वेश्चंस को करने का एक बहुत ही स्पेशल मेथड है, और वो मेथड ये है कि जितने भी आपको सिलेक्ट करने हैं ना, उतने आप ले लो टिक। अपने को कितना सिलेक्ट करने हैं? 4, है ना। अपने को ट्रीज कितने सिलेक्ट करने हैं? 4 करने हैं ना। तो जितने भी आपको सिलेक्ट करने हैं उतने आप ले लो टिक, और जितने आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं उतने आप ले लो क्रॉस। तो कितने क्रॉस लेंगे? 6। ये भी आपको समझ में आ गया, है ना। जितने भी आपको पेड़ सिलेक्ट करने हैं उनको आप ले लो टिक, और जितने आपको सिलेक्ट नहीं करने उतने आप ले लो क्रॉस। अब ये टिक और क्रॉस को अरेंज कर दो, सिंपल। ये जो टिक और क्रॉस है इनको अरेंज करेंगे, तो इनको कैसे अरेंज करेंगे?
इनको अरेंज करने के तरीके यहां पे देखते हैं। चलो तो टोटल हमारे पास कितने टिक है, 4, और क्रॉस कितने हैं, क्रॉस है 6, है ना, टोटल 6 क्रॉस आर देयर एंड टोटल 4 टिक्स आर देयर। लेकिन हमें ये जो टिक है उसको इस तरह से अरेंज करना है कि वो दोनों कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए, मतलब 2 टिक बगल बगल में नहीं आने चाहिए। तो बेसिकली गैप में फिल करेंगे ना। ये तो वैसे ही क्वेश्चन हो गया कि यार 2 टिक को एक साथ नहीं बिठाना है। तो अगर 2 टिक को एक साथ नहीं बिठाना है तो आप क्या बोलोगे, अभी रुको जरा, तुम्हारी बारी आएगी, पहले क्रॉस को अरेंज कर लो। तो ये क्रॉस 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 क्रॉस, ठीक है, तो ये 6 क्रॉस आ गए बेसिकली। तो ये जो 6 क्रॉस आ गए उनको अरेंज करने के कितने तरीके, पहले आप इनको अरेंज करो। और ये 6 के 6 जो क्रॉस है वो सारे आइडेंटिकल है, ये तो आइडेंटिकल है ना, तो इनको अरेंज करने का एक ही तरीका आएगा भाई, ये तो सब आइडेंटिकल है। अगर आइडेंटिकल है तो यही तरीका है बस, और कोई तरीका है क्या? अगर ये अलग अलग होते, जैसे मान लो यहाँ पे ABCD लिखा होता तो हम बोलते हैं ना कि भाई एक तरीका हो सकता है सर ABCDE, है ना, और F, ABCDEF, फिर उनको आप जंबल करते कि सर पहले B को ले लो, फिर C को ले लो, फिर A को ले लो। बट यहां पे तो सारे आइडेंटिकल है, सारे के सारे क्रॉस है, तो इन सबको अरेंज करने का एक ही तरीका है, क्रॉस 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 क्रॉस, 6 के 6 क्रॉस है, ठीक है। तो एक ही तरीका है इनको अरेंज करने का। अब गैप कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 गैप्स आर देयर। और ये जो 7 गैप है उसमें से कोई भी 4 गैप आप सिलेक्ट कर लो और वहां पे ये टिक को फिल कर दो। तो अगेन टिक को फिल करने का भी एक ही तरीका है, क्योंकि अगेन सारे के सारे जो टिक है वो आइडेंटिकल है। तो चारों जो भी आप गैप सिलेक्ट, जैसे मान लो कि आपने ये वाला गैप, कोई भी 4 आप ले लो, मान लो आपने ये वाला गैप सिलेक्ट कर लिया, ये वाला गैप सिलेक्ट कर लिया, ये वाला गैप सिलेक्ट कर लिया और ये वाला गैप, कोई भी 4 आप ले सकते हो। तो अगर आपने ये चारों गैप सिलेक्ट करके, है ना, ये चारों गैप सिलेक्ट करे तो वहां पे आप टिक को फिल कर दो। अब 4 टिक है और 4 गैप है, तो फिल करने का एक ही तरीका आएगा ना, चारों में क्या जाएगा, टिक 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 टिक, अंडरस्टूड ना, सब में टिक ही तो जाएगा। ऐसा कोई A B और B A तो नहीं है ना, इट इज नॉट लाइक A B एंड B A, सारे के सारे आइडेंटिकल है, तो एक ही तरीका आएगा। तो बस दिस इज द आंसर। ये टोटल कितना निकल के आ रहा है, इसको किसी ने सिंप्लीफाई भी किया है, कितना 35, हाँ तो 35 आ रहा है ये, मतलब टोटल ऐसे 35 तरीके आएंगे ना। और आप इसको डिटेल में समझो, इनमें से कोई एक तरीका बताओ। आपने बोला कि आंसर इसका 35 होगा, तो टोटल 35 तरीके हैं जिसमें हम टिक को अलग अलग रख सकते हैं, उनको साथ में अरेंज नहीं करना। ये 35 में से कुछ 2-3 तरीके आप मुझे लिख के बताओ, है ना। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है कि हमने ये वाला गैप सिलेक्ट किया तो इस गैप के अंदर टिक चला जाएगा ना, ये वाला गैप आपने सिलेक्ट किया तो गैप में टिक चला गया, फिर उसके बाद 2 बार ये क्रॉस क्रॉस, उसके बाद इस वाले गैप में फिर से एक टिक चला गया, फिर क्रॉस क्रॉस है, उसके बाद ये वाले गैप में एक टिक चला गया, उसके बाद फिर से क्रॉस है और फिर टिक है ना। ये टोटल कितना हो गया, 10 हो गया ना, टोटल 10 हो गए। तो यहां पे इस तरह से आप 35 तरीके बना सकते हो। एक और तरीका बताओ, चलो, मतलब दूसरा ये तो वन ऑफ द वेज है ना, इस तरह से 35 तरीके है ना। तो दूसरा तरीका हम ये भी कर सकते हैं कि हमने ये चारों टिक सिलेक्ट कर लिए, मान लो ये वाला सिलेक्ट कर लिया, ये गैप सिलेक्ट कर लिया, ये गैप सिलेक्ट कर लिया, ये कोई भी 4 गैप आप सिलेक्ट कर सकते हो ना। कहने का मतलब ये कि कोई भी 4 गैप आप सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने पहले 4 सिलेक्ट कर लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये दूसरा तरीका आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या आएगा, टिक आएगा पहले, है ना, इसमें आप टिक को फिल करोगे, फिर क्रॉस आएगा, फिर उसके बाद टिक आएगा, फिर उसके बाद क्रॉस आएगा, फिर टिक आएगा, फिर क्रॉस आएगा, फिर टिक आएगा, फिर क्रॉस क्रॉस क्रॉस। यही तो आ गया ना, 4 टिक है तो ये। और अब आप देखो ये जितने भी तरीके हैं ना, उतने तरीके आएंगे पेड़ को कट करने के। क्यों? क्योंकि आप ऐसे सोचो, है ना, आप यहां पे ऐसे सोचो कि जो पहला तरीका है उसमें जहां पे भी, मतलब बेसिकली पहला तरीका ये है कि क्रॉस टिक, फिर 2 बार क्रॉस है ना, फिर एक टिक है, उसके बाद 2 बार क्रॉस है, उसके बाद टिक है, उसके बाद क्रॉस और टिक। मतलब बेसिकली जो पहला तरीका आपने काउंट किया है, टोटल आपने 35 काउंट किया है, उसमें से जो पहला तरीका आपने काउंट किया वो ये है। तो इसमें ये जो दूसरा पेड़ है वो काटा जाएगा, उसके बाद ये वाला इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे और इसको कट करेंगे। तो कभी भी कोई भी 2 कॉन्जिक्यूटिव हो सकता है क्या? कभी नहीं हो सकता ना। अब समझ में आया? तो 10 में से हमने 4 को सिलेक्ट कर लिया, जो भी जिसको असाइन किया गया क्रॉस उसको कट नहीं करेंगे, और जिसको असाइन किया गया है टिक वो गया। ठीक है, समझ गए? कितने लोगों को समझ में आ गया? जिसके हिस्से में टिक आ गया उसको कट करेंगे, जिसके हिस्से में टिक आ गया उसको कट करेंगे। तो सिमिलरली ये अपना दूसरा जो है वो ये ऐसा है ना, ये ऐसा है कि टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक क्रॉस टिक और क्रॉस क्रॉस क्रॉस। तो इसमें कौन कौन से पेड़ कटेंगे? ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा, ये वाला कटेगा और ये वाला कटेगा। तो कभी भी इसमें कॉन्जिक्यूटिव आपके आएंगे ही नहीं।
क्योंकि आपने टिक को गैप में फिल किया, और सिंस आपने गैप में फिल किया तो कोई भी दो टिक एक साथ कभी भी आएंगे? कभी नहीं आएंगे। दो टिक एक साथ आएंगे नहीं, आपने गैप में फिल किया। समझ गए ना? तो ये मेथड एकदम, है ना, चमक गया होगा। चलो अब इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा था जेई एडवांस वालों ने, एडवांस 2020, है ना, जेई एडवांस 2020 ने एक क्वेश्चन पूछा था कि एक इंजीनियर भाई साहब है, ओके, इंजीनियर बन गए, है ना, इज रिक्वायर्ड टू विजिट अ फैक्ट्री, तो उनको फैक्ट्री विजिट पे जाना है, ऐसे हालचाल देखने की, भाई सब कुछ सही चल रहा है, हाँ भाई बच्चे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। इंजीनियर इज टू विजिट द फैक्ट्री फॉर एग्जैक्टली 4 days, मतलब एग्जैक्टली 4 दिन उनको विजिट मारना है, ओके, 4 दिन उनको विजिट मारना है ड्यूरिंग द फर्स्ट 15 days ऑफ एवरी मंथ। तो जो हर एक महीना होता है उसके फर्स्ट 15 days, है ना, तो ये मैं बना नहीं रहा हूं डायग्राम, बट आप समझ गए ना, लाइक डेट वाइज आप देख लो 1 to 15, है ना, फर्स्ट सेकंड, मान लो नवंबर ही मान लो, 1 नवंबर, 2 नवंबर, 3 नवंबर टिल 15 नवंबर, ये टोटल कितने दिन है? 15 दिन है। तो ये जो 15 दिन है ना, ऐसे ही बना लो आप, डॉट 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 और 15, तो टोटल हाउ मेनी डेज आर देयर? 15 days आर देयर। 15 days में से भाई साहब को विजिट मारना है 4 days, कोई भी 4 दिन, और वो जो कोई भी 4 दिन है वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए, यही क्वेश्चन होगा, देख लो, है ना, नो 2 ऑफ द विजिट्स आर कॉन्जिक्यूटिव। ये वैसा ही क्वेश्चन है ना कि भाई 10 पेड़ है और 10 में से 4 को कट करना है, और वो कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। यहां पे हमने क्या देखा था? यही तो देखा था कि कोई भी 2 पेड़ कॉन्जिक्यूटिव नहीं होने चाहिए। तो वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि भाई 10 दिन है, 10 की जगह 15 कर दिया, 15 दिन है, 15 दिन में से कोई भी आपको 4 दिन सिलेक्ट करने, और वो चारों दिन कॉन्जिक्यूटिव, तो कितने टिक लेंगे हम? जितने सिलेक्ट करने हैं उतने टिक ले लो, है ना, तो 4 ले लो टिक, और टोटल 15 है, तो आप 11 बार ले लो क्रॉस, है ना, ये 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 और एक और, ठीक है, तो ये इतना, ये 4 ले लो टिक और 11 ले लो क्रॉस, और इनको अरेंज कर दो, इनको अरेंज कर दो इन सच अ वे दैट कोई भी 2 टिक कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए, और फिर जिस डे को टिक मिल गया उस दिन भाई साहब जाएंगे। समझ गए ना? मतलब बेसिकली असाइन करना है, यहां पे जितने भी डेज है 15 डेज है, 15 डेज को असाइन करना है, या तो आप टिक असाइन करोगे या क्रॉस। अगर आपने पहले को टिक असाइन कर दिया, मतलब पहले दिन भाई साहब को विजिट मारने जाना पड़ेगा, है ना। मान लो यहां पे कहीं पे आपने टिक असाइन कर दिया तो वहां पे उसको जाना पड़ेगा। वैसे 4 टिक है और बाकी सारे क्रॉस है, तो उसको 11 दिन उसको नहीं जाना है और 4 दिन उसको जाना है, बट ये इन सच अ वे उसको जाना है कि ये चारों कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए। तो कॉन्जिक्यूटिव नहीं आने चाहिए तो इन सबको अरेंज करो पहले, ये जो 11 क्रॉस है उनको अरेंज करोगे ना, ये 11 क्रॉस को अरेंज करने का एक ही तरीका है, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है, 11 क्रॉस को अरेंज करने का एक ही तरीका है, और 11 क्रॉस को अरेंज करोगे तो गैप कितने बनेंगे? तो ये गैप बनेंगे 12। हाउ मेनी गैप्स विल बी देयर? गैप्स विल बी 12, और 12 में से कोई भी 4 गैप आप सिलेक्ट कर लो, कोई भी 4 गैप आप सिलेक्ट कर सकते हो, मान लो ये वाला गैप, ये वाला गैप, ये वाला गैप और ये वाला गैप, और वहां पे उसको फिल कर दो। तो फिल करने का भी एक ही तरीका है ना, क्योंकि सारे टिक आइडेंटिकल है, तो टिक 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 टिक, यही तो आएगा। तो 495 इज द आंसर। बताओ, ये क्वेश्चन आया था जेईई एडवांस में, है ना, एकदम चिंदी। मतलब पीएनसी में ये होता है कि जिसको आता है उसको आता है, और जिसको नहीं आता उसको नहीं आता है, कुछ भी कर लो, ठीक है। तो ये थॉट प्रोसेस आपको बनाना पड़ेगा कि भाई हाँ, ये क्वेश्चन देखते ही आपके दिमाग में वो आना चाहिए कि हाँ, एक सर ने एक एग्जांपल लिया था जहां पर पेड़ काटने थे, है ना, या फिर आपके दिमाग में आना चाहिए कि सर ने एक एग्जांपल लिया था जहां पे हमने बैटिंग ऑर्डर डिसाइड किया था। तो अभी तक बैटिंग ऑर्डर का क्वेश्चन एडवांस में नहीं आया, बट फ्यूचर के लिए बन सकता है, काफी अच्छे होते हैं वो, मतलब आया है बट एज अ, मतलब ये इंटीजर टाइप या इसमें नहीं आया है, ठीक है। तो डेफिनेटली बैटिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस, ये टिक एंड क्रॉस मेथड वाले क्वेश्चंस काफी अच्छे बनते हैं। इसमें अब मतलब जिसको नहीं आता वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको सपने तो आएंगे नहीं कि 495 इज द आंसर, ठीक है ना। तो मतलब जिनको आता है उनको आता है, जिनको नहीं आता वो फिर टाटा बाय बाय। ओके, अब अगला कॉन्सेप्ट उस पर चलते हैं, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। अब देखो, ये भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मतलब कॉन्सेप्ट है। आपको टीम्स बनानी है ना, ग्रुप्स बोलो और यू कैन से टीम्स, है ना, आपको टीम्स बनानी है, और यू कैन से बंडल्स, मतलब उनकी बंडलिंग करनी है, बंडल्स बनाने, ठीक है। तो ग्रुप्स बोलो या टीम्स बोलो या बंडल्स बोलो, सब एक ही बात है, बट आपको बनाने हैं, टीम्स बनानी है। तो इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं, मतलब कितने तरीके से हम टीम बना सकते हैं। तो जैसे मान लो कि आपके पास 4 प्लेयर है, P1 P2 P3 P4, ये 4 प्लेयर है, और 4 प्लेयर को डिवाइड करना है 2 टीम्स में। मतलब बेसिकली क्वेश्चन को आप समझो पहले, तो टोटल 4 प्लेयर है,
4 प्लेयर से आपको 2 टीम बनानी है कि भाई कुछ लोग इधर आ जाओ, कुछ लोग इधर आ जाओ। तो पहला मैं क्वेश्चन ले रहा हूं, पहला क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई जो पहली टीम है उसमें आपको चाहिए केवल 1 प्लेयर, और जो दूसरी टीम है उसमें आपको चाहिए 3 प्लेयर। ठीक है, तो कितने तरीके से हम टीम्स बना सकते हैं, इन हाउ मेनी वेज वी कैन फॉर्म द ग्रुप्स और वी कैन फॉर्म द टीम्स, कितने तरीके से ये टीम्स बना सकते हो। तो इसमें तो सिंपल आ जाएगा ना, आप बोलोगे सर टोटल 4 है, अगर टोटल 4 है तो 4 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, यही तो आएगा 4C1, 4 में से किसी भी एक को सिलेक्ट कर लो, तो ये एक टीम बन गई। मान लो कि आपने P2 को सिलेक्ट कर लिया, है ना, 4 में से किसी भी एक को आप सिलेक्ट कर सकते हो। लेट अस अज्यूम कि आपने P2 को सिलेक्ट कर लिया, तो जो बाकी के 3 बचे वो ऑटोमेटिकली दूसरी टीम में चले जाएंगे ना, उसके लिए कुछ अपने को करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 4C3 या वैसा कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, केवल आप 4 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, वो पहली टीम बन गई। जो बच गए वो ऑटोमेटिक, जो कौन कौन बच गया, तो P1 बच गया, फिर P3 बच गया और P4 बच गया, वो ऑटोमेटिकली इस वाली टीम में चले जाएंगे, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो जिनको आपने सिलेक्ट किया वो एक टीम, और जिनको आपने सिलेक्ट नहीं किया वो ऑटोमेटिकली वो दूसरी टीम बन गई, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर सिंपल आ जाएगा 4C1। और 4C1 को आप ऐसे समझो, 4C1 होता है 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, ये होता है ना। तो बेसिकली ये जो ग्रुप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आप हमेशा डायग्राम से सॉल्व किया करो। ये जो डायग्राम है ना, उसकी एक अलग ब्यूटी है, उससे अगर आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना तो आपको कुछ अलग ही मजा आएगा। तो इसमें आई विल रिकमेंड अपना जो डायग्राम वाला एनवी स्टाइल है उसको यूज करना। तो ऑलवेज मेक दिस टाइप ऑफ डायग्राम्स, है ना। तो 4 प्लेयर है, 4 को डिवाइड करना है 2 टीम्स में, तो ये 2 टीम्स मतलब 2 एरोस, जितनी टीम उतने एरो आप ड्रॉ करोगे। तो 4 को, है ना, डिवाइड करना है 2 टीम्स में, पहली टीम में 1 प्लेयर है और दूसरी टीम में 3 प्लेयर है। तो आप सिंपल क्या कर सकते हो इसमें, आप सिंपल बेसिकली आपको डायरेक्टली ट्रिक बता देता हूं। तो ट्रिक यही है कि ऊपर वाले का फैक्टोरियल ऊपर और नीचे वाले दोनों का फैक्टोरियल नीचे। तो बस इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसमें सिंपल आपका आंसर बन जाएगा 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। और ये इसका फायदा ये है कि आप इसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि कल को ऐसा आ गया क्वेश्चन कि टोटल आपके पास 8 प्लेयर है और 8 प्लेयर को 3 टीम्स में डिवाइड करना है। ठीक है, पहली जो टीम है उसमें 1 ही मेंबर है, दूसरी जो टीम है उसमें 2 मेंबर है और तीसरी जो टीम है उसमें 5 मेंबर है। तो इसको करने के कितने तरीके आएंगे, तो सिंपल आप यहां पे बोल सकते हो कि भाई 8 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल और 5 फैक्टोरियल, बस दिस इज द आंसर। ठीक है, डायरेक्टली इतने तरीके से हम टीम्स बना सकते हैं, इतने तरीके से हम ग्रुप्स बना सकते हैं, समझ गए। बट ये तो तब हो गया जब ये जो जितनी भी टीम्स आपको दिख रही है ना, सबकी साइज अलग अलग है। देखो, एक में 1 ही प्लेयर है, एक में 2 प्लेयर है, एक में 5 प्लेयर है, उधर भी 1 और 3 है। बट अगर ये जो साइज है वो सेम हो जाए तो उसमें थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान लो कि टोटल 4 प्लेयर है, 4 प्लेयर में से आपको 2 टीम बनानी है और दोनों टीम की जो साइज है वो 2-2 प्लेयर की, मतलब इसकी भी साइज है 2 और इसकी भी साइज है 2। साइज मतलब ये समझ में आ रहा है ना, साइज मतलब इसमें 2 प्लेयर है, इसमें भी 2 प्लेयर है, तो 2-2 प्लेयर की 2 टीम आपको बनानी है। तो दोनों टीम्स का साइज सेम है ना, इसमें भी 2 इसमें भी 2, तो साइज सेम है। तो जब भी साइज सेम होता है ना, तो वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, वहां पे ये तो आएगा ही, मतलब अपना जो शॉर्टकट फॉर्मूला वो तो आया, ये तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये तो हमने यहां पे भी किया था कि भाई 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। लेकिन जितनी भी टीम है जिनकी साइज इक्वल है, तो आप यहां पे काउंटिंग करोगे कितनी है जिनकी साइज इक्वल है, तो ये और ये 2 है ना, 1 2, तो 2 टीम्स ऐसी है, 2 टीम्स ऐसी है जिनकी साइज सेम है, तो एक और 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये हमेशा ध्यान रखना। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक और क्वेश्चन करते हैं, आपके पास टोटल 6 प्लेयर है और 6 प्लेयर को 3 टीम्स में डिवाइड करना है और तीनों की साइज है 2-2-2। इसमें आंसर बताओ चलो, है ना, 6 प्लेयर और 3 टीम्स और तीनों टीम्स की जो साइज है वो 2-2-2, तो इतना तो आप करोगे 6 फैक्टोरियल, है ना। यहाँ पे बेसिकली आप कैसे करोगे, ऊपर वाले का फैक्टोरियल नीचे वाले सबके फैक्टोरियल, तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल तो आएगा ही। लेकिन ये वाली जो टीम है ये कितनी बार आ रही है, 1 2 और 3 बार आ रही है ना, तो जितनी बार आती है उसका फैक्टोरियल, तो 3 का फैक्टोरियल से आप डिवाइड करोगे, तो दिस इज द आंसर। ये चमका 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जितनी बार एक पर्टिकुलर जो टीम है उसका साइज सेम होता है, तो यहाँ पे 3 आ रहा है ना। अभी और आप बड़े बड़े एग्जांपल्स भी ले सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल आप ले लो कि टोटल, है ना, टोटल में से आपको 2 2 2 1 1, चलो ये ले लो,
तो ये कितना हो गया, 6 और 2 8, है ना। तो टोटल मान लो 8 प्लेयर है और 8 प्लेयर में से आपको 5 टीम बनानी है और पांचों टीम की साइज आपको गिवन है, ये साइज ये है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर आएगा 8 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इतना तो आएगा ही, ठीक है। 1 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल, इतना तो आएगा ही। अब ये जो सेम साइज वाली टीम है ये कितनी बार रिपीट हो रही है, ये वाली जो टीम है ये आ रही है 3 बार, तो एक 3 फैक्टोरियल आएगा, और ये वाली जो टीम है ये 2 बार, तो एक 2 फैक्टोरियल भी आएगा, ठीक है। मतलब जितना भी रिपीटेशन है उस नंबर के फैक्टोरियल से आप डिवाइड कर दो। यस, तो इतने, ये क्या है, ये रिप्रेजेंट क्या करता है, दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग टीम, कितने तरीके से हम ये टीम्स बना पाएंगे, इतने तरीके से। सो दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ फॉर्मिंग दैट पर्टिकुलर टीम, समझ गए। यस, अब चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें भी। तो सबसे जो पहला क्वेश्चन है ये है जेईई एडवांस 2012 का। तो ये वाला क्वेश्चन आप एक बार ट्राई करो। इसमें कैसे करेंगे, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर, 5 बॉल है आपके पास, ठीक है, 5 बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर आर टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग 3 पर्सन्स। तो 5 बॉल को आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, बांटना है 3 इंसानों में। तो मान लेते कि जो इंसान का नाम है वो है एबीसी, है ना, तो एबीसी में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अच्छा, ये भी आप हमेशा ध्यान रखना कि जो भी यहाँ पे बॉल्स है वो डिफरेंट है ना, ऑल द बॉल्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी आप, इसमें भी आई थिंक काफी सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पीएनसी, है ना, जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उनको पता होता है कि एक बेगर कॉइन प्रिंसिपल भी आएगा, अभी करेंगे हम, है ना। तो उसमें और इसमें काफी लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो इसमें मैं आपको क्लियर कट बता देता हूं कि अगर ऑब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट है, जैसे यहाँ पे अपने जो 5 बॉल है वो डिफरेंट है, तो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिफरेंट इंसानों में बांटना है। 2 तरह के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। एक तो होता है कि आप बेगर कॉइन का क्या मतलब है कि कॉइन है और बेगर है, तो कॉइन को आप डिस्ट्रीब्यूट करो बेगर में। कॉइन सारे आइडेंटिकल होते हैं, सारे, जैसे कोई भी आप ले लो, 10 रुपए का सिक्का ले लो तो सारे 10 रुपए के सेम ही तो होते हैं ना। तो कॉइन्स आर आइडेंटिकल। अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेगर्स में, और बेगर्स होते हैं नॉन आइडेंटिकल, है ना, तो अगर आइडेंटिकल को नॉन आइडेंटिकल में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो वहां पे लगाते हैं बेगर कॉइन। लेकिन यहां पे आपको ग्रुप्स करने पड़ेंगे, मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट आता है, जहां पे नॉन आइडेंटिकल मतलब डिफरेंट बॉल्स को बांट रहे डिफरेंट इंसानों में, ये भी डिफरेंट है ये भी डिफरेंट है, तो ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट आएगा। समझ गए, ग्रुप्स का कॉन्सेप्ट तब आता है जब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट इंसानों में, और जब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है डिफरेंट इंसानों में, तो वहां पे बेगर कॉइन लगता है। ठीक है, तो ये तो मैंने उनके लिए बता दिया जो बेसिकली, है ना, थोड़ा पढ़ के आए, और जो नहीं पढ़ के आए अभी तो बस आप ये क्वेश्चन करो है ना, आगे हम सब कुछ पढ़ने वाले हैं। तो 5 balls of different colors can be distributed among 3 persons so that each gets at least 1 ball। सबको मिनिमम एक तो मिलना ही चाहिए। तो कितने तरीके हो सकते हैं, मतलब बेसिकली 5 बॉल है आपके पास और 3 इंसानों में डिस्ट्रीब्यूट करना। तो यार पहला केस तो ये हो सकता है ना कि भाई आप किसी एक इंसान को 1 दे दो, दूसरे को भी 1 दे दो, और तीसरे इंसान को 3 दे दो। भाई मिनिमम सबको एक तो देना ही है, मिनिमम एक बॉल हर इंसान को देना ही देना है। तो मान लेते हैं कि इसको मिनिमम दे दिया इन दोनों को एक, और जो बचे हुए बॉल्स थे वो सारे तीसरे को दे दिए। तो एक तरीका तो ये हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करने का, और दूसरा तरीका क्या हो सकता है डिस्ट्रीब्यूट करने का, इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या, मतलब मिनिमम एक बॉल तो देना है। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि इसको आप 1 दे दो और इन दोनों को 2 दे दो, तो वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना, 1 2 2। और ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना ये काफी फेमस है, मतलब मैं आपको एक और बेसिकली शॉर्टकट जैसा ही बता देता हूं। ठीक है, बेसिकली जो अभी तक मतलब बेसिकली जितने भी क्वेश्चन जेईई मेन और एडवांस में आए हैं ना, उसमें मैक्सिमम ये वाले क्वेश्चंस काफी फेमस है, जिसमें 5 को डिस्ट्रीब्यूट करने बोलेंगे 3 में। अगर 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 में एंड हर एक को 1 बॉल मिलने चाहिए, हर एक इंसान को मिनिमम 1 बॉल तो मिलना ही मिलना चाहिए, तो उसमें हमेशा 2 ही केस आते हैं। ये आप डायरेक्टली मतलब 1 1 3 और 1 2 2, ये काफी फेमस है, तो आप डायरेक्टली इसको याद भी रख सकते हो। मतलब मतलब रट्टा नहीं मारना बट हाँ, ये अगर आपको पता होगा ना तो आप जल्दी कर लोगे। और एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा जो फेमस है वो है कि 6 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करो। तो 6 बॉल को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितने तरीके आएंगे, इसमें भी 2 ही केस आएंगे। इसमें एक केस आता है 1 1 1 3 और 1 1 2 2, बस इसमें 2 ही केस आते हैं, इसमें भी 2 ही केस आते हैं। ये काफी फेमस है, मतलब इस तरह के क्वेश्चन ना बार बार आते रहते हैं, ये कम से कम 10-15 बार तो आया है तो इसीलिए आप इसको डायरेक्टली देख लो, इस डायग्राम को देख लो,
ये डायग्राम आपके दिमाग में होगा ना तो आप जल्दी क्वेश्चंस को कर पाओगे, है ना। तो अगर 5 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 में, जैसे 5 बॉल है, 5 बॉल को 3 इंसानों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो ये 2 केसेस आते हैं। और अगर 6 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करना है तो 6 को 4 में डिस्ट्रीब्यूट करने में भी 2 ही केस आएंगे, इसके अलावा आप करके देख लो कोई केस नहीं आएगा। मिनिमम एक एक तो आपको देना ही है ना। तो ऐसा मत कर देना कि सर इन तीनों को 0 0 0 दे दो, इसको सबके सब दे दो, इसको 6 के 6, तो 0 0 0 6, वो कोई तरीका नहीं है। आपको मिनिमम एक एक तो देना ही है, ठीक है। तो 2 ही केस पॉसिबल होते हैं, अंडरस्टूड। तो ये डायग्राम आप ध्यान में रख सकते हो। तो सबसे पहले यहां पे आप क्या करोगे, देखो यहां पे सबसे पहले तो आप ये जो बॉल्स है उनको ग्रुप कर लो, है ना, मतलब 3 टीम्स बना लो। तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल और एक और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा ना, क्योंकि ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है, तो एक और 2 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहां पे क्या आएगा, 5 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये दोनों सेम है। अगर ये दोनों सेम है तो एक और 2 फैक्टोरियल आएगा। और जैसे ही आपने ये लिखा ना, तो मतलब बेसिकली आपने जो 5 बॉल है, आप ऐसे समझो, इसका मतलब क्या होता है, जब भी आप ये लिखते हो ना, तो इसका मतलब ये होता है कि आपने टीम्स बना ली। इसका सिंपल मतलब ये होता है कि आपकी टीम्स रेडी है। अब टीम्स को डिस्ट्रीब्यूट भी तो करना है ना, मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो कि आपके पास 5 बॉल है, B1, B2, B3, B4, B5, ठीक है। इसको थोड़ा डिटेल में समझो ताकि आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। तो 5 बॉल है, 5 बॉल की 3 टीम, आपने 3 बंडल रेडी कर लिए। आपको डिस्ट्रीब्यूट करने जाना था, आपको अपने घर से निकलना था, 3 इंसानों में बांटना था, ऐसे, है ना, 3 अलग अलग इंसानों में 3 बेसिकली ये जो बॉल्स है उनको बांटना। तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले तो आपने बंडलिंग कर ली। ये वाले केस को देखो, तो एक जो बंडल है उसमें केवल एक बॉल है, ये पूरा बंडल है, और जो दूसरा बंडल है उसमें भी केवल एक बॉल है, और जो तीसरा बंडल है उसमें आपके पास 3 बॉल है, B3, B4, B5। मतलब मान लो कि ये टेप से आपने बांध दिया, ये भी टेप से बांध दिया, ये भी टेप से बांध दिया। अब आपके पास कितने डब्बे हैं, आपने टीम्स बना ली। एक बार टीम्स बना ली ना, तो पहली टीम में एक बॉल है, दूसरी टीम में एक बॉल है, और तीसरी टीम जो है उसमें 3 बॉल है। तो टीम्स बोलो या ग्रुप्स बोलो या बंडल्स बोलो, ये बंडल्स बन गए, 3 बंडल है। अब ये 3 बंडल को यहां से उठाओगे, अपने घर से बाहर निकलोगे और इन तीनों को देख के भी तो आओगे ना, है ना। तो यहां पे अगेन बहुत सारे केसेस आएंगे कि भाई ये जो पहला वाला बंडल है वो आप किसी को भी दे सकते हो, जो दूसरा वाला बंडल है वो भी आप किसी को भी दे सकते हो। तो 3 फैक्टोरियल आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 3 फैक्टोरियल आपको करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बंडल है और 3 इंसान है। तो 3 बंडल को 3 इंसानों को दे के भी तो आओगे ना, तो यहां पे अरेंजमेंट भी आपको करना है। तो बस अब ये आ गया, ये आ गया, इसका टोटल कर दो, दैट विल बी योर आंसर, है ना। तो टोटल करके बताओ कौन सा ऑप्शन आ रहा है। फाइन, इसका टोटल करके फिर आपका आंसर, ये समझ में आ गया ना। तो पहले आपने टीम्स बना ली, इतना आप लिखते हो ना, इसका मतलब टीम्स बन गई। और एक बार टीम्स बन गई तो उनको डिस्ट्रीब्यूट भी तो करके आओ। 3 इंसान है और 3 बंडल है, तो 3 बंडल को 3 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 150 आ रहा है क्या, ओके, बी फॉर बॉम्बे इज द आंसर, 150, ऑप्शन बी आ गया। बस तो समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट क्या है। जेई एडवांस 2012 का ये क्वेश्चन था। अब आते हैं जेई एडवांस 2020 में एक और क्वेश्चन। तो यहां पे क्या करें कि एक होटल है, उसमें 4 रूम्स आर अवेलेबल, तो 4 रूम अवेलेबल है। क्वेश्चन को समझ लो, इन अ होटल 4 rooms are available, 6 persons are there, 6 persons are to be accommodated in 4 rooms। अच्छा, मतलब 6 लोगों को 4 रूम में फिल करना है, ठीक है। तो मान लेते हैं कि ये पहला रूम है, ये दूसरा रूम है, ये तीसरा रूम है और ये चौथा रूम है। ये 4 रूम है और टोटल कितने इंसान है, ABCDE और F, है ना, 6 इंसान है। ये जो 6 इंसान है उनको 4 कमरे असाइन करने, और किस तरह से असाइन करना है, इन सच अ वे दैट ईच ऑफ दीज रूम्स कंटेन एटलीस्ट 1 पर्सन। अच्छा, तो हर एक रूम के अंदर एटलीस्ट आपको 1 पर्सन को तो भरना ही भरना है, हर एक रूम के अंदर 1 पर्सन को तो भरना ही भरना है, एंड एटमोस्ट 2 पर्सन। अच्छा, मैक्सिमम 2 पर्सन आप भर सकते हो। ऐसा नहीं कर सकते कि एक ही कमरे में तीन को ठूस दिया, वो अलाउड नहीं है ना। एक कमरे के अंदर मिनिमम 1 को भेजना है और मैक्सिमम 2 को भेजना है, 2 से ज्यादा नहीं, 1 से कम नहीं, 1 से कम नहीं, 2 से ज्यादा नहीं, समझ गए ना। देन द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वेज इन विच दिस कैन बी डन। अच्छा, तो टोटल 6 इंसान है ना, तो 6 इंसान के 4 ग्रुप बना लो पहले। तो आप इनको बोलो कि भाई तुम टीम्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाओ, है ना, तुम टीम्स में खड़े रहो, 4 टीम बना लो। और 4 टीम हम कितने तरीके से बना सकते हो, तो 6 को 4 में डिवाइड करना। मैंने आपको अभी तो सिखाया कि भाई 2 ही केस है जो जेई एडवांस में बार बार आते हैं, एक 5 को 3 में और 6 को 4 में।
तो 6 को 4 में मतलब ये वाला केस आएगा ना 1122, और दूसरा केस होता है 1113, बट ये वाला केस हम लेंगे क्या? ये वाला केस नहीं लेंगे ना, क्योंकि अगर आप ये वाला केस ले लोगे तो एक टीम में 3 बंदे आ गए, 3 बंदों को एक रूम में असाइन कर नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि भाई मैक्सिमम 2 मिनिमम 1, तो ये वाला केस भी नहीं आएगा। तो बस इसमें तो एक ही केस आएगा, है ना। टोटल जो 6 इंसान है इसमें बस ये आ जाएगा कि भाई 6 इंसान को आप डिवाइड कर लो टोटल 4 टीम में, तो ये 4 टीम्स बन गई, है ना। ये आप लिखोगे, फिर ये 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और ये भी 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, तो ये टीम्स बन गई। और टीम्स बनाने के बाद जैसे मान लो कि आपकी 4 टीम बन गई, है ना, आपकी 4 टीम बन गई। पहली जो टीम है उसमें एक इंसान है ए, दूसरी जो टीम है उसमें एक इंसान है बी, तीसरी जो टीम है उसमें 2 इंसान है, और चौथी जो टीम है उसमें भी 2 इंसान है। तो आपकी टीम्स बन गई, है ना, ये टीम्स बन गई। अब टीम बनाने के बाद उनको एक रूम असाइन भी तो करोगे ना, तो 4 टीम है और 4 रूम है, तो मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल आए, मल्टीप्लाइड बाई 4 फैक्टोरियल, है ना। तो ये आ गया तुम्हारा फाइनल आंसर, क्योंकि 4 टीम है। अब ये जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले के पास 4 ऑप्शन है ना, दूसरे वाले के पास 3 ऑप्शन है, फिर इसके पास 2 ऑप्शन, इसके पास 1 ऑप्शन, ये समझ में आया ना। पहले वाले के पास 4 ऑप्शन है, इस कमरे के अंदर आप इसको भेज सकते हो, इसको भेज सकते हो, इसको भेज सकते हो, इसको भेज सकते हो। मान लो कि आपने ए को भेज दिया, अगर ए को भेज दिया तो अब इस वाले कमरे के पास 3 ही तो ऑप्शन है, या तो इसको या इसको या इसको, फिर अगले वाले के पास 2, फिर अगले वाले के पास 1, समझ गए ना। 4 बंडल है बेसिकली, 4 टीम है, और 4 टीम को 4 रूम्स में अकोमोडेट करना, तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। तो आंसर तो वही लिखा ही हुआ है, ठीक है। इस वाले में पता नहीं कैसे आ गया, तो 1080 इज द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट अपना जो कॉन्सेप्ट है वो वही है कि परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स। अलाइक ऑब्जेक्ट्स मतलब आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आप बोलो, अलाइक मतलब सेम, जो सेम सेम है, जो एक जैसे दिखते हैं, जो एकदम आइडेंटिकल है, ओके। आइडेंटिकल बेसिकली आप बोल सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन्स का हमने एग्जांपल लिया, तो ये परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स का नाम ही वही है ना। परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, या आप बोल सकते हो परम्यूटेशन ऑफ क्या बोलते हैं, सेम ऑब्जेक्ट्स, है ना। तो सेम है सारे मतलब। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये वर्ड है, आप डायरेक्टली एग्जांपल से समझो, ये वर्ड है डैडी, इसमें ये जो डी आ रहा है 3 बार आ रहा है ना, इधर भी डी है, इधर भी डी है, इधर भी डी है। तो इसको यूज करके, ये 5 अल्फाबेट को यूज करके हम टोटल कितने वर्ड्स बना सकते हैं। तो इसमें देखो जितना भी रिपीटेशन होता है ना उससे डिवाइड कर देते हैं, बस सिंपल। तो टोटल कितने अल्फाबेट है, तो आप ऐसे बोलोगे 5, है ना, मतलब टोटल 5 चेयर है, तो 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये रिपीट हो रहा है 3 बार, 1 2 3, ये 3 बार आ रहा है, तो डिवाइड कर दोगे 3 फैक्टोरियल। तो ये आपको समझ में आ गया। तो जितना भी रिपीटेशन होता है ना उतने से आप डिवाइड कर दो। जैसे अगला एग्जांपल अपना है IIT JEE, तो IIT JEE को यूज करके हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, इन्हीं को जंबल करना है, इन्हीं को जंबल करना है। एक वर्ड आप ऐसा भी बना सकते हो कि आई, है ना, आप ऐसे ले लो आई के बाद टी को लगा दो, फिर आई को लगा दो, तो ये ITI JEE बन जाएगा, ठीक है। IIT JEE को ITI JEE बना सकते हो आप, या कुछ और बना सकते हो, समझ रहे हो ना। इसमें आप और जैसे JITT कुछ बना सकते हो, है ना, JITT, और बाकी ई यहाँ पे लगा दो, तो समथिंग समथिंग, ठीक है ना। इन्हीं को जंबल करके बहुत सारे वर्ड्स बनाने। तो टोटल कितने वर्ड्स हम बना सकते हैं, टोटल हाउ मेनी वर्ड्स वी कैन मेक, तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6 है ना, तो 6 फैक्टोरियल। और ये 2 बार आ रहा है, अगर ये 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल, और ये भी 2 बार आ रहा है तो इसका एक और 2 फैक्टोरियल। सो बस दिस इज द आंसर, समझ गया ना। तो जितना भी रिपीटेशन है उससे आप डिवाइड कर दो, सिंपल एज दैट। तो ये आपको चमक गया, और आगे बढ़े। अब देखो इसी में आप, जैसे हमने वो किया था ना लीनियर परम्यूटेशन बॉयज एंड गर्ल्स, तो उस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं जिसमें रिपीटेशन भी है। मतलब यहां पे ये वर्ड आप कंसीडर करो असैसिनेशन, है ना। असैसिनेशन जो है उसमें काफी सारे अल्फाबेट्स है जो रिपीट हो रहे हैं, जैसे एस रिपीट हो रहा है ना, ए रिपीट हो रहा है, एन रिपीट हो रहा है, आई रिपीट हो रहा है, तो ये सब कुछ रिपीट हो रहा है। तो सबसे पहले पार्ट में, अच्छा पहले पार्ट में तो ये बताओ कि टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम कितने बना सकते हैं, नंबर ऑफ वर्ड्स यूजिंग ऑल द अल्फाबेट्स। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हम कितने बना सकते हैं, तो टोटल कितने अल्फाबेट है यहाँ पे आप गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 है ना, तो 13 फैक्टोरियल। और कौन कौन कितनी कितनी बार आ रहा है, तो ए आ रहा है 1 2 3 बार, ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल आएगा। फिर एस आ रहा है 4 बार, ओके, तो एस आ रहा है 4 बार, और एन आ रहा है 2 बार, ठीक है, तो एन का 2 बार, और आई का भी 2 बार ना, आई और आई, इसका और 2 बार। तो दिस इज द आंसर। टोटल हम कितने वर्ड्स बना सकते हैं, इतने, टोटल दिस मेनी वर्ड्स वी कैन मेक। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछ रहे हैं,
सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, तो वोवेल्स को साथ में नहीं बिठाना है। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट को आप समझो, इसमें वोवेल्स कौन कौन से है? वोवेल्स तो सबको पता है ना, ए ई आई ओ यू, ये वोवेल्स होते हैं, ए ई आई ओ और यू। तो इसमें कौन कौन से वोवेल्स है बताओ? इसमें एक ये वोवेल है, ये भी वोवेल है, तो ए यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, ए और आई। ठीक है, उसके बाद आई, फिर ए, ये भी एक वोवेल है, फिर आई और ओ। ठीक है, आई और ओ, तो ये सारे वोवेल्स हैं और वोवेल्स को एक साथ नहीं बिठाना है। तो कॉन्सेप्ट क्या सीखा था हमने? नो टू वोवेल्स आर टुगेदर, ये वैसे ही हो गया कि नो टू गर्ल्स आर टुगेदर, तो इन सबको एक साथ नहीं बिठाना है। नो टू ऑफ देम आर टुगेदर, तो जिनको साथ में नहीं बिठाना है उनको क्या बोलेंगे? अभी साइड में है ना, अभी तुम रुको, तुम्हारी बारी आएगी, तुम्हें बुलाया जाएगा। तो जितने भी कॉन्सोनेंट्स हैं उनको आप अरेंज कर लो। तो कॉन्सोनेंट कितने हैं? एस एस, एस एस, फिर एन टी और एन, है ना, एन टी एन, ये इतने कॉन्सोनेंट है ना, ये गिन लो आप, 4 और 3 7 8 9 10 11 12 13, हाँ ठीक है, टोटल, ठीक है, टोटल 13 है मतलब। तो ये कॉन्सोनेंट्स को आप पहले अरेंज कर लो। तो कॉन्सोनेंट्स को अरेंज करने के कितने तरीके, इन सबको अरेंज करने के कितने तरीके? तो 7 फैक्टोरियल, और ये एस आ रहा है 4 बार और एन आ रहा है 2 बार, तो ये आ जाएगा, है ना। इतने तरीके से हम कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट आपका सेम है, बस डिवाइड करते चलो, जितने भी सेम है उतने से डिवाइड कर दो। तो कॉन्सेप्ट तो वही है ना कि भाई इन सबको साथ में नहीं बिठाना है, तो उनको साइड में अभी रखो, आप इनको अरेंज कर लो। पहले इनको अरेंज कर लिया इतने तरीके से। अब गैप कितने आगे, गैप में फिल करेंगे ना अल्टीमेटली, तो गैप कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 गैप्स आर देयर। 8 गैप में से आप कितने गैप सिलेक्ट करना चाहते हो? 6। ओके, तो 8 में से कोई भी 6 गैप आप सिलेक्ट कर लो और गैप में फिर इनको फिल कर दो। तो इनको फिल करने के कितने तरीके? इनको फिल करने के तरीके 6 फैक्टोरियल, लेकिन यहां पे भी ये 3 एक जैसा है। अगर 3 एक जैसा है तो डिवाइड करना पड़ेगा, और ये दोनों भी एक जैसे है तो एक और डिवाइड करना पड़ेगा। सो दिस इज द फाइनल आंसर। तो कॉन्सेप्ट आपका सेम है, बस यहां पर नीचे थोड़ा थोड़ा डिवाइड हो जाता है, बस ये चमक गया। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट बाकी तो सेम ही है ना, अपना कॉन्सेप्ट तो वही है कि भाई जिनको साथ में बिठाना है, जिनको अलग अलग बिठाना है, उनको अभी बोलो कि भाई तुम रुको, बाद में आना। फाइन। और इसका बताओ, अब ये बोल रहा है कि वोवेल्स आर इन द सेम ऑर्डर। देखो 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये हमेशा ध्यान रखना। जब भी आप यहाँ पे सोचोगे ऑर्डर, एक ऑर्डर वाले आते हैं, एक पोजीशन वाले आते हैं। तो इसमें अब काफी सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं इसकी अंग्रेजी में। तो अंग्रेजी में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं आपको बता देता हूं। ऑर्डर मतलब आप याद किया करो बैटिंग ऑर्डर, और पोजीशन मतलब, पोजीशन का मतलब होता है चेयर, जैसे फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, फोर्थ चेयर, तो उसको बोलते हैं पोजीशन। तो आपको ये जो वर्ड्स है ना, ऑर्डर और पोजीशन, उसका टेक्निकल मीनिंग पता होना चाहिए, अंग्रेजी नहीं, मतलब मैथमेटिक्स है, समझ रहे हो। ऑर्डर का मतलब उनका ऑर्डर, बैटिंग ऑर्डर जैसे हमने किया था, तो ऑर्डर उनका सेम रखना है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, इस वाले पार्ट में बोल रहा है कि वोवेल्स आर इन द सेम ऑर्डर, जैसे हमने वहां पे किया था ना, युवराज सिंह, MS धोनी और जडेजा, उनका ऑर्डर फिक्स था, उसी ऑर्डर में उनको आना था। तो ऑर्डर से आप याद कर लोगे बैटिंग ऑर्डर। और पोजीशन मतलब चेयर, जैसे फर्स्ट चेयर होती है, सेकंड चेयर होती है, थर्ड चेयर होती है, तो उसको बोलते हैं पोजीशन। कभी कभी आपको ये भी बोलते हैं कि भाई जो ऑड वाली पोजीशन है वहां पे लड़कों को बिठाना है, जो इवन वाली पोजीशन है वहां पे लड़कियों को बिठाना है। इसका क्या मतलब है कि ऑड वाली पोजीशन पे लड़के मतलब फर्स्ट चेयर, थर्ड चेयर, फिफ्थ चेयर और 7th चेयर पे लड़के बैठेंगे, और जो सेकंड, फोर्थ, 6th और 8th वाली चेयर है वहां पे लड़कियां बैठेगी। समझ गया ना। तो पोजीशन का मतलब चेयर का नंबर, और ऑर्डर का मतलब आप याद कर लो बैटिंग ऑर्डर। तो इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जो थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि वोवेल्स का जो ऑर्डर है वो वही रहना चाहिए। तो देखो इस वर्ड में आप देखो वोवेल्स का ऑर्डर क्या है। तो वोवेल्स का ऑर्डर ये है कि सबसे पहले ए आ रहा है, उसके बाद फिर से एक ए आ रहा है, उसके बाद आई आ रहा है, उसके बाद ए आ रहा है, उसके बाद आई आ रहा है, उसके बाद ओ आ रहा है। तो यही ऑर्डर में अपने को चाहिए, अपने को वोवेल्स इसी ऑर्डर में चाहिए, ए आई ओ, आई आई ओ, ठीक है, ये जो भी है मतलब आई आई ओ। तो इसी ऑर्डर में अपने को वोवेल्स को रखना है, ए आई और ए आई ओ, ठीक है, आई आई ओ। इसी ऑर्डर में अपने को वोवेल्स को बिठाना है, मतलब सबसे पहले ए आना चाहिए, ए के बाद ए को जाना है, फिर आई को जाइए। वैसे ही हो गया कि सबसे पहले युवराज सिंह, फिर MS धोनी, फिर जडेजा, लेकिन इसमें बस थोड़े प्लेयर ज्यादा है, तो ए के बाद ए आना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले ए आ गया फिर आई आ गया, ए के बाद ए है ना, फिर आई। तो इसमें बैटिंग ऑर्डर वाले क्वेश्चंस हो गया ना। तो इसमें क्या करोगे, टोटल आपके पास कितनी चेयर है,
टोटल आपके पास 13 चेयर्स आर देयर ना, 13 चेयर्स आर देयर। तो 13 चेयर्स में से कोई भी 6 चेयर आप सिलेक्ट कर लो और वहां पे इनको बिठा दो। इनको अब देखो 13 चेयर में से मान लो आपने ये वाली सिलेक्ट कर ली, ये वाली सिलेक्ट कर ली, ये कर ली, ये कर ली, ये कर ली और ये कर ली। ओके, तो 13 चेयर्स में से आप कोई भी 6 चेयर सिलेक्ट कर लो और वहां पे इनको बिठा दो। इनको बिठाने का एक ही तरीका है, इनको बिठाने का एक ही तरीका है ना, जो सबसे पहली वाली चेयर है वहां पे ए आएगा, दूसरे पे ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर ए आएगा, फिर आई आएगा, फिर ओ आएगा, क्योंकि उनका ऑर्डर सेम रखना है। द ऑर्डर ऑफ द वॉवेल्स मस्ट बी सेम। तो ऑर्डर सेम रखना है तो एक ही तरीका है, जो सबसे लेफ्ट मोस्ट आपने सिलेक्ट करी वहां पे ए आएगा और जो सबसे राइट मोस्ट है वहां पे ओ आएगा। ऑर्डर सेम रखना है। और अब रिमेनिंग चेयर्स पे कॉन्सोनेंट्स को अरेंज कर लो। तो रिमेनिंग कितनी चेयर है? 6 तो फिल हो गई, तो रिमेनिंग चेयर कितनी है? 7। और उन 7 चेयर पे कौन कौन बैठेंगे? तो ये सारे बैठेंगे एस 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 एन टी एन, मतलब जो कॉन्सोनेंट्स है, तो कॉन्सोनेंट्स यही तो है ना। तो कॉन्सोनेंट्स कौन कौन है? एस 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 एन टी एन। तो ये 7 लोग हैं, एन टी एन, सॉरी एन टी एन, ठीक है। तो इन 7 को बिठा दो रिमेनिंग चेयर्स पे। तो रिमेनिंग जो भी चेयर्स है वहां पे 7 को बिठाने का तरीका 7 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। सो बस दिस इज द आंसर फॉर द थर्ड पार्ट। ये भी आपको समझ में आ गया है ना। तो हमेशा आप ध्यान रखो, ऑर्डर मतलब बैटिंग ऑर्डर, ऑर्डर मतलब वहीं से आपका दिमाग चल जाना चाहिए, ठीक है। ओके, अब अगला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ द वोवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स रिमेन द सेम। तो रिलेटिव पोजीशन उनका सेम रहे। ये रिलेटिव का क्या मतलब है? तो इसका मतलब ये है, देखो आप इसको ऐसे समझो, हमारे पास जो वर्ड है वो है असैसिनेशन, ठीक है, दिस इज द वर्ड। अब इसका मतलब ये है, ये फोर्थ पार्ट ये कहना चाह रहा है कि बेसिकली रिलेटिव पोजीशन ऑफ कॉन्सोनेंट्स एंड वोवेल्स मस्ट बी सेम। मतलब बेसिकली जहां पे वोवेल है वहां पे वोवेल ही आना चाहिए और जहां पे कॉन्सोनेंट है वहां पे कॉन्सोनेंट ही आना चाहिए। टोटल 13 चेयर्स है ना हमारे पास, ये 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 चेयर है। तो ये वाली चेयर पे देखो, पहली वाली चेयर पे जो ओरिजिनल वर्ड है उसमें एक वोवेल बैठा है, तो यहां पे भी आपको वोवेल को ही बिठाना है, ठीक है। वोवेल वाली चेयर पे वोवेल ही आना चाहिए, ये वोवेल वाली चेयर पे वोवेल ही आना चाहिए, ये भी वोवेल वाली चेयर है तो यहाँ पे वोवेल आना चाहिए, ये भी एक वोवेल वाली चेयर है, ये भी एक वोवेल वाली चेयर है और ये भी एक वोवेल वाली चेयर है। तो ओरिजिनली जो ओरिजिनल वर्ड है उसमें जहां पे वोवेल था वहां पे वोवेल ही आ सकता है, बट कोई भी वोवेल आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वाली चेयर पे आप आई को बिठा दो या ओ को बिठा दो, बट वोवेल वाली चेयर पे वोवेल को बिठाना है, कॉन्सोनेंट वाली चेयर पे कॉन्सोनेंट को बिठाना है ना। तो ये टोटल वोवेल वाली चेयर कितनी है? 1 2 3 4 5 6 है ना, टोटल 6 चेयर्स आर देयर। तो इन 6 चेयर्स पे 6 वोवेल्स को बिठा दो, ये हमारे वोवेल है ना। तो 6 चेयर्स एंड 6 वोवेल्स, लेकिन वोवेल में रिपीटेशन है, 3 बार ए है और 2 बार आई, तो 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। तो ये जो रेड वाली चेयर है वो तो भर गई, वोवेल वाली चेयर पे वोवेल को बिठा दो और कॉन्सोनेंट वाली चेयर पे कॉन्सोनेंट को बिठा दो। कॉन्सोनेंट वाली चेयर पे कॉन्सोनेंट्स आ जाएंगे, एस है 4 बार 2 बार एन, सो बस दिस इज द आंसर है ना। वोवेल वाली चेयर पे वोवेल और कॉन्सोनेंट वाली चेयर पे कॉन्सोनेंट। इसका मतलब होता है रिलेटिव पोजीशन उनका सेम है, मतलब जहां पे वोवेल था वहां पे वोवेल है और जहां पे कॉन्सोनेंट था वहां पे कॉन्सोनेंट है। समझ गए क्वेश्चन का मतलब और कैसे करेंगे वो दोनों चीजें? क्लियर है क्या? यस, अरे क्लियर, क्लियर की नहीं, ओके क्लियर है। आधे लोग बोलेंगे हाँ सर ऑल क्लियर, सब क्लियर, जो आता था वो भी क्लियर। नहीं, मतलब ये थोड़ा इसमें आपको है ना एक्सप्लोर करना पड़ेगा। पीएनसी एक ऐसा चैप्टर है जिसमें मतलब जितना आप ज्यादा अंदर उतरोगे ना उतना उतर सकते हो, मतलब है ना, अपनी नॉलेज धीरे धीरे बढ़ा सकते हो। बट अपने को पीएचडी नहीं करना है, अपने को पता है कि भाई फिक्स मेथड के क्वेश्चन आते हैं, वही आप सीख लो ना। ज्यादा पीएचडी करने की आदत है तो बाद में कर लेना। 4 साल का बीटेक होता है, फिर 2 साल का एमटेक करना पड़ता है, उसके बाद 5 साल की पीएचडी होती है। तो अभी टाइम है, अभी रुको जरा, कहाँ जा रहे हो? ठीक है, ओके ये करो। नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विद, ये जेई में आया था तो ऑब्वियसली आसान ही होगा, जेई वाले क्वेश्चन तो होते ही चिंदी है। तो ये कह रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म्ड इन विच वोवेल्स नेवर कम टुगेदर। अरे यार वोवेल्स को साथ में नहीं बिठाना है ना। तो कौन कौन से वोवेल है? एक ये वोवेल है, एक ये वोवेल है, और कौन कौन से कॉन्सोनेंट है? तो कॉन्सोनेंट ये है और ये वोवेल है, और वोवेल को साथ में नहीं बिठाना है तो मत बिठाओ। कितने तरीके आएंगे? पहले कॉन्सोनेंट को बिठा दो, तो पहले कॉन्सोनेंट को अरेंज कर दो 4 चेयर पे,
तो ये LTTR, इनको अरेंज करने कितने तरीके, तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, है ना, इनको अरेंज कर दिया, इनको अरेंज कर दिया, तो गैप कितने आ गए, टोटल हाउ मेनी गैप्स आर देयर, 5 में से कोई भी 2 गैप सिलेक्ट करो, मान लो ये वाला और ये वाला, और वहां पे इन दोनों को फिल कर दो। तो इन दोनों को फिल करने का एक ही तरीका है ना, क्योंकि ए और बी तो है नहीं, ई और ई है, तो ए बी और बी ए थोड़ी आएगा, ई ई आएगा, बस एक ही तरीका है। इसमें कौन जाएगा, ई, दूसरे वाले गैप में कौन जाएगा, ई, दोनों ई ही तो है, तो बस दिस इज द आंसर। तो ये कितना आ गया, ये आ जाएगा 12 × 10 120 इज द आंसर। बताओ, ये क्वेश्चन आया था जेई मेन 2020 में, जेई वाले क्वेश्चन में, हल्के फुल्के क्वेश्चन। चलो ये ट्राई कर लो, ये एडवांस में आया था 2009 में, और मेन में इतने सालों बाद उन्होंने मतलब अचानक से उनको याद आ गया कि हाँ ये क्वेश्चन तो हम रिपीट करना भूल ही गए अपने एग्जाम में। ठीक है, सारे क्वेश्चंस करते हैं, तो ये कैसे छूट गया, ये थोड़ा लेट आ गया, मतलब है ना, थोड़ा लेट हो गया, 9 से 21 में थोड़ा सा लेट हो गया। नंबर ऑफ 7 डिजिट इंटीजर्स विद द सम ऑफ डिजिट्स इक्वल टू 10, तो 7 डिजिट के इंटीजर बनाने हैं और उनके जो डिजिट्स का सम है वो 10 होना चाहिए। मतलब मान लो ना कि डिजिट्स आपके ये सारे हैं, x1 x2 x3, तो सम उनका 10 होना चाहिए, है ना, बेसिकली x1 से x7 डिजिट का इंटीजर है ना, तो ये आ गया। मतलब बेसिकली मान लो कि x1 x2 x3 x4 x7 ये उनके डिजिट्स है, और डिजिट्स का सम होना चाहिए 10। तो कितने ऐसे नंबर्स हम बना सकते हैं बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2 एंड 3 ओनली। अच्छा, ये x1 x2 x3 ये जितने भी है उन सब का वैल्यू या तो 1 हो सकता है, या 2 हो सकता है, या 3 हो सकता है। आपको केवल 1 2 और 3 को यूज करके 7 डिजिट के इंटीजर्स बनाने हैं। कैसे बनाओगे, इसमें तो मेरे ख्याल से ये सब भी आपको देखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल ऐसे केसेस बना लो ना। पहला केस क्या बनेगा, इसमें पहला केस ये बनेगा कि बेसिकली आपको 7 डिजिट के बनाने हैं ना, तो 7 डिजिट में से आप एक पहला ले लो 1 1 1 1 1 1, ये 5 बार ले लिया, तो 5 के बाद 6 7 और 8 9 10, ये हो गया 10, है ना। टोटल 7 डिजिट्स आर देयर, 7 डिजिट के नंबर्स बनाने हैं, तो इनको अरेंज कर लो, 7 डिजिट का नंबर बन जाएगा। और टोटल कितना आ रहा है, 10 भी आ रहा है। और कोई केस बन सकता है क्या, समझ में आया ना। पहला केस ये है, इनका सम करोगे तो कितना है 10, और टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स कितना है 7, तो 7 डिजिट्स को यूज कर अब आप इनको अरेंज कर लो, इनको अरेंज कर लोगे तो बहुत सारे नंबर्स बन जाएंगे 7 डिजिट के। ठीक है, दूसरा कोई केस हो सकता है क्या इसमें दूसरा केस ये हो सकता है कि आप 1 1 1 1 ये 4 बार ले लो, 4 के बाद 5 6 7 8 और 9 10, तो दूसरा केस ये हो सकता है ना, 1 1 1 1, तो 4 5 6 7 8 9 10, अगेन 7 डिजिट इंटीजर्स यहां से भी बन सकते हैं। और इसके अलावा और कोई केस, इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा। अब बनाने की कोशिश करो, बनेगा ही नहीं। आपको 7 डिजिट्स चाहिए और टोटल आपको चाहिए 10, तो बनेगा ही नहीं। इसके अलावा और कोई केस नहीं बनेगा, तो बस इन्हीं को अरेंज कर लो। तो इनको अरेंज करने के कितने तरीके, 7 फैक्टोरियल, और ये 1 5 बार आ रहा है ना, 1 2 3 4 5, तो डिवाइड करना पड़ेगा 5 फैक्टोरियल से। और इनको अरेंज करने के लिए 7 फैक्टोरियल अपॉन, तो ये तो आ रहा है 4 बार तो 4 फैक्टोरियल, और ये आ रहा है 3 बार तो 3 फैक्टोरियल। बस अब ऐड कर लो, तो फाइनल आंसर कितना आएगा, तो फाइनल ये तो आ गया 42, और ये कितना आ जाएगा 7 × 6 × 5 7 6 5, तो 35 आ जाएगा ये। ओके, सो दिस इज 35, और तो 77 आ रहा है फाइनल। ओके, तो इसका फाइनल आंसर ऑप्शन ए, अंडरस्टूड, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, यस, जेई एडवांस का क्वेश्चन जेई मेन में आया था 2009 से 2021 में। आगे बढ़ते हैं, इसीलिए एडवांस के क्वेश्चन किया करो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं परमुटेशन ऑफ। अच्छा, तो देखो पहले तो आप ये देख लो कि अभी तक हमने क्या किया। अभी तक यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो वो जो क्वेश्चन हमने किया था, है ना, ये असैसिनेशन, यहां पे टोटल 13 अल्फाबेट्स थे, और 13 के 13 हमने अरेंज करे थे ये हर एक पार्ट में। अगर आप हर एक पार्ट में देखो तो टोटल 13 चेयर है, 13 है ना। तो असैसिनेशन में टोटल ये जो 13 अल्फाबेट्स थे वो 13 के 13 हमने अरेंज कर दिए थे। लेकिन अभी अगला कॉन्सेप्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें आपको 13 में से कोई 5 लेटर का वर्ड बनाना, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आपको सारे के सारे अल्फाबेट नहीं लेने हैं, तो कुछ अल्फाबेट्स को लो और उनको यूज करके, तो पहले आपको 13 में से 5 सिलेक्ट करने पड़ेंगे, और उन 5 को यूज करके आप वर्ड्स बनाओगे। समझ रहे हो,
13 अल्फाबेट है, मान लो असैसिनेशन का ही एग्जांपल ले लो, तो उसमें 13 अल्फाबेट्स है। अब 13 में से आप पहले तो 5 सिलेक्ट करोगे और उन 5 को ही यूज करके आपको वर्ड्स बनाने हैं। तो दिस इज परम्यूटेशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, परम्यूटेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स टेकन सम एट ए टाइम। तो आपको सारे नहीं लेने हैं, आपको कुछ एक ही लेने हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ये वाला एग्जांपल, एक वर्ड है इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस वाला एग्जांपल भी काफी फेमस है ना। एक इंडिपेंडेंस, मिसिसिपी, असैसिनेशन, इलाहाबाद, ये सारे एग्जांपल्स आपके बहुत कॉमन एग्जांपल्स है पीएनसी में, ठीक है। तो एक इस एग्जांपल से आप समझ लो कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो इंडिपेंडेंस एक वर्ड है और ये जो इंडिपेंडेंस है उसमें टोटल कितने अल्फाबेट आप काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो टोटल तो 12 अल्फाबेट है, ठीक है। टोटल 12 अल्फाबेट है। अब कुछ एक जैसे है ना, तो मैं मतलब टोटल गिन रहा हूं, तो ये 12 है। अब 12 में से आपको 5 लेटर के वर्ड्स बनाने हैं। तो इन 12 में से 12 में से सबसे पहले तो 5 आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, है ना। तो ये जो 12 अल्फाबेट है उसमें से आप 5 सिलेक्ट करो और उनको सिलेक्ट करने के बाद उनको अरेंज करो, तब जाके आपके 5 लेटर के वर्ड्स बनेंगे, है ना। 12 में से 5 को सिलेक्ट करोगे, 5 को सिलेक्ट करने के बाद 5 को अरेंज करोगे, तब जाके आपके टोटल नंबर ऑफ 5 लेटर वर्ड्स आएंगे। तो ये प्रोसेस करना पड़ेगा और इस तरह के क्वेश्चंस काफी लेंदी होते हैं। तो देखो इसमें आपको बहुत सारे केसेस बनाने पड़ते हैं क्योंकि ऑब्वियसली आपको 5 सिलेक्ट करने हैं। अब इसमें इतना आसान भी नहीं है ना। अगर ये सारे अलग अलग होते, है ना, यहाँ पे जैसे रिपीटेशन है, एन आ रहा है 3 बार, डी आ रहा है 2 बार, तो यहाँ पे रिपीटेशन है। अगर रिपीटेशन ना होता तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल हो जाता है क्योंकि तब तो आपको पता है कि 12 है, 12 में से 5 को सिलेक्ट करना है, तो आप सीधा ऐसा लिख देते हैं 12C5। बट यहां पे हम 12C5 नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये 12 के 12 अलग अलग थोड़ी ना है। ये जो 12 है उनमें से बहुत सारे ऐसे अल्फाबेट है जो सेम है। तो यहां पे 12C5 को यूज कर सकते हैं क्या, सबसे पहले तो ये बताओ। तो 12C5 को हम यूज नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि जो 12 अल्फाबेट है वो सब सेम है, आइडेंटिकल भी है बहुत सारे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल हो गया क्योंकि अब आपके पास कुछ अल्फाबेट ऐसे है जो आइडेंटिकल है, कुछ ऐसे है जो अलग भी है, एक मिक्सचर है मतलब बेसिकली। उसमें से कोई 5 आपको सिलेक्ट करने हैं। अब 5 सिलेक्ट में भी तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। आप ऐसा कर सकते हो कि भाई पांचों के पांचों आप डिफरेंट ले लो, मतलब एक आपने एन ले लिया, एक आपने डी ले लिया, एक आपने ई ले लिया, एक आपने पी ले लिया, एक आपने आई ले लिया, तो पांचों अलग अलग ले लिया आपने। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि कोई 2 सेम ले लो, कोई 2 आइडेंटिकल ले लो, जैसे एन 2 बार ले लिया और बाकी सारे अलग अलग ले लिए, तो बहुत सारे केसेस बनेंगे ना, है ना। आपने 2 आइडेंटिकल ले लो और बाकी सारे अलग अलग, तो जैसे फॉर एग्जांपल डी ले लो, ई ले लो, आई ले लो, है, तो 2 सेम है और बाकी सब अलग अलग है। या फिर एक केस ऐसा भी हो सकता है कि 3 सेम ले लो आप, तो एन 3 बार आ रहा है ना, एन 2 ही बार आ रहा है, सॉरी, तो कोई और लेना पड़ेगा आपको, ई ले लो आप 3 बार। ओके, तो ई को 3 बार ले लिया, ई को 3 बार ले लिया और बाकी सारे अलग अलग ले लिए, जैसे एन और समथिंग लाइक आई, ठीक है। तो ये भी एक तरीका हो सकता है। तो ये सारे केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। तो एक काम करते हैं, एक एक करके इसमें पूरा प्रॉपर केसेस बनाते हैं, है ना। इस तरह के क्वेश्चन में सबसे पहले तो आप लिस्ट कर लो कि भाई कौन कितनी बार आ रहा है, तो कौन कितनी बार आ रहा है। ये जो एन है, एन कितनी बार आ रहा है ये बताओ। सबसे पहले तो एन आ रहा है 3 बार, ठीक है। तो जो अल्फाबेट एन है वो आ रहा है 3 बार, यस। और कौन सा अल्फाबेट है जो रिपीट कर रहा है, तो डी रिपीट कर रहा है और ई भी रिपीट कर रहा है, तो ई और ई, तो ई आ रहा है 4 बार, ओके, ई आ रहा है 4 बार। फिर उसके बाद कौन रिपीट कर रहा है, डी, तो डी आ रहा है 2 बार, ओके, डी आ गया 2 बार। और आई, पी और सी अलग अलग है, ठीक है। आई 1 बार है, पी 1 बार है और सी 1 बार है। तो सबसे पहले तो आप ये काउंटिंग करके लिख लो आराम से, ताकि कोई गलती करने के चांसेस ना हो। और टोटल भी आप कर लो, टोटल कितना आ रहा है, ये 3 और 4 7 8 9 10 11 12, हाँ तो सही है ना, यहां तक सब कुछ बिल्कुल सही है। अब आपको अलग अलग केसेस बनाने हैं। तो पहला केस आप क्या बना सकते हो, पहला केस तो आप यही ले लो, केस नंबर 1, कि ऑल द अल्फाबेट्स आर डिफरेंट, तो ऑल 5 आर डिफरेंट। पहला केस तो आपने ये बना लिया। दूसरा केस आप क्या बना सकते हो, दूसरा केस आप ये बना सकते हो कि आप 4 आइडेंटिकल ले लो, है ना, 4 अल्फाबेट आप ले लो आइडेंटिकल और एक डिफरेंट ले लो, एक अलग वाला ले लो। जैसे मान लो 4 बार आपने ई ले लिया और एक आपने कुछ और ले लिया, आई, ठीक है। तो ये भी आप कर सकते हो। तीसरा केस क्या बन सकता है, तीसरा ये बन सकता है कि 3 आइडेंटिकल ले लो, ओके, 3 आइडेंटिकल ले लो और 2 डिफरेंट ले लो, ये भी एक केस बन सकता है, ठीक है। चौथा केस क्या बन सकता है, चौथा ये भी तो बन सकता है ना कि 3 आइडेंटिकल ले लो
और दूसरे दो भी आइडेंटिकल ले लो, लेकिन कोई दूसरे वाले, जैसे फॉर एग्जांपल आपने 3 बार तो ई ले लिया है ना, 3 बार तो ई को ले लिया और 2 बार डी को ले लिया, तो ये तीनों भी आइडेंटिकल है और ये दोनों भी आइडेंटिकल है ना, ई ई ई और डी डी, तो ये वाले केसेस भी अपने को गिनने पड़ेंगे। ओके, तो 3 आइडेंटिकल 2 डिफरेंट, 3 आइडेंटिकल 2 आइडेंटिकल, और कौन सा केस बनेगा इसमें? और कोई केस आप ये भी एक बना सकते हो, केस नंबर 5। ओके, केस नंबर 5 क्या बनेगा? केस नंबर 5 बताओ। केस नंबर 5 हम ये भी बना सकते हैं कि भाई 2 आइडेंटिकल ले लो आप, 2 आइडेंटिकल और 3 डिफरेंट, है ना, 2 आइडेंटिकल और 3 डिफरेंट, ये भी एक केस बनेगा। यस, 2 आइडेंटिकल और 3 डिफरेंट, ये केस नंबर 5। और केस नंबर 6 क्या बनेगा? केस नंबर 6 आप ये भी बना सकते हो कि 2 आइडेंटिकल ले लो और दूसरे जो 2 है वो भी आइडेंटिकल ले लो, 2 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल और 1 डिफरेंट, ये भी हम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डी डी एन एन और एक पी, है ना, तो डी डी एन एन पी, तो उस तरह के भी आएंगे ना, तो वो भी अपने को काउंट करने पड़ेंगे। तो ये अलग अलग 6 केसेस बनेंगे। इसके अलावा और कोई केस जो हमने मिस कर दिया? इसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा मेरे ख्याल से, है ना, इसके अलावा और कोई केस नहीं आएगा। तो अब आप इसमें देखो, सबसे पहले तो अपने को सिलेक्शन करना पड़ेगा, तो हम अभी सिलेक्शन पे फोकस करते हैं, अरेंज बाद में कर देंगे। अरेंज करना काफी आसान होता है, सिलेक्शन ही तो मुश्किल होता है। जेईई एडवांस में सिलेक्शन ही तो मुश्किल होता है, तो सिलेक्शन पहले कर लेते हैं क्योंकि सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो ये देखो, आप सबसे पहले तो इस वाले केस में कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको पांचों के पांचों अल्फाबेट अलग चाहिए, तो आपके पास अल्फाबेट है कितने? आपके पास अल्फाबेट में कौन कौन सा ऑप्शन है? एन, ई, डी, आई, पी, सी, तो 6 अल्फाबेट है ना। आपको टोटल कितने अल्फाबेट दिख रहे हैं? अलग अलग अल्फाबेट आपको दिख रहा है, एन, ई, डी, पी, आई और सी, तो 6 अल्फाबेट है। तो 6 अल्फाबेट में से कोई भी 5 अल्फाबेट आप सिलेक्ट कर लो, तो ये आ जाएगा 6C5, ये चमक गया। टोटल डिफरेंट अल्फाबेट कितना है? 6 है। 6 में से कोई भी 5 आप ले लो। जैसे एक तरीका हो सकता है कि आपने ये पहले वाले 5 ले लिए, है ना, एन, ई, डी, आई और पी, है ना, तो कोई भी 5 ले लो आप। यस, फिर दूसरे में क्या आएगा? दूसरे में आपको 4 आइडेंटिकल सिलेक्ट करने, तो 4 आइडेंटिकल सिलेक्ट करने का तो एक ही ऑप्शन है ना भाई, एक ही तो अल्फाबेट है जो इतना बल्क में अवेलेबल है कि उसके 4 आइडेंटिकल हम सिलेक्ट कर पाए। तो 4 आइडेंटिकल के लिए तो आपको चारों ई को लेना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन है क्या? ये चारों के चारों ई को लेना ही पड़ेगा ना, देयर इज नो अदर ऑप्शन। भाई 4 बार एन तो अवेलेबल ही नहीं है ना, ये बल्क में अवेलेबल नहीं है, ये भी बल्क में अवेलेबल नहीं है, केवल यही तो है जो बल्क में अवेलेबल है, तो उसी को लेना पड़ेगा 4 बार। और एक आपको लेना है डिफरेंट, तो अब डिफरेंट के लिए कौन कौन से ऑप्शन है? आपको एक और अल्फाबेट सिलेक्ट करना है, तो ये जो एक और अल्फाबेट सिलेक्ट करना है, वहां पे मैं एन को बिठा सकता हूं, या डी को बिठा सकते हैं, या आई को, या पी को, या सी को। तो कितने ऑप्शन है आप सोचो, एन, डी, आई, पी, सी, तो 5 है ना टोटल अल्फाबेट, तो 5 में से किसी एक को ले लो आप, 5C1, ये चमक गया। आपके पास जो चौथी, ये जो 5वीं चेयर है बेसिकली, उसके पास उसके लिए कितने ऑप्शन? इस चेयर पे आप किस किस को बिठा सकते हो? एन, डी, आई, पी और सी, इन 5 में से कोई एक ले लो, 5C1, चमक गया। अब अगला केस, अगला जो केस है उसमें कितना आएगा बताओ? 3 आइडेंटिकल, तो 3 आइडेंटिकल के लिए क्या क्या ऑप्शंस है? 3 आइडेंटिकल के लिए हम एन 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 को ले सकते हैं, या ई ई ई को ले सकते हो। 2 ऑप्शन है ना, 2 ऑप्शन है, ये चमक गया भाई। या तो आप एन 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 को सिलेक्ट करोगे, या ई ई ई, क्योंकि यही दोनों है जो बल्क में अवेलेबल है, और तो कुछ बल्क में है नहीं, तो है ना, 2 ऑप्शन है। मान लेते, मतलब इसमें आप बिठाते चलो, तो बिठाते चलो, तो आपने मान लो कि एन 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 को ले लिया। अगर आपने एन 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 को ले लिया, अभी आपको 2 और सिलेक्ट करने, और वो दोनों डिफरेंट होने चाहिए, वो एन नहीं होना चाहिए। अब डिफरेंट अल्फाबेट कौन कौन सा अवेलेबल है? तो एन का सिलेक्शन तो हो गया, अब कौन कौन से बचे? डी, ये 5 बचे ना, तो 5 में से कोई भी 2 ले लो, यहां पे आ जाएगा 5C2, ये चमका कि नहीं? बेसिकली 3 आइडेंटिकल सिलेक्ट करो, 3 आइडेंटिकल के लिए हम या तो एन 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 को सिलेक्ट करेंगे, या फिर ई ई ई को सिलेक्ट करेंगे। 2 ऑप्शन है। मान लेते हैं कि एन 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 को सिलेक्ट किया, किसी एक को बिठा दो, तो इसको बिठा दिया। अब इन दोनों चेयर के लिए हमारे पास क्या क्या ऑप्शन? तो इन दोनों चेयर के लिए आपके पास ऑप्शन है ये ई, डी, आई, पी, सी, मतलब 5 ऑप्शन है। 5 में से कोई भी 2 लेके यहां पे बिठा दो, ठीक है, 5 में से कोई भी 2 लेके आओ और इधर आप बिठा सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो कि आपने डी ले लिया और पी ले लिया, तो ये
तीन आइडेंटिकल है और दो डिफरेंट है, समझ गए? तो 5C2 ये भी क्लियर है। अब अगला केस है 3 आइडेंटिकल और 2 आइडेंटिकल। तो 3 आइडेंटिकल के लिए फिर से दो ऑप्शन है, ठीक है? 3 आइडेंटिकल के लिए तो दो ही ऑप्शन है ना, या तो NNN या EEE। तो मान लेते हैं कि आपने NNN को बिठा दिया, दो तरीके हैं, NNN या EEE। अगर आपने NNN को बिठा दिया तो अब दो आइडेंटिकल के लिए क्या क्या ऑप्शंस है? ये जो दोनों आइडेंटिकल है, अब हम यहां पे किस किस को बिठा सकते हैं? तो N को तो बिठा दिया, अब आपके पास दो ऑप्शन है अगेन, या तो आप E और E को बिठाओगे, D और D को। तो अगेन दो ऑप्शन है ना यहाँ पे, ये दो ऑप्शन समझ में आ गए? ये जो लास्ट वाली दो चेयर है वहां पे आप E और E को बिठाओगे या D और D को बिठाओगे, है ना? एलिफेंट या डेली, तो E और E या फिर D और D, अंडरस्टूड? तो 2 इंटू 2, इसमें कितना आएगा? इसमें देखोगे तो दो आइडेंटिकल अपने को सिलेक्ट करना है, तो दो आइडेंटिकल मतलब NN या EE या DD। तो तीन तरीके है ना यहाँ पे, तीन तरीके, मतलब बेसिकली आप 3C1 लिख सकते हो या 3 लिख सकते हो, सिंपल है ना? तो सिंपल 3 लिख देते हैं, अपने पास तीन ऑप्शंस है, तो या तो NNN मतलब N और N या फिर D, तो कोई भी एक को बिठा, तो मान लेते हैं N को ही बिठाते फिर से। तो दो आइडेंटिकल को आपने सिलेक्ट कर लिया है ना, आइदर यू कैन टेक NN और EE और DD। तो इन तीन में से मान लेते हैं कि मैंने N और N को ले लिया। अब तीन आपको लेना है डिफरेंट, ये तीनों अलग अलग लेना है। तो अलग अलग के लिए क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है? अलग अलग के लिए फिर से 5 ऑप्शन है, तो 5 में से कोई भी 3 ले लो। ओके, 5 में से कोई भी 3, 5 अल्फाबेट है ना आपके पास बचे हुए, कौन कौन से? ये 5, ये EDIPC। तो EDIPC में से कोई भी 3 अल्फाबेट आप सिलेक्ट करके यहां पे बिठा, तो 5C3। ओके, यहां पे दो आइडेंटिकल, मतलब बेसिकली दो आइडेंटिकल के दो जोड़े लेने हैं। दो आइडेंटिकल, अच्छा, दो आइडेंटिकल के लिए हम कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन बल्क में अवेलेबल है? दो आइडेंटिकल आपको चाहिए ना, तो दो आइडेंटिकल के लिए आप ऐसे समझो कि हम N और N को ले सकते हैं, या फिर E और E है जो इतना बल्क में अवेलेबल है कि हम उसमें से दो ले लें, और या फिर D और D है ना? तो ये तीन जोड़ी अवेलेबल है, ये तीन है जो बेसिकली रिपीट करते हैं। इन तीन जोड़ी में से आपको कोई भी दो जोड़ी लेनी है, समझ गए? तो यहां पे आएगा 3C2। इन तीन जोड़ी में से कोई भी दो जोड़ी तो लेना, जैसे फॉर एग्जांपल ये तीन है ना, NN, EE और DD, तो कोई भी दो ले लो आप। तो कोई भी दो, जैसे फॉर एग्जांपल मैं ले लेता हूं NN को और DD को, है ना? इन दोनों को ले लेते हैं, किसी भी दो जोड़ी को आप सिलेक्ट करके रख लो, है ना? टोटल आपके पास 3 है, 3 में से कोई भी दो आपने सिलेक्ट करके रख लिया। और एक जो पांचवा अपने को चाहिए वो डिफरेंट चाहिए, तो डिफरेंट चाहिए तो N और D नहीं आ सकता, अब N नहीं आ सकता, D नहीं आ सकता, कौन कौन आ सकता है? EIPC। तो 4 ऑप्शन है ना? EIPC 4 में से किसी एक को सिलेक्ट कर लो, तो 4C1, तो बस ये आ गया। तो अब अपना फाइनली ये सिलेक्शन तो हो गया। सिलेक्शन करने के बाद बिठाना भी तो पड़ेगा ना, ये तो बस हमने सिलेक्ट किया है, अभी तो हमने 5 अल्फाबेट सिलेक्ट करे हैं। अब उन 5 अल्फाबेट को अरेंज भी तो करोगे, तभी तो वर्ड्स बनेंगे। अरेंजमेंट काफी सिंपल होता है, क्योंकि बस आपको ये दिखना होता है कि कितने आइडेंटिकल है, जितने भी आइडेंटिकल है उससे डिवाइड कर दोगे। अरेंजमेंट इज वेरी इजी। अब जैसे यहां पे तो सारे डिफरेंट है, तो मल्टीप्लाइड बाई 5 फैक्टोरियल आ जाएगा। यहां पे 4 आइडेंटिकल है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। यहां पे 3 आइडेंटिकल है, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल। यहां पे 3 आइडेंटिकल, 2 आइडेंटिकल, तो 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, है ना? 3 और 2, और यहां पे क्या आ जाएगा? 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल आ जाएगा, और यहां पे क्या आ जाएगा? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। समझ गया ना? तो अरेंजमेंट तो काफी आसान है, बस सिलेक्शन के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ पे पापड़ बेलने पड़ता है। सिलेक्शन, ठीक है? सिलेक्शन के लिए तो मेहनत कर रहे हैं सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये समझ में आया। कितने लोगों को बहुत ज्यादा लेंदी मेथड है, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहे। तो आप बोलोगे क्यों पढ़ाया सर, जब आ ही नहीं रहे तो हमारा टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो फालतू में? नहीं, इस तरह के टोटल क्वेश्चन नहीं आते, इनमें से कोई एक पार्ट होगा जो आपसे पूछ लेंगे। जैसे अभी रिसेंटली जो क्वेश्चन आया था, उन्होंने ये 6 के 6 केस नहीं पूछे, कोई एक केस का आंसर आपसे पूछ लेंगे कि भाई ये वाला जो केस है उसका आंसर आप बता दो, है ना? अब वो कोई भी केस आ सकता है, तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा ना। समझ गए? तो टोटल मतलब पूरा क्वेश्चन आजकल नहीं आ रहा है, आजकल जो ट्रेंड है उसके हिसाब से बता रहा हूं। पहले तो सब्जेक्टिव जब होता था तो पूरे ऐसे ही क्वेश्चन आते थे, बट आजकल इस तरह के क्वेश्चन नहीं आ रहे। बट हाँ, इसमें से कोई एक केस
उठा के आपसे पूछ लेंगे कि भाई आप ये वाला केस बताओ जहां पे 3 आइडेंटिकल और 2 आइडेंटिकल को सिलेक्ट करना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली वो आपको आना चाहिए। अंडरस्टूड? यस, चमक गया। अब एक और एग्जांपल है, बट अब ये एग्जांपल आप इसको DIY कर देते हैं, डू इट योरसेल्फ, है ना, डू इट योरसेल्फ। इसको आप ट्राई करना। मिसिसिपी के जितने भी अल्फाबेट्स है उसमें से 5 चलिए, इसका आंसर भी गिवन है तो आप वेरीफाई भी कर सकते हो अपना आंसर, है। तो ये मिसिसिपी वाला एग्जांपल है, उसमें टोटल 5 केस बनेंगे। 5 केस में कुछ कुछ आएगा, सिलेक्शन, अरेंजमेंट, सब कुछ करने के बाद आपका आंसर आएगा। तो ये आप खुद से प्रैक्टिस करना, इसीलिए नोट्स में डाल दिया है, ओके, सो दैट यू कैन स्टडी योरसेल्फ। ओके, अब अगला एक जेई का क्वेश्चन कर लेते हैं। जेई का क्वेश्चन मैंने आपको बताया ना, जेई का क्वेश्चन आएगा जिसमें कोई एक केस आपसे पूछा जाएगा। तो बेसिकली ये कह रहा है एक नंबर ऑफ वर्ड्स विथ और विदाउट मीनिंग दैट कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम बाय टेकिंग 4 लेटर्स एट ए टाइम। तो आपको केवल 4 लेटर लेने हैं, सारे नहीं लेने, 4 लेटर्स एट अ टाइम, एक बार में 4 लेटर्स आपको सिलेक्ट करने हैं। और हमारे पास जो वर्ड है वो ये है, सिलेबस। ओके, आउट ऑफ सिलेबस वाला, सिलेबस जो वर्ड होता है ना, वही वर्ड इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो सिलेबस ये एक वर्ड है। अच्छा, इस वर्ड में एस कितनी बार आ रहा है? एस आ रहा है 2 बार, एल आ रहा है 2 बार, है ना, ये 2 बार, ये भी 2 बार, और वाई 1 बार है, फिर बी 1 बार है, ए भी 1 ही बार है, और यू भी 1 ही बार है, ठीक है ना, मतलब ये सब 1 बार। तो बेसिकली ये आपका वर्ड है। अब इसमें से आपको क्या करना है कि इस तरह से बेसिकली आपको 4 लेटर के वर्ड बनाने हैं। तो ये टोटल जितने भी उसमें से आपको 4 सिलेक्ट करने हैं। ओके, यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट 4 अल्फाबेट्स। अब वो जो 4 अल्फाबेट्स है वो आइडेंटिकल भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इन्होंने कौन सा केस स्पेसिफाई किया हुआ है? ये कह रहे हैं कि 2 लेटर्स आर डिस्टिंक्ट एंड 2 लेटर्स आर अलाइक। अपने को वो वाला केस निकालना है जिसमें 2 आइडेंटिकल है और 2 डिस्टिंक्ट है, 2 आइडेंटिकल एंड 2 डिस्टिंक्ट। ये वाले केस का आंसर पूछा है, तो इस वाले केस का आंसर निकालो आप। तो 2 आइडेंटिकल के हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन है? 2 ऑप्शन है ना। 2 आइडेंटिकल सिलेक्ट करने, तो 2 एस ले सकते हो आप या दोनों एल ले सकते हो आप। तो 2 ऑप्शन आपके पास है, यस और नो। ये आपको चमक गया। आइडेंटिकल को सिलेक्ट करना है तो देखो ना कौन कौन बल्क में अवेलेबल है। तो बल्क में ये अवेलेबल है, तो 2 एस आप ले सकते हो या 2 आप एल ले सकते हो। 2 वाई तो है ही नहीं, तो वो नहीं ले सकते। हम मान लेते कि आपने 2 एस को ले लिया, कोई एक आप ले लो, मान लेट अस अज्यूम कि हमने दोनों एस को सिलेक्ट कर लिया। तो अब 2 डिस्टिंक्ट आपको सिलेक्ट करने हैं। अब सिंस एस को सिलेक्ट कर लिया तो इसको हटा दो, इसका सिलेक्शन हो गया। अब जो रिमेनिंग अल्फाबेट है वो कितना है? रिमेनिंग अल्फाबेट है 1 2 3 4 5। तो 5 अल्फाबेट है जो रिमेनिंग है, उसमें से आपको कोई भी 2 लेने हैं। 5 अल्फाबेट है ना रिमेनिंग, उसमें से कोई भी 2 ले लो। जैसे फॉर एग्जांपल एक आपने वाई ले लिया और एक आपने ए ले लिया, ठीक है। तो कोई भी 2 आप ले सकते हो। तो 5C2। अब ये सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन हो गया तो अब इनको अरेंज भी तो करो। इनको अरेंज करने के कितने तरीके? तो इनको अरेंज करने के तरीके आ जाएंगे 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। सो बस दिस इज द आंसर। समझ गए? तो कोई एक केस आपसे पूछा जाएगा तो इसका टोटल आंसर कितना आएगा? ये बन गया 12 इंटू 2 24 और ये होता है 10। तो 24 इंटू 10 240 आ जाएगा इसका आंसर। ओके, तो फाइनली आप सॉल्व करोगे तो फाइनल इसका जो आंसर है दैट इज 240। ये चमका? ये कितने लोगों को चमक गया? फाइन, 240 इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट सर्कुलर परमुटेशंस। एक और टॉपिक कर लेते हैं, ठीक है, ब्रेक वगैरह बाद में थोड़ा। तो लेट अस डू वन मोर टॉपिक। ये भी काफी सिंपल है। सर्कुलर परमुटेशंस मतलब आपको सर्कल में अरेंज करना। अब अभी तक हम जो भी करते थे वो सब एक लाइन में अरेंज करते थे ना, एक लाइन में सब कुछ अरेंज कर दिया, बट अब आपको सर्कल पे अरेंज करना है। तो सर्कल पे जब भी आप अरेंज करते हो ना तो बस उसमें n-1 फैक्टोरियल आता है। जैसे आप ऐसा समझ लो कि 3 लड़के हैं। ओके, पहले हम ऐसे करते हैं ना, 3 लड़के और 3 चेयर है, तो 3 लड़कों को 3 चेयर पे अरेंज करना, तो आंसर क्या आता था? 3 फैक्टोरियल। लेकिन अगर 3 लड़कों को सर्कल में अरेंज करना है तो उसका आंसर आता है 2 फैक्टोरियल, मतलब एक कम आता है, n-1 फैक्टोरियल होता है हमेशा। अब आप बोलोगे सर ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए, इसका लॉजिक आप समझो। सबसे पहले तो ये बताओ कि अगर 3 लड़के हैं और 3 चेयर है, उनको रो में अरेंज करना, एक सिंगल लाइन में अरेंज करना है, तो कितने केस आते हैं? 3 फैक्टोरियल। ये आपको पता है। ये 6 के 6 केस आप लिख के बताओ। तो लिख के बताएंगे तो ABC आएगा, ACB आएगा, BAC आएगा और BCA आएगा, ठीक है, और फिर CAB आएगा और CB आएगा। तो ये सारे केसेस आएंगे।
अब इन्हीं को जब आप सर्कल में अरेंज करोगे ना तो क्या होगा, देखो इन्हीं को जब आप सर्कल में अरेंज करोगे, है ना, इनके कोरस्पॉन्डिंग इनको बस आप सर्कल में अरेंज कर दो। तो जब सर्कल में अरेंज करोगे तो मान लो यहाँ पे ए है, फिर बी आ गया, फिर सी आ गया, ये पहला अरेंजमेंट आपका है। दूसरा अरेंजमेंट है ए सी बी, तो ए के बाद सी और सी के बाद बी, ठीक है, तो ये दूसरा अरेंजमेंट है। तीसरा अरेंजमेंट है बी ए सी, बी ए और फिर सी, ये तीसरा अरेंजमेंट है। चौथा अरेंजमेंट है बी सी ए, तो बी सी और फिर ए, तो ये चौथा अरेंजमेंट है। फिर सी ए बी, तो यहां पे नीचे बना लेते हैं सी ए और बी, मतलब कॉन्सेप्ट समझना है तो थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। फिर सी बी ए, है ना, एक तो होता है कि डायरेक्टली फॉर्मूला बता दिया, बट डायरेक्टली फॉर्मूला में वो फील नहीं आती है ना यार, मतलब मजा नहीं आता है, तो इसीलिए आप पूरा समझो, ठीक है। तो इनको अगर लीनियर, देखो लीनियर अरेंजमेंट में क्या होता है, 3 लड़के 3 चेयर है तो 3 फैक्टोरियल आता है। लेकिन सर्कल में जब आप इनको पुट करोगे तो सर्कल में क्या होगा कि ये वाला जो तरीका है इसमें आप ध्यान से देखोगे तो ये है ए बी सी, है ना, ए के बाद बी है और बी के बाद सी है। और भी कोई एक ऐसा तरीका होगा जिसमें ए बी सी आ रहा होगा, आप देख लो, तो ये वाला तरीका है। जैसे ये वाला जो तरीका है ये दोनों सेम है, ये तरीका ये और ये दोनों सेम है क्या, क्योंकि अगर आप इसी को थोड़ा सा ऐसे रोटेट कर दोगे तो ये ए इधर आ जाएगा, देखो ए इधर आ गया, ये जो बी है वो इधर आ जाएगा और जो सी है वो इधर आ जाएगा। मतलब ये तो बेसिकली देखने का नजरिया हो गया ना। अगर कोई एक इंसान मान लो यहां पे खड़ा है ऊपर, है ना, अगर कोई एक इंसान यहां से दिख रहा है तो उसको ए दिखेगा, इधर बी दिखेगा, इधर सी दिखेगा। और वही इंसान अगर यहां पे आके खड़ा हो गया तो उसको ए दिखेगा लेफ्ट में, उसको बी दिखेगा राइट में, उसको सी दिखेगा। तो ये दोनों अरेंजमेंट एक ही तो है। जब आप सर्कल में रखोगे तो दिस अरेंजमेंट एंड दिस अरेंजमेंट इज द सेम, इट्स नॉट डिफरेंट, समझ गए। तो ये वाला जो अरेंजमेंट है और ये वाला जो अरेंजमेंट है बी सी ए, ये दोनों सेम है, ये दोनों अलग अलग नहीं है। जैसे आप सर्कल पे रखते हो ना तो बेसिकली बहुत सारे अरेंजमेंट्स सेम हो जाते हैं, ठीक है। और एक और ऐसा अरेंजमेंट होगा जो इसी के बराबर होगा, तो ए बी सी, यहां पे भी ए बी सी और ये भी ए बी सी है ना, देखो ये भी तो वही है ना, ये ए बी सी, आप इस डायरेक्शन में चलो, आप इस डायरेक्शन में चलो ए बी सी, और ये भी तो वही है। इसको भी अगर आप रोटेट कर दोगे, है ना, इसको भी अगर आप 2 बार रोटेट कर दो तो ये ए पहले इधर आएगा फिर ए इधर आ जाएगा, तो यही तो बनेगा। ये तीनों के तीनों सेम है और ये जो बाकी के 3 बच गए वो भी सेम है। इसको आप देखो, इसको अगर आप देखोगे ना तो ए सी बी, यहां पे क्या अरेंजमेंट है, ए के बाद सी, सी के बाद बी, इसमें भी वही है, ए के बाद सी, सी के बाद बी, तो ये भी वही है। और इसमें भी देखोगे तो ए के बाद सी और सी के बाद बी, तो ये भी तो वही है। तो ये जो ग्रीन वाले हैं 3 वो सेम है और जो रेड वाले 3 है वो सेम है। इसीलिए इसमें जो आंसर आता है ना सर्कल में वो आता है 3 फैक्टोरियल अपॉन 3। ये 3 में रिपीट कर रहा है ना, तो बेसिकली मतलब ये तीनों सेम है ना, ये तीनों सेम है और ये तीनों सेम है, ये ग्रीन वाले, तो ग्रीन वाले तीनों सेम है और रेड वाले तीनों सेम है, तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा ना, आपने रिपीटेड काउंटिंग कर ली, तो इसीलिए n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n आता है ना। अगर आप इसको जनरलाइज करोगे, जनरलाइज करेंगे तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n विच इज नथिंग बट n-1 का फैक्टोरियल, तो इसीलिए हमेशा एक कम आता है। तो लॉजिक आपको क्लियर है क्या? यस, लॉजिक क्लियर है क्या? 3 के पेयर में रिपीट कर रहे हैं ना, इसीलिए डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा। तो ओरिजिनली तो 3 फैक्टोरियल आपने किया था वो सही है, लेकिन डिवाइड बाय 3 करना पड़ेगा जब सर्कुलर की बात आ जाएगी। बट आप इसको डायरेक्टली फॉर्मूला वाइज भी ध्यान रख सकते हो कि अगर 3 स्टूडेंट है और उनको सर्कल में अरेंज करना है तो कितने तरीके आएंगे। 3 स्टूडेंट को सर्कल में अरेंज करना है तो 3-1 का फैक्टोरियल, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हो। तो एक कम होता है, मतलब बेसिकली 3 स्टूडेंट्स है तो 2 का फैक्टोरियल आएगा, अगर 4 स्टूडेंट है तो 3 फैक्टोरियल आएगा, 5 स्टूडेंट है तो 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, इस तरह से, ठीक है। अच्छा, एक और केस होता है जिसमें नेकलेस या अगर गार्लैंड आ गया, अगर नेकलेस और गार्लैंड आ गया तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि एंटी क्लॉकवाइज, है ना, अगर आप इस डायरेक्शन में जाओगे या इस डायरेक्शन में जाओगे, सेम ही तो है, मतलब ये दोनों मिरर इमेज है, दिख रहा है आपको। तो एंटी क्लॉकवाइज अरेंजमेंट इक्वल टू क्लॉकवाइज अरेंजमेंट हो जाता है ना। आप सामने से देखोगे तो आपको ये वाला जो इंसान है वो लेफ्ट में दिखाई देगा, लेकिन अगर आप बोर्ड के पीछे जाके देखोगे ऐसे, है ना, बोर्ड के पीछे मतलब आगे तुम्हारा नेकलेस है, वहां से देखोगे तो आपको यही वाली जो बीड है वो राइट में दिखाई देगी, समझ गए ना। तो ये मिरर इमेज है। अगर मिरर इमेज जैसे नेकलेस और गार्लैंड के केस में हमेशा आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है, क्योंकि उसमें एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज वाले अरेंजमेंट सेम हो जाते हैं। तो अगेन रिपीटेड काउंटिंग हो गई, तो आपको डिवाइड बाय 2 करना पड़ता है ना। तो कौन कौन से केसेस में करेंगे, बस अगर कोई नेकलेस या गार्लैंड वाला क्वेश्चन आ गया ना, क्योंकि उसमें सारे बीड्स होते हैं, अब यहाँ पे इंसान तो है नहीं,
ऐसा तो नहीं है कि 3 स्टूडेंट या 4 स्टूडेंट है। अगर 4 स्टूडेंट होते हैं तो चारों के चारों अलग अलग होते हैं ना, तो इसीलिए हम वहां पे कंसिडर नहीं करते कि एंटी क्लॉकवाइज इक्वल टू क्लॉकवाइज, बट यहाँ पे दोनों इक्वली होंगे ना, मिरर इमेज है, तो इसलिए आपको डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। ठीक है, नेकलेस और गार्लैंड में डिवाइड बाई 2 करते हैं, बाकी कहीं पे भी नहीं करते। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूं जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये समझ गए ना तो आपका ये सर्कुलर परमुटेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, एक और कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपने सर्कल पे, इसमें आप साइड में लिख लो कहीं पे भी, अगर सर्कल के ऊपर किसी एक भी इंसान को अगर बिठा दिया ना, तो उसके बाद वो क्वेश्चन हो गया लीनियर परमुटेशन का। वैसा ही आप करोगे जैसा लीनियर में करते। अगर आपने सर्कल के ऊपर किसी एक इंसान को भी बिठा दिया, अगर सर्कल के ऊपर किसी एक इंसान को भी बिठा दिया, मतलब बेसिकली उसको फिक्स कर दिया, ओके, बिठा दिया, ये बैठ गया ऐसा लिख लो, मतलब ठीक है, मतलब अगर किसी एक इंसान को भी बिठा दिया तो उसके बाद वो क्वेश्चन बन जाएगा लीनियर परमुटेशन का। उसके बाद वो वैसा ही चलेगा जैसे लीनियर में हम करते, बट किसी एक इंसान या मिनिमम एक इंसान को आपको बिठाना पड़ेगा। आफ्टर दैट इज द क्वेश्चन ऑफ लीनियर परमुटेशन। ठीक है, तो ये आप हमेशा ध्यान में रखना। अब आप क्वेश्चंस को ट्राई करो। चलो, तो पहला क्वेश्चन क्या है, ये है जेईई मेन 2017 का। इसमें क्या है, नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स कैन बी सीटेड इन अ राउंड टेबल इफ अ पर्टिकुलर बॉय B1 एंड पर्टिकुलर गर्ल G1 नेवर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो B1 G1 को एक साथ नहीं बैठना है। ये जो B1 G1 है अभी तक उनके बीच में बनी नहीं है ना, कब का झगड़ा चल रहा है इनका। हमारी जब से क्लास चल रही है तब से लड़ाई कर रही है जब से क्लास चल रही तब से लड़ाई कर रहे। 5 मिनट का प्यार था, फिर उसके बाद ये कुछ ना कुछ हो गया। ठीक है, तो B1 G1 आर नेवर एडजेसेंट टू ईच अदर। तो जिनको साथ में नहीं बैठना है उनको क्या बोलेंगे, इन दोनों B1 G1 को साथ में नहीं बैठना है, डब्बा मत बनाओ। पहली बात तो इनको साथ में नहीं बैठना है। अगर इनको साथ में नहीं बैठना है तो इनको क्या बोलेंगे, अभी तुम रुको, तुम्हें बुलाया जाएगा, जब तुम्हारा टर्न आएगा तब आना। तो बाकी जो रिमेनिंग लोग हैं उनको पहले आप अरेंज कर लो। तो रिमेनिंग कौन कौन है, रिमेनिंग है B2 है ना, रिमेनिंग है B3, रिमेनिंग है B4 और रिमेनिंग है B5। तो इन सबको पहले अरेंज कर लो। और G1 के अलावा 3 लड़कियां ना, तो G2 और G3 भी है, G2 और G3 भी है, इनको भी आप अरेंज कर लो। ये समझ में आया? मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट वैसा ही होता है जैसा लीनियर में हम करते हैं। B1 G1 को साथ में नहीं बैठना है, तो जिनको साथ में नहीं बैठना है उनको अभी आप बोलो कि साइड में रुको, तुम्हारी बारी जब आएंगे तो बुलाएंगे। पहले आप इनको अरेंज कर लो। तो ये टोटल कितना इंसान है, 1 2 3 4 5 6, 6 इंसान है। तो 6 इंसान को सर्कल में अरेंज करना तो 5 फैक्टोरियल आएगा ना भाई। 6 इंसान को सर्कल में जब अरेंज करेंगे तो 5 का फैक्टोरियल, एक कम आता है हमेशा। अब इनको आपने अरेंज कर दिया, तो इनको जैसे ही आपने बिठा दिया ना, तो अब ये लीनियर का ही क्वेश्चन हो गया। जैसा लीनियर में करते हैं वैसा ही आपको करना है। तो अब आप क्या करोगे, गैप्स आइडेंटिफाई करोगे। अच्छा, इसमें एक और चीज आप ध्यान रखना, जितने भी इंसानों को आप बिठाओगे उतने गैप आते हैं हमेशा। जैसे यहाँ पे 6 इंसानों को बिठाना, तो एक गैप यहाँ पे, ये गैप, ये सेकंड गैप, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ, है ना। तो टोटल कितने गैप आएंगे, जितने इंसानों को आप बिठाओगे उतने गैप आते हैं। लीनियर में क्या होता था कि जितने इंसानों को हमने बिठाया उससे एक ज्यादा आता था ना गैप। अगर 6 को बिठाया तो 7 गैप आते थे, लेकिन यहाँ पे जितने इंसानों को आप बिठाओ उतने ही गैप आएंगे। ठीक है, तो टोटल गैप्स यहाँ पे कितने हैं, 6। और टोटल गैप्स में से आप कितने गैप सिलेक्ट करोगे, कोई भी 2, है ना, कोई भी 2 गैप सिलेक्ट कर लो और वहां पे B1 G1 को बिठा दो। तो B1 G1 या G1 B1, तो 2 फैक्टोरियल है। तो दिस इज द आंसर। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लो, जो भी आ रहा होगा दैट इज योर ऑप्शन। ठीक है, तो ये 5 फैक्टोरियल और ये होता है 6 × 5 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो ये तो कैंसिल हो गया। अल्टीमेटली ये बन जाएगा क्या, ये दोनों मिलके बन जाएंगे 6 फैक्टोरियल और मल्टीप्लाइड बाई 5 ना, तो ऐसा कुछ आ रहा है। तो 6 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई 5, तो दैट इज योर ऑप्शन। ठीक है, अगर 0 से स्टार्ट करना है तो देख सकते हैं, हाँ बिल्कुल देखो, है ना, कोई टेंशन नहीं है, देख सकते हो। ठीक है, ओके, एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। तो यहाँ पे है कि 7 women and 7 men are to be seated around a circular table। अच्छा, तो मतलब बेसिकली 7 men are there, 7 women are there और उनको एक सर्कल में बिठाना है। तो अगर सर्कल में बिठाना है ना, तो बेसिकली 7 है तो ऑल्टरनेट बैठेंगे ना। यहाँ पे बोला है, देखो मतलब बेसिकली आप क्वेश्चन पढ़ लो। तो यहाँ पे बोला है कि इन सच अ वे दैट देयर इज अ मैन ऑन आइदर साइड ऑफ एवरी वुमन। ओके, देयर इज अ मैन
इन आइदर साइड ऑफ एवरी वुमन, मतलब बेसिकली अगल बगल दोनों मेन होने चाहिए। तो वो कैसे पॉसिबल है? वो तभी पॉसिबल है जब ऑल्टरनेट बिठाओगे आप, है ना। तो पहले आप एक काम करो, पहले आप सारे मेन को बिठा दो। तो मेन को बिठाने के कितने तरीके? टोटल 7 है ना, M1, M2, M3, M4, M5, M6 और M7, इनको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर देना, ये M6 और M7। तो पहले आप मेन को बिठा दो। तो मेन को बिठाने के कितने तरीके? 6 फैक्टोरियल, क्योंकि 7 मेन आर देयर। 7 मेन को जब सर्कल में बिठाओगे तो एक कम होता है, 6 फैक्टोरियल आएगा। अब जैसे ही आपने इनको बिठा दिया तो कितने गैप है? कितने गैप आइडेंटिफाई करो, 1 2 3 4 5 6 और 7। तो 7 गैप्स आर देयर, 7 गैप्स है और 7 विमेन है। तो बस उनको गैप में फिल कर दो। 7 में से 7 गैप सिलेक्ट करो, सारी गैप सिलेक्ट करो और मल्टीप्लाइड बाई 7 फैक्टोरियल, तो विमेन को भी बिठा दिया। सो दिस इज द आंसर। ये समझ में आया? 7 गैप है और 7 में से सारे के सारे गैप अपने को सिलेक्ट करने पड़ेंगे। तो हर एक गैप में एक एक विमेन को फिल कर दो, ठीक है। तो डेफिनेटली कौन सा आंसर आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। ये तो 1 होता है ना, अल्टीमेटली आंसर इज 6 फैक्टोरियल इंटू 7 फैक्टोरियल। 7C7 तो 1 होता है। तो बस इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। ये चमका, ये भी चमक गया होगा मेरे ख्याल से। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन ही होता है, जैसा आप लीनियर में करते हो वैसा ही आपको करना है यहाँ पे भी। फाइन। अब अगला जो टॉपिक है उस पे आते हैं, दैट इज टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हम कितने तरीके से कर सकते हैं। फाइन। अच्छा, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस का मतलब है ना। अच्छा, ब्रेक लेना है क्या? कितना टाइम हो गया? 1 मिनट मुझे बता दो। 6:30 हो गया ना। कितना बचा है? अभी तो है, काफी है। अभी आई थिंक 2 घंटे और लगेंगे मिनिमम। ओके, अभी तो काफी कुछ है। टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस है, बेगर कॉइन प्रिंसिपल है, डी अरेंजमेंट है, काफी कुछ है। एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक ले ही लेते हैं, है ना। अप्रोक्सीमेटली मतलब 20 मिनट्स कर लेते हैं। ओके, तब तक आप जो भी पढ़ा दिया उसको रिवाइज कर सकते हो, और नहीं तो ब्रेक को एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, तो 20 मिनट्स का एक और ब्रेक ले लेते हैं फटाफट से। फाइन, 20 मिनट्स बहुत है यार, इससे ज्यादा नहीं। ओके, तो 20 मिनट्स के बाद मिलते हैं। अब तो 19 होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी से जाओ और 20 मिनट में फटाफट वापस आ जाना। उसके बाद अपना जो डिस्कशन है उसको आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, फाइन। एग्जैक्टली 19 मिनट्स 38 सेकेंड्स। ओके ओके, चलो।
हेलो हेलो हेलो, यस आगे क्या सब लोग है ना? एक बार चैट में कंफर्म कर दो। यस, शुड वी स्टार्ट? चालू करें, है ना? ब्रेक के बाद सबका स्वागत है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मतलब टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन से अपने को यहाँ पे अपना जो डिस्कशन है उसको आगे कंटिन्यू करना है। तो अभी ऑलमोस्ट 40 सेकेंड्स बचे हैं, तो एक बार सब लोग आ जाते हैं, सबको आने दो, है ना? फिर स्टार्ट करते हैं। यस, तो एक बार फटाफट बताओ कौन कौन आ चुका है अभी यहाँ पे, कौन कौन आ चुका है ना? एक बार रेडी लिख दो, इफ यू गाइज आर रेडी। तो एक बार फटाफट चैट में लिख दो कि भाई हाँ हम रेडी है, स्टार्ट करें। एनर्जी वापस आ गई है, और अब अपने को अभी और ऑलमोस्ट आई थिंक 1.5 से 2 घंटे और अभी लगेंगे। ठीक है, तो 7 बज चुके हैं, अप्रोक्सीमेटली 8:30 के आसपास अपना ये जो क्लास है वो खत्म होगा। ठीक है, अभी मतलब ज्यादा तो नहीं, बट 3-4 टॉपिक बचे। ओके, यस, मोमोज की पार्टी करके आए। अरे यार तुम्हारा सही है, मोमोज की पार्टीज कर रहे हो, बढ़िया बढ़िया। चलो थोड़े से पैक करके भेज देना इधर भी, इधर मिलते नहीं है गुजरात में, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। मतलब बहुत ऐसे दूर दूर जाना पड़ता है, इतना दूर जाओगे उसमें भी मतलब जरा से मोमोज मिलेंगे। ठीक है, तो कोई फायदा भी नहीं है। चलो एनीवेज, तो स्टार्ट करते हैं अपना अगला टॉपिक। अब इसका मतलब क्या है, टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस, है ना? तो बेसिकली इसका मतलब यह है कि आप ऐसे अज्यूम करो, है ना? इसमें बेसिकली हम 2 अलग अलग केसेस पढ़ेंगे, बट एक कॉन्सेप्ट पहले आप चलो समझ लो। यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर आपके पास डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है, आपको सिलेक्शन करना है ना? तो यू जस्ट नीड टू सिलेक्ट। अभी हम इनको अरेंज नहीं कर रहे, तो अरेंजमेंट के बारे में आप भूल जाओ। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर n मान लो डिफरेंट थिंग्स है, इफ n डिफरेंट थिंग्स आर देयर, उनको अरेंज करना है n चेयर्स के ऊपर, तो n फैक्टोरियल होता है। बट हम अरेंजमेंट की तो बात ही नहीं कर रहे ना, हम तो यहाँ पे सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास एक छोटा सा एग्जांपल आप ऐसे ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपके पास 10 एप्पल है, या 5 एप्पल ले लो। चलो, एक एप्पल 1, एप्पल 2, एप्पल 3, एप्पल 4, एप्पल 5, तो 5 एप्पल है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, लेट अस अज्यूम कि आपके पास 5 एप्पल है। अब 5 एप्पल में से आपको, लेट अस अज्यूम कि मैं बोलता हूं कि आपको 3 एप्पल सिलेक्ट करना है 5 एप्पल में से, और पांचों के पांचों डिफरेंट है, ऑल 5 एप्पल्स आर डिफरेंट। तो 5 एप्पल में से 3 एप्पल आपको सिलेक्ट करना है। तो कितने तरीके से आप ये सिलेक्शन कर सकते हो? आउट ऑफ 5 एप्पल्स यू वांट टू सिलेक्ट 3 एप्पल्स। तो ये बताओ ये कितने तरीके से हम कर सकते हैं? 5 में से कोई भी 3 आपको सिलेक्ट करना है, और ये पांचों के पांचों डिफरेंट है। तो 5 में से आपको कोई भी 3 एप्पल सिलेक्ट करना है। तो इसको करने के कितने तरीके, एक बार बताना। अगर 5 में से 3 सिलेक्ट करने हैं, तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन सिलेक्ट 3 एप्पल्स आउट ऑफ 5 एप्पल्स, अगर ये सारे के सारे एप्पल डिफरेंट डिफरेंट है तो? एक बार बताओ चैट में, कहाँ कहाँ गए सब लोग? सो गए क्या, या चैट मेरे में ही नहीं आ रहा है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ, इसमें चैट थोड़ा लेट आ रहा है गैस। ओके, 5C3, हाँ बिल्कुल सही है, 5C3 आ जाएगा ना, 5C3। 5 में से कोई भी 3 आप सिलेक्ट कर लो, सिंपल। लेकिन अगर यही एप्पल आइडेंटिकल हो गए, अब आप मान लो कि ये सारे के सारे जो एप्पल है वो सब आइडेंटिकल है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है, ये पांचों के पांचों जो एप्पल है एग्जैक्टली सेम है, इनका टेस्ट भी वैसा ही है, इनका अपीयरेंस भी वैसा ही है, उतना ही मतलब लाल है। ठीक है, समझ गए ना? तो एग्जैक्टली ये पांचों के पांचों जो एप्पल है वो एग्जैक्टली सेम है। अब इनमें से अगर आपको बोला जाए कि इनमें से आप 3 एप्पल को सिलेक्ट करो, तो यहां पे एक ही तरीका होता है, यहां पे एक ही तरीका होता है ना। आप किसी भी 3 को ले लो, आप बोलोगे सर मैं ये वाला लूंगा, ये वाला लूंगा और ये वाला, तो पांचों के पांचों तो आइडेंटिकल ही है। तो आपने इसमें से कौन किसको किसको सिलेक्ट किया? ए, एक ही तरीका आएगा। ठीक है, आपके पास एक ही तरीका आएगा, ए और ए। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे तरीके हो सकते हैं ना। यहाँ पे ये 5C3, मतलब 5C3 का वैल्यू कितना होता है? 5C3 का वैल्यू होता है 10। तो यहाँ पे आपके पास 10 तरीके आ रहे, आप अलग अलग एप्पल्स को 10 तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो ना। मतलब इसमें से ये 10 कौन कौन से है? तो 10 ये वाले हैं कि एक तो तरीका ये हो सकता है कि आप A1, A2, A3 को ले लो, या ये भी हो सकता है कि A1, A2, A4 को ले लो, या A1, A2, A5 को ले लो, या फिर A2, A3, A4 को ले लो। तो बहुत सारे ऐसे तरीके आएंगे और टोटल 10 आएंगे। बट अगर 5 में से कोई भी 3 एप्पल सिलेक्ट करने हैं जो आइडेंटिकल वाले हैं उसमें से, तो उसका एक ही तरीका होता है। मतलब बेसिकली मैं आपको यहां पे कॉन्सेप्ट बता देता हूं कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और उसमें से आपको कितने भी सिलेक्ट करें, चाहे आप ये भी क्वेश्चन बनाओगे ना कि भाई 5 में से 4 सिलेक्ट करने, तो उसको भी करने का एक ही तरीका होता है कि 4 ले लो, कोई भी 4 ले लो, सारे तो आइडेंटिकल ही है, तो यू कैन टेक एनी 4, है ना। अगर मैं आपको बोलूंगा कि 5 में से मुझे 2 सिलेक्ट करने, तो उसका भी एक ही तरीका होता है।
5 में से मुझे पांचों सिलेक्ट करने, तो उसका भी एक ही तरीका होता है। सबका एक एक तरीका ही होता है, सबका तरीका एक एक ही होता है। मतलब बेसिकली आप आंख बंद करके सिलेक्शन कर लो। आप इमेजिन करो कि यहाँ पे एक मान लो एक बैग है और उस बैग के अंदर ये 5 आइडेंटिकल एप्पल है। आपको मैं बोलूंगा कि कोई भी 3 ले लो, तो सारे तो आइडेंटिकल है, तो आप ऐसे करो ना, आंख बंद करो और कोई भी 3 ले लो, एक ही तरीका है। लेकिन यहां पे आप आंखें बंद नहीं कर सकते। यहां पे एक है अच्छी क्वालिटी वाला एप्पल, एक है खराब क्वालिटी वाला एप्पल, एक है हिमाचल का, एक है जम्मू का। तो आपको देखना पड़ेगा ना कि भाई सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी किस में है। यहां पे आप आंखें बंद नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है और उनमें से आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स सिलेक्ट करना है, तो आंख बंद कर लो, और उसका तरीका एक ही होता है। आंख बंद वाला मेथड समझ में आया? आंख बंद करके कोई भी 3 निकाल लो ना, सारे तो एक जैसे ही है, या आंख बंद करके कोई भी 2 निकाल लो, सारे एक जैसे ही है। अंडरस्टूड ना? तो बेसिकली आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स में से जब आप सिलेक्ट करोगे, इनके अरेंजमेंट की बात नहीं कर रहे, आप सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है। कोई भी 3 ले लो, या कोई भी 2 ले लो, या कोई भी 4 ले लो, या पांचों के पांचों ले लो, ठीक है। तो एक ही तरीका होता है। तो बेसिकली यहां पे देखो, अब ये टेबल को कंप्लीट करते हैं ताकि आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा और अच्छे से बन जाए। तो मान लेते हैं कि टोटल आपके पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल थिंग्स है यहाँ पे, और यहाँ पे n नंबर ऑफ डिफरेंट थिंग्स है। तो पहले ये डिफरेंट वाला देख लेते हैं, चलो, है ना, पहले डिफरेंट वाले को देख लेते हैं। तो मान लेते हैं कि आपके पास n डिफरेंट एप्पल्स है, ये थिंग्स को आप एप्पल्स ले लो, तो n डिफरेंट एप्पल्स है, और n डिफरेंट एप्पल्स में से आपको नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 एप्पल्स, तो कोई भी एप्पल आपको सिलेक्ट नहीं करना है। तो अगर आपको कोई भी एप्पल सिलेक्ट नहीं करना है, तो इसका तो ये आएगा ना NC0। यस, n एप्पल्स है, आपने अभी तो बोला था कि 5 में से 3 सिलेक्ट करने तो 5C3, 5 में से 3 करने तो 5C3। तो अगर n नंबर ऑफ एप्पल्स में से 0 नंबर ऑफ एप्पल्स आपको सिलेक्ट करने तो NC0 चमका। यहां पे आपको सिलेक्ट नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 1 एप्पल, तो 1 एप्पल विल बी NC1। नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 2 एप्पल्स, so that will be NC2, और बीच में ये डॉट डॉट डॉट। लास्ट में यहां पे क्या लिखा है? नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग n थिंग्स, तो वहां पे क्या आ जाएगा? NCN। समझ गया ना? और इन सब का टोटल करो, फिर इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा? इन सब का टोटल करोगे तो NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस NCN, तो ये तो सीरीज बन गई ना। आपने बाइनोमियल में पढ़ा था, बाइनोमियल में हमने पढ़ा था कि NC0 से लेके NCN, इन सबको ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू कितना आता है? सम ऑफ द बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स 2n आता है ना। तो टोटल कितना आ जाएगा? टोटल आ जाएगा 2n। ये टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस हो गए। अब आप इसमें 0 भी सिलेक्ट कर सकते हो, 1 एप्पल सिलेक्ट कर सकते हो, 2 एप्पल सिलेक्ट कर सकते हो, n नंबर ऑफ एप्पल्स भी सिलेक्ट कर सकते हो। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शंस कितने हो गए? 2n। अच्छा, यहां पे आ जाओ, अगर आपके पास n आइडेंटिकल एप्पल्स है तो n अगर आइडेंटिकल एप्पल्स है, तो अगेन आप मान के चलो कि यहां पे एक बक्सा है, एक बॉक्स है, या एक बेसिकली बैग है, उसके अंदर बहुत सारे n नंबर ऑफ आइडेंटिकल एप्पल्स है, सारे के सारे एक जैसे ही है। अब इस बैग में से आपको बोला जाए कि भाई आपको 0 एप्पल सिलेक्ट करना है, तो कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो आप कुछ करोगे नहीं, आप जैसे खड़े हो वैसे खड़े रहोगे। तो एक ही तरीका आएगा, है ना, यहाँ पे एक ही तरीका आएगा, यहाँ पे भी एक ही तरीका आएगा, यहाँ पे भी एक ही। आपको बोला जाए कि भाई इस n नंबर ऑफ एप्पल्स में से कोई एक निकालो, तो कोई भी एक निकाल लो आंख बंद करके, सारे तो आइडेंटिकल है, तो एक ही तरीका आएगा, है ना। इतने सारे जो एप्पल है, कोई भी एक ले लो। और सिमिलरली अगर आपको बोला जाए कि भाई n आइडेंटिकल एप्पल्स में से आपको कोई 2 एप्पल सिलेक्ट करने हैं, समझ गए ना। तो आइडेंटिकल एप्पल्स में से 1 एप्पल सिलेक्ट करो, एक ही तरीका, 2 एप्पल सिलेक्ट करो, एक ही तरीका, 3 एप्पल सिलेक्ट करो, एक ही तरीका, यहां पे भी एक ही तरीका, लास्ट में n एप्पल्स में से n के n एप्पल सिलेक्ट कर लो, सारे के सारे सिलेक्ट कर लो, तो उसका भी एक ही तरीका। तो सबके एक एक तरीके ही होते हैं। तो टोटल कितना आ जाएगा? तो टोटल इन सबका टोटल आ जाएगा n+1 ना, इन सबका टोटल आ जाएगा n+1, क्योंकि 0 से चालू किया ना आपने, 0 से चालू किया और n तक आप जा रहे हो, तो 0 to n, so that will be n+1। समझ गए? तो आइडेंटिकल में आंख बंद कर लो, और वहां पे मेथड होता है कि आप NCR का फॉर्मूला यूज करो। अगर डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स है तो यूज NCR फॉर सिलेक्शन, फॉर सिलेक्टिंग सम थिंग्स। अंडरस्टूड? और अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तो आंख बंद कर लो, उसका एक ही तरीका होता है, चाहे आपको कितने भी सिलेक्ट करने, 0 1 2 3 टिल n, कितने भी ऑब्जेक्ट्स आप सिलेक्ट करो, ठीक है। तो इन शॉर्ट बेसिकली यहां पे क्वेश्चंस इस तरह के बनते हैं। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि भाई टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर थिंग्स, जैसे यहां पे जो समरी लिखा है, इसका समरी भी आप समझ लो, बेसिकली यहां पे लिखा हुआ है। तो वो ये है कि अगर आपको बोला जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन में पूछेंगे कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 0 और मोर ऑब्जेक्ट्स
आउट ऑफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। जीरो और मोर मतलब, जीरो और मोर मतलब या तो जीरो या एक या दो या तीन या चार या पांच या छह टिल n, समझ गए। तो यू वांट टू सिलेक्ट जीरो और मोर ऑब्जेक्ट्स, तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या हो सकता है, 2n आ जाएगा उसमें। अगर ऑब्जेक्ट्स आपके डिफरेंट है तो 2n आएगा, और अगर आपके जो ऑब्जेक्ट्स है वो आइडेंटिकल है तो n+1 आ जाएगा, है ना। और ये है जीरो और मोर। और कभी कभी क्वेश्चन आता है वन और मोर, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग वन और मोर ऑब्जेक्ट्स। तो या तो आपको एक ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है या एक से ज्यादा, तो ये आ गया ना बेसिकली। या तो आप एक ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे या दो ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करोगे या तीन, एक या एक से ज्यादा। तो एक या एक से ज्यादा का आंसर क्या आएगा, तो ये वाला केस आपको माइनस करना पड़ेगा ना। और NC0 का वैल्यू 1 होता है, तो ये टोटल में से 2n में से ये वाला केस माइनस कर दो जब आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया था, है ना। तो यहां पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, इफ यू वांट टू सिलेक्ट वन और मोर, है ना, वन और मोर ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है तो 2n-1 आ जाएगा। और सिमिलरली यहां पे n आ जाएगा ना, इफ यू वांट टू सिलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स, मतलब वन ऑब्जेक्ट या टू ऑब्जेक्ट या 3 4 5 6 टिल n, तो इफ यू वांट टू सिलेक्ट वन और मोर ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम अ टोटल ऑफ n आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स, तो उसके तरीके कितने आ जाएंगे, उसके तरीके आ जाएंगे n। मतलब दोनों में से -1 कर दो, है ना। पहला वाला तो इधर भी 1 है इधर भी 1 है ना, पहला वाला तो सेम ही है। अगर आपको कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है तो आप नहीं करोगे ना, चाहे वो आइडेंटिकल। अब मतलब मान लो कि आपके पास एक बैग है जिसमें 10 आइडेंटिकल एप्पल है और दूसरा बैग है जिसमें 10 डिफरेंट एप्पल है, और आपको बोला जाए कि इस बैग में से और इस बैग में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना है, तो एक ही तो तरीका, आप जैसे खड़े हो वैसे खड़े रहोगे, कुछ नहीं करोगे, किसी को भी कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ सिलेक्ट ही नहीं करना है। तो एक ही तरीका है, हम कुछ भी सिलेक्ट नहीं करेंगे, खड़े रहेंगे। वहां पे भी एक ही तरीका है, खड़े रहेंगे, कुछ नहीं करेंगे हम, समझ गए ना। बट हाँ, अगर आपको एक सिलेक्ट करना है तो NC1 NC2 NC3, यहाँ पे 1 1 1 1, अंडरस्टूड। तो ये बेसिकली उसका समरी हो गया। तो इसको आप डायरेक्टली एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो। फाइन, 2n-1 फॉर वन और मोर। जीरो और मोर का क्वेश्चन है तो 2n, जीरो और मोर है तो n+1, वन और मोर ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है तो n। ठीक है। अब इसका एक मास्टर एग्जांपल है। अगर आपने ये एग्जांपल क्रैक कर लिया ना, मतलब ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, मतलब दुनिया की ऐसी कोई ताकत नहीं है या दुनिया का ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो आपसे ना हो। अगर आपको ये एग्जांपल समझ में आ गया तो ये मास्टर एग्जांपल है। अगर ये एग्जांपल आपने समझ लिया ना तो मतलब सब कुछ आपका क्लियर है कि कैसा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन आ जाए आपको कॉन्सेप्ट यही लगाना है। ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को समझते हैं। इस एग्जाम्पल को अगर आप समझ गए तो मजा आ जाएगा। देखो यहां पे टोटल आपके पास है 4 एप्पल, 3 मैंगोज है, 2 बनानाज है और 2 ऑरेंजेस है। ओके, ये 2 पार्ट में ये पूरा क्वेश्चन है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। ठीक है। तो पहले केस में कुछ कुछ पूछा है, दूसरे केस में कुछ कुछ पूछा है, तो पहले केस पे फोकस करते हैं अभी के लिए। ठीक है। तो फॉर नाउ लेट अस फोकस ऑन केस 1। तो केस 1 यहां पे आ गया, ये केस 1 है, इस पे फोकस करते हैं। तो केस 1 में क्या कह रहा है, 4 एप्पल है, 3 मैंगो है, 2 बनाना है और 2 ऑरेंज है। यहां पे बोल रहा है कि फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर अलाइक। तो पहले पार्ट में इन्होंने बोला है कि जो सेम स्पीसीज वाले हैं, जैसे चारों के चारों एप्पल है, तीनों मैंगोज है, तो वो सब अलाइक है। मतलब ये जो चारों के चारों एप्पल है वो सेम है, वो अलाइक है। तो एप्पल 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 ऐसे 4 है। मैंगोज आपके पास 3 है और वो भी अलाइक है। ऑरेंजेस 2 है और वो भी अलाइक है। बनानास भी आपके पास 2 है और वो भी अलाइक है। ये समझ में आ गया। ये जो फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर अलाइक, है ना। और बाकी मतलब एप्पल और मैंगो ऑब्वियसली डिफरेंट है, ये और ये देखोगे तो ये दोनों आपस में डिफरेंट है, बट ये चारों आपस में सेम है, ये तीनों आपस में सेम है, ये दोनों सेम है और वो दोनों भी सेम है, तो ये अलाइक, एग्जैक्टली सेम, वैसा ही टेस्ट और वैसा ही अपीयरेंस। ठीक है। अब पहले पार्ट में क्या पूछा है, फर्स्ट पार्ट का सोचो आप। पहले पार्ट में पूछा फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट, है ना, नंबर ऑफ वेज इन विच एटलीस्ट वन फ्रूट इज सिलेक्टेड। मिनिमम आपको एक फ्रूट सिलेक्ट करना ही करना है। तो इसमें कैसे करेंगे, आपको यहां पे टोटल आपके पास बहुत सारे फ्रूट्स हैं, इतने सारे फ्रूट्स में से आपको मिनिमम, अच्छा सबसे पहली बात तो यहां पे आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है। अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तो आप यहीं से देख लो, अगर आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स है तो या तो n+1 यूज करेंगे या n यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है कि क्वेश्चन में पूछा क्या है, 0 और मोर पूछा है कि 1 और मोर पूछा है। तो आइदर वी विल यूज n+1, ये फॉर्मूला यूज करेंगे, या n वाला, क्योंकि आइडेंटिकल की बात हो रही है, डिस्टिंक्ट की बात तो हो नहीं रही है। तो आइदर वी विल यूज n+1 और वी विल यूज n। ठीक है। ओके, अब इसमें भी आप देखो कि टोटल हमारे पास इतने सारे फ्रूट्स है और फर्स्ट पार्ट में पूछ रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट।
मिनिमम आपको एक फ्रूट तो सिलेक्ट करना ही करना है। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि टोटल नंबर ऑफ वेज आप फाइंड आउट कर लो, उसमें से आप एक माइनस कर दो। क्यों? क्योंकि एक ही तो तरीका होगा ना, जब आपने कोई भी फ्रूट सिलेक्ट नहीं किया, मतलब आप गए और मार्केट में ये सारे फ्रूट्स थे और आप खड़े के खड़े रह गए, आपने कुछ लिया ही नहीं, समझ गए? बेसिकली आपको एक माइनस करना पड़ेगा। तो टोटल नंबर ऑफ वेज निकाल लो, टोटल नंबर ऑफ वेज में से एक माइनस कर दो, क्योंकि एक ही तो तरीका होगा जब आपने एक भी फ्रूट नहीं लिया। आपको क्वेश्चन में पूछा गया कि फाइंड आउट द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट वन फ्रूट। मार्केट में गए हो तो कम से कम एक तो फ्रूट लेके आओ, खाली हाथ ही आप वापस आ गए तो वो वाला केस माइनस करना पड़ेगा। अगर आप ये एक केस माइनस कर दोगे तो बस बाकी जो बचे हुए रिमेनिंग केसेस है उसमें तो आपने मिनिमम एक फ्रूट तो लिया ही होगा ना, कुछ तो लेके आए हो, एप्पल मैंगो कुछ तो ले आओ। ठीक है, अंडरस्टूड। तो टोटल में से -1 कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने आएंगे? टोटल नंबर ऑफ वेज के लिए आप ऐसे सोचो कि आपके पास 4 एप्पल है। अब 4 एप्पल में से आपके पास चॉइसेस क्या क्या है? तो 4 एप्पल में से या तो आप 0 एप्पल सिलेक्ट करोगे, आप ऐसे डायग्राम बना लिया करो हमेशा ताकि आपको चमक जाए। आपके पास 4 एप्पल है, ठीक है, एप्पल 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 एप्पल, 3 मैंगो है और 2 ऑरेंज है और 2 बनाना है, ठीक है। तो डायग्राम आप ऐसे बना लो, 4 एप्पल में से या तो आप 0 एप्पल सिलेक्ट करोगे, कुछ भी सिलेक्ट नहीं करोगे, मतलब एप्पल आपको पसंद नहीं है मान लो, या फिर आप 1 एप्पल को सिलेक्ट करोगे या 2 एप्पल को सिलेक्ट करोगे या 3 एप्पल को सिलेक्ट करोगे, 4 एप्पल को। तो यही तरीके है बस, इसके अलावा और कोई तरीके है क्या? आपके पास 4 एप्पल है मार्केट में, आपको सिलेक्ट करना है तो आप कितने करोगे? आइदर यू कैन सिलेक्ट 0 और मोर। तो 0 और मोर है ना, तो 0 और मोर है तो इसमें फॉर्मूला लगेगा n+1। तो या तो फॉर्मूला से समझ लो, फॉर्मूला से समझना बहुत ही बेकार काम होता है, इसीलिए लॉजिकली समझ लो। लॉजिकली अगर आप समझोगे तो टोटल 4 एप्पल है, 4 में से अगर मुझे 0 एप्पल सिलेक्ट करना है तो उसका एक ही तरीका है, क्योंकि सारे आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल में आपको पता है कि एक ही तरीका होता है, तो अगर 4 में से 0 सिलेक्ट करना है तो एक तरीका, 4 में से 1 सिलेक्ट करना तो भी एक तरीका, 4 में से 2 सिलेक्ट करना तो भी एक तरीका, 4 में से 3 सिलेक्ट करना तो भी एक तरीका, 4 में से 4 सिलेक्ट करना तो भी एक तरीका। तो टोटल कितना आ गया है? ये टोटल 5 आ गया ना, और टोटल 5 आ गया तभी तो आपका फॉर्मूला होता है n+1। तो जितने एप्पल है उसमें +1। अरे तो लॉजिकली भी आपको क्लियर हो गया ना कि +1 क्यों करते हैं? +1 इसलिए करते हैं क्योंकि एक केस वो भी तो है जब आपने कुछ भी सिलेक्ट नहीं किया, 0 एप्पल्स। सिमिलरली आप इस पे आ जाओ, अगले वाले पे आ जाओ, तो अगले वाले पे भी कितने केसेस है? या तो आप 0 मैंगो सिलेक्ट करोगे, 1 मैंगो सिलेक्ट करोगे, 2 मैंगो सिलेक्ट करोगे, 3 मैंगो सिलेक्ट करोगे। तो इसमें भी क्या आ जाएगा? 0 मैंगो सिलेक्ट करने के कितने तरीके? अगर आपको 3 मैंगोज में से 0 मैंगो सिलेक्ट करने तो एक है ना, 3 में से 1 सिलेक्ट करना तो भी एक तरीका, एक तरीका, एक तरीका। तो टोटल कितना आ गया? टोटल यहाँ पे 4 आ जाएगा ना, तो 3+1। सिमिलरली आगे वाले के लिए बन जाएगा 2+1 और आगे वाले के लिए बन जाएगा 2+1 और इसमें से -1 कर दो, इसमें से -1 कर दोगे तो ये आपका आंसर बनेगा। अब ये जितना भी आ रहा है दैट इज योर आंसर, अंडरस्टूड। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट में किसी को कोई दिक्कत? मतलब बेसिकली तुमने ये बोल दिया कि टोटल नंबर ऑफ केसेस को गिनने के लिए आप कितने भी फ्रूट सिलेक्ट करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो यू कैन सिलेक्ट 0 और मोर फ्रूट्स, 0 और मोर, मतलब 0 भी ले सकते, अगर आपका मन नहीं है एप्पल खाने का तो मत लो, आप मैंगो ले लो, ये ले लो, ये कुछ भी ले, मतलब कितने भी फ्रूट आप ले सकते हो, ठीक है। तो 0 और मोर इसमें आ जाएगा n+1, 0 और मोर n+1, n+1, n+1। लेकिन एक तरीका वो वाला माइनस कर दो जब आपने 4 एप्पल में से कोई भी एप्पल नहीं लिया था, कोई भी मैंगो भी नहीं लिया, ऑरेंज भी नहीं लिया और बनाना भी नहीं लिया, कुछ भी नहीं लिया, आप खाली हाथ वापस आ गए, तो वो वाला केस आपको माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है एटलीस्ट एक फ्रूट तो सिलेक्ट करो, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्लियर है। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे? ठीक है, सेकंड पार्ट में अगेन आप ध्यान से समझो, यहां पे बोल रहा है कि एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड आपको सिलेक्ट करना ही करना है। एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड का क्या मतलब एटलीस्ट एक एप्पल आपको सिलेक्ट करना ही है। एटलीस्ट एक फ्रूट नहीं बोला है, एटलीस्ट एक फ्रूट ऑफ ईच काइंड, मिनिमम एक एप्पल आपको सिलेक्ट करना ही करना है, मिनिमम एक मैंगो आपको सिलेक्ट करना ही करना है, मिनिमम एक ऑरेंज और मिनिमम एक बनाना। तो मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन हो गया 1 और मोर, मिनिमम एक एप्पल तो सिलेक्ट करना ही, आप एक भी कर सकते हो, एक से ज्यादा भी कर सकते हो, है ना। तो दिस क्वेश्चन इज 1 और मोर एप्पल्स। तो 1 और मोर में क्या आता है? 1 और मोर में आता है n, यू वांट टू सिलेक्ट। अब ये केस नहीं आएगा, बेसिकली आप इसको हटा दो, ये वाला नहीं हो सकता है। आप 0 एप्पल सिलेक्ट नहीं कर सकते हो, 0 मैंगो सिलेक्ट नहीं कर सकते हो,
तो बस एक 1 हट जाएगा, एक आपका 1 हट जाएगा, समझ गया ना। तो बस सेकंड पार्ट का आंसर क्या है, सेकंड पार्ट में बस ये आ जाएगा कि टोटल 4 एप्पल है, तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2। सो बस दिस इज द आंसर। ये आपको समझ में आया, क्योंकि इसका डायग्राम आप बनाओगे तो ऐसा बनेगा ना कि टोटल 4 एप्पल है, 4 एप्पल में से मिनिमम आपको एक सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो आप 1 कर सकते हो या 2 कर सकते हो या 3 कर सकते हो या 4 कर सकते हो। मैंगो आपके पास 3 है, तो मैंगोज में से आप 1 करो या 2 करो या 3 करो। ऑरेंजेस 2 है, तो ऑरेंज में से आप 1 करो या 2 करो। और बनाना 2 है, तो बनाना में से भी आप 1 करो या 2 करो। अब सबको सिलेक्ट करने का एक ही तरीका होता है, तो ये 1 + 1 + 1 + 1 4, ये 1 + 1 + 1 तो 3, और 1 + 1 1 + 1 2 अंडरस्टूड। तो ये इसका आंसर भी आ गया। तो लॉजिकली आपको समझ में आ रहा है कि भाई किस तरह सबको सिलेक्ट करने का एक तरीका होता है, बट कितने आपको सिलेक्ट करने वो आपको फिगर आउट करना है, ठीक है। अब सिमिलर क्वेश्चन है केस 2 में, लेकिन केस 2 में बस इतना डिफरेंस है कि अब जो आपके एप्पल्स है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो अब आप मान के चलो कि ये जो चारों के चारों एप्पल है वो डिफरेंट है, तीनों के तीनों जो मैंगो है वो भी डिफरेंट है, M1 M2 M3 है, ऑरेंजेस अलग अलग है, बनाना अलग अलग है, ठीक है। तो जितने भी फ्रूट्स है वो सारे के सारे फ्रूट्स आपके अलग अलग है, ठीक है। फ्रूट्स ऑफ द सेम स्पीसीज आर डिफरेंट, ये हमारा केस 2 है। क्वेश्चन बाकी सेम है, क्वेश्चन वही है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग एटलीस्ट 1 फ्रूट। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर आपको मिनिमम एक फ्रूट सिलेक्ट करना ही करना है, मिनिमम एक फ्रूट सिलेक्ट करना ही करना है। तो टोटल नंबर ऑफ केसेस आप काउंट कर लो, उसमें से -1 कर दो, है ना। टोटल जितने भी केसेस है उसमें से एक ही तरीका होगा ना, अगेन जब आप मार्केट गए और कुछ भी लेके नहीं आए तो वो वाला केस आप माइनस कर देना। टोटल नंबर ऑफ केसेस कैसे काउंट करेंगे, तो उसके लिए अगेन आप यहां से सोचो, आपके पास टोटल 4 एप्पल है, 4 एप्पल में से आप 0 एप्पल सिलेक्ट कर सकते हो, 1 एप्पल सिलेक्ट कर सकते हो, 2 एप्पल सिलेक्ट कर सकते हो, 3 एप्पल सिलेक्ट कर सकते हो, 4 एप्पल भी सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब टोटल अगर आप गिन रहे हो, मतलब यू कैन सिलेक्ट 0 और मोर एप्पल्स, 0 भी सिलेक्ट कर सकते हो या ज्यादा भी कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस। तो अब इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला वाइज जाना चाहते हो तो वो भी मैं आपको बताता हूं। 0 और मोर में 2 की पावर n होता है, तो 2 की पावर 4 आ जाएगा एप्पल्स के लिए, मैंगोज के लिए 2 की पावर 3 आ जाएगा, बनाना के लिए 2 की पावर 2 आ जाएगा। तो फॉर्मूला वाइज तो आपको क्लियर हो ही रहा है। अगर फॉर्मूला ही लगाना चाहते हो तो 2⁴ मल्टीप्लाइड बाई 2⁵, 2⁵2 और 2⁵2 -1, बस दिस इज द आंसर, ये जो भी आएगा। और अगर इसको समझना भी है तो भी आप समझ सकते हो ना। देखो 4 एप्पल है, समझने के लिए आप ऐसे समझो, 4 एप्पल है, 4 एप्पल में से आप कितने भी एप्पल सिलेक्ट कर सकते हो, या तो 0 करोगे आप सिलेक्ट, या 1 करोगे, या 2 करोगे, या 3 करोगे, 4 करोगे। अब 4 एप्पल में से अगर मुझे 0 एप्पल सिलेक्ट करने हैं तो उसके तरीके कितने होते हैं। अगर मुझे 4 एप्पल में से 0 एप्पल सिलेक्ट करने हैं तो 4C0 होता है, क्योंकि ये सारे अलग अलग है तो NCR यूज करना पड़ेगा। इसमें एक तरीका नहीं होता है, ये सारे अलग अलग है, ठीक है। तो 4C0। अगर मुझे 4 एप्पल में से कोई एक एप्पल सिलेक्ट करना है तो 4C1। 4 एप्पल में से अगर मुझे कोई 2 एप्पल सिलेक्ट करने हैं तो 4C2, फिर 4C3, और 4 में से चारों एप्पल सिलेक्ट करने हैं तो 4C4। तो ये बेसिकली बन जाएगा 2⁴। सिमिलरली यहां पे आएगा कि आप या तो 0 मैंगो सिलेक्ट करोगे, 1 मैंगो सिलेक्ट करोगे, 2 मैंगो सिलेक्ट करोगे, 3 मैंगो सिलेक्ट करोगे। तो 0 मैंगो सिलेक्ट करना है तो 3C0, 3C1, 3C2, 3C3, तो टोटल कितना 2⁵3 बाइनोमियल, समझ गए। तो ये बेसिकली आपका आंसर आ गया, तो ये आपको क्लियर हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या पूछा है, देखो सेकेंड पार्ट जो है अपना है, सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है कि एटलीस्ट 1 फ्रूट ऑफ ईच काइंड, मतलब मिनिमम आपको एक एप्पल लेना ही लेना है। तो ये वाला केस हटा दोगे ना, बस सेकेंड पार्ट में ये वाला केस हटा दो, ये वाला केस हटा दो, है ना। आपको मिनिमम एक एप्पल लेना ही लेना है, मिनिमम एक मैंगो लेना है, और मिनिमम एक ऑरेंज लेना है, या तो 1 लो या 2 लो, और मिनिमम एक बनाना आपको लेना ही लेना है। तो वो 0 वाला केस नहीं आएगा। अगर 0 वाला केस नहीं आएगा तो ये हट जाएगा बस। और अगर ये हट गया, अगर ये हट गया तो ये क्या बनेगा बताओ, ये वाला ब्रैकेट क्या बनेगा। तो ये ब्रैकेट अब आपको 4C0 माइनस कर दो ना, तो 2 की पावर 4 -1 आएगा यहां पे, ठीक है। इसका वैल्यू कितना आएगा 2 की पावर 4 -1। फिर अगले वाले में क्या आएगा 3C1, 3C2 और 3C3। तो 3C1 + 3C2 + 3C3, तो वो होता है 2⁵3 -1। फिर अगले वाले में आएगा 2⁵2 -1 और 2⁵2 -1। तो बस दिस इज द आंसर। मिनिमम आपको, और फॉर्मूला वाइज तो आप देख ही सकते हो, मतलब है ना, अपने को मिनिमम एक एप्पल सिलेक्ट करना ही करना है। मतलब क्वेश्चन क्या बन गया, क्वेश्चन बन गया 1 और मोर,
और वन और वन सॉरी यहाँ पे है ना डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स है, वन और मोर, तो 2n-1, क्योंकि आपके जो ऑब्जेक्ट्स है वो डिस्टिंक्ट है। समझ गए? यस, तो ये एकदम क्रिस्टल क्लियर है ना, मस्त। ओके चलो, तो ये अगर आपको एग्जांपल समझ में आ गया तो इसी के ऊपर ये जो आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है इसी से रिलेटेड होती है नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी में आपको टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, ऑड डिवाइजर्स, इवन डिवाइजर्स, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। एंड स्पेशली इसके क्वेश्चन ज्यादा आते हैं जेई मेन में, जेई एडवांस में थोड़े कम आते हैं, क्योंकि ये इसका एक शॉर्टकट होता है, तो डायरेक्टली शॉर्टकट पे बेस्ड आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, इसीलिए एडवांस वालों को पसंद नहीं ठीक है, क्योंकि उसमें ज्यादा कुछ कॉन्सेप्ट है नहीं। अच्छा चलो, सबसे पहले इसको समझते हैं, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट अगेन आप समझने की कोशिश करो, शॉर्टकट में आपको बाद में बताऊंगा, है ना, नहीं तो आप शॉर्टकट ही फॉलो करते रहोगे तो मजा नहीं आएगा। पहले कॉन्सेप्ट को समझो। तो कोई भी एक नंबर ले लेते हैं छोटा सा, लेट्स से फॉर एग्जांपल 12, ठीक है। कॉन्सेप्ट को समझना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स की हम बात करने वाले हैं अभी। नंबर थ्योरी में बेसिकली डिवाइजर्स का मतलब क्या, डिवाइजर्स बोलो या फैक्टर्स बोलो, तो 12 के कितने फैक्टर्स होते हैं? 12 का एक फैक्टर है 1, एक फैक्टर है 2, एक फैक्टर है 3, एक फैक्टर है 4, एक फैक्टर है 6 और एक फैक्टर है 12। ठीक है, मतलब 12 किस किस नंबर से डिवाइड हो जाएगा? 1 से, 2 से, 3 से, 4 से, 6 से और 12। तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितना है? इसमें अगर मैं आपसे पूछूंगा कि व्हाट इज द नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं? नंबर ऑफ फैक्टर्स बोलो या डिवाइजर्स बोलो एक ही बात है। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं? 3 और 3 6 है ना इसके। तो एक नंबर है 12 और 12 के कितने डिवाइजर होते हैं? 12 के डिवाइजर होते हैं 6। अब ये 6 कैसे आया? और अगर कोई बड़ा नंबर है, जैसे मान लो कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया, उसके मुझे नंबर ऑफ डिवाइजर्स कैलकुलेट करना है, तो इसका कोई फिक्स फॉर्मूला होता है या मेथड होता है क्या सर? तो उसी को हम यहाँ पे डिकोड करने की कोशिश कर रहे हैं, और एक एक्चुअली मेथड होता है। तो मेथड मैं आपको बता देता हूं। ये जो 12 है ना, इसको आप प्राइम फैक्टराइज कर लो। तो प्राइम फैक्टराइज करोगे तो ये होता है 2 का स्क्वायर इंटू 3 की पावर 1। अब ये जो पावर्स है ना, इस पावर को देखो, यहाँ पे जो पावर है वो है 2 और जो पावर है वो है 3। तो पावर में आप कर दो +1, है ना, जो भी आपकी पावर्स है, जैसे 2 तो 2 + 1 और यहाँ पे पावर है 1 तो 1 + 1 और मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका आंसर यही आ जाएगा, आपका नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ जाएगा। ध्यान से देखो, है ना। तो किसी भी नंबर के डिवाइजर्स अपने को काउंट करने, कैलकुलेट करने की, भाई उस नंबर के कितने डिवाइजर्स होंगे, तो आप उसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। ये डायरेक्ट शॉर्टकट, ठीक है। आप उसको प्राइम फैक्टराइज कर लो। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद जो भी उसकी पावर है उसमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल ले लेते हैं 24 का। तो सबसे पहले शॉर्टकट लगाओ यहाँ पे 24। तो 24 होता है 2�3 इंटू 3⁻1, यही होता है 8 इंटू 3, है ना। तो इसके नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आने चाहिए? इसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आने चाहिए अकॉर्डिंग टू द शॉर्टकट? तो शॉर्टकट के अकॉर्डिंग जाओगे तो यहाँ पे पावर है 3, उसमें +1 कर दो, और यहाँ पे पावर है 1 तो उसमें भी आप +1 कर दो। तो ये कितना आना चाहिए? 4 इंटू 2 8 आने चाहिए डिवाइजर्स। अब एक्चुअली आप काउंट करके देखो, क्योंकि ये तो छोटा नंबर है, सिंस ये छोटा नंबर है तो हम काउंट कर सकते। तो इसके कौन कौन से आएंगे? 1 2 3 4 फिर 6 के बाद 8 के बाद 12 और 12 के बाद 24। तो वही आएंगे। कितने आ रहे हैं? काउंट कर लो, टोटल 8 आएंगे। टोटल 24 के कितने डिवाइजर आएंगे? 8 आएंगे। तो सॉलिड मेथड है ना एकदम, समझ में आया? तो बस पावर्स में +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। अब ये तो शॉर्टकट हो गया। आप बोलोगे सर इसमें कॉन्सेप्ट क्या है? तो कॉन्सेप्ट भी तो है ना। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है? ये आंसर क्यों मैच कर जाता है? ऐसे कैसे आंसर मैच कर गया? तो आंसर देखो ऐसे मैच करता है। बेसिकली यहाँ पे आपके पास जो नंबर है ना वो है 12। इसको समझो, 12 वाले एग्जाम्पल को समझो। तो 12 में है 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 3 की पावर 1। तो ये लिखा हुआ है मतलब 2 इंटू 2 इंटू 3। तो ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि आपके पास 2 एप्पल है और 1 बनाना है, उनमें से आपको कुछ फ्रूट्स सिलेक्ट करने हैं। देखो अब ध्यान से समझना, इस एनालॉजी को समझ गए तो कॉन्सेप्ट समझ गए। ये 2 कितनी बार आ रहा है? ये 2 आ रहा है 2 बार, और 3 कितनी बार आ रहा है? 1 बार। ओके, तो आप ऐसा ये 2 को मान लो कि एप्पल है, ये 2 को मान लो कि वो एप्पल है। तो 2 एप्पल है और 1 बनाना है, ठीक है। अब 2 एप्पल में से आपको कितने भी एप्पल सिलेक्ट करने हैं, मतलब बेसिकली 0 और मोर। तो इन हाउ मेनी वेज यू कैन सिलेक्ट 0 और मोर एप्पल्स
आउट ऑफ टू आइडेंटिकल एप्पल्स, क्योंकि दोनों आइडेंटिकल, 2 और 2 आइडेंटिकल होता है ना, तो ये 2 आइडेंटिकल एप्पल है। अब 2 एप्पल अगर आपके पास है तो डायग्राम बेसिकली ऐसा बनेगा ना, 2 एप्पल है और 1 बनाना है, तो कौन कौन से केसेस आएंगे? अगर आपको मतलब खुली छूट दी जाए तो आप बोलोगे सर या तो मैं 0 एप्पल सिलेक्ट करूंगा, या 1 एप्पल सिलेक्ट करूंगा, या 2 एप्पल, यही तो केसेस है, 0 या 1 या 2, है ना। यहां पे भी या तो आप 0 बनाना सिलेक्ट करोगे या 1 बनाना को सिलेक्ट करोगे। आइदर यू विल सिलेक्ट 0 बनानास और 1 बनाना, ठीक है। तो कितने तरीके आएंगे? अगर आपको 2 एप्पल में से 0 एप्पल सिलेक्ट करना है तो एक तरीका 1 + 1 + 1 दिख गया ना, और ये 1 + 1, तो ये 1 + 1 + 1 मतलब बेसिकली ऐसा आ जाएगा, है ना। सबको सिलेक्ट करने का एक एक तरीका ही होता है, और यहां पे आ जाएगा 1 + 1, तो ये बेसिकली वही तो है 3 × 2, 3 × 2। तो n + 1 फॉर्मूला हमने यूज किया है, वो जो पिछला वाला फॉर्मूला था ना n + 1 n + 1, तो वही तो हम यूज कर रहे हैं। और जब जब आप यहां पे कुछ ना, जैसे मान लो कि आपका इनमें से एक केस क्या है, इनमें से कोई एक केस, टोटल तो इतने के टोटल 6 केस है, बट 6 में से कोई भी एक केस मुझे बताओ। जैसे फॉर एग्जांपल आप मार्केट गए और आप एक एप्पल खरीद के लेके आ गए और एक बनाना खरीद के लेके आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपने 2 एप्पल में से एक एप्पल लिया, तो यहां पे समझोगे तो 2 2 थे, उसमें से आपने एक 2 लिया, ये 2 थे ना, तो 2 में से आपने किसी एक को सिलेक्ट किया, और यहां पे बनाना भी एक सिलेक्ट किया, तो ये वाला भी आपने सिलेक्ट कर लिया, बनाना भी एक सिलेक्ट किया, तो ये नंबर बन जाएगा 6। सो दिस इज वन ऑफ द डिवाइजर्स। यहां पे भी देखो 6 आ रहे हैं, ठीक है। सिमिलरली दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा ये हो सकता है कि आपने यहां से तो 1 सिलेक्ट किया, बट यहां से 0 सिलेक्ट कर लिया। अगर यहां से 1 सिलेक्ट किया मतलब 2 2 में से आपने एक 2 लिया, और यहां से आपने 0 सिलेक्ट कर लिया, मतलब आपने 3 को सिलेक्ट नहीं किया, है ना, तो 3 की पावर 0, तो ये 2 बन गया। तो इसी तरह से अलग अलग आपके डिवाइजर्स बनते चले जाएंगे। तो ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि बेसिकली 2 एप्पल है और 1 बनाना है, तो आप ये जो फैक्टर्स होते हैं ना, उसको उसी की तरह समझो, एप्पल और बनाना की तरह ठीक है, समझ गए। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, बाकी शॉर्टकट आपको समझ में आएगी। अच्छा, इसका भी मैं डायरेक्टली अभी आपको शॉर्टकट ही बता देता हूं। ये भी इवन डिवाइजर्स मान लो, जैसे आपको काउंट करना है तो 12, तो 12 में टोटल कितने डिवाइजर्स हैं? 1 2 3 4 6 और 12, लेकिन ये तो टोटल है ना, टोटल 6 है। इसमें से इवन कौन कौन सा है? तो इवन ये है और ये है और ये है, ठीक है, ये और ये भी इवन है। तो इवन डिवाइजर्स कितने हैं? इवन डिवाइजर है 4, और इवन डिवाइजर का शॉर्टकट क्या होता है? तो उसमें भी अगेन आप प्राइम फैक्टराइज कर लो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइज करने के बाद आपको वो वाले डिवाइजर्स चाहिए विच आर इवन। ओके, इवन मतलब डिविजिबल बाय 2, इवन मतलब डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबल बाय 2 होने चाहिए, तो मिनिमम आपको एक 2 सिलेक्ट करना ही पड़ेगा ना, मिनिमम से मिनिमम आपको एक 2 सिलेक्ट करना ही पड़ेगा। तो ये वैसा ही होगा ना, जैसे मिनिमम एक एप्पल सिलेक्ट करो। अब ये वाला केस नहीं आएगा, समझ गए ना, ये वाला केस आप नहीं लोगे, क्योंकि अब आपको मिनिमम एक 2 सिलेक्ट करोगे तभी तो इवन नंबर बनेगा। इवन नंबर तभी बनता है जब मिनिमम एक 2 सिलेक्ट करोगे, 2 × समथिंग होगा तभी तो इवन बनेगा ना। तो आप यहां पे 0, ये वाला केस हटा दो, तो क्या आएगा? 1 + 1 और 1 + 1 दिख गया ना, 1 + 1 2 और ये भी 2, तो 2 × 2 4, और 4 ही तो है। तो बेसिकली इसका शॉर्टकट आप समझ लो। शॉर्टकट ये है कि अगर आपसे पूछा जाए कि इवन वाले बताओ, तो जो 2 की पावर है ना उसमें +1 मत करना, तो जो 2 की पावर है उसमें +1 मत करना, बाकी सब में आप +1 कर लो। तो इसमें आप कर लो 1 + 1, समझ गया। तो ये कितना आ गया? 2 × 2 4। जैसे 24 में काउंट करना है तो बताओ, 24 होता है 2�3× 3 × 3⁻1। इसमें टोटल नंबर ऑफ इवन डिवाइजर्स कितने आएंगे? तो जो 2 की पावर है उसमें आप +1 मत करो, ये 2 की पावर में +1 मत करो, इसमें आप कर लो, तो 1 + 1, ठीक है। तो ये कितना आ गया? 6। और आप काउंट करके भी देख लो, हमने यहां पे लिखे थे ना इवन वाले कितना है? 1 2 3 4 5 और 6, तो आंसर मैच भी कर रहे हैं। और अगर इवन वाले आ गए तो टोटल में से माइनस कर दो, ऑड वाले आ जाएंगे। टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स माइनस इवन डिवाइजर्स, तो ऑड वाले भी आ जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी स्टोरी आपको क्लियर है। अब एक और चीज, अब अपने को निकालना है सम ऑफ डिवाइजर्स। तो सम ऑफ डिवाइजर्स का भी मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूं, और उसका मेथड और सब कुछ हम डिस्कस करते हैं। तो अगेन आप एग्जांपल यही वाला ले लो 12, और 12 के डिवाइजर्स होते हैं 1 2 3 4 6 और 12, ये 12 के डिवाइजर्स है, ठीक है। इसमें अब आपको निकालना है सम, मतलब इन सबको ऐड करना है। तो अगर मुझे इन सबको ऐड करना है तो उसको करने का कोई शॉर्टकट मेथड, उसको भी करने का एक शॉर्टकट मेथड है,
मतलब ये तो छोटा नंबर है, चलो ये 12 तो बहुत ही छोटा नंबर है ना, तो आप लिटरली मतलब सारे डिवाइजर्स को लिख लिख के ऐड कर सकते हो। बट कल को कोई बहुत बड़ा नंबर आ गया तो उसके लिए कोई प्रोसीजर होना चाहिए ना, तो प्रोसीजर हम इस तरह से बनाएंगे कि अगेन मतलब इसका प्रोसीजर क्या है कि 12 को आप प्राइम फैक्टराइज करो, तो प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो ये आएगा। अब अगेन आप इसको ध्यान से समझ लेना, अपने को निकालना है सम ऑफ डिवाइजर्स। तो सम ऑफ डिवाइजर्स का शॉर्टकट क्या है? सम ऑफ डिवाइजर्स निकालने के लिए आप सिंपल क्या करो, 2 की पावर जो भी है ना, हाईएस्ट पावर, 2 की पावर कितनी है 2, आप 2 की पावर 0 से चालू करोगे और जो भी 2 की पावर है वहां तक जाओगे। कहने का मतलब यह है कि अब 2 की पावर 0 से चालू करो, उसके बाद आएगा 2 की पावर 1 और उसके बाद आएगा 2 की पावर 2। तो जो भी 2 की पावर है ना वहां तक आपको जाना है। सिमिलरली आप 3 की पावर 0 से चालू करो, 3 की पावर 0 से चालू करोगे और 3 की पावर 1, तो यहां पे 3 की जो हाईएस्ट पावर है 1 ही तो है, 1 के बाद अपने को नहीं जाना है। तो बस अगर आप ये निकाल लोगे ना तो आपके पास सम ऑफ डिवाइजर्स आ जाएगा। और ये जीपी है, मतलब दिस इज जीपी, दिस इज जीपी, तो आप बेसिकली ये समेशन निकालो। और इससे आंसर क्यों आता है? इससे आंसर इसलिए आता है क्योंकि आप देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करके देखो, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 1, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 3, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 2, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 2 इंटू 3 6, ओके, जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा 4, और जब ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो क्या बनेगा, यहां पे बन जाएगा 4 इंटू 3 12। तो ये सारे डिवाइजर्स ही तो आ गए, ये वही तो सारे डिवाइजर्स आ गए ये वही तो सारे डिवाइजर्स ही तो आ गए। तो इन्हीं डिवाइजर्स को बेसिकली हमने थोड़ा स्टाइल से लिखा हुआ है, ये लिखने का स्टाइल है जिसमें मतलब समझना भी आसान हो जाएगा। तो आपको 2 की पावर 0 से चालू करना है और मैक्सिमम पावर तक जाना है, 3 की पावर 0 से चालू करना है और मैक्सिमम पावर तक आपको लेके चले जाना है, तो आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्टली, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है ठीक है, ओके। अच्छा, एक और चीज ये है, अब ये कहना चाह रहे हैं कि जो बेसिकली आप ऐसे समझो, ये सब बाद में पढ़ना, आप ये समझो कि 12 है, ठीक है, तो 12 को हम एज अ प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स कितने तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर एक तरीका तो ये है 1 इंटू 12 है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स में इसको रिप्रेजेंट करना है, तो कितने तरीके से हम कर सकते हैं? तो एक तरीका तो ये है, दूसरा तरीका आप बोलोगे सर 2 इंटू 6 कर लो, तीसरा तरीका आप बोलोगे 3 इंटू 4 कर लो, है, तो बस ये 3 तरीके हैं। इसके अलावा और कोई तरीका आप बोलोगे सर 6 इंटू 2 भी तो है, बट उसको हम काउंट नहीं कर रहे। अरे हमें बेसिकली अरेंजमेंट से मतलब नहीं है, हमें मतलब है कि भाई 12 को हम कितने तरीके से प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आप 2 इंटू 6 करो या 6 इंटू 2 करो, उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे बस मतलब है कि कितने ऐसे आएंगे। मल्टीप्लाई बाई 2 करना तो मुझे भी आता है, बट अपने को यहाँ पे काम क्या है, अपने को यहाँ पे काम ये है कि भाई कितने तरीके से हम 12 को एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हो। 3 तरीके आ रहे, ठीक है, यहाँ पे कितने तरीके आ रहे? 3 तरीके आ रहे। और हमने जब गिने थे नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो 12 के नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ रहे थे 6, तो हमेशा यही रिलेशन होता है ना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आ रहे थे? नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ रहे थे 6, ओके, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो 6 डिवाइडेड बाई 2 है ना, ये आधा होता है हमेशा, इट इज ऑलवेज हाफ। तो यही बस आपका फॉर्मूला बन गया कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइडेड बाई 2, और वो हम तब करेंगे जब नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। जैसे यहां पे 12 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अभी एक और नंबर आप ले लो, जैसे फॉर एग्जांपल 25, ओके, 25 ले लो, चलो, तो 25 तो परफेक्ट स्क्वायर है। अगर 25 परफेक्ट स्क्वायर है तो सबसे पहले तो ये बताओ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने आएंगे? तो कौन कौन से डिवाइजर्स आएंगे? एक 1 आएगा, 5 आएगा और 25, बस 3 ही तो आएंगे, ठीक है। तो हमेशा अगर कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर होता है ना, तो उसमें नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑड आते हैं। यहां पे आप देखो ना, नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने थे? 6, लेकिन यहां पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं? यहां पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स है 3, तो यहां पे नंबर ऑफ डिवाइजर्स आपके ऑड आते हैं, इसीलिए पहले +1 करना पड़ेगा, फिर डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर आपको कोई पूछे कि भाई 25 को कितने तरीके से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 नंबर्स, तो एक आएगा 1 इंटू 25 और एक आएगा 5 इंटू 5, 2 ही तरीके आएंगे। कितने तरीके आएंगे? 2। और नंबर ऑफ डिवाइजर्स कितने हैं? 3। अगर आपको यहां से यहां पहुंचना है तो कैसे पहुंचोगे? तो पहले +1 करोगे ना, 3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, तभी तो पहुंचोगे। अंडरस्टूड? तो 3 में +1 कर दो और फिर डिवाइड बाई 2 कर दो। अंडरस्टूड? यस, ये मतलब चमक गया होगा। फाइन। तो ये हमेशा ये ध्यान रखो कि अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो सीधा सीधा डिवाइड बाई 2 कर दो,
और अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो ये ऑड आएगा, ऑड आएगा तो आपको +1 करके डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तभी वो 2 से डिवाइड होगा, अदरवाइज तो 2 से डिवाइड होगा ही नहीं। अब अगेन एक करते हैं मास्टर क्वेश्चन। मास्टर क्वेश्चन से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स एकदम मस्त चमक जाएंगे, ठीक है। तो पहला इसमें देखो एक बहुत बड़ा नंबर अपने को गिवन है, अब 12 नहीं है फाइनली, ठीक है। फाइनली हमारे पास एक बहुत बड़ा नंबर है, इसको मल्टीप्लाई करने मत बैठ जाना, बट हाँ बस फील कर लो कि बहुत बड़ा नंबर सर ने दिया है। अब इसमें आपको पहले पार्ट में पूछा है टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर बताओ। डायरेक्टली आप शॉर्टकट लगा सकते हो। शॉर्टकट क्या बताया था कि जो भी पावर्स है उनमें +1 करके मल्टीप्लाई कर दो। तो पावर क्या क्या है, पावर है 5, 5 + 1 आ जाएगा, फिर 4 + 1 आ जाएगा, 7 + 1 आ जाएगा और 2 + 1 आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। ये अगर आप कैलकुलेट करोगे तो कितना आ रहा है, ये एक बार कैलकुलेट करना। अगर फर्स्ट पार्ट का आंसर हम कैलकुलेट करेंगे तो 6 × 5 30, और ये 8 × 3 24, 24 × 30 720 आ जाएगा आई गेस, है ना। तो दिस इज 720, ये 720 इज द आंसर फॉर द फर्स्ट पार्ट। तो ये तो टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गए, समझ गए ना। तो जो भी पावर है उसमें +1 करो और मल्टीप्लाई कर दो, तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स आ गए। अच्छा, प्रॉपर डिवाइजर क्या होते हैं, तो प्रॉपर डिवाइजर मतलब ऑल द डिवाइजर्स एक्सक्लूडिंग 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 1 और जो खुद जो नंबर है, नंबर इटसेल्फ, उसको घटा दो। तो हमेशा ये टोटल, ये जो प्रॉपर डिवाइजर्स होते हैं ना, उसके लिए आप ऐसा समझ सकते हो कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉपर डिवाइजर्स इज ऑलवेज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिवाइजर्स -2। मतलब इसका आंसर आ जाएगा 720 - 2, तो 718 आ जाएगा। हमेशा 2 कम कर दो बस, एक तो 1 को हटा दो और एक जो नंबर खुद है उसको हटा दो। तो उसकी डेफिनेशन है बेसिकली, इसको हम बोलते हैं प्रॉपर डिवाइजर्स, ठीक है, समझ गए। तो हमेशा -2 कर देना। अच्छा, नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स और इवन डिवाइजर्स, तो सबसे पहले आप फोर्थ पार्ट का आंसर निकालो। फोर्थ पार्ट में शॉर्टकट क्या बताया था, अगर आपको निकालना है इवन डिवाइजर्स, मतलब वो वाले डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 2, अगर डिविजिबल बाय 2 वाले चाहिए तो 2 की पावर को इंक्रीज मत करना, है ना। डिविजिबल बाय 2 वाले चाहिए ना, तो 2 की पावर को इंक्रीज मत करना, मतलब मिनिमम एक 2 आपको लेना ही लेना। तो 2 की पावर को इंक्रीज मत करो और बाकी जितनी भी पावर्स है उनको इंक्रीज करो। तो बाकी जो पावर है वो क्या क्या है ना, 3 की पावर 4 है, तो 4, 7 और 2 + 1, ये चमक गया ना। तो ये कितना आएगा, ये आ गया 5 × 5 25, 25 × 8, तो ये कितना हो जाएगा 25 × 8 200, 200 × 3 600 हो गया ये तो, ठीक है। तो 600 इज द आंसर फॉर द फोर्थ पार्ट। तो थर्ड पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, तो थर्ड पार्ट में से टोटल में से माइनस कर दो ना, आपको ऑड वाले निकालने। तो ऑड वाले टोटल कितने हैं, टोटल डिवाइजर 720 है ना, टोटल 720 है, -600 कर दो, तो यहाँ पे 120 आपका आंसर आ जाएगा। ये चमक गया। ऑड वाले निकालने के लिए टोटल में से इवन वाले माइनस कर दो। अब देखो इसमें पूछ रहा है कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स विच आर डिविजिबल बाय 5, तो सेम शॉर्टकट लगा सकते हैं ना। यहां पे इवन का मतलब डिविजिबल बाय 2, तो 2 की पावर को इंक्रीज मत करना। अगर डिविजिबल बाय 5 तो 5 की पावर को इंक्रीज मत करना। शॉर्टकट समझ में आ रहा है। तो यहां पे बेसिकली फिफ्थ पार्ट का आपका आंसर आ जाएगा कि जो 5 की पावर है उसको इंक्रीज नहीं करेंगे, बाकी सबको करेंगे। तो इसकी पावर को देखो आप, केवल 4 + 1, 5 की पावर को +1 नहीं करेंगे और 2 + 1। सो बस दिस इज द आंसर। ये जो भी निकल के आएगा निकाल लेना। और यहां पे इसमें बोल रहा है कि डिविजिबल बाय 10। अच्छा, तो कोई भी एक नंबर डिविजिबल बाय 10 तो तभी होगा ना व्हेन इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज डिविजिबल बाय 5 ऑल्सो, है ना। कोई भी एक नंबर डिविजिबल बाय 10 कब होगा, जब वो 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो दोनों से डिवाइड होना चाहिए ना। तो 2 और 5 दोनों की पावर को इंक्रीज मत करो, दोनों की पावर को इंक्रीज मत करो। इधर 5, फिर 4 + 1, फिर 7 और 2 + 1। तो बस दिस इज द आंसर, ठीक है। ये कैलकुलेट तो आप कर लोगे जो भी आएगा, फाइन। समझ गया ना कॉन्सेप्ट यही है कि अगर डिविजिबल बाय समथिंग तो वो जो समथिंग है उसकी पावर को इंक्रीज मत करो, मतलब वो वाला नंबर आपको मिनिमम 1 लेना पड़ेगा ना। कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर है ना। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अगर बोला है कि डिविजिबल बाय 5, तो ये जो 5 है वो मान लो एप्पल्स है, तो टोटल आपके पास 7 एप्पल है ना, टोटल 7 एप्पल है और 7 एप्पल में से मिनिमम 1 एप्पल आपको लेना ही लेना है। एक मिनिमम 1 5 आप लोगे
और नंबर में रखोगे तभी तो वो 5 से डिविजिबल होगा ना। अगर आपने 5 लिया ही नहीं तो 5 से डिविजिबल वो हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो 7 एप्पल में से कौन कौन से केसेस आएंगे? आपको मिनिमम 1 एप्पल लेना पड़ेगा, या 2 एप्पल ले लो, या 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, या 7 ले लो। ठीक है, वो सब चलेगा, बट 0 एप्पल मत लो। तो ये 1 + 1 + 1 + 1 7 बार होगा ना, तो इसीलिए यहाँ पे 7 आता है। समझ गया? इसीलिए यहाँ पे 7 आता है और +1 नहीं आता है, क्योंकि मिनिमम आपको 1 लेना ही है। तो लॉजिक भी क्लियर है और शॉर्टकट भी क्लियर है, दोनों क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट लगाए जा रहे हो। ठीक है, अच्छा इसमें बताओ, इसमें बोल रहा है कि डिविजिबल बाई 2 बट नॉट 4। तो 2 से डिवाइड होना चाहिए बट 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो अगेन इसमें आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा। देखो अब, क्योंकि हमारे पास ये, इसको आप मान लो एप्पल है, ये 2 जो है ना, लेट अस अज्यूम दैट ये जो 2 है वो एप्पल है। तो कितने एप्पल है तुम्हारे पास? 5 एप्पल है। ठीक है, बाकी ये बनाना, ऑरेंज और ये जो भी है, ठीक है, बनाना, ऑरेंज और एक और था ना अपना मैंगो, तो ये बनाना, ऑरेंज, मैंगो ऐसे समझ लो, बट ये 5 एप्पल है। अब 5 एप्पल में से आपको कितने एप्पल? 5 एप्पल, ये 5 2 ही ले लो ना आप, तो बेसिकली समझ जाओ अब, है ना, बार बार एप्पल बोलने की जरूरत नहीं है। ये 2 कितनी बार है हमारे पास? 5 2 है। हमारे पास कितने 2 है? हमारे पास 5 2 है। अब आप एक ऐसा नंबर सिलेक्ट करना चाहते हो विच इज डिविजिबल बाई 2, मतलब वो 2 से तो डिवाइड हो जाए बट 4 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। तो इसमें आपका कितना, एक ही केस लोगे ना आप यहां पे एक 2 सिलेक्ट करना पड़ेगा। एग्जैक्टली 1 2 यू नीड टू सिलेक्ट। अगर आप 2 से ज्यादा, मान लो 2 2 सिलेक्ट कर लोगे तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अगर आप 3 2 सिलेक्ट कर लोगे तो 2 का क्यूब 8 हो जाएगा। तो वो सब तो डिविजिबल बाई 4 में चले जाएंगे। तो आपको बस एक ही केस लेना पड़ेगा कि ये जो 5 एप्पल है, 5 में से एग्जैक्टली एक एप्पल आप सिलेक्ट करो। और अगर 5 में से एक सिलेक्ट करना तो उसका एक ही तरीका होता है। तो यहां पे सिंपल आ जाएगा एक तरीका, और बाकी जितने भी पावर्स है उसमें आप +1 कर दो। बाकी वाले फ्रूट्स आप कितने कितने भी ले सकते हो। ठीक है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो दिस इज द आंसर। ये चमका? यस, ये चमक गया होगा मेरे ख्याल से। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और आगे बढ़ते हैं। अब सम ऑफ डिवाइजर्स की बात आ गई। अभी तक हम बात कर रहे थे नंबर ऑफ डिवाइजर्स, अब आप आ जाओ सम ऑफ डिवाइजर्स। तो सम ऑफ डिवाइजर्स के लिए तो बता दिया ना, अगर सारे डिवाइजर, तो जैसे 8th वाले पार्ट का आंसर क्या होगा? 8th वाले पार्ट का आंसर होगा कि अब 2 की पावर 0 से चालू करो और कहां तक हम जाएंगे? 2 की पावर 5 तक जाएंगे, मैक्सिमम पावर तक आपको जाना है। 3 की पावर 0 से चालू करोगे और कहां तक जाओगे? 3 की पावर मैक्सिमम तक। और 5 की पावर 0 से चालू कर लो और 5 की पावर मैक्सिमम तक आपको जाना है। और 7 की पावर 0 से चालू करोगे और 7 की पावर 2 तक आप जाओगे। तो बस इसमें आप जीपी लगा लगा के इसका निकाल लेना, जो भी आंसर आएगा। तो वो कैलकुलेशन तो आप कर लोगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? अच्छा, इसका आंसर बताओ। अगर सम ऑफ इवन डिवाइजर्स पूछा, अच्छा इवन डिवाइजर्स मतलब मिनिमम एक 2 आपको लेना ही पड़ेगा। तो 2 की पावर 0 आप नहीं लिख सकते। ये वो वाला केस है जब आपने 2 को लिया ही नहीं, आपको मिनिमम एक 2 लेना ही पड़ेगा, है ना। मिनिमम एक 2 को सिलेक्ट करो तभी तो बनेगा, है ना। मिनिमम एक 2 को सिलेक्ट करो, ये लिख लो, मतलब बेसिकली। अरे चमक गया। मिनिमम एक 2 को सिलेक्ट करो, मिनिमम एक 2 को सिलेक्ट करोगे तो मतलब बेसिकली इसमें आपकी गाड़ी चालू होगी 2 की पावर 1 से, और बाकी सब कुछ सेम ही रहेगा। ये वाला ब्रैकेट सेम है, ये वाला ब्रैकेट भी सेम है, और ये वाला ब्रैकेट भी सेम है। तो डॉट 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 डॉट, ठीक है, चमक गया, सेम टू सेम आंसर। और लास्ट वाले में पूछ रहा सम ऑफ द ऑड डिवाइजर्स। अच्छा, ऑड का मतलब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जो ऑड है। वैसा नंबर कैसे मिलेगा, मतलब इस तरह का नंबर कैसे मिलेगा? एक ऐसा नंबर आपको चाहिए जो ऑड है। ऑड है तो अब 2 को सिलेक्ट करो ही मत। इसका मतलब यही हो गया ना कि आप ये जो 5 आपके पास एप्पल है, 5 एप्पल में से कोई भी एप्पल सिलेक्ट मत करो। 5 आपके पास जो 2 है, हमारे पास 2 है 5 बार, उनमें से लेने कितने हैं? कुछ भी नहीं। ओके, तो ये 5 बार जो 2 लिखा हुआ है, 2 2 2 2 2, उसमें से आप 0 ले लो, कुछ मत लो। तो यहां पे बस 2 की पावर 0 आएगा, है ना। और बाकी सारे ब्रैकेट सेम टू सेम, मतलब ये तीनों ब्रैकेट जो है वो एग्जैक्टली सेम है आपको, ऊपर वाली, है ना, ये और ये, बाकी सब कुछ सेम है। तो ऑड का मतलब यही होता है ना, ऑड का मतलब सिंपल यही होता है कि आप एक भी 2 को सिलेक्ट मत करो। ओके, एक भी 2 को सिलेक्ट मत करो, फाइन। ये समझ में आ गया? किसी कोई भी एक भी एप्पल, मतलब आपके पास 5 एप्पल है, 5 में से किसी भी एप्पल को सिलेक्ट नहीं करना है, तो उसका एक ही तरीका होता है,
5 एप्पल में से कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना, तो बस खड़े रहो, कुछ नहीं करना आपको, ठीक है, ये भी क्लियर है। और आगे बढ़ते हैं, लास्ट पार्ट में क्या पूछा है, लास्ट पार्ट में पूछा है कि नंबर ऑफ वेज इन विच n कैन बी रिजॉल्व एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू डिवाइजर्स, मतलब मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में। तो इसमें हमने पढ़ा था कि नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइडेड बाय 2, ये कोई परफेक्ट स्क्वायर तो है नहीं। अच्छा, परफेक्ट स्क्वायर तभी होगा जब जितने भी प्राइम नंबर है सबकी पावर इवन हो जाए। अगर सबकी पावर इवन हो जाए ना, 2 की पावर अगर 6 होता, अगर, क्योंकि यहाँ पे ऑड पावर आ गई, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो क्या फॉर्मूला होता है, नंबर ऑफ डिवाइजर्स डिवाइडेड बाय 2। तो नंबर ऑफ डिवाइजर्स को डिवाइड बाय 2 कर दो। नंबर ऑफ डिवाइजर्स हमने कैलकुलेट करा थे 720 डिवाइड बाय 2 मतलब 360। तो 360 ऐसे तरीके आएंगे, ठीक है, 360 ऐसे तरीके आएंगे जिसमें हम n को एज अ मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू नंबर्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं, समथिंग मल्टीप्लाइड बाय समथिंग। ओके, तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके, तो 360 तरीके। अंडरस्टूड, ये भी क्लियर है क्या? ओके, आगे बढ़ते हैं। अब एक आधा क्वेश्चन करते हैं जो जेई मेन में आ चुका है, तो ये आप खुद ही कर लो, चलो। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन को एक बार अटेम्प्ट करना। यहां पे बेसिकली आपको दो इक्वेशन गिवन है, देखो y प्लस जेड और y इनवर्स प्लस z इनवर्स। तो उन दोनों दो इक्वेशन, दो वेरिएबल सॉल्व करके y और z आ जाएगा। y और z आ गया तो उसमें पुट कर दो, और फिर पूछा है टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स, ऑड वाले डिवाइजर्स आपको निकालने। ओके, ऑड वाले डिवाइजर्स आपको निकालना है, तो कैसे करेंगे? पहली इक्वेशन गिवन है y प्लस जेड इक्वल टू 5, और दूसरी इक्वेशन ये वाली, ठीक है, ये वाली इक्वेशन है 1/y प्लस 1/z एंड दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 5/6। ये दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व कर लो इसको। इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, y प्लस जेड अपॉन वाई जेड इक्वल टू 5/6। अब इसका वैल्यू तो 5 है तो ये कैंसिल हो गया ना, y प्लस जेड और 5, क्योंकि y प्लस जेड इज इक्वल टू 5, तो वो कैंसिल हो गया। तो यहां से आपके पास आ जाएगा y इंटू जेड इक्वल टू 6, ठीक है। तो y इंटू जेड, ये मान लो इक्वेशन 3 है, तो y इंटू जेड 6 है और y प्लस जेड 5 है, तो क्या आएगा y और z, 3 और 2 आएगा ना। y का वैल्यू 3 ले लो, z का वैल्यू 2 ले लो, तो इन दोनों को प्लस करोगे। और बेसिकली क्वेश्चन में आपको ये भी बोला है कि y इज ग्रेटर देन z, तो जो बड़ा वाला नंबर है वो y है और जो छोटा वाला नंबर है वो z है। तो y और z का वैल्यू आ गया, अगर y और z का वैल्यू आ गया तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 की पावर x, 3 की पावर y का वैल्यू है 3 और z का वैल्यू है 2, तो ये आपका नंबर हो गया। और इसमें से आपको बताने कि इसके टोटल नंबर ऑफ ऑड डिवाइजर्स कितने होंगे। तो इसके ऑड डिवाइजर्स मतलब आपको 2 तो लेना ही नहीं है ना, ऑड नंबर चाहिए। अगर ऑड नंबर चाहिए तो 2 तो ले, ये जितने भी एप्पल है हमें लेने ही नहीं है, तो उसका एक ही तरीका है, ठीक है। तो बेसिकली ऑड में 1 आ जाता है, बस 2 को इग्नोर करो, इसका शॉर्टकट यही है। इवन हमने यहां पे भी जो क्वेश्चन किया था ना, अगर आप टोटल में से माइनस नहीं करना चाहते हो, यहां पे जब क्वेश्चन किया था तो टोटल में से माइनस किया था, और मान लो कि आपको टोटल में से माइनस नहीं करना है, तो आप ऐसा कर सकते हो कि 2 को इग्नोर करो, मान के चलो कि यहां पे एग्जिस्ट ही नहीं करता है। अगर ये एग्जिस्ट नहीं करता है तो बाकी जो नंबर्स है उसमें बस +1 कर दो, है ना। तो यहां पे बेसिकली इसको इग्नोर करो, इग्नोर करोगे तो 4 + 1 7 + 1, देखो ऐसा आ जाएगा ना, 4 + 1 फिर 7 + 1 और 2 + 1, ये, और इसका यही होगा, आप निकाल के देखो 120 आ रहा होगा, मैच कर रहा है, मैच करेगा ही करेगा। ये 8 × 5 है ना, तो 40 और वो 3 आ गया ना 120, 40 और 3 तो 120 आ गया। तो बेसिकली जब भी आपको बोला जाए कि ऑड डिवाइजर्स निकालो, तो उसका शॉर्टकट ये कि वो जो 2 है उसको इग्नोर करो, उसको लेना ही नहीं है, उसमें से अपने को कुछ नहीं लेना है, बस 3 में से लो, 5 में से लो या 7 में से लो, तो ऑड वाले नंबर्स बन जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी तो वही किया, यहाँ पे आप बस 1 लिख लो और यहाँ पे 3 + 1 और 2 + 1, तो बस व्हाट इज द आंसर, 4 × 3 तो 12 आ गया बस। तो फाइनली व्हाट इज द आंसर, 12 इज द आंसर, ऑप्शन सी इज द आंसर। अरे चमका, कितने लोगों को चमक गया, तो बस कर लोगे, इस तरह के छोटे मोटे सवाल आते हैं, जेई है, जेई वाले तो सब चिंदी है। ओके, अब आते हैं अपना अगला टॉपिक, और इसमें भी एक काफी सॉलिड वाला शॉर्टकट मैं आपको बताऊंगा, लेकिन शॉर्टकट से पहले थोड़ा इसका आइडिया लगा लो, आइडिया लगाना भी काफी जरूरी है, ठीक है। शॉर्टकट तो हम करेंगे ही, जो कि आपका यूज आएगा भी, है ना, जो जेई में क्वेश्चन आया था उसी में बेसिकली इसका एप्लीकेशन है। समेशन ऑफ नंबर्स, इसका भी एक शॉर्टकट होता है, बट शॉर्टकट समझने से पहले आप ये समझो कि हाउ इट वर्क्स, ठीक है।
तो बेसिकली क्वेश्चन के थ्रू ही इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन हमारे पास है कि सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग 1 2 3। अच्छा, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि 1 2 3 हमारे पास है 3 डिजिट, और 3 डिजिट को यूज करके हम कितने नंबर्स बना सकते हैं, है? तो 1 2 3 को यूज करके अगर मुझे नंबर्स बनाने हैं तो एक हो सकता है 1 2 3, दूसरा हो सकता है 1 3 2, एक हो सकता है 2 1 3, एक हो सकता है 2 3 1, एक हो सकता है 3 1 2 और 3 2 1। ये इतने नंबर्स बनेंगे। तो टोटल कितने नंबर बनेंगे? टोटल 6 नंबर बनेंगे। ठीक है, टोटल 6 नंबर बनेंगे, और इन 6 के 6 नंबर्स का सम आपको निकालना है। क्वेश्चन में ये पूछा है कि फाइंड आउट द सम ऑफ, यू नीड टू ऐड देम। तो इन सबको ऐड करने बैठेंगे। अब वैसे तो देखो ये छोटा एग्जांपल है, इसमें केवल 3 नंबर है। कल को मान लो ऐसा आ गया कि 1 2 3 4 5 6 7 8, उन सब को यूज करके नंबर्स बनाओ और फिर सबका समेशन निकाल लो। तो वहां पे अपने को शॉर्टकट वगैरह कुछ यूज करना ही पड़ेगा। यहां पे तो लिटरली यू कैन ऐड, बट वहां पे ऐड करना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अच्छा इन सबको ऐड करना एक बार, तो आएगा कितना एक बार देखते तो है। इन सबको ऐड करेंगे तो 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 आ रहा है ना, मतलब ये 2 और 1 कैरी हो जाएगा। इन सब का भी सम 12 ही आएगा। इसमें बेसिकली खास बात यही है कि अगर आप इन सबको ऐड करोगे ना तो सबका जो समेशन होता है वो सेम होता है। आप अगर ध्यान से देखोगे तो इस वाली कॉलम में 1 आ रहा है 2 बार, ये 2 आ रहा है 2 बार, देखो ये 2 बार 2 आ रहा है, 2 बार 3 आ रहा है। इसमें भी देखोगे 2 बार 1 2 बार 2 है और 2 बार 3 है। इसमें भी 2 बार 1 2 बार 2 2 बार 3। तो सबका जो सम आएगा वो 12 ही आएगा, है ना। तो इसका सम है 12, तो 2 और 1 कैरी, फिर 12 प्लस 1 13 हो गया, तो 3 और 1 कैरी, और फिर इसका सम है 12 प्लस 1 13, तो 13 1 3 3 2 आ गया। तो मतलब बेसिकली 1 3 3 2 ये आपका आंसर होगा। तो ये तो आपको लॉजिकली तो समझ में आ रहा है, लेकिन इतना बार बार हम नहीं कर सकते ना। ये तो छोटा सा नंबर है, तो चलो आपने ऐसे कॉलम बना बना के देख लिया, ऐड कर लिया, बट इसका शॉर्टकट क्या है सर? तो शॉर्टकट ये है, देखो शॉर्टकट ध्यान से समझ लेना, एक बार में समझ में आ जाना चाहिए। जितने भी डिजिट्स है उतनी बार 1 लिखो। कितने डिजिट है आपके पास? 3 है ना, 1 2 3। कितने डिजिट है? 3। तो जितने भी डिजिट है उतनी बार आप 1 लिख लो, तो 1 1 1। क्लियर है? ये वाला तो क्लियर है। मल्टीप्लाइड बाय आपको करना है सम ऑफ द डिजिट्स, ये जो भी डिजिट्स है उनका सम। तो 1 + 2 + 3, तो यहां पे आ जाएगा 1 + 2 + 3, है ना। सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, ये भी क्लियर है। और इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है जितने भी डिजिट है उससे एक कम। तो कितने डिजिट है? 3। तो 3 से एक कम कितना हो जाएगा? 2। तो 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, तो जितने भी डिजिट है उससे एक कम का फैक्टोरियल, बस इससे मल्टीप्लाई करो। तो यहां से आपका वही आंसर आ रहा होगा। आप चेक करो ये कितना आ जाएगा, 5 और एक 6 और मल्टीप्लाइड बाई 2, तो ये बन गया 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 12। और 12 को 1 1 1 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट आपको पता ही होगा ना, मतलब 1 1 1 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? तो ऐसे करते हैं ना, 12 फिर 12 फिर 12, एक एक खिसका दो, एक एक खिसका के लिख लो, तो ये आ गया 1 3 3 2। समझ गया होगा ना, मतलब 1 1 1 से मल्टीप्लाई कैसे करते, ये तो सबको आता ही होगा। तो 1 3 3 2 आ जाएगा अल्टीमेटली, आप इसको सॉल्व करोगे तो, है ना। तो फाइनली दिस इज नथिंग बट 1 3 3 2। समझ गया ना। अब देखो इसमें बड़े बड़े क्वेश्चंस भी अगर आ गए, जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया कि 1 2 3 4 5 को यूज करना है, तो इसमें आंसर बताओ। आपको नंबर्स बनाने हैं सारे, कितने नंबर बनेंगे इसमें? इसमें 5 डिजिट है तो 120 नंबर्स बनेंगे 5 फैक्टोरियल। जैसे यहां पे 3 डिजिट थे ना तो 6 नंबर बने थे, क्योंकि 3 फैक्टोरियल तो 6 नंबर थे। वहां पे 120 नंबर बनेंगे 120, और वो 120 नंबर्स को आप लिखोगे लाइन से, सबको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद क्या आएगा ये पूछा है। तो इसका शॉर्टकट क्या है? इसका शॉर्टकट है कि जितने नंबर है उतनी बार 1, तो 5 बार 1 मल्टीप्लाइड बाय सम ऑफ द डिजिट्स। तो सम आप ऐसे कर लो, इन दोनों का 6 है, ये भी 6 है और 3 है, तो 6 और 6 12, 12 और 3 तो 15 आ जाएगा। और मल्टीप्लाइड बाय जितने भी नंबर्स है उससे एक कम, तो 5 नंबर है, 5 से एक कम 4, 4 का फैक्टोरियल आ जाएगा, तो 4 का फैक्टोरियल। तो बस ये बन गया 1 1 1 1 1। बस आप देख लो ना, अब तो ऑप्शन से देख लो, ये 15 × 24, तो 5 बार 1 आना चाहिए, ये ध्यान से थोड़ा, ठीक है। तो ये ऑप्शन बी आएगा, 1 2 3 4 5, 5 बार 1 और 15 और 24, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, इसका बताओ चलो। 1 3 5 7 9, तो अगेन 1 2 3 4 5 और मल्टीप्लाइड बाय सम करो सबका, तो ये 10 10 और 5 तो 25 हो जाएगा।
10 10 5 और मल्टीप्लाइड बाय कितना आ जाएगा, ये 5 है ना, तो 5 से 1 कम तो 4 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली दिस, अच्छा इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको कैलकुलेट कैसे करोगे, 1 1 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 25 मल्टीप्लाइड बाई 24। अब ये 25 इंटू 24 आपको करना पड़ेगा। 25 इंटू 24 कैसे करोगे, 25 इंटू 24 कितने लोग ऐसे करते हैं, आप ऐसे करते हो क्या, 25 इंटू 24 फिर ऐसे कुछ कुछ मल्टीप्लाई करोगे और फिर फाइनल आंसर, ऐसे कितने लोग करते हैं? ऐसे मत करना, इसका भी शॉर्टकट बताता हूँ। 25 इंटू 24 ऐसे नहीं करते हैं, ये तो ट्रेडिशनल मेथड है, काफी बकवास मेथड है। हमेशा आप ये ध्यान रखना कि अगर 5 का फैक्टर है और 2 का फैक्टर है तो 5 और 2 को मिला के 10 बना लो ना यार। ये 5 का फैक्टर है, इसमें 2 का फैक्टर है, तो आप नॉर्मल ट्रेडिशनल मेथड से क्यों कर रहे हो। 25 को आपको करना क्या है, 25 इंटू 24 ना, तो 25 को आप लिख दो, या 25 को आप लिख दो 5 इंटू 5 और 24 को आप लिख लो 2 इंटू 12। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 10 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 60, तो 600 आ गया बस। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे तो 600 आ रहा होगा, मल्टीप्लाइड बाय 600, तो अल्टीमेटली ये 1 2 3 4 5 और 2 0। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 किस में है, इसी में है, 1 2 3 4 5 और 2 0। ऑप्शन ए इज द आंसर। चमक गया? यस, तो ये कर लेना, हमें ये ट्रेडिशनल मेथड यूज मत करना। अगर 5 का फैक्टर है और 2 का फैक्टर है तो 5 और 2 को 10 बनाओ ना, दैट इज इजियर। ठीक है, अच्छा अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया। अच्छा, इसके ऊपर भी एक पूरा डिटेल्ड शॉर्टकट वीडियो मैंने बना रखा है। पीएनसी के तो काफी सारे शॉर्टकट वीडियोस आपको मिल जाएंगे, तो वो डिटेल में अगर आपको और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने तो कर सकते हो, है ना। बाकी अब अगले वाले पे आ जाओ। आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। क्वेश्चन ध्यान से समझो, आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं, बट डिजिट आपको गिवन है 4। तो 4 डिजिट में से पहले तो 3 डिजिट सिलेक्ट करने पड़ेंगे और उन 3 को यूज करके आप नंबर्स बनाओगे, क्योंकि डिजिट जो है वो एक्सेस में है और 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं। तो 3 डिजिट के नंबर्स बनाने के लिए सबसे पहले तो आप यहां पे शॉर्टकट लगाने से पहले क्या करो, 4 में से किसी 3 डिजिट को सिलेक्ट करो जिनको यूज करके आप नंबर्स बनाओगे। तो हम किस किस को सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो हम 1 2 और 3 को सिलेक्ट कर सकते हैं, 4 को हटा देते हैं, या एक बार 3 को हटा सकते हैं, 1 2 और 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक बार 2 को हटा दो, 1 3 और 4 को सिलेक्ट कर सकते हैं, या एक बार 1 को हटा दो, 2 3 और 4। तो ये 4 तरीके हैं ना, मतलब बेसिकली 4 में से आपको कोई भी 3 नंबर सिलेक्ट करने पड़ेंगे। अब ये 3 नंबर आपके सिलेक्ट हो गए, तो अब इन 3 नंबर्स को यूज करके आप अलग अलग नंबर्स बनाओगे और उनका सम निकालना है। फिर इन 3 नंबर्स को भी आप अलग अलग बना के उनका सम निकालोगे, इसमें भी और इसमें भी, तो सब में आप अलग अलग समेशन निकाल के फाइनली ऐड करो। तो अब आप शॉर्टकट लगाओ, इंडिविजुअल पे शॉर्टकट लगेगा। यहाँ पे 1 1 1 और ये 4 और कितना आ गया, 5 और 1 6 है ना। सम ऑफ डिजिट्स मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे आएगा 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 1 1 और ये मल्टीप्लाइड बाई 9 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल। तो अल्टीमेटली 1 1 1 और ये सब ऐड करना है अपने को, तो कॉमन आ जाएगा ना। 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 फैक्टोरियल तो कॉमन आ गया, तो बचेगा 6 + 7 + 8 + 9। अब ये देख लेना, मतलब जो भी आ रहा है दिस इज योर आंसर। ठीक है, कितना आ रहा है, 1 1 1 इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू ये कितना बनेगा, ये 13 और 17, तो 30 बन गया ना, ये मल्टीप्लाइड बाई 30, तो ये 60 बन गया। 60 मतलब 6 6 6 और 0, ये आएगा। तो 6 6 6 0, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, हाँ, क्रैक इन सेकेंड्स वाले सेशंस। ठीक है, तो आप सर्च कर सकते हो एक बार पीएनसी और क्रैक इन सेकेंड्स, है ना। स्टार्टिंग में मैंने लिए थे बहुत सारे, ये सारे शॉर्टकट आपको उसमें मिल जाएंगे। तो ये अपना शॉर्टकट नंबर 2 हो गया, मतलब समझ रहे हो। एक शॉर्टकट तो है रेगुलर, जिसमें मतलब सारे डिजिट्स आपको यूज करने हैं। अगर आपको 4 डिजिट गिवन है और 3 बनाने हैं तो 3 3 के पेयर आप कर लो और फिर इस तरह से शॉर्टकट लगा दो। ये दूसरा शॉर्टकट क्लियर है क्या। अब तीसरा शॉर्टकट है इसी में, मतलब जैसे कभी कभी 0 को भी इंक्लूड कर लेते, तो अगर 0 आ गया तो कैसे करेंगे। तो 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं और ये डिजिट्स आपको गिवन है, बट यहां पे 0 नहीं आ सकता ना, क्योंकि आपको 3 डिजिट नंबर्स बनाने हैं। तो स्टार्टिंग वाली प्लेस पे 0 को तो आप ले नहीं पाओगे, तो यहां पे शॉर्टकट का थोड़ा स्टाइल अलग होगा। तो इसमें शॉर्टकट जब भी 0 आ जाए ना तो थोड़ा आप अलर्ट हो जाओ। तो उसमें आप शॉर्टकट कैसे लगाओगे, तो सबसे पहले तो आप नॉर्मल तरीके से निकाल लो, 0 1 और 2 को यूज करके नॉर्मल शॉर्टकट लगा के आंसर निकाल लो। फिर उसमें से वो वाले केसेस माइनस कर दो
जब 0 आ गया था पहली चेयर पे, वो वाले नंबर्स का सम आप माइनस कर दो। अगर 0 आ गया था पहली चेयर पे, मतलब 0 को आप यहां पे फिक्स कर दो, तो बाकी जो दोनों चेयर्स है वहां पे कौन कौन आया होगा, वहां पे आया होगा 1 या 2। तो बेसिकली 1 और 2 को यूज करके आपने जितने भी नंबर्स बनाए है ना, बेसिकली जितने भी 2 डिजिट नंबर्स बन गए गलती से, 2 डिजिट नंबर्स बन जाएंगे ना कुछ, अगर आपने 0 को फिक्स कर दिया पहली चेयर पे, तो उनको माइनस कर दो। ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, तो बेसिकली शॉर्टकट यही कि 0 1 2 लिखो, यहां पे 0 को हटा दो, इसमें शॉर्टकट लगाओ माइनस कर दो, यू विल गेट द आंसर। 0 लगाओ 0 हटाओ, शॉर्टकट माइनस आंसर। ठीक है, तो कैसे आएगा, इसमें टोटल कितने 3 है, तो 1 1 1 मल्टीप्लाइड बाई सबका सम 2 + 1 + 0 तो 3 आएगा, और 3 से 1 कम कितना होता है 2 का फैक्टोरियल, यहाँ पे 1 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 + 1 3, और 2 से 1 कम तो 1 होता है, तो 1 का फैक्टोरियल। तो बस ये कैलकुलेट कर लो, तो ये आ जाएगा 666 - 33, तो आंसर अल्टीमेटली आ जाएगा 633। 633 किसमें है, ऑप्शन ए इज द आंसर। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। चमका, अगर 0 आ जाए तो कैसे करना है, 0 1 2 फिर 0 हटा दो, शॉर्टकट माइनस। अंडरस्टूड। अच्छा, अब एक और इसी में बहुत सारे केसेस है। तो अगला केस ये है कि इफ द डिजिट्स आर रिपीटेड, ये बहुत सारे बच्चों को भी डाउट आता है ना कि चलो अगर 0 आ जाएगा तो भी आपका शॉर्टकट लगेगा क्या, अगर रिपीट हो गए तो भी आपका शॉर्टकट लगेगा क्या। तो हर जगह मैं आपको बता रहा हूं कि अगर 0 आ गया तो ऐसे कर लेना, है ना। अगर 4 में से बोले कि 3 नंबर ही सिलेक्ट करो तो आप ऐसे कर लेना। अगर रिपीटेड हो गए, जैसे यहाँ पे 1 आ गया 2 बार, है ना, तो टोटल 4 डिजिट के नंबर बनाने हैं। वी वांट टू मेक 4 डिजिट नंबर्स बाय यूजिंग 1 1 3 4। तो यहां पे भी आप सेम शॉर्टकट यूज कर सकते हो, बट थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट आ जाएगा। तो बाकी सब कुछ सेम है, देखो इनको यूज करना है। तो सबसे पहले तो 4 है, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाइड बाय इन सबका सम, तो सम कितना आएगा 4 + 1 5 और ये 4। ठीक है, तो 5 और 4 9 आ गया। तो सम ऑफ द डिजिट्स, जितने भी डिजिट्स है सबको सम कर दिया, और मल्टीप्लाइड बाय ये कितने हैं, टोटल 4 है, तो 4 से 1 कम कितना होता है 3, तो 3 का फैक्टोरियल आएगा। 3 का फैक्टोरियल तो आएगा ही, लेकिन यहां पे रिपीटेशन है। तो सिंस यहां पे रिपीटेशन है, ये कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करो। तो वैसे ही तो करते हैं हम, है ना, हमने जो एग्जांपल्स किया था एसेसिनेशन और ये सब IIT JEE, तो बस जो भी रिपीटेशन होता है उससे डिवाइड कर देते हैं बस। तो रिपीटेशन है तो डिवाइड करो, तो अल्टीमेटली ये आ गया 1 1 1 1, और ये कितना आ जाएगा 9 × 3, तो 27 आ रहा है। अब 27 से मल्टीप्लाई कैसे करता है, 27 27 27 27 4 बार ऐसे लिखना पड़ेगा ना, तो 29997 ये आंसर है। ठीक है, 29997, ऑप्शन ए इज द आंसर, ऑप्शन ए आ जाएगा। ठीक है, तो अगर रिपीटेशन है तो डिवाइड करो। एक और एग्जांपल कर लेते हैं, इसमें भी रिपीटेशन है 1 1 2 2, इसका आंसर बताओ चलो फटाफट, है ना, जल्दी एकदम फास्ट, 30 सेकेंड्स। 30 सेकेंड्स में मतलब विथ यहाँ पे थोड़ा सा बाद में भी आता है चैट, तो उतने में आपका आंसर आ जाना चाहिए। तो मान के चलो 20 सेकेंड्स में तुम निकालोगे, फिर टाइप करोगे, 10 सेकेंड तो आने में लग जाएंगे। ठीक है, तो विथ लैग आप बताओ कि भाई कितना आंसर आएगा। इसमें भी आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो ना, तो मतलब 1 1 1 1 4 बार मल्टीप्लाइड बाई सम करोगे तो 4 और 2 6, और यहाँ पे टोटल कितने 4 से 1 कम तो 3 फैक्टोरियल, लेकिन ये 2 रिपीट हो रहे हैं 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। समझ गया ना, 2 नंबर्स ऐसे है, एक नंबर 4 बार नहीं है तो 4 फैक्टोरियल मत कर देना, 2 नंबर है 2 2 बार, है ना, तो 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। अब अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा 1 2 3 4, ये 6 × 6 36 36 बाई 4 9, तो 9999 आंसर सी है इसका। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द आंसर, 9999। समझ गया ना। यस, अब करते हैं जेई का क्वेश्चन, जेई मेन 2021। तो जेई मेन 2021 वालों ने बोला था कि 4 डिजिट के नंबर्स बनाओ। ये क्वेश्चन एक्चुअली जब मतलब पेपर खत्म हुआ था ना, तो मुझे एग्जैक्टली याद है, मुझे आई थिंक इस क्वेश्चन के लिए सबसे ज्यादा मैसेजेस आए। वैसे नॉर्मली जब पेपर दे के आते हैं लोग तो मुझे थैंक यू भी नहीं बोलते। ठीक है, बट ये क्वेश्चन जिनकी शिफ्ट में आ गया ना, ये क्वेश्चन जिसके आपके सीनियर्स में से बात कर रहा हूं, तो जो सीनियर्स आपके पेपर देने गए थे, और ये पेपर जिसकी शिफ्ट में मतलब ये क्वेश्चन जिसकी शिफ्ट में आ गया था ना, उसने डेफिनेटली थैंक यू का मैसेज भेजा ही है। मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूं, है ना। ये उतना मतलब उनको अच्छा लगा कि डायरेक्टली शॉर्टकट से ही आंसर आ गया। तो 4 डिजिट नंबर्स आपको बनाने हैं 1 2 2 3,
बस तो 1111 सीधा सम ही तो पूछा है, ठीक है। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 4 डिजिट नंबर्स, क्वेश्चन पढ़ लेना। तो ये 3 4 5 6 7 8 ये आ गया, और टोटल 3 फैक्टोरियल करोगे, डिवाइड बाई ये 2 बार है ना, तो 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे, तो अल्टीमेटली 1111, और यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 4 और 6 तो 24 ना। तो बस 24 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है, 24 24 24 24, सो 2 6 6 6 4, ठीक है। सो दिस इज द आंसर 2 6 6 6 6 4। बस डायरेक्टली शॉर्टकट लगा के आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। यस, क्लियर है, ऑप्शन ए इज द आंसर। और इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन तो उड़ा के आना, करके मत आना, सॉल्व नहीं करना है, ऐसे तो उड़ाने हैं, ठीक है, एकदम डिशम डिशम ठीक है। चलो और आगे बढ़ते हैं, फाइनली आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा अपना बेगर कॉइन प्रिंसिपल, है ना। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अलाइक ऑब्जेक्ट्स, तो अगर सेम सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स है जैसे कि कॉइन्स, है ना, तो कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है बेगर्स में, तो हमेशा ये ध्यान रखना कि जब भी आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे बेगर्स, और बेगर्स होता है नॉन आइडेंटिकल, वो डिफरेंट डिफरेंट होता है ना, 3 बेगर एक जैसे थोड़ी दिखते हैं, तो इसीलिए इसका नाम है बेगर कॉइन। कॉइन आइडेंटिकल है, कॉइन्स को बांटना है बेगर्स में, और जो बेगर्स है वो अलग अलग है, ठीक है। मैंने आपको क्या सिखाया था कि अगर आइडेंटिकल को नॉन आइडेंटिकल में बांटेंगे तो बेगर कॉइन मेथड लगाओगे, और नॉन आइडेंटिकल को नॉन आइडेंटिकल में बांटोगे तो फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स। तो ये आपके दिमाग में एकदम क्लियर होना चाहिए कि भाई किसको बांट रहे और किस में बांट रहे, ठीक है। यस, तो अब यहां पे आते हैं, दिस इज बेगर कॉइन प्रिंसिपल। इसको आप समझो पहले, तो इसका जो मेथड है उसको पहले समझो। इसमें भी एक फॉर्मूला दे देते हैं सब लोग, बट आई विल रिकमेंड कि आप उस फॉर्मूला को बिल्कुल भी देखो भी मत, उसको याद करना तो दूर की बात है, आपको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप मेथड पे फोकस करो ताकि आपका जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो बनना चाहिए, और आपके आंसर्स कभी गलत नहीं आने चाहिए। तो इसमें एक फॉर्मूला होता है वैसे, बट मैं आपको बताऊंगा ही नहीं वो फॉर्मूला, आपको करना ही नहीं है उस फॉर्मूला से क्वेश्चंस, है ना, आपको लॉजिकली करने हैं। लॉजिकली कैसे करते हैं, देखो मान के चलो कि टोटल आपके पास ये 6 कॉइन है और 3 बेगर है। ये बेगर के नाम रख लेते हैं ABC, है ना, ज्यादा अपने पास टाइम नहीं है, तो बेगर के सिंपल से नाम है A B और C। तो 3 बेगर है और 6 कॉइन है, 6 कॉइन को 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। क्वेश्चन को समझो पहले, क्वेश्चन का स्टेटमेंट क्या है, 6 कॉइन को 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है इन सच अ वे दैट हर एक बेगर को आप कितने मर्जी कॉइन दे सकते हो। ऐसा भी आप कर सकते हो कि भाई आपका एक बेगर आपका फेवरेट है, उसको आपने सारे कॉइन दे दिए और बाकी दोनों को कुछ नहीं दिया। या आप ऐसा भी कर सकते हो कि पहले वाले को 5 दे दो, किसी एक को 1 दे दो और बाकी को कुछ मत दो, मतलब कोई 2 बेगर को ही आप दो, है ना। तो मतलब आप ये सारे केसेस आपको गिनने हैं। मतलब एक तरीका तो ये हो जाएगा कि आपने इसको 6 के 6 दे दिए, इसको कुछ नहीं दिया। एक तरीका ये भी हो जाएगा कि इसको 5 दिए, इसको 1 दिए, इसको कुछ नहीं दिया। एक ये भी तरीका होगा कि आपने 6 के 6 इसको दे दिए। एक ये भी तरीका होगा कि आपने इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन टाइप का कुछ कर दिया, ठीक है, 2 to 2 ऐसा इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ठीक है। तो ये सारे केस और ऐसे बहुत सारे केसेस आएंगे ना। तो वही मेरा क्वेश्चन है कि ऐसे टोटल कितने केस आएंगे। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करने जाऊंगा तो इन हाउ मेनी वेज वी कैन डिस्ट्रीब्यूट 6 कॉइन्स अमंग 3 बेगर्स इन सच अ वे दैट ईच बेगर कैन गेट एनी नंबर ऑफ कॉइन्स, 0 या 0 से ज्यादा, ठीक है। तो ये अपने को टोटल कितने ऐसे आएंगे, 1 2 3 4 केस तो मैंने लिख दिए यहाँ पे, ऐसे और भी बहुत सारे केसेस आएंगे। तो वो सारे कैसे गिने, तो उसका एक फिक्स तरीका होता है, वो फिक्स तरीका मैं आपको बताता हूँ। इसको हम बॉल स्टिक मेथड भी बोलते हैं या बेगर कॉइन प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो आप मतलब इसी को कुछ लोग ऐसे भी पढ़ाते हैं कि ये बॉल्स है और ये स्टिक है, या बेगर है और ये बेसिकली डंडे है। डंडे आप समझ लो, डंडा तो समझ में आता है ना। तो देखो हमेशा एक कॉन्सेप्ट होता है इसमें, जितने भी बेगर है, कितने बेगर है आपके एग्जाम्पल में 3 बेगर है। आप यहां पे ध्यान से देखो, हाउ मेनी बेगर्स आर देयर, जिनमें अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो टोटल 3 बेगर्स आर देयर। तो जितने भी बेगर है उससे एक कम, हमेशा यही होता है कॉन्सेप्ट, ठीक है। जितने भी बेगर है उससे एक कम, उतने आप डंडे सिलेक्ट कर लोगे। ये डंडा, तो कितने डंडे हम लेंगे, हम टोटल यहां पे 2 डंडे लेंगे। और ये जो आपके डंडे हैं वो डिवाइडर का काम करेंगे, है ना। ये जो आपके डंडे हैं वो डिवाइडर का काम करेंगे। मतलब इस डंडे के इधर जितने भी कॉइन है वो ऑटोमेटिकली ए को चले जाएंगे, ये दोनों डंडों के बीच में जितने भी कॉइन है वो बी को चले जाएंगे, है ना। तो ये बेसिकली वो वाला केस हो गया जब आपने ए को 1 कॉइन दिया, बी को 3 कॉइन दे दिए और सी को 2 कॉइन दे दिए। तो मतलब बेसिकली आप ऐसे समझो कि आपके पास जितने भी बेगर है
जिनमें आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे एक कम उतने डंडे लेते हैं हमेशा, तभी तो पार्टीशन होगा ना भाई। अगर आप 2 डंडे लोगे तभी तो ये 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, है ना। आप एक डंडा यहां पे एक यहां पे रख दो, एक यहां पे रख दो, इसके इधर वाले जो भी है वो आपने किसको दे दिए, सी को दे दिए। ये बीच में जितने भी कॉइन है वो आपने बी को दे दिए और ये आपने ए को दे दिया, समझ गए ना। तो ये बेसिकली अब आपको अरेंजमेंट करना है। तो हमेशा आप इस क्वेश्चन को ऐसे समझा करो कि 6 कॉइन है और 2 डंडे हैं, जितने भी बेगर है उससे एक कम उतने आप नंबर ऑफ डंडे ले लो। तो अब आपके पास यहां पे सोचो, आप देखो इसको समझो, टोटल आपके पास 6 कॉइन्स आर देयर। हाउ मेनी कॉइन्स आर देयर? 6 कॉइन्स। तो 6 कॉइन है और 2 डंडे हैं, ये 2 बेसिकली डंडे हैं, ठीक। अब इनको अरेंज कर दो, बस इनको अरेंज करना मतलब ये 6 के 6 आइडेंटिकल है और वो दोनों आइडेंटिकल है। तो ये वैसे ही हो गया ना कि आपके पास 6 बार ए है, ए ए ए ए ए ए और ये बी बी। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई इसके कितने अरेंजमेंट्स पॉसिबल है, तो इसका आंसर आप क्या दोगे? अगर मैं जैसे हमने किया था ना, असैसिनेशन, मिसिसिपी, इंडिपेंडेंस, वो सारे एग्जांपल आप सोचो, आईआईटी जेई, है ना, डैडी, एप्पल, वो सारे एग्जांपल्स में हमने किया था। ये ए बी बी, इनको अरेंज करने के कितने तरीके होते हैं? अगर 6 बार ए है और 2 बार बी है तो इसको अरेंज करने के तो सिंपल ये आ जाएगा ना, टोटल कितने 8, टोटल कितने 8 है। और ये कितनी बार रिपीट हो रही है? 6 बार रिपीट हो रहा है तो 6 फैक्टोरियल। और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है? ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो 2 फैक्टोरियल। तो बस ये आ जाएगा, ठीक है, ये आ जाएगा ना, दिस इज द आंसर। जितना भी रिपीटेशन है उससे आप डिवाइड कर देते हो। तो ये भी वैसा ही क्वेश्चन हो गया ना, दिस इज ऑल्सो सिमिलर क्वेश्चन। आपके पास 6 कॉइन है और 2 डंडे हैं, इनको अरेंज करो, ये आइडेंटिकल वो आइडेंटिकल, तो टोटल कितने हैं? तो 6 कॉइन और 2 डंडे, तो टोटल 8 फैक्टोरियल। और ये 6 के 6 आइडेंटिकल है तो 6 फैक्टोरियल, और ये दोनों आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल। तो इतने तरीके आएंगे। और ये कितना होता है, मतलब इसको कैलकुलेट करो। इसको अगर आप, ये बेसिकली लिखा हुआ है 8C2 ना, दिस इज नथिंग बट 8C2। और 8C2 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 7 इंटू 8, मतलब बेसिकली आ जाएगा 7 इंटू 4 आ जाएगा, तो 28 आएगा। इसका वैल्यू अगर आप निकालोगे तो आई थिंक 28 आएगा, अगर आप इसका वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो। मतलब बेसिकली इसका आंसर ये है कि अगर 6 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बेगर्स में, तो ये पहला तरीका, ये दूसरा तरीका, ये तीसरा तरीका, ये चौथा तरीका, ऐसे कितने तरीके आएंगे? ऐसे 28 तरीके आएंगे। और इसमें अभी आप थोड़ा और डिटेल में समझो, है ना। ये जो 28 तरीके हैं उसमें से आपको मैं 1-2 तरीके दिखाता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये समझो कि अगर मैंने आपको बोला कि 6 कॉइन है और 2 डंडे हैं, उनको आप अरेंज करो, है ना। 6 कॉइन और 2 डंडे, उनको अरेंज करो। तो आप बोलोगे सर एक तरीका तो ये है, मैंने एक डंडा यहां पे फंसा दिया और एक डंडा यहां पे बीच में अरेंज कर दिया, तो ये दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अरेंजमेंट। यहां पे मैंने 2 अरेंजमेंट आपको ड्रॉ करके दिखा रखे। ऐसे टोटल तो और भी बहुत सारे, लाइक 28 अरेंजमेंट्स विल बी देयर ना। ऐसे तो बहुत सारे अरेंजमेंट बनेंगे। आप डंडे को यहां पे रख सकते हो, यहां पे रख सकते हो। एक तरीका ये भी आएगा कि आप डंडे को यहां पे रख दो, एक दूसरा डंडा यहां पे रख दो। एक ये भी तरीका आएगा कि आप पहला डंडा इधर ले लो, एकदम साइड में, स्टार्टिंग में ही, और दूसरा डंडा यहां पे ले लो। तो ऐसे बहुत सारे तरीके आएंगे, उसमें से कोई 2 मैंने आपको दिखा रखे। अब ये जितने भी अरेंजमेंट्स यहां पे होंगे उतने तरीके यहां पे आएंगे डिस्ट्रीब्यूट करने के। वैसे वैसे टेबल भरता जाएगा ना। जैसे जैसे आप स्टिक की जो पोजीशन है, ये स्टिक की पोजीशन को यहां से हिला के इधर कर दोगे, फिर इधर कर दोगे, फिर इधर कर दोगे, तो जैसे जैसे आप ये डंडे को हिलाते जाओगे वैसे वैसे ये टेबल चेंज होता जाएगा ना। तो जितने तरीके अरेंज करने के हैं इनको, उतने तरीके हैं डिस्ट्रीब्यूट करने के कॉइन्स को। जैसे ये वाला जो तरीका है ना, ये क्या है कि ए को मिला 1 कॉइन, तो यहां पे आप इसको फिल कर सकते हो। ए को मिला 1 कॉइन और बी को कितने कॉइन्स मिले? अगर आप इसको देखोगे तो बी को मिले 3 कॉइन्स और सी को मिले 2 कॉइन्स। तो ये वो वाला तरीका हो गया कि 3 और 2, 1 3 2, ठीक है। फिर जो दूसरा वाला है वो है 3 और यहां पे कुछ नहीं है, 0। ओके, तो 3 3 0, ये भी तो एक तरीका होगा ना, है ना। यहाँ पे 3 फिर 0, और इस तरह से टोटल कितने तरीके आएंगे? तो 28। चमक गया ना। मतलब बेसिकली कॉन्सेप्ट यही है कि जितने भी बेगर्स है उससे एक कम उतने डंडे ले लो और डंडे और कॉइन को अरेंज कर दो। तो दैट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉइन्स। अंडरस्टूड? क्लियर? आगे बढ़ते हैं, चलो। अब जैसे यहां पे फॉर एग्जांपल बोला है कि भाई 30 मैंगोज आर देयर और 30 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो ऐसे ये मैंगोज है, ठीक है, टोटल कितना है 30, और वो सारे आइडेंटिकल है। मतलब मान के चलो कि 30 के 30 मैंगोज है और सारे आइडेंटिकल है, और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 पर्सन में।
अच्छा अगर 5 पर्सन है तो डंडे कितने लेंगे हम? 4 लेंगे ना, है ना, 4 डंडे। ये क्लियर है सबको? तो जितने भी मैंगोज है और जितने भी पर्सन्स में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है उससे एक कम ले लो। तो बस अब इनको अरेंज कर दो। तो इनको अरेंज करने कितने तरीके, ये 30 और ये 4 है, तो टोटल कितना हो गया? 34 ना। तो आपको फॉर्मूला वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, टोटल 34 है, उसमें से ये 30 के 30 आइडेंटिकल है, ये भी आइडेंटिकल है, सो बस दिस इज द आंसर। अंडरस्टूड? 30 मैंगोज को डिस्ट्रीब्यूट करना है 5 लोगों में। तो जितने भी बेगर्स है, ये वैसा ही होगा ना, 30 कॉइन्स और 5 बेगर, 30 मैंगोज और 5 इंसान। मैंगो इज जस्ट लाइक कॉइन और इंसान इज जस्ट लाइक बेगर। समझ गए? ओके चलो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि 7 आइडेंटिकल कंप्यूटर्स है और उनको डिस्ट्रीब्यूट करना है आर, एस और जी में, है ना। ईच विल रिसीव एटलीस्ट 1 कंप्यूटर। अच्छा तो मिनिमम एक एक सबको देना ही है। तो आप ऐसा समझ लो कि भाई टोटल आर, एस और जी, ठीक है, ये अगेन मतलब फेमस एग्जांपल, आर एस जी मतलब राम, श्याम और घनश्याम, ठीक है। तो 3 लोग हैं, राम, श्याम, घनश्याम, इनमें डिस्ट्रीब्यूट करना है 7 कंप्यूटर्स। तो टोटल आपके पास 7 कंप्यूटर्स है। ओके 7 कंप्यूटर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 इंसानों में। अच्छा जब भी इस तरह के क्वेश्चन आएंगे ना कि आपको मिनिमम लाइक ईच विल रिसीव एटलीस्ट 1 कंप्यूटर, तो कभी कभी ऐसा बोल देते हैं, जैसे हमने स्टार्टिंग में जब एग्जांपल किया था तो बोला था कि 6 कॉइन है और 3 बेगर है और किसी को भी आप कितने भी कॉइन दो। बट कभी कभी क्वेश्चन में कंडीशन डाल देते हैं कि मिनिमम एक एक कॉइन सबको देना ही है, कोई भी खाली हाथ घर वापस नहीं जाना चाहिए, अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो इस तरह की कुछ ना कुछ कंडीशंस आपको दे देते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में भी गिवन है कि भाई आप इसको कंप्यूटर तो क्या है, इसको कॉइन ही मान के चलो। मान लो कि आपके पास 7 कॉइन है, कॉइन कंप्यूटर एक ही बात है ना हमारे लिए, तो हम तो पीएनसी पढ़ रहे। तो मान लो कि आपके पास 7 कॉइन्स है और 7 कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बेगर में, सच दैट हर एक बेगर को मिनिमम 1 कॉइन मिलना ही चाहिए। तो ये जो मिनिमम 1 कॉइन मिलना चाहिए, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं ना, उसमें आप मिनिमम एक एक दे दिया करो पहले। तो मान लो कि सबको एक एक कॉइन मैंने दे दिया, इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया, इसको एक दे दिया, मतलब 3 कॉइन्स तो आपके खत्म हो गए, ये 3 तो गए ना। तो जब भी क्वेश्चन वाले ऐसा बोलेंगे कि मिनिमम एक एक आपको देना ही देना है, तो उनको दे दो। और जो रिमेनिंग कॉइन्स है ना, वो बस 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो अब रिमेनिंग कॉइन्स कितने हैं? रिमेनिंग आपके पास 4 कॉइन है और बेगर कितने हैं? 2 बेगर है। अगर सॉरी 3 बेगर है, अगर 3 बेगर है तो डंडे कितने? 2 लेंगे ना, है ना। तो 2 डंडे, क्योंकि 3 बेगर है, जितने भी बेगर होते हैं उससे एक कम, तो 2 डंडे और कितने कॉइन है? कॉइन आपके पास है 4। तो आंसर क्या आ जाएगा? 4 और 2 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, बस दिस इज द आंसर, है ना। तो अगर आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई एक एक कॉइन सबको देना ही देना है, अच्छा इसी में अगर बता बोलना, अगर अगर मान लो क्वेश्चन ऐसा होता है, लेट अस अज्यूम कि क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे पास 7 कॉइन्स है और 7 कॉइन में से 3 बेगर है और क्वेश्चन में आपको मेंशन्ड है कि आपको मिनिमम 2-2 कॉइन देने, सबको मिनिमम 2-2 कॉइन देने ही देने। तो आप इसको पहले दे दो, जो भी जिसको देना है ना वो दे दो, पहले उनको खत्म करो। तो सबको 2-2 कॉइन आपने दे दिया, तो ये 2 और 2, तो बचा 1, बस एक ही कॉइन बचा। तो 1 कॉइन है और कितने बेगर है? 1 कॉइन है और बेगर 3 है। अगर 3 बेगर है तो 2 डंडे, तो 1 कॉइन आ जाएगा, 1 कॉइन, एंड हाउ मेनी डंडे? 2 डंडे। अब इनको अरेंज कर दो बस। इनको अरेंज करने के कितने तरीके? बस यहां पे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2, बस दिस इज द आंसर। तो बेसिकली कितने तरीके आएंगे? बस 3 तरीके आएंगे। इसको अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 3 तरीके, और 3 तरीके कौन कौन से आएंगे भाई? ये जो 1 कॉइन आपके पास है, अब लॉजिकली भी सोच के देखो, आपके पास एक ही कॉइन है जो रिमेनिंग है, तो ये वाला जो 1 कॉइन है, या तो आप इसको दोगे, या तो आप इसको दोगे, और या तो आप इसको दोगे। तो पहला केस ये आएगा ना, जब आपने आर को दे दिया, तो आर को टोटल दिए 3, एस को टोटल दिए 2, और इसको तो 3-2-2, या फिर 2-3-2, या 2-2-3, ये 3 तरीके ही तो आएंगे। अरे क्लियर हो रहा है ना? ये जैसे ये पहला वाला केस है जिसमें आर को 3 दे दिया, बाकी दोनों 2-2, इसमें इसको एक एक्स्ट्रा कॉइन मिल गया ना, इसको अगर एक्स्ट्रा कॉइन मिलेगा तो इसके 3 है, बाकी के 2-2 है, और इसको एक्स्ट्रा कॉइन मिल गया तो इसके 3 है, बाकी 2। 3 तरीके तो है। लॉजिकली भी आप एक्चुअली काउंट कर सकते हो, सिंस ये छोटा क्वेश्चन बन गया। अंडरस्टूड? तो लॉजिकली भी आपके 3 ही आ रहे और फॉर्मूला से भी आपके 3 ही आ रहे। अंडरस्टूड? और आगे बढ़ते हैं। अब ये वाला, इस तरह के क्वेश्चन भी वो पूछते हैं
कि भाई एक इक्वेशन आपको दे देंगे x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 102, और यहां पे ये भी तो वैसा इक्वेशन हो गया ना, मतलब एक्स वाई जेड यहां पे बोला है नेचुरल नंबर, तो बेसिकली आप वैसे ही समझो कि आपके पास 102 कॉइन्स है। मतलब ये 102 में कैसे कैसे बना सकते हो भाई, एक तरीका तो ये हो सकता है कि x का वैल्यू आप ले लो 100, इसका वैल्यू आप ले लो 1, इसका वैल्यू भी आप ले लो 1, तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका आप ये कर सकते हो कि इसका वैल्यू 99 ले लो, इसका 1 ले लो, इसका 2 ले लो, ये दूसरा तरीका हो सकता है। तो इसी तरह से डॉट 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 बहुत सारे तरीके आएंगे। तो ये बेसिकली वही तो हो गया ना कि आपके पास 102 कॉइन्स है, और ये जो कॉइन्स है उसका 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? वी कैन यूज द सेम एनालॉजी कि यहां पे 102 आपके कॉइन्स है और 3 बेगर है। तो एक तरीका ये आएगा कि आपने इसको 100 कॉइन दे दिए, इसको 1 कॉइन दिया, इसको 1 कॉइन दिया, इसको 99 कॉइन दिए, इसको 1, इसको 2, तो ये दूसरा तरीका आ गया है। पहला तरीका, दूसरा तरीका, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसा सब। लेकिन यहां पे ये ध्यान रखना कि एक्स वाई जेड जो है वो नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर है तो मतलब उसका वैल्यू हम 0 नहीं ले सकते। अगर 0 नहीं ले सकते मतलब मिनिमम 1 कॉइन आपको देना ही देना है। तो टोटल आपके पास है 102 कॉइन्स, और 102 कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बेगर में। ये एक्स वाई जेड बेगर है, बट मिनिमम एक एक कॉइन आपको देना ही देना है क्योंकि नेचुरल नंबर है। तो x का वैल्यू 0 नहीं हो सकता, y का भी 0 नहीं हो सकता, z का भी 0। तो तीनों को एक एक दे दो। अगर आप तीनों को एक एक दे दोगे तो बचे कितने कॉइन? तो बचे हमारे पास 99 कॉइन, और 99 कॉइन को आप डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हो 3 बेगर में। बचे हुए कॉइन भी तो आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, उसको घर लेके थोड़ी जाने हैं, सारे के सारे डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। तो 3 तो दे दिए, अब रिमेनिंग को भी तो दो। तो 99 कॉइन्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बेगर में। तो जितने भी बेगर है उससे एक कम, तो ये डंडे आ गए, तो 2 डंडे, ओके, और 99 कॉइन है तो क्या बन जाएगा 99 प्लस 2 101 का फैक्टोरियल अपॉन 99 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। तो आपको कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं पड़ रही है ना, इसीलिए तो मैंने आपको बताया भी नहीं। लॉजिकली करो बस, इसमें कोई फॉर्मूला यूज करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अब कभी कभी इनइक्वालिटी आ जाती है, तो इनइक्वालिटी में बेसिकली आप हमेशा ये समझो z प्लस टी एंड दिस इज लेस देन इक्वल टू 30। ये जब भी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो उसमें बीच में क्या करना है कि मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन वैसा ही कि 30 कॉइन्स है ना, 30 कॉइन है और 4 बेगर है, तो आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है ये 30 कॉइन्स को 4 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट करना है। बट जब भी इनइक्वालिटी वाले क्वेश्चन होता है ना, तो उसको पहले आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करो। इक्वालिटी में कन्वर्ट करने क्या कर सकते हो कि बीच में आप भी घुस जाओ, आप भी बोलोगे कि 30 में से ना कुछ कॉइन्स मुझे दे दो। बेसिकली आप ऐसे करो कि x प्लस वाई, बस देखो ये वाली जो क्वांटिटी है ये कम है ना, ये जो LHS है, LHS इज लेस देन इक्वल टू RHS, तो LHS छोटा है, LHS को बड़ा बनाना पड़ेगा तभी तो इक्वल हो पाएगा RHS के। LHS छोटा है, RHS बड़ा है, LHS RHS को इक्वल करना है तो आपको LHS को इंक्रीज करना पड़ेगा ना, बड़ा बनाना पड़ेगा। तो बड़ा बनाने के लिए आप क्या करो, आप भी बीच में घुस जाओ। तो ये x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, और प्लस आप कर लो ये आप, ये कौन है, ये आप हो, दिस इज इक्वल टू 30 बन जाएगा अब ये। तो मतलब बेसिकली आप क्या करोगे, इस तरह के केसेस में आपको एक फॉल्स बेगर इंट्रोड्यूस करना है बीच में। फॉल्स बेगर बोलते हैं बेसिकली इसको, मतलब आप क्या हो आप फॉल्स बेगर हो। ठीक है, तो मतलब बेसिकली ये क्वेश्चन ऐसा हो गया कि आपके पास 30 कॉइन्स है और 30 कॉइन्स को अब आप इन 5 जनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 30 कॉइन्स को, अब ये इक्वालिटी का क्वेश्चन हो गया, तो बस आपके पास ये क्वेश्चन है कि 30 कॉइन्स आर देयर और कितने बेगर है, टोटल बेगर 5 है। तो 5 बेगर है तो 4 डंडे आपको घुसाने पड़ेंगे बीच में, है ना, जितने भी बेगर है उससे एक कम। तो ये 4 डंडे आ गए, तो कितना आ गया 30 कॉइन 4 डंडे, तो 34 फैक्टोरियल अपॉन ये सारे आइडेंटिकल है और ये सारे आइडेंटिकल है। सो बस दिस इज द आंसर 34। इसका आंसर आ जाएगा 34C4। मतलब आप इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो कि 34C4। तो दिस इज द आंसर। समझ गया ना? तो बीच में मतलब बेसिकली आप बोलोगे कि आपको भी कुछ कॉइन्स चाहिए, तो जितने भी कॉइन्स आपको मिलेंगे ना, मतलब बेसिकली मान लो कि इनमें से ये इतने सारे तरीके हैं, इनमें से कोई एक तरीका आप इमेजिन करो कि जिसमें आपने 2 कॉइन्स रख लिए थे ना, आपको मिले 2 कॉइन, बाकी इसको मिले मान लो 2 कॉइन, इसको भी 2 मिल गए, इसको भी 2 मिल गए और इसको रिमेनिंग मिल गए। तो रिमेनिंग कितने आ जाएंगे 22 ना। तो ये भी एक तरीका होगा। अब अगर आपने 2 कॉइन रख लिए
तो बेसिकली इसका वैल्यू कितना आ गया, इन सबको ऐड करोगे तो कितना वैल्यू आ गया, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 22 प्लस 6 28, है ना। तो x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी आ रहा है 28, और 28 लेस देन इक्वल टू 30 होता है क्या, होता है ना, समझ रहे हो ना। बेसिकली क्वेश्चन में बोल रहा था कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी वो 30 से छोटा होना चाहिए, तो सिंस वो 30 से छोटा होना चाहिए तो आप बोलोगे कि कुछ कॉइन्स मैंने भी रख लिए, 2 कॉइन आपने रख लिए, किसी बेगर को दिए ही नहीं समझ गए, तो ये फॉल्स बेगर हो गया एक तरह से, आप बेगर नहीं हो बट फॉल्स बेगर ओके ना, समझ गए मतलब ये कॉन्सेप्ट। चलो और आगे बढ़ते हैं, अब कुछ जेई वाले क्वेश्चंस करते हैं जेई वाला क्वेश्चन ट्राई करो, ये क्वेश्चन आया था, इसमें टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, ये करना एक बार ट्राई, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स होल्स सम ऑफ द डिजिट्स, तो मान लेते हैं कि जो 3 डिजिट नंबर है वो है XYZ, है ना, ये 3 डिजिट का एक नंबर है, 3 डिजिट का नंबर आपको एक बनाना है, तो टोटल नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स, सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ द डिजिट्स, ये Z को थोड़ा Z की तरह लिख दो, सम ऑफ द डिजिट्स होना चाहिए 10, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स कितना होना चाहिए, 10 होना चाहिए। अब यहां पे ये ध्यान रखना कि XYZ जो है वो डिजिट्स है, XYZ डिजिट्स है, तो मतलब x का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, देखो x का वैल्यू 0 आप नहीं ले सकते हो, क्योंकि अगर आपने x का वैल्यू 0 ले लिया ना तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं, तो x का वैल्यू आपको लेना पड़ेगा 1 और 9 के बीच में, क्योंकि अल्टीमेटली ये डिजिट है। y का वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हो, इट कैन बी बिटवीन 0 एंड 9, और z का वैल्यू भी आप कुछ भी ले सकते हो 0 और 9 के बीच में। बेसिकली यहां पे ये 3 डिजिट का नंबर है, और 3 डिजिट का जो नंबर है उसमें सम ऑफ द डिजिट्स आपको बोला है 10, ठीक है, सम ऑफ द डिजिट्स इक्वल टू 10। तो ये वैसा ही क्वेश्चन हो गया कि आपके पास 10 कॉइन है, 10 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बेगर में, लेकिन ये वाला जो बेगर है उसको 1 कॉइन मिलना ही चाहिए, इस वाले बेगर को 1 कॉइन मिलना ही चाहिए, है ना। तो कैसे करोगे आप, सबसे पहले आप इसको 1 कॉइन दे दो, मैंने आपको सिखाया था ना कि भाई जिसको जो चाहिए दे दिया करो, अगर बोले कि सबको 1-1 चाहिए सबको 1-1 दे दो, बट इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसको 1 चाहिए, तो जिसको भी जितना भी चाहिए वो पहले दे दो आप। तो 10 कॉइन थे, 10 में से 1 कॉइन आपने इसको दे दिया, समझ गया ना, ये कॉइन है, बेसिकली 1 कॉइन आपने इसको दे दिया, फाइन, 1 कॉइन आपने इसको दे दिया, x को 1 कॉइन दे दिया। अगर 1 कॉइन आपने, मतलब बेसिकली उसका वैल्यू 0 नहीं हो सकता ना, तो मिनिमम 1 है, 1 कॉइन मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो यहां पे 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा तो 3 डिजिट का नंबर बनेगा ही नहीं। तो 1 कॉइन दे दो, अगर 1 कॉइन दे दिया तो बचे कितने 9 कॉइन्स, और बेगर कितने 3, अगर 3 बेगर है तो 2 डंडे, है ना, 2 डंडे और 9 कॉइन्स, तो ये कितना हो गया 9 और 2 तो 11, 11 फैक्टोरियल अपॉन 9 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल ये आ गया। लेकिन अभी इसमें भी गड़बड़ है, इसमें गड़बड़ ये है, इसमें गड़बड़ ये है कि जब मतलब बेसिकली आपने x को 1 कॉइन दे दिया और अब आपके पास बचे 9 कॉइन्स, तो अब आप ऐसे समझो कि अब आपका x प्लस वाई प्लस जेड जो है वो 9 है, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड क्या है 9, या x डैश कर दो बेसिकली आप इसको, ठीक है। तो बेसिकली इसका वैल्यू 9 है, अगर इसका वैल्यू 9 है तो आपने यही तो किया ना कि 9 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट किया 3 बेगर में, 9 कॉइन्स को 3 बेगर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो आपने इसमें ये वाला केस भी काउंट कर लिया ना, जब इस बेगर को आप दोगे 9 कॉइन्स, इसको आप कुछ नहीं दोगे, इसको भी आप कुछ नहीं दोगे, ये वाला तरीका भी क्या आपने इसमें गलती से काउंट कर लिया। अगर आपने इसको 9 के 9 कॉइन्स दे दिए, इसके पास एक पहले से था, तो x का वैल्यू कितना हो गया, अगर आपने इसको 9 के 9 दे दिए तो 9 दे दिए, एक पहले से था तो 10 हो गया ना, x का वैल्यू 10 हो गया। और अगर x का वैल्यू 10 हो गया तो x तो डिजिट है ना, x का वैल्यू 10 कैसे हो सकता है, x का वैल्यू तो 1 और 9 के बीच में ही होना चाहिए, तो ये वाला केस आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो इसीलिए आएगा -1, तो एक केस आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो बस दिस इज द आंसर, ये चमका ना, ये कितने लोगों को चमक गया। तो बेसिकली 11c2 -1, 11c2 कितना होता है 11 इंटू 5, 55 -1, तो 54 आ जाएगा इसका आंसर, ठीक है। तो इसका जो फाइनल आंसर है दैट इज 54। अरे चमका, -1 क्यों किया, -1 इसीलिए किया क्योंकि आप समझो कि उसको पहले से ही 1 कॉइन तो हमने दे दिया था, 1 कॉइन दे दिया,
अब यहाँ पे ये 3 बेगर है और 9 कॉइन्स है, तो इसमें आपने एक तरीका ये भी तो गिना होगा। बहुत सारे तरीके आपने 11C2 तरीके गिने, बट उसमें से एक तरीका था जब आपने सारे कॉइन्स एक्स को दे दिए, तो 9 कॉइन्स दे दिए, उसके पास एक पहले से है, तो उसके पास कितने कॉइन्स हो गए, एक्स के पास 10 हो गए। और एक्स का वैल्यू 10 हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, वो तो एक डिजिट है, अगर डिजिट है तो 10 नहीं हो सकता, तो वो एक माइनस करना पड़ेगा बस। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ट्राई करो। अगले क्वेश्चन में देखो, इस तरह के क्वेश्चन भी आजकल थोड़े ट्रेंडिंग है, मतलब आजकल इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसका भी मैं आपको डायरेक्टली शॉर्टकट ही बता देता हूं। अगर ऐसा कोई भी क्वेश्चन आएगा ना, मतलब बेसिकली आपको एक्स वाई जेड का वैल्यू फिगर आउट करना है, और कितने तरीके से हम एक्स वाई जेड को वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। जैसे आप एक तरीका तो बोलोगे कि सर इसको 1 ले लो, इसको भी 1 ले लो, इसको 24 ले लो, ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि इसको 2 ले लो, इसको 12 ले लो, ठीक है ना, ये दूसरा तरीका हो गया। तीसरा तरीका आप ये भी सोच सकते हो कि इसको 3 ले लो, इसको 8 ले लो, या आप इसको 6 ले लो, इसको 4 ले लो, और इसको 1 ले लो। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे तरीके बन सकते हैं। डॉट 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 डॉट, अपने को ये सारे काउंट करने हैं, तो ऐसे कितने आएंगे आपको यही काउंट करना है कि हाउ मेनी बेसिकली ये ऑर्डर्ड पेयर बन सकते, एक्स वाई जेड के ऐसे कितने वैल्यूज आ सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से डॉट 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 कितने आएंगे टोटल, 36 आएंगे, 45 आएंगे, 24 आएंगे कि 30 आएंगे। तो इसको करने का डायरेक्टली शॉर्टकट बता दूं। शॉर्टकट यही है कि आप सिंपल क्या करो, एक्स वाई जेड आपको जो भी गिवन है वो गिवन है 24 को कर दो प्राइम फैक्टराइज करोगे तो 2�3 इंटू 3⁻1। अब ये जो 2�3 है ना, जो पावर है, उतने कॉइन है। मतलब बेसिकली आप ऐसे इसको ऐसे मानो कि एक्स वाई जेड, और ये है 2 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, 2 रुपए का कॉइन, और ये 3 रुपए का कॉइन। तो आप इसको ऐसे समझ लो, देखो हमारे पास कितने 2 है, ये 2 को आप ऐसे समझो, ये जो है ना 2 प्राइम नंबर है 2, तो 2 को आप समझो कि ये 2 जो है वो एक बेसिकली 2 रुपए का कॉइन है, ये भी 2 रुपए का कॉइन है, ये भी 2 रुपए का कॉइन है, और एक 3 रुपए का कॉइन है। तो 2 रुपए के कॉइन हमारे पास है 3, और 3 रुपए का कॉइन है हमारे पास 1। 2 रुपए वाले 3 है, और 3 रुपए वाला भी मान लो एग्जिस्ट करता है, वो भी हमारे पास है 1। ठीक है, अब इन 3 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है इन 3 बेगर्स में, है ना। 3 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3 बेगर्स में, तो कितने तरीके, 3 कॉइन्स आर देयर एंड 3 बेगर्स आर देयर। तो 3 कॉइन्स 3 बेगर्स, है ना। तो अगर 3 कॉइन है, आप ऐसे ही डायग्राम बनाओगे, 3 कॉइन है और 3 बेगर है, तो जितने भी बेगर है उससे एक कम इतने डंडे आएंगे, तो ये आ गया ना बेसिकली। तो ये कितना आएगा, ये बन जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। और यहां पे आपके पास है एक कॉइन, तो एक कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है अगेन तीनों बेगर में, उसको भी अब तीनों बेगर्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे ना, तो 3 को भी डिस्ट्रीब्यूट करो, तो हमारे पास एक कॉइन है और जितने भी बेगर है उससे एक कम, तो 2 डंडे। ठीक है, तो एक कॉइन और 2 डंडे, तो टोटल हो गए 3, तो 3 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, तो बस ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना है, ये 10 और ये 3, तो 30 आएगा, है ना। तो इसका ऑप्शन डी इज द आंसर। ये अल्टीमेटली आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने के बाद ये 30 आ रहा होगा। यस, ये चमका कि नहीं, और इससे आंसर मैच क्यों कर गया, मतलब थोड़ा सा आप इसको और डिटेल में समझो। जैसे मान लो कोई एक तरीका बताओ इनमें से, जैसे यहाँ पे 3 कॉइन है हमारे पास, है ना, 3 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना था 3 बेगर में। एक काम करो, यहाँ पे आप थोड़ा अपने दिमाग में इस तरह का एक टेबल बनाओ, है, वैसे तो ये दिमाग में बनाना होता है, बट मैं यहाँ पे बना के आपको दिखा रहा हूँ। हमारे पास कितने कॉइन है, 3 कॉइन है, इन 3 कॉइन को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3 बेगर में। तो बहुत सारे केसेस हो सकते हैं, इतने केसेस हो सकते हैं, टोटल 10 केस हो, ये 10 है, इसका वैल्यू 10 आता है, तो 10 केस हो सकते हैं। उन 10 केसेस में से कोई एक केस मुझे बताओ। तो एक केस ये है कि हमने जो 2 रुपए का कॉइन एक है वो इसको दिया था, और 2 कॉइन इसको दे दिए थे, और इसको कुछ नहीं दिया था, ये खाली है डैश। ये समझ में आ गया, अपने पास टोटल 3 कॉइन है 2 रुपए वाले, तो 2 रुपए वाले में हमने क्या किया, इसको 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया, इसको कुछ नहीं दिया। और सिमिलरली हमारे पास 3 रुपए का एक कॉइन है। अब ये जो 3 रुपए का एक कॉइन है, मान लेते कि वो वाला कॉइन मैंने इसको दे दिया, इसको और इसको कुछ नहीं मिला, तो ये जो केस बन गया ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो x को क्या क्या मिला टोटल, x को एक मिला 2 रुपए वाला, एक मिला 3 रुपए वाला, मतलब 2 इंटू 3, तो ये हो गया 6। ये 2 इंटू 3 ना, उसको एक 2 रुपए का कॉइन मिला, और जो बेसिकली कॉइन है वो मल्टीप्लीकेशन ही तो है, 2 इंटू 2 इंटू 2 है,
तो यहाँ पे भी तो आप मल्टीप्लाई करोगे ना, इसको एक मिला 2 रुपए का कॉइन, एक मिला 6 रुपए का कॉइन, तो सॉरी 3 रुपए का कॉइन, तो टोटल हो गया 6, ये हो गया 4 और यहाँ पे कुछ नहीं 0, तो 640। तो दिस कॉरेस्पॉन्ड्स टू दिस केस। इसी तरह से अलग 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 केसेस आपके आते जाएंगे ना। तो ये 641 वाला वैसे भी हमने सोचा था और वो आपका इसमें काउंट भी हो रहा है। इसी तरह से आप एक केस ये भी बना सकते हो कि भाई जो 2 रुपए वाले कॉइन हमने डिस्ट्रीब्यूट करे थे वो मान लो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, 2-2-2, ठीक है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे 2-2-2, और जो 3 रुपए वाला था वो इसको दिया था, इसको कुछ नहीं दिया। तो ये कौन सा केस हो गया? ये केस हो गया 622। तो 622 भी तो यहां पे कहीं ना कहीं आ रहा होगा ना, जो कि हमने गिना नहीं था, बट वो भी देखो इसमें गिना गया। तो इसमें बेसिकली हमने सारे गिन लिए। इस चालाकी से हमने बेसिकली यहां पे जो लिखे भी नहीं थे ना वो सारे भी ऑलरेडी ऑटोमेटिकली हमारी गिनती में आ गए। तो ये एनालॉजी आपको समझ में आ रही है कि किस तरह से हम अपने दिमाग में ये स्ट्रक्चर बना रहे। फाइन, तो ये क्वेश्चन क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं अपना लास्ट टॉपिक विच इज डी अरेंजमेंट। ठीक है, आज का आखिरी टॉपिक। ठीक है, तो ये आई थिंक छोटा सा ही है, 10 से 15 मिनट मैक्सिमम। ठीक है, डी अरेंजमेंट। डी अरेंजमेंट को भी मतलब बहुत सारे लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, बट कभी कभी एडवांस में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी आते हैं, बहुत ज्यादा बार तो नहीं आते खैर, बट हाँ कभी कभी आ जाते हैं और सीधा एडवांस में आ जाते हैं। तो इसको मिस मत करो, ये छोटा सा टॉपिक होता है, इसको तो और अच्छे से कर लो बल्कि, ताकि अगर इसका क्वेश्चन आ जाए तो केवल मार्क्स तुम ही को मिलेंगे। ज्यादा लोगों को नहीं आता, पसंद भी नहीं आता उनको डी अरेंजमेंट, इवन टीचर्स को पसंद नहीं आता, तो स्टूडेंट्स को तो क्या ही आएगा। ठीक है, तो डी अरेंजमेंट वैसे तो सिंपल सा एक फॉर्मूला ही होता है ना। ये डी आर का एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है ना, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये जो फॉर्मूला है उसी से आपके सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट इसमें आपको लॉजिकली थोड़ा समझना पड़ेगा। अगेन मतलब आप फॉर्मूला तो याद कर लो, बट इसका जो लॉजिक है वो भी मैं आपको समझा देता हूं ताकि आपको कुछ दिक्कत ना हो। ठीक है, कोई भी अगर ट्विस्ट भी कर दिया क्वेश्चन तो आपसे होना चाहिए। तो फॉर्मूला तो आप याद कर ही लो, बट इसका जो लॉजिक है वो भी समझ लो। तो टोटल मान लो ऐसा मान लो, डी अरेंजमेंट का मतलब क्या है? सबसे पहले तो डी अरेंजमेंट का मतलब बेसिकली आपको डिस्ट्रक्शन करना है। अब क्या करना है? डिस्ट्रक्शन करना है। तो मतलब बेसिकली आपको सही तरीके से अरेंज नहीं करना है, आपको गलत तरीके से ही अरेंज करना है ना। हर चीज में कुछ लोग होते हैं ना नेगेटिव बातें करते हैं, ये वैसा ही है, आपको डिस्ट्रक्शन करना है। तो मान लो कि आपके पास टोटल 5 लेटर है, ये मान लो ये लेटर्स है ना, 5 लेटर्स है या 3 लेटर्स ले लो, छोटा एग्जांपल ले लो मान लो, है ना। तो ये 3 लेटर है और 3 कवर है ना, ये उसके कवर्स है, ये लेटर्स के कवर्स होते हैं ना इस तरह के। मान लो ये लेटर्स के ये कवर्स है। अब ये जो लेटर था ये आपने लिखा था अपनी गर्लफ्रेंड के लिए, ये लेटर आपने लिखा था अपने पापा के लिए, और ये लेटर आपने लिखा था अपने किसके लिए? गर्लफ्रेंड, पापा, और एक ले लेते हैं प्रिंसिपल के लिए, है ना। एक आपने अपने प्रिंसिपल के लिए एक लेटर लिखा था। अब आपको क्या करना है? आपको डिस्ट्रक्शन करना है। मतलब ये जो एनवेलप है ये गर्लफ्रेंड वाला एनवेलप है, ठीक है, एकदम सुंदर वाला। ये पापा वाला एनवेलप है, एकदम डिसेंट वाला। और ये प्रिंसिपल वाला एनवेलप है, एकदम प्रीमियम वाला। ठीक है, ये प्रिंसिपल वाला एनवेलप है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रक्शन करो। जो ये वाला लेटर है वो इस एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, ये वाला जो लेटर है वो पापा वाला एनवेलप में नहीं जाना चाहिए, प्रिंसिपल वाला प्रिंसिपल वाले में नहीं जाना चाहिए, ऐसा। ठीक है, प्रिंसिपल में PAL आएगा ना, मतलब बेसिकली चलो स्पेलिंग का भी ध्यान रख लो और क्या। ठीक है, तो बस ये है, समझ गए ना। यस, तो बेसिकली डिस्ट्रक्शन करना है, डी अरेंजमेंट मतलब गलत तरीके से अरेंज करना है, ताकि कुछ ना कुछ डिस्ट्रक्शन हो जाए, कुछ ना कुछ ऐसा हो जाए कि भाई ये वाला जो लेटर है वो इसमें चला गया, ये वाला जो लेटर है वो यहाँ चला गया, नहीं प्रिंसिपल वाला इसमें चला गया, ये इसमें चला गया, ऐसा कुछ ना कुछ। ठीक है, लेकिन जो भी लेटर है वो सही एनवेलप में नहीं जाना चाहिए। तो इसके कितने तरीके आएंगे? यस, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्टली ये DR मतलब इसमें आप लगाओगे D3, मतलब 3 लेटर है और 3 एनवेलप है और आपको गलत तरीके से अरेंज करना है। तो 3 लेटर को 3 एनवेलप में गलत तरीके से अरेंज करने के तरीके होते हैं D3, है ना, ये D3। तो आप बेसिकली क्या कर सकते हो, ये जो फॉर्मूला है ना उसकी कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज होती है, तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज आप याद भी कर सकते हो। जैसे अगर आप D0 निकालोगे ना इसमें फॉर्मूला में पुट करके, तो D0 का वैल्यू 1 आएगा,
तो ये स्टैंडर्ड वैल्यूज है, थोड़ा बहुत आप याद कर सकते हो तो बेटर हो जाएगा, जल्दी फास्ट कैलकुलेशन आप कर सकते हो। अगर आप इसमें D1 निकालोगे, R की जगह 1 पुट कर दो, R की जगह 1 पुट कर दोगे तो 0 आ जाएगा, D2 1 आ जाएगा, D3 ये आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आप बेसिकली डायरेक्टली याद करके रखोगे तो फायदा होगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूं कि हर बार जो क्वेश्चन आएंगे उसमें ऐसा नहीं बोलेंगे कि 3 लेटर है और तीनों के तीनों आप गलत एनवेलप में डालो। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं कि टोटल 5 लेटर है, इस चीज को आप ध्यान से समझ लेना। तो 5 लेटर है, 5 में से कोई 3 लेटर ऐसे है जो रॉन्ग एनवेलप में जाने चाहिए, है ना, जो रॉन्ग एनवेलप में जाने चाहिए। बाकी के जो 2 लेटर है वो सही एनवेलप में जाने चाहिए, वो राइट एनवेलप में जाने चाहिए। तो यहां पे क्या करेंगे, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है कि टोटल 5 लेटर है, 5 लेटर में से 2 लेटर तो ऐसे है जो आपको सही एनवेलप में डालने हैं, बट 3 लेटर ऐसे है जिनमें आपको डिस्ट्रक्शन करना है, जिसमें आपको डी अरेंजमेंट करना है, ठीक है। तो यहां पे बेसिकली आपका सिंपल बन जाता है कि जिसको भी रॉन्ग एनवेलप वाला जो है ना वो ले लिया करो आप। तो 5C3 मल्टीप्लाइड बाई D3, ये इतने तरीके आएंगे हमेशा। तो ये आप डायरेक्टली याद कर लो ना, NCR इंटू DR, दिस इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ अरेंजिंग आर थिंग्स ऑक्यूपाई द रॉन्ग प्लेसेस। तो टोटल n नंबर ऑफ थिंग्स है ना, टोटल आप यहीं से समझ लो कि टोटल 5 लेटर है, 5 में से लेकिन 3 लेटर ऐसे है जो कि गलत एनवेलप में चले गए और 2 ऐसे थे जो सही में चले गए। तो इसका सिंपल फॉर्मूला होता है NCR, मतलब इसको जनरलाइज कर दो, इसको जनरलाइज कर देंगे तो ऐसा आ गया ना कि n लेटर्स है, n लेटर्स में से कुछ r लेटर्स ऐसे हैं जो कि गलत एनवेलप में चले गए, रॉन्ग एनवेलप, अंडरस्टूड। तो इसका फॉर्मूला इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस, इन हाउ मेनी वेज वी कैन डू दिस, NCR इंटू DR। तो बस आपको ये फॉर्मूला यूज करना है, NCR इंटू DR। NCR इंटू DR से आपको वो मिल जाएगा कि n में से r लेटर्स गलत या रॉन्ग एनवेलप में चले गए, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। तो इसका क्वेश्चन कैसा आएगा देख लो। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला है कि पर्सन राइट्स 5 लेटर्स, लेटर्स टू 5 फ्रेंड्स। अच्छा, तो एक इंसान है, उसने इतना टाइम निकाल लिया पता नहीं वो क्या करता है, बट उसने उतना टाइम निकाल लिया कि उसने अपने 5 दोस्तों को लेटर लिखा। ओके, 5 दोस्तों को, पता नहीं कैसे दोस्त है इसके। हाउ मेनी वेज कैन द लेटर्स बी प्लेस्ड इन द एनवेलप सो दैट, तो लेटर्स को एनवेलप्स के अंदर डालना है। तो फर्स्ट पार्ट में पूछा है कि ऑल द लेटर्स आर इन द रॉन्ग एनवेलप, तो ये कह रहा है कि सारे के सारे लेटर रॉन्ग एनवेलप में चले गए। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर तो आ जाएगा D5, और D5 का वैल्यू कितना होता है, 44 होता है ना, आपने याद कर ही रखा है तो डायरेक्टली यू कैन यूज। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर कितना आ जाएगा, ठीक है, फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा 44। सेकेंड पार्ट का आंसर बताओ चलो। सेकेंड पार्ट में बोला है कि एटलीस्ट 3 ऑफ देम आर इन द रॉन्ग एनवेलप। ये कह रहा है कि मिनिमम 3 लेटर्स ऐसे होने चाहिए जो कि गलत एनवेलप में चले गए। तो कौन कौन से केसेस बनेंगे, मिनिमम 3 बोल रहा है ना, एटलीस्ट 3 लेटर्स आर इन द रॉन्ग एनवेलप। तो या तो 3 लेटर है जो रॉन्ग एनवेलप में है, या 4 लेटर है जो रॉन्ग एनवेलप में है, या पांचों के पांचों, ये 3 केस बनेंगे ना, है ना, बेसिकली ये 3 केस बनेंगे। या तो 3 लेटर है जो रॉन्ग एनवेलप में है, या 4 लेटर है जो कि अगेन मतलब रॉन्ग एनवेलप में है, और या फिर 5 लेटर है जो कि रॉन्ग एनवेलप में है। तो इसका फॉर्मूला क्या लग जाएगा, 5C3 इंटू D3, इसका आ जाएगा 5C4 इंटू D4, और यहाँ पे 5C5 इंटू D5, ठीक है। तो सिंपली ये कितना होता है 10, और D3 का वैल्यू कितना है, D3 का वैल्यू 2 है, ठीक है। तो 2 और ये 5, इसका वैल्यू 9 होता है, और ये 1 और इसका वैल्यू होता है 44। तो बस ये निकाल लो यहाँ से, कितना आ जाएगा 20 प्लस 45 प्लस 44। तो अल्टीमेटली ये आ गया 89 और प्लस 20, 89 प्लस 20 109 हो गया ना, ये तो है ना, 89 प्लस 20, 89 प्लस 20 109 हो जाएगा। तो 109 वेज आ जाएंगे, ठीक है, 109 चमक गया ना। मतलब ये कह रहा था कि मिनिमम 3 लेटर ऐसे होने चाहिए जो कि गलत में चले गए। तो मिनिमम 3 मतलब या तो 3 या 4 या 5। तो 3 गलत चले गए तो ये, 4 गलत चले गए तो ये, और 5 अगर गलत चले गए तो ये, ठीक है। और इसमें आप कहते हैं कि पांचों के पांचों गलत चले गए, तो आप इसमें आगे ये भी लिख सकते हो 5C5, बट मतलब नहीं है ना, उसका वैल्यू तो 1 ही आएगा। ऐसे भी समझ सकते हो कि मतलब बेसिकली ये वाला केस है कि पांचों के पांचों रॉन्ग एनवेलप में चले गए, तो 5C5 इंटू D5।
तो ये वही तो है 5C5 इंटू D5 दैट विल बी 44। ठीक है, यस ये क्लियर है। अब एक जेई एडवांस में क्वेश्चन आ गया था, ये देख लो, है ना, ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे, तो इसमें बोल रहा है कि टोटल 6 कार्ड्स है, टोटल 6 कार्ड है, और ये जो 6 कार्ड है उनकी नंबरिंग भी कर रखी है। एक काम करते हैं, यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं। तो ये टोटल 6 कार्ड है, 1 2 3 4 5 और 6, है ना। तो ये टोटल 6 कार्ड्स आर देयर, और ये जो कार्ड है उनके नंबर्स भी है 1 2 3 4 5 और 6। ओके, टोटल 6 कार्ड्स आर देयर, are to be placed in envelopes so that each envelope contains exactly 1 card। अच्छा, तो ये बेसिकली envelopes भी है हमारे पास यहाँ पे 6। ओके, तो एक एक कार्ड को एक एक एनवेलप के अंदर डालना है, हर एक कार्ड को हर एक एनवेलप के अंदर। तो ये एनवेलप नंबर 1, ये एनवेलप नंबर 2, ये एनवेलप नंबर 3, ये 4, ये 5 और ये 6। ओके, टोटल 6 कार्ड्स है। मतलब बेसिकली आप यही समझ लो ना कि 6 लेटर है और 6 एनवेलप है। ओके, 6 लेटर 6 एनवेलप, और इनको डालना है इन सच अ वे। अब कुछ कंडीशन गिवन है क्या, तो कंडीशन ये गिवन है कि कंटेन्स एग्जैक्टली 1 कार्ड, है ना। एक एनवेलप के अंदर एक कार्ड ही आना चाहिए, एक से ज्यादा नहीं, एक से कम नहीं। ओके, और क्या बोला है, अच्छा ये भी बोला है कि द मोर ओवर द कार्ड नंबर्ड 1, जो कार्ड नंबर 1 है, इज ऑलवेज प्लेस्ड इन एनवेलप नंबर 2। तो ये जो कार्ड नंबर 1 है वो आपने डाल दिया एनवेलप नंबर 2 के अंदर, ऑलवेज, ये फिक्स कर दिया इन्होंने। ओके, कार्ड नंबर 1 को कहां पर डाला, एनवेलप नंबर 2 के अंदर डाल दिया। कार्ड नंबर 1 जो है उसको आप डालोगे एनवेलप नंबर 2 के अंदर। तो अब आपको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ वेज दिस कैन बी डन। तो 2 को, तो ये जो 1 वाला कार्ड है उसको तो 2 के अंदर डाल दिया। तो अब 2 केसेस बनेंगे, देखो इसमें 2 केस बनेंगे ना भाई। एक तो ये हो सकता है कि 1 को 2 में डाला, तो ये 2 बोलेगा कि मैं भी बदला लूंगा, कि 1 को अगर 2 में डालना तो 2 1 में चला जाएगा, है ना। एक केस तो ये पॉसिबल है कि 1 को आपने 2 में डाल दिया तो 2 बोलेगा कि मैं 1 में जाऊंगा। तो अगर 2 1 में चला गया, अगर ये जो 2 वाला है वो अगर 1 वाले में चला गया, तो अब बचे ये 4 एनवेलप और 4 कार्ड, ये बचा बस। इन सबको भूल जाओ आप, इसके आगे मैं खड़ा हो गया। ठीक है, तो ये 4 बचे, तो 4 कार्ड है या 4 लेटर है और 4 एनवेलप है, तो यहां पे तो D4 आ जाएगा। तो यहां पे आप फॉर्मूला लगा दोगे D4। और दूसरा केस क्या पॉसिबल है, दूसरा केस ये पॉसिबल है कि 2 1 में नहीं गया, तो फिर क्या हो जाएगा, तो फिर आपके पास 5 कार्ड है या 5 लेटर है और 5 एनवेलप है, तो 5 को 5 में डिस्ट्रक्शन करना है बेसिकली। तो समझ गए ना, मतलब पहला केस ये है। देखो आप ये समझ लो, केस नंबर 1 यहां पर लिख देते हैं। केस नंबर 1 ये है कि जब ये कार्ड नंबर 2 ये 1 में चला गया, तो 2 जो है वो 1 में चला गया। और सेकंड केस ये है कि 2 जो है वो 1 में नहीं गया। ओके, 2 जो है वो 1 में नहीं गया। तो बेसिकली ये 2 केस बनेंगे। अगर 2 1 में चला गया, तो पहले केस में आंसर कितना आएगा, अगर 2 वाला जो कार्ड है वो 1 वाले एनवेलप में चला गया। अब इन दोनों का काम हो गया ना, ये इसमें चला गया, इसमें चला गया, तो इनका डिस्ट्रक्शन तो हो गया। ये 4 कार्ड है, उनको गलत तरीके से अरेंज करना है। तो 4 कार्ड और 4 लेटर 3 4 5 6, तो D4 आ जाएगा बस। तो इसमें आंसर आएगा D4, और D4 का वैल्यू होता है 9। D4 का वैल्यू आपको डायरेक्टली याद ही कर लो, सीधा सीधा 9 होता है। ठीक है, और अगर ये 2 1 में नहीं गया, तो अब 2 किसी और में जाएगा। अगर 2 1 में नहीं गया, तो अब आपके पास कितने लेटर है, अब आपके पास ये 5 लेटर है, और एनवेलप भी 5 है ना, 4 और 1 ये 5, तो 5 एनवेलप है और 5 लेटर है, तो कितना आ जाएगा D5, है ना। 5 एनवेलप 5 लेटर, तो यहां पे बन जाएगा D5। अगर ये D5 है, तो D5 का वैल्यू होता है 44, तो अल्टीमेटली कितना आ जाए, ऐड कर लो, 2 अलग अलग केसेस है ना, तो सिंस 2 अलग अलग केसेस है, तो यहाँ पे आंसर आपका 53 आ जाएगा। यस, तो फाइनली 53 इज द आंसर, ऑप्शन सी आ जाएगा। ठीक है, समझ गया ना, मतलब कितने लोगों को समझ में आ गया। तो इसमें 2 केसेस आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो सिंपल एज दैट। एक तो आपने ये इसमें डाल दिया, तो ये 4 और ये 4, और या फिर आपने इसको इसमें नहीं डाला, तो 5 और 5। ठीक है, तो डायरेक्टली यू विल गेट द आंसर। चलो, तो ये फाइनली अपना डी अरेंजमेंट भी कंप्लीट हो गया। ओके, तो फाइनली पूरा का पूरा 1 शॉट ठीक है हमने यहाँ पे कंप्लीट किया है। एंड डेफिनेटली आई होप कि सबके जो कॉन्सेप्ट्स वगैरह थे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। इसी को आप अगर मान लो कोई चीज अगर आपको समझ में नहीं आई ना, आप इसी को थोड़ा 1 बार 2 बार 3 बार और देख लेना।
ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट इसी में छुपा हुआ है। और अगर आपने अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट को समझ लिया ना तो बाकी सब चीजें तो वैसी चिंदी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट को पकड़ो, पीएनसी में यही होता है ना, ज्यादा से ज्यादा जितना ज्यादा आप डीप में कॉन्सेप्ट को समझोगे ना, और क्लैरिटी होनी चाहिए मेरे ख्याल से। अगर एक क्वेश्चन आता है ना तो आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि इसमें बेगर कॉइन लगेगा, कब लगाते हैं, बेगर कॉइन कब लगाते हैं, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स कब लगाते हैं। तो क्लैरिटी जब तक नहीं होगी ना तो आप कंफ्यूज ही रहोगे, कब मल्टीप्लाई करते हैं, कब ऐड करते हैं। जब तक वो क्लैरिटी नहीं आती है ना तो लोग कंफ्यूज ही रह जाते हैं फिर। तो इसीलिए क्लैरिटी आप रखो कि भाई कब क्या करना है, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए। और बिहाइंड द सीन्स भी आपको पता है, जैसे आपने लिख दिया कि भाई, जैसे फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स में हमने किया था ना कि समथिंग समथिंग हमने लिख दिया कि 5 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो इससे आपकी टीम्स बन गई। अब टीम्स बनने के बाद क्या करना है, उनमें से कैप्टन सेलेक्ट करना है या उनको कहीं भेजना है, उनको अरेंज करना है ना। तो आप डिवाइड करते जाओ और जो जो आप फॉर्मूलाज में लिख रहे हो वो आप इमेजिन करते जाओ कि क्या एक्चुअली हो रहा है। ठीक है, यस। मल्टीनोमियल तो हमने बाइनोमियल में ही कवर कर दिया था, तो उसका कोई टेंशन है ही नहीं, है ना। बाइनोमियल ओनली वी हैव कवर्ड, मल्टीनोमियल उसी में एक्चुअली ठीक रहता है, वो बाइनोमियल का ही टॉपिक है, तो वो इसमें नहीं आएगा। ओके, चमक गया होगा, फाइन। चलो बाकी है ना, इसके अलावा अगर आपने पुराने वन शॉट, जैसे बाइनोमियल का अभी याद आ गया, तो अगर आपने बाइनोमियल के वन शॉट नहीं देखा है तो आप डेफिनेटली इसको विजिट कर लो। वहां पे डिटेल में, बहुत ही ज्यादा डिटेल में बाइनोमियल का वन शॉट भी हमने कवर किया है। तो आप सारे के सारे वन शॉट्स देख सकते हो livedaily.me/atoms, ये लिंक है, इस लिंक को टाइप कर दो, है ना, पूरा का पूरा विदाउट एनी स्पेस, उसको विजिट कर लो, वहां पे आपको सारे वन शॉट मिल जाएंगे। एंड डेफिनेटली आप उसको फॉलो कर लेना। अनअकैडमी प्लस पे अगर आप आना चाहते हो तो डेफिनेटली मैं आपको बता देता हूँ कि इससे आपको क्या क्या फायदे मिलेंगे। एंड मेरे ख्याल से अभी हमने रैपिड रिवीजन जो बैच स्टार्ट किया है, अगर आप रैपिड रिवीजन के बैच में नहीं आ रहे हो तो काफी कुछ मिस कर रहे हो। ठीक है, जो बच्चे ऑलरेडी प्लस पे है उनसे आप पूछ लेना, काफी तगड़े लेवल के क्वेश्चंस हम उसमें सॉल्व कर रहे हैं, है ना, अलॉन्ग विद डीपीपी एंड एवरीथिंग। तो डेफिनेटली आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाएगी, स्पेशली मैथ्स में। केमिस्ट्री में आपको 3-3 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, है ना, पूरी बैच है। तो केमिस्ट्री में 3-3 टीचर्स है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, है ना, एंड प्लस फिजिक्स, मैथ्स, तो सब कुछ ही आपका इसमें कवर हो रहा है। तो डेफिनेटली आप ये जो रैपिड रिवीजन बैच है उसको ज्वाइन कर लो। वहां पे हम बहुत ही ज्यादा बोल सकते हैं, जिसको अच्छे लेवल के क्वेश्चन होते हैं, एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन फॉर मेन एंड एडवांस, उसको हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो डेफिनेटली आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, है ना। यहाँ पे 1 साल 2 साल के जो सब्सक्रिप्शन है वो रिकमेंडेड है। अगर कोई 12th में है, कोई ड्रॉपर है, एंड इफ योर टारगेट इज जेई एडवांस, है ना, 12th और ड्रॉपर जिनका टारगेट है जेई एडवांस, क्योंकि इसके बाद डेफिनेटली एडवांस का बैच भी आएगा ना। एक बार आपका जेई मेन का फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाता है तो आफ्टर दैट आपका एडवांस का बैच भी आएगा, एडवांस की टेस्ट सीरीज आएगी, सब कुछ होगा। ठीक है, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। एनवी लाइव यूज कर लेना, एनवी लाइव यूज कर लोगे तो आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, सो दिस इज द कोड, इसको यूज कर लेना। बाकी आप अगर आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आइकॉनिक में आपको एक्स्ट्रा फीचर्स क्या क्या मिल जाएंगे। अच्छा, सबसे पहले तो प्लस में आपको क्या क्या मिलेगा। देखो, अगर आप प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपकी लाइव क्लासेस होती है, आप दिन में 3, 4, 5 जितनी मर्जी क्लासेस अटेंड कर सकते हो। लाइव क्लास मिस कर दी, रिकॉर्डिंग देख सकते हो। इवन जो लास्ट ईयर के जितने भी कोर्सेज है, इनफैक्ट काफी सारे बच्चे हैं जो लास्ट ईयर का आरबीसी अभी भी फॉलो कर रहे हैं, है ना, और वो सही कर रहे हैं। ठीक है, जेई एडवांस का क्रैश कोर्स मैंने लिया था लास्ट ईयर मतलब इसी ईयर 2021 की तो बात कर रहा हूँ मैं। आई थिंक 5-6 महीने हो गए बस, जब आपके सीनियर्स ने एडवांस का एग्जाम दिया था, तो ज्यादा टाइम हुआ भी नहीं है। ठीक है, तो वो वाले कोर्सेज का भी आपको एक्सेस मिल जाता है। तो पुराने कोर्सेज का एक्सेस मिलेगा, जो लाइव क्लास है, जो लाइव कोर्सेज है, उसको तो आप अटेंड कर ही सकते हो। ठीक है, प्लस आपकी डाउट क्लासेस होती है, वीकली बेसिस पे टेस्ट सीरीज होती है। यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ ऑल द एजुकेटर्स, और भी जो कोटा वाले एजुकेटर्स है उनको भी आप फॉलो कर सकते हो, जो टॉप ऑथर्स है उनको भी आप फॉलो कर सकते हो। प्लस आपको यहाँ पे वॉइस चैट का फीचर भी है, तो आप इंटरेक्शन के साथ पढ़ सकते हो। इंटरेक्शन में कुछ डाउट्स पूछने का अलग ही मजा होता है, स्पेशली ऐसे चैप्टर्स में, है ना। पीएनसी जब हम पढ़ते हैं तो डेफिनेटली इसमें काफी सारी पॉसिबिलिटीज को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जो कि बिना इंटरेक्शन के छूट जाती है ना। तो और भी आपका जो ब्रेन का कंस्ट्रक्शन है वो और अच्छी तरह से हो सकता है कि सर ऐसा हो गया तो क्या करेंगे, ऐसा हो गया तो क्या करेंगे। यहाँ पे थोड़ा लिमिटेशन है, मतलब इतना इंटरेक्शन हो नहीं पाता है। ठीक है, तो डेफिनेटली ये भी आपको बेनिफिट मिलते, तो ये सारे बेनिफिट्स है प्लस के। आइकॉनिक में क्या क्या होता है, तो प्लस के सारे फीचर्स तो मिलेंगे ही, प्लस आपको 1-on-1 गाइडेंस मिल जाता है।
वन ऑन वन मेंटरशिप मिल जाती है आपको, पर्सनल कोच असाइन किया जाएगा, वो जो पर्सनल कोच है वो आपके साथ टच में रहेंगे, आपको गाइड करेंगे, जो भी आपके डाउट्स है वो क्लियर करेंगे, इंश्योर करेंगे कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और अच्छे से अच्छी फैसिलिटीज आपको मिले। कौन कौन से बैचेस है, कौन स्टडी मटेरियल आपको मिल जाता है, ठीक है, तो सब कुछ वो रिकमेंड कर देंगे। टाइम टेबल आपका प्रॉपर बन जाएगा, उसको आप फॉलो करोगे और टाइम टेबल के ऊपर भी आपको बाई वीकली रिव्यूज मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको आइकॉनिक में मिलती है और प्लस आप वर्कशॉप्स अटेंड कर सकते हो, टेस्ट का एनालिसिस है ना, पर्सनल कोच, स्टडी मटेरियल, ये सब आपको मिल जाता है आइकॉनिक में। और स्टडी मटेरियल भी हार्ड कॉपी में आपके घर पे, आपका जो एड्रेस है वहां पे डिलीवर किया जाएगा, फुल स्टडी मटेरियल ऑफ मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री फॉर 11th एंड 12th, ठीक है। बाकी ये सारे बैचेस अपने स्टार्ट होने वाले, तो डेफिनेटली आप यहाँ से देख सकते हो मल्टीपल बैचेस आर देयर जो अभी 2022 के लिए और 2023 के लिए स्टार्ट होने वाले हैं, ठीक है। उसके अलावा अनअकैडमी चैंपियंस लीग है, ये एक फ्री टेस्ट सीरीज है, इसको आप देना जरूर क्योंकि इसमें आपको टूर्नामेंट वाली फील आएगी, है ना एकदम। इसके ग्रुप स्टेज होते हैं, ग्रुप स्टेज के बाद फाइनल्स है, तो अगला जो ग्रुप स्टेज है वो 21st को है और ये 1 से 2 बजे इसका टाइम है। 25 क्वेश्चन इसमें आने वाले हैं, तो डेफिनेटली आप इसमें एनरोल कर लेना, ठीक है। 21st और 28th है ना, ये दोनों में आप एनरोल कर सकते हो और इसमें बहुत सारे अच्छे अच्छे प्राइजेस भी है, इसको आप जीत सकते हो। ये सारे प्राइजेस है, स्कॉलरशिप्स है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे अप टू 100% स्कॉलरशिप मिल जाएगा। ये सारे प्राइजेस है जो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। बाकी डेली प्रैक्टिस पेपर आपके स्टार्ट हो गए, तो मंडे से थर्सडे हर दिन आप ये टेस्ट दे सकते हो और हर दिन यहाँ पे कुछ ना कुछ जीत सकते हो, ठीक है। तो डेफिनेटली आप इसको भी अटेम्प्ट कर सकते हो। और बाकी अनअकैडमी कॉम्बैट में आपकी 4 करोड़ की स्कॉलरशिप है, ये हर संडे को सुबह 11 बजे होता है, ये भी कंप्लीटली फ्री है। तो ये सारी फ्री टेस्ट सीरीज है ना, अनअकैडमी कॉम्बैट हो गया, यूसीएल हो गया, अनअकैडमी चैंपियंस लीग और डेली प्रैक्टिस पेपर डीपीपी, ये सब फ्री है, इसको आप अटेम्प्ट कर सकते हो। फाइन, चलो सर, बाउंस बैक इज सफिशिएंट फॉर एडवांस। अब इसका जवाब मेरे पास नहीं है यार, अगर तुम्हें ये भी कम लग रहा है तो अब मतलब हमें गला खराब नहीं, गला बाहर ही निकाल देना पड़ेगा फिर तो, तभी तुम मानोगे। हैं जैसे हनुमान जी थे ना, छाती चीर के दिखा दिया था कि देखो मतलब, है ना, सिया राम बसते हैं हमारे दिल में, अब वही करना पड़ेगा भाई तुम्हारे लिए तो। एडवांस का पेपर फाड़ के दिखाना पड़ेगा कि देखो भाई, एडवांस के क्वेश्चन हो तो रहे थे तुमसे, फिर इतना डाउट क्यों? इतना सेल्फ डाउट नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। आप खुद से एनालाइज करो, देखो दूसरों की बातें नहीं माननी चाहिए, चाहे वो आप मतलब भगवान ही क्यों ना हो, चाहे आपका टीचर क्यों ना हो, ठीक है, कोई भी क्यों ना हो, दूसरों की बातें मत मानो, आप अपने एक्सपीरियंस से सीखो। आप देखो कि भाई वन शॉट आपको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है तो देखो, अच्छा लगने के साथ साथ आपसे क्वेश्चंस जो है, जो हमने डिस्कस करे, मेन वाले, एडवांस वाले, क्या आपको वो आसान लग रहे हैं? वैसे क्वेश्चन आते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करके दिखा दिए, अब इससे ज्यादा क्या हो सकता है? ठीक है, तो अगर आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो रहे तो यू आर गोइंग गुड, अगर नहीं हो रहे तो और प्रैक्टिस करने की जरूरत है। और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि बाउंस बैक के जो लेक्चर्स है वो आपको बार बार देखने पड़ेंगे, एक बार में नहीं आती है चीजें, है ना। कोई भी आप नई चीज सीखोगे, जब आपने पहली बार साइकिल चलाना सीखा था तो 10 बार गिरे थे ना, उसके बाद आपको साइकिल चलानी आई थी। जब स्कूटी चलाना सीखते हो तो 2-3 बार तो किसी ना किसी में मतलब, है ना, क्रैश हो ही जाता है, कहीं ना कहीं तो एक्सीडेंट हो ही जाता है, फिर हम सीखते हैं कि भाई हाँ, तो धीरे धीरे ही तो आप सीखोगे, ऐसा थोड़ी कि एक वन शॉट देख लिया और हो गया काम, चलो भाई वी आर रेडी फॉर एडवांस, चलो चलते। कब ले रहे हो एडवांस का एग्जाम? कल ले लो। ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। एडवांस के एग्जाम के लिए आपको प्रिपेयर करना पड़ता है, उसके लिए 2 साल लगते हैं और कभी कभी मतलब उससे भी ज्यादा लग जाता है। अगर आपको एक परफेक्ट 1 डिजिट की रैंक चाहिए तो आप टॉपर्स के इंटरव्यूज देखना, वो तो 4-4 साल से प्रिपेयर कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यार टाइम तो लगता है। लेकिन हम आपको बस बाउंस बैक सीरीज में यही सिखा रहे हैं कि आपके पास टाइम जो है वो कम है, तो कम टाइम में आप अपना मैक्सिमम कैसे अचीव कर सकते हो। हर एक बच्चे का जो मैक्सिमम होता है वो अलग होता है, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे ऑल इंडिया रैंक 1 लेके आ जाएंगे या सारे बच्चे टॉप 100 में आ जाएंगे, तो सबका जो मैक्सिमा होता है वो अलग अलग होता है। बट हम आपको बस यही सिखा रहे हैं और हेल्प कर रहे हैं कि भाई आपका जो मैक्सिमा है वो अटेन हो जाए, आपको बाद में रिग्रेट नहीं होना चाहिए कि सर मैं तो इतनी रैंक ला सकता था लेकिन आपने कोई ऐसी सीरीज निकाली नहीं तो मैं इतना रैंक लेके आ जाता। ठीक है, तो ये आपके मन में रिग्रेट नहीं होना चाहिए, तभी तो सब कुछ फ्री है। मतलब आप बाउंस बैक सीरीज में देखो सब कुछ फ्री है, हम आपको कभी बोलते ही नहीं है कि आप ये करो वो करो वो करो, पूरा बाउंस बैक सीरीज को फॉलो करो। आपको डे 1 से यही बोल रहे, बाउंस बैक सीरीज को फॉलो करो और जितने भी यहाँ पे हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, जो भी थ्योरी हम पढ़ रहे हैं, उसको अच्छे से समझ लो। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे जैसे क्वेश्चन आज की क्लास में हमने करे,
एग्जैक्टली बस थोड़ा वैल्यू चेंज कर देंगे, थोड़ा फॉर्मेट चेंज कर देंगे, ऊपर नीचे के केसेस हिला देंगे थोड़े बहुत, बट क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। अब आपको ये प्रैक्टिस करनी चाहिए मेरे ख्याल से। देखो दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं, एक तो वो जो नए नए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहेंगे, और एक वो स्टूडेंट होते हैं जो यही क्वेश्चंस परफेक्शन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। मतलब आप यहां पे प्रैक्टिस करो कि बाउंस बैक में हमने जो भी क्वेश्चंस करे ना, वो क्वेश्चन आपसे अंडर 1 मिनट हो जाने चाहिए। आप इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि आप इसको विद इन 30 सेकेंड्स या 60 सेकेंड्स या मतलब 1 मिनट के अंदर अंदर आपसे हो जाने चाहिए। आप रिपीटेडली इन्हीं की प्रैक्टिस करो। ऐसा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होते हैं सारे के सारे, हमने आप जो भी करे सब स्टैंडर्ड क्वेश्चन ही तो थे पीएनसी में, और पीएनसी में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं था जो डिफिकल्ट था। सबसे अच्छी बात यह है चैप्टर की, है ना। एक भी क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट लगा, एक भी क्वेश्चन आपको लेंदी लगा नहीं है। वो जो लेंदी वाला आया था उसमें से भी उन्होंने एक केस पूछ लिया, तो लेंदी क्वेश्चन आते ही नहीं है। सबसे अच्छी बात ये, खाली दिमाग वाले क्वेश्चन आते हैं। आपको थोड़ा बहुत दिमाग बस लेके जाना है एग्जाम सेंटर पे ठीक है, अगर लेके चले जाओगे तो आपसे क्वेश्चन हो जाएंगे। फाइन, तो दैट इज द स्ट्रैटेजी। मतलब बेसिकली पीएनसी के क्वेश्चन आसान आते हैं, बट वही है कि जिनसे होते हैं उन्हीं से होते, जिनसे नहीं होते उनसे नहीं होते। फाइन सर, प्लीज स्टार्ट कैलकुलस। बस कैलकुलस ही स्टार्ट करेंगे अगला, बस एक कॉम्प्लेक्स नंबर बचा है अपना। तो अगला वन शॉट है थर्सडे को कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, तो उसको हम डिस्कस करेंगे अगले वन शॉट में। फाइन, यस सर, आप भी जिम किया करो ठीक है, चलो तुम्हारी एडवाइस मान लेते हैं, ओके, और जिम करते हैं फिर ठीक है, ओके। टाइम टेबल पे प्लीज अपडेट कर दो। टाइम टेबल आपके पास नहीं है क्या? बाउंस बैक उसमें डाला तो है टाइम टेबल, अगर नहीं पता है तो मैं दिखा देता हूँ यार। मतलब बाउंस बैक सीरीज में आप चले जाना ना, यहाँ पे आप livedaily.me/atoms पे चले जाओ ना, livedaily.me/atoms, इसको एंटर मार दो, ठीक है, ये हो गया एंटर। यहाँ पे रहा टाइम टेबल ऑफ बाउंस बैक, दिखाई दे गया। ये मैथ्स के वन शॉट, ये केमिस्ट्री के वन शॉट, ये फिजिक्स के वन शॉट, ये टर्म 1 के वन शॉट, और यहाँ पे टाइम टेबल ऑफ बाउंस बैक। तो ये रहा टाइम टेबल, ठीक है, ये पूरा टाइम टेबल है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का। इसमें ही बस आप देख सकते हो, समझ गया ना, ये पूरा टाइम टेबल है बेसिकली। तो यहां से आप इसको देख सकते हो। फाइन, बाकी आप वन शॉट्स भी आपके सारे यहाँ पे आ जाएंगे मैथ्स के, मतलब स्पेशली हमने अभी जो रिसेंटली करे हैं वो आपको सारे यहाँ पे दिख जाएंगे, है ना। दिख गया ना, ये स्ट्रेट लाइन, सर्कल, ये प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो आप। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इनके वन शॉट्स अगर नहीं देखे तो देख लो, प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दो। जब भी आपका अगला टेस्ट होगा तो वो इन्हीं टॉपिक्स पे होगा, अनअकैडमी एटम्स की जो टेस्ट सीरीज है उसमें, ठीक है। तो वो टेस्ट अभी बन रहा है, जैसे ही बन जाएगा तो वो लाइव हो जाएगा। लाइव होने के बाद आप उसमें एनरोल कर सकते हो, अभी तक बना नहीं है, वो बनेगा, फिर अपलोड होगा, अपलोड होंगे क्वेश्चन, उसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो 1-2 दिन और लगेंगे। बट हाँ, ये आपके चैप्टर्स रहेंगे। फाइन, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ओके, यस। नोट्स अभी डलवा देना, ओके। चलो टेलीग्राम पे डाल दूंगा मैं, टेलीग्राम लिंक है ना आपके पास। यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि इसका एक्सेस कुछ स्पेसिफिक लोगों के पास ही है, सबके पास नहीं है ठीक है, इसका जो एक्सेस है वो कुछ लोगों के पास ही है, तो वहां पे आने में टाइम लग जाता है। बट हाँ, टेलीग्राम पे मैं डाल दूंगा, तो वहां से ले लेना, ठीक है। और कोई दिक्कत और कोई समस्या है ना, आपत्ति विपत्ति और संपत्ति ठीक है। मैथ्स में 100 ला सकते हैं क्या? हाँ यार, डेफिनेटली, क्यों नहीं, 100 परसेंटाइल डेफिनेटली आप ला सकते हो अगर आपने अच्छे से कर लिया। मैं आपको बता रहा हूँ ना, मतलब बार बार मैं यही बोलूंगा, और यही सही तरीका है कि जो भी आपने पढ़ा है ना यहाँ पे वन शॉट्स में, आप जो भी पढ़ रहे हो उसको आप अच्छे से कर लो। अच्छे से मतलब एकदम पावर इन्फिनिटी, उतना अच्छा ठीक है, एकदम पावर इन्फिनिटी वाला अच्छा, उतना अच्छा आप कर लो। अगर एकदम अच्छे से कर लिया ना तो डेफिनेटली क्वेश्चन इन्हीं में से आते हैं। मैक्सिमम को एक इक्का दुक्का क्वेश्चन आएगा जो मान लो बहुत टफ बना दिया, वो तो हर पेपर में आता है ना। बट आप उस इक्के दुक्के क्वेश्चन की वजह से पूरा अपना करियर खराब नहीं करोगे ना। आप तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस पे फोकस करो, मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो है वो यहीं से बनते हैं। बाकी अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो वो जो डिफिकल्ट वाले आएंगे वो भी बन जाएंगे, बट वो सेकेंडरी है। प्राइमरी क्वेश्चंस तो बनाओ पहले। प्राइमरी ही अगर नहीं बन रहे तो सेकेंडरी जो टफ लेवल के आने वाले उसको तो हम टारगेट भी कैसे कर सकते हैं, समझ रहे हो। तो डेफिनेटली आप पहले तो ठीक है, प्राइमरी क्वेश्चंस को करो, ओके। मल्टीनोमियल उसी में पढ़ा दिया ना, बाइनोमियल में। फाइन, चलो। और इज द टेस्ट सीरीज फ्री? हाँ, टेस्ट सीरीज इज कंप्लीटली फ्री, आप उसको अटेम्प्ट कर सकते हो। अनअकैडमी एटम्स की टेस्ट सीरीज है,
ये वाली टेस्ट सीरीज है ना, ये भी है। डेली प्रैक्टिस पेपर मंडे से थर्सडे, ये सब फ्री है। यूसीएल, अनअकैडमी चैंपियंस लीग, ये भी फ्री है। इन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके आप इसको एनरोल कर सकते हो। एनरोल करने के लिए आपको अनलॉक करना पड़ेगा, ठीक है। ये फ्री है बट अनलॉक करने के लिए आपको एक कोड यूज करना पड़ता है। सो दैट कोड यू कैन यूज NV Live, ठीक है, NVLIVE, ओके। और ठीक है, चलो फिर आई थिंक एंड करते हैं, है ना। चैप्टर वाइज PYQs की फाइल दे दीजिए प्लीज। चैप्टर वाइज PYQs आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ पे आपको पूरे पेपर्स ही मिल जाते हैं। तो पेपर्स ही डाउनलोड कर लो डायरेक्टली, जेई मेन की वेबसाइट से पेपर डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है। चलो फिर एंड करते हैं, है ना। और मिलेंगे अगले वन शॉट में, जो है कॉम्प्लेक्स नंबर्स का। तो डेफिनेटली आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स का जो वन शॉट है उसकी क्लास ऑलरेडी लाइव हो चुकी है, उसमें रिमाइंडर लगा लेना 2 बजे थर्सडे को कॉम्प्लेक्स नंबर का वन शॉट है, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को भी मिल के फोड़ते हैं एकदम। उसमें भी बहुत सारी ट्रिक्स ऐसी है जिससे आपकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाएगी। जिन लोगों ने प्लस पे आई थिंक पढ़ रखा है उनको थोड़ा बहुत आइडिया होगा, बट उसका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर हम करने वाले हैं बिल्कुल डिटेल में, बेसिक टू एडवांस, है ना, बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ अगले थर्सडे को, ओके। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय एंड टेक केयर।